नमस्कारम 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 डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसा मैथमेटिक्स का सेगमेंट जो स्टूडेंट क्लास 11th में पढ़ता है, स्पेशली कोई स्टूडेंट अगर क्लास 12th में है तो मेजरली वो फोकस कैलकुलस के ऊपर रहता है, अलजेब्रा के ऊपर। तो क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा सेक्शन है जो हमें जेईई एडवांस के अंदर प्रिपरेशन के लिए भी बूस्ट करना चाहिए, स्पेशली कॉनिक सेक्शन जैसे चैप्टर्स उसको प्रिपेयर अगर नहीं करके जाए तो क्या उनमें जेईई एडवांस का कितना क्वेश्चन उसके ऊपर पूछा जाता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब डिस्कशन आज के सेशन में करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे पहले हम इसका वेटेज देख लेते हैं जब पेपर होता है, और सबसे पहले रीसेंट ट्रेंड को अगर हम फॉलो करें तो वहीं पर हमें बात इसके बारे में सबसे पहले करनी चाहिए। ये है आपके चैप्टर वाइज, अगर हम लिस्ट देखें 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस अगर हम यहाँ पर देखें, क्योंकि हम स्पेसिफिक टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करने वाले हैं। ये आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हाइपरबोला 10 से लेके 14 तक, ये सारे नंबर्स आपके पास जितने भी लिखे गए हैं इन सबको आप देख सकते हैं, और इनके इंटरमिक्स क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं यहाँ पर भी हम जेईई 2025, 2024, 2023, 2022 एंड 2021 5 साल का एनालिसिस हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर हम रफली वेटेज देखें तो करीब 14-15% के आसपास ये पेपर के अंदर पूछा जाता है। इंटरमिक्स क्वेश्चंस भी रहते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि अकेला सर्कल है, हो सकता है उसका कॉम्बिनेशन पैराबोला के साथ मिक्स हुआ है, हाइपरबोला एलिप्स के साथ आ रहा हो, या हाइपरबोला पैराबोला के साथ आ रहा हो। तो अगर आप ये सोच कर जा रहे हैं कि मैं कॉनिक सेक्शन छोड़ कर जाऊँगा तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। आप यहाँ पर चैप्टर वाइज एनालिसिस देख सकते हैं। 2025 में एक क्वेश्चन आपके पास डायरेक्टली हाइपरबोला पर पूछा गया है, एक एलिप्स पर पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं एलिप्स और पैराबोला के अंदर 2 और 1 क्वेश्चन 2024 में भी पूछे गए हैं, 2023 हर जगह आपको यहाँ पर क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि जेईई मेन के अंदर हमारे पास टेंजेंट नॉर्मल सिलेबस में नहीं है, जेईई मेन के एडवांस के अंदर है। तो थोड़ा हमें एक्स्ट्रा एफर्ट किसके ऊपर डालना होगा, कॉनिक सेक्शन वाले सेक्शन पर, जहाँ पर टेंजेंट्स का डिस्कशन ज़्यादा होता है। सर्कल में तो इंक्लूडेड है इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इनके इंटरमिक्स क्वेश्चन, टेंजेंसी, नॉर्मल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इन सब के ऊपर, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, इन सब के ऊपर फोकस करना, कुछ इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है उनके ऊपर फोकस करने की बात हमारी नज़र में ज़रूर होनी चाहिए। अब उसके लिए क्या करें, सबसे पहला तरीका तो यही है कि जेईई एडवांस में पिछले 5 साल नहीं, मैं आपको 2017 से 2025 तक के जितने सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आए हैं और अच्छे लेवल के सवाल हैं वो सब आपको इस सेशन में मिलेंगे। उन सभी क्वेश्चंस को पहले आप पॉज करके देखिए और प्रैक्टिस कीजिए कि मेरा क्या सॉल्यूशन आया है, अब उसके बाद मुझे सॉल्यूशन वहीं मिल जाए। इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 1 सेशन आपके लिए कंप्लीट रहने वाला है, जिसके अंदर आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी जो हालत है और जब ये वीडियो ख़त्म होगा उसमें काफ़ी अंतर आ जाएगा, वो काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ आप थोड़े से कॉन्फिडेंस ज़रूर हो जाएंगे कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, इतना डरने की भी ज़रूरत नहीं है। और एक और बोनस बात यह रहेगी, हर क्वेश्चन का उस टाइम के जो पेपर हुआ था उस टाइम के स्टूडेंट का क्या एक्चुअल रिस्पॉन्स था वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अगर उस पर्टिकुलर ईयर में ये पूछा गया है तो वो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था, मतलब स्टूडेंट का रिस्पॉन्स क्या था, कितने स्टूडेंट से नेगेटिव मार्क्स लिया, कितने स्टूडेंट ने पॉजिटिव मार्क्स लिया, कितने स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया था। क्योंकि स्टूडेंट्स जब एक पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, ये पूरा एनालिसिस का ही पार्ट होता है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया जाए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जहां हम कॉनिक सेक्शन तीनों चैप्टर एक साथ, सर्कल, स्ट्रेट लाइन और जो बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम स्ट्रेट लाइन का होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। ये इनके ईयर वाइज क्वेश्चंस आप देख सकते हैं जो सामने आपके लिखे हुए हैं, डिफरेंशियल की, ये सबका कंबाइंड है। हमारी पूरी नज़र कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर है। ये सेक्शन जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैच द कॉलम वगैरह सब आपको यहाँ पर दिखेंगे। आगे हम चलते हैं, पाई चार्ट से भी आप देख सकते हैं। तो रफली 5 साल के हिसाब से अगर हम देखें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास 15% के आसपास अकेला वेटेज लेकर रखता है। वहीं कैलकुलस और अलजेब्रा ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ओनली ट्रिग्नोमेट्री वैसे सभी जगह रहता है, ओनली स्पेसिफिक टू ट्रिग्नोमेट्री है वो 2% के आसपास है। और वेक्टर 3D और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक तरीके से मोटा मोटा आप ये समझ सकते हैं कि अलजेब्रा और कैलकुलस में आपस में लड़ाई चल रही होती है इक्वल पार्टीशन की, और वहीं वेक्टर 3D एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सेम बिहेवियर रहता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम इसके आगे का एनालिसिस शुरुआत करते हैं। और 2017 से 2025 तक जितने जेईई एडवांस के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो जो टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जहां से आपकी लर्निंग मैक्सिमम होगी,
उन सब के बारे में हम डिस्कशन शुरू करते हैं। सिक्वेंशियली आप उनको अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर उनके सॉल्यूशन को वॉच कीजिएगा। ठीक है, कीप लर्निंग और ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए इसी तरीके से, आपका एग्जाम बहुत शानदार होगा। बस अपने ऊपर भरोसा बनाए रखिए। जे एडवांस 2025 पेपर 2 की बात कर रहे हैं, एससीक्यू सेक्शन, जिसमें क्वेश्चन हमें दिख रहा है पेयर ऑफ लाइंस के ऊपर पूछी गई है बात। यहाँ पर अगर हम रिस्पॉन्स देखें, 17.56% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने +3 मार्क्स लिया है, 31,000। वहीं पर -1 वाले स्टूडेंट जो है वो है 39,000 जो मार्क्स लेकर गए होंगे -1, और 1,09,000 के आसपास स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने स्ट्रेट लाइन का इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया। तो काफ़ी सारी लर्निंग्स यहाँ से हैं हमारे पास कि इतना बड़ा स्टूडेंट्स का डेटा है जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को नहीं किया, जिसके ऊपर भी डिपेंडेंट है क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इतने सारे स्टूडेंट अवॉइड करते हैं, नहीं अटेम्प्ट करने के कुछ रीजंस हो सकते हैं, या तो एग्ज़ाम में टाइम नहीं बचा हो, क्योंकि जब फाइनल एग्ज़ाम होता है, पेपर 2 है, एक मॉर्निंग में भी पेपर हुआ था और ये इवनिंग वाला पेपर है। जेईई मेन में तो 2 अलग अलग दिन होते हैं, एडवांस के सेम डे पेपर होता है। तो मॉर्निंग में तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स देखा, लंच हुआ, उसके बाद दोबारा पेपर। तो पेपर 2 में जनरली स्टूडेंट्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो मेरी टिप आपको यही रहेगी समझाने की, थोड़ी एनर्जी बचा के रखें लास्ट एग्जाम वाले दिन, जब सेकंड वाला पेपर हो रहा होता है स्पेशली, और वो जनरली फर्स्ट पेपर से ईजियर आता है। हिस्ट्री में ऐसा देखा गया, कुछ रूल नहीं ऐसा कि सेकंड पेपर आसान ही आएगा। पर यहाँ पर अगर हम देखें तो क्योंकि ABCD में से ही एक आंसर सही होगा, तो स्टूडेंट्स को तुक्के लगाने वाले भी इसके अंदर रहे होंगे। पर एक बहुत बड़ा नंबर 60% के आसपास ने क्वेश्चन छोड़ा है, वहीं 21% ने गलत भी किया है। इससे गुड लेवल क्वेश्चन जो बनाना चाहिए। और चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है और इस कॉन्सेप्ट में मास्टरी की जाती है। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। जे एडवांस 2025 पेपर 2 के अंदर एक क्वेश्चन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर पूछा, बहुत स्मार्टली इस सवाल को पूछा है, एससीक्यू के अंदर पूछा गया, जहां पर +4 की मार्किंग है, -1 का नेगेटिव मार्किंग है। क्वेश्चन में पूछा है कि लोकस की बात की गई है, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। दिखने में लगता है पेयर ऑफ लाइंस का सवाल आ गया है सर, ये तो सिलेबस में ही नहीं है। पर आप सोचिए लोकस की बात हो रही है, जहां पर ये दोनों लाइंस मिलती है वहां पर। तो लोकस में एक वेरिएबल होता है, यहाँ वेरिएबल कौन होगा, 3x - 4x - 3/12 अल्फा है, और यहाँ भी एक अल्फा की टर्म दिख रही है, वेयर अल्फा वेरीज, अल्फा इज द वेरिएबल। तो इसका मतलब यह है कि अल्फा को एलिमिनेट करना है। पहली इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो 4x - 3y की वैल्यू 12 अल्फा आता है। वहीं पर सेकंड वाले को अगर हम देखें तो ये हमारे पास है 12/अल्फा आता है। इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल है वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो 4x का स्क्वायर है, यहाँ से 3y का स्क्वायर है, वी आर हैविंग दिस एज 144, और अल्फा इंटू 1/अल्फा वो तो अपने आप ही कैंसिल हो चुके हैं। यहाँ पर x²/9 है, यहाँ पर y²/16 है, इट इज रिटन एज 1। तो ये जो लोकस हमारे पास आ रहा है हाइपरबोला आया है। सोचिए दो स्टूडेंट एग्जाम के बाद बाहर जाके बात कर रहे हैं, अरे वो हाइपरबोला वाला क्वेश्चन हुआ, और आप सोचो हाइपरबोला, हाइपरबोला कहाँ आया था, वहां तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आया था। हाइपरबोला आया है तो क्या बन चुका है ये हाइपरबोला। आगे चलते हैं, T इज द टेंजेंट टू द S, ये है कर्व कौन सा S, दिस इज S, और जहां से टेंजेंट पास करती है P, 0, 0, Q से, Q इज पॉजिटिव एंड पैरेलल टू द लाइन, और ये पैरेलल है और ये टेंजेंट भी है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज अ टेंजेंट। अगर लाइंस पैरेलल होती है तो यहां से देखिए y इज इक्वल टू 4√2/3 टाइम्स x आता है, तो स्लोप है इसका 4√2/3, ये स्लोप है, ठीक है, ये स्लोप है। टेंजेंसी की बात करें अगर, तो टेंजेंट हम हाइपरबोला पे लिख सकते हैं y इक्वल टू mx अंडर रूट ऑफ a² m² - b², ठीक है, ये डेटा बना। स्लोप हमें पता है, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ ये कट करते हैं वो भी हमें बता रखा है। तो यहाँ पर अगर हम m के बारे में बात करें तो ये बन जाएगा 4√2/3 टाइम्स x प्लस माइनस 9 बनेगा, 9 से 4 चला जाएगा, आपके पास से 16 का डबल करेंगे तो वी आर हैविंग दिस एज 32 - 16। ये आपके पास m का डेटा आप यहाँ रखेंगे तो आपके पास ये डेटा बन जाएगा। सो वी आर हैविंग दिस m एज
4√2x/3 प्लस माइनस 16 आएगा तो 4 बन जाएगा। अब इसी से हम बात करते हैं कि अगर x को 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, y को 0 रखेंगे तो क्या बनेगा। x को 0 रखते हैं तो हमारे पास से y का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस 4 आता है, और अगर y को 0 रखते हैं तो आपके पास से x का जो कोऑर्डिनेट है, तो यहां से हमें पॉइंट डिसाइड करने में बात बन जाएगी। और दिया हुआ है x अगर 0 है तो ये देखिए पॉइंट 0 कोमा q आना चाहिए, यानी प्लस वाला साइन हम रिटेन करेंगे क्योंकि q पॉजिटिव है, तो हम q की वैल्यू 4 ले लेंगे। तो प्लस वाला साइन यानी ऊपर वाला साइन हम पिक करेंगे। जब हम y को 0 रखते हैं यहां पर, तो आपने y को 0 रखा तो आपके पास से डेटा आया 4√2x/3। साइन डिसाइड हो गया है, ऊपर वाला साइन लेना है, ये 4 है, तो यहां से अब आप x का डेटा निकालिए तो ये आ रहा है -3/√2। दिस इज द वैल्यू ऑफ p। तो ये आपके पास से p का वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ p। अब लास्ट में हमें जाते जाते pq का प्रोडक्ट चाहिए, सो pq का प्रोडक्ट हम करेंगे -3/√2 इंटू 4। ठीक है, तो थोड़ा डेटा देखिएगा, 12 आता है, 12/√2 लिखा है, -6√2 इज योर आंसर, -6√2 इज योर आंसर, जो कि है हमारा यहां पर A इज द आंसर। सो विल मार्क A एज एन आंसर। तो गुड क्वेश्चन। लोकस से कहानी स्टार्ट की, अल्फा को एलिमिनेट करना था, ये बात थोड़ा क्लिक करने वाला, प्रैक्टिस अगर की होगी तो बढ़िया से आप कर पाओगे। मेरी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली बुक है उसके अंदर आपको ऐसे काफी सवाल दिखेंगे। ठीक है, तो अल्फा से प्रोडक्ट करते ही ये अल्फा एलिमिनेट हो जाता है, यहाँ डेटा आपका पहुंचा, दिस इज हाइपरबोला। और ये टेंजेंसी की बात हो रही है, टेंजेंट की इक्वेशन होती क्या है उसके लिए वहां पहले ही बता दिया गया है कि इस लाइन के पैरेलल है, पैरेलल लाइंस के स्लोप बराबर होते हैं, हमें m मिल गया। फिर प्लस माइनस डिसाइड करने के लिए डेटा गिवन था दैट q इज पॉजिटिव, तो डिसाइड हो गया कि -4 वाला नहीं लेना, ऊपर वाला साइन पिक करना है, तो ऊपर वाला साइन पिक कर दिया, यहां से x का वैल्यू फिर नेगेटिव आ गया, प्रोडक्ट निकालना था, बन गई बात। एग्जाम में सोचना, सीखना, प्रैक्टिस की बात है, रिवीजन करना, लोकस के प्रॉब्लम्स करना, ये सब अगर करोगे तो डेफिनेटली फाइनल एग्जाम के अंदर भी आपसे भी सवाल बन जाएंगे। जेईई एडवांस 2025 पेपर 2 एमसीक्यू सेक्शन जो पूछा गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉनिक सेक्शन के ऊपर, एक ऐसा टॉपिक जिसको स्टूडेंट थोड़ा सा झिझकता है, कॉनिक सेक्शन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इन सब के ऊपर। क्या ये जो मैंने बोला ये बात सही है? चलिए इस बात का रिफ्लेक्शन हम स्टूडेंट के रेस्पॉन्स से देखते हैं। सही करने वाले जिन्होंने फुल मार्क्स लिए हैं वो सिर्फ 3.5% स्टूडेंट हैं, जिनको +4 मार्क्स यहाँ पर मिला होगा। वहीं पर पार्शियली मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट हैं 6.442, जो आपके पास है पार्शियली मार्क्स। दोनों मिला के भी अगर आप देखें तो ये 10% के आसपास स्टूडेंट हो रहे हैं। वहीं पर गलत करने वाले भी 11% है जो घर लेकर गए होंगे, और -2, और बहुत सारे स्टूडेंट तो कॉनिक सेक्शन को स्किप करते हैं। वो नंबर आपको दिख रहा है, 78% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चन देखा होगा और स्किप कर दिया होंगे। रीज़न मेजर ये हो सकता है कि कॉनिक को ट्राई ना किया हो, दूसरा ये हो सकता है कि बस ट्राई ना किया हो इन द सेंस सिलेबस ही कवर ना किया हो, छोड़कर आऊँगा ये सोच के जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट 100% सिलेबस कवर नहीं करता है। तो पहला रीज़न तो ये है कि कॉनिक देखा, हाँ मैंने प्रिपेयर नहीं, छोड़ दिया, इस नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, कितना बड़ा नंबर क्यों है। दूसरा ये हो सकता है कि जब हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का पेपर देते हैं तो मैथ्स के लिए कई बार जनरली टाइम कम बचता है, तो टाइम अगर कम है तो फिर ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होगा, क्योंकि एमसीक्यूज में -2 की पेनल्टी हमारे पास रहती है। ठीक, तो चलिए कॉनिक से डर हटाते हैं। अगर परसेंटेज की बात करें तो यस आई विल एग्री कि 3.5% बहुत कम नंबर है। परसेंटेज वाइज देखा जाए कि सिर्फ 6000 स्टूडेंट से ही सवाल हुआ है, पर कॉन्सेप्ट अगर हम इसका लर्न करना चाहते हैं तो एक अच्छे सवाल जो कि थोड़ा सा स्टूडेंट का रिस्पॉन्स जिसके ऊपर सही करने वालों कम रहा हो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मजा ही अलग होता है। चलिए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और -2 से +4 के ऊपर कैसे आते हैं उसके लिए सॉल्यूशन को डिटेल में अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी कर। जेईई एडवांस 2025 का पेपर 2 का एक क्वेश्चन जो कि है एरिया के ऊपर मिक्स्ड क्वेश्चन है, जहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी मिक्सिंग है। दोनों जो मैथमेटिक्स के ब्रांचेस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड
जो हमारी इंटीग्रल कैलकुलस है, दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। जिस सेक्शन के अंदर ये पूछा गया है वो है एमसीक्यू, जहाँ पर मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट है। मार्किंग स्कीम की बात अगर मैं वहाँ पर करूँ तो आपको पता है कि +4 और -1, -2 की मार्किंग वहाँ पर रहती है। पार्शियली अगर करेक्ट होगा तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मार्किंग स्कीम है। सही करने पर +4 है और गलत करने पर अगर एक भी ऑप्शन गलत ऑप्शन मार्क कर दिया, देयर इज अ पेनल्टी ऑफ -2 मार्क्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया हुआ है एस डिनोट्स अ लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कोड्स ऑफ दिस पैराबोला। पैराबोला के ऊपर बेस्ड है, जिसके मिड पॉइंट के लोकस की बात की जा रही है, सच दैट the area of region enclosed between parabola and the chord is 4/3। लोकस की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं लोकस पॉइंट का निकाला जाता है। पॉइंट में दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। जनरली मैथमेटिक्स का रूल ये कहता है कि दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन, और अगर हमारे पास एक ही इक्वेशन आ रही है तो फिर उसको लोकस की प्रॉब्लम में चेंज कर दिया जाता है। तो लोकस के लिए हमारे पास एक कंडीशन दी गई है कि इसकी मिड पॉइंट्स के लोकस जिसका निकालना है वो कोड और पैराबोला के बीच का जो एरिया है, रीजन है, उसकी वैल्यू 4/3 आती है। सो लेट द मिड पॉइंट इज, तो एक कंडीशन जो लोकस प्रॉब्लम्स में चाहिए होती वो गिवन है, इज h, k। फिर इक्वेशन ऑफ कोड हमारे पास आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ कोड विच इज t = s1। पैराबोला हमें मालूम है, पैराबोला जिसके लिए बात हो रहा है वो है y² = x। t का मतलब होगा y1 माइनस हाफ आएगा अपने पास से x + x1, और s1 है तो y1² - x1। यहाँ पर y1 की वैल्यू k है, हाफ है, x + h है, k² - h। 2yk - x - h इज इक्वल टू 2k² - 2h। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 2yk - x की वैल्यू अपने पास से आती है दिस। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन कॉर्ड की। अब ऐसा है कि कॉर्ड और पैराबोला के बीच की बात हो रही है, तो जैसे अगर ये कॉर्ड है और ये पैराबोला है और यहाँ पर कोई कॉर्ड है, ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये बन गई कॉर्ड और ये है अपने पास पैराबोला। इनके बीच का रीजन जिसमें हमें इंटरेस्ट है वो कौन सा रीजन हुआ? ये वाला रीजन हुआ, करेक्ट। तो इसके लिए क्या चाहिए होगा? इसकी कर्व की इक्वेशन, इसकी कर्व की इक्वेशन दोनों की पता है। कोड की इक्वेशन तो ये रही और पैराबोला की इक्वेशन पता है, y² = x। अब इसको x एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये एरिया निकालना ठीक रहेगा या y एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ये हमें डिसाइड करना होगा। तो यहाँ पर ये जो कर्व है, अगर इसको मान ले कि ये x2 है और ये वाला कर्व अगर x1 है, तो y के रेस्पेक्ट में अगर हम इसको निकालें तो दिस इज गोइंग टू बी ए इजियर अप्रोच। ये पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया a है, ये वाला पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया b है। ठीक है, तो दो अपने पास यहाँ से ये x0 y0 मतलब कर्व की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट नहीं है। जैसे दो कर्व्स लिखे रहते हैं ना, जैसे कि ये वाला फंक्शन अगर हम y = fx है, तो जब y के रेस्पेक्ट में एरिया निकाला जाता है तो x के उस y जो x है उसको y के टर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है। जनरली फंक्शन y = समथिंग दिया रहता है, लेकिन जब हम y रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो x = करके हमें फंक्शन निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने इसके दो कोऑर्डिनेट मानते हैं कि ये है x1, y1 और ये वाला पॉइंट है आपके पास से x2, y2। पहली बात तो ये दोनों पॉइंट्स आएंगे कैसे? कर्व की इक्वेशन को, पैराबोला की इक्वेशन को इस कोड की इक्वेशन के साथ सॉल्व करके आ जाएंगे। ठीक है, y1 और y2। तो इसके लिए क्या किया जाए? कोड की इक्वेशन को, पैराबोला की इक्वेशन को देखते हैं हम। पैराबोला की इक्वेशन है y² = x। तो यहाँ से आप एक काम कीजिए, x की वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू आपके पास से आती है, ये डेटा बन जाएगा। x इधर लेके आएंगे, 2yk - 2k² - h आपके पास से डेटा बन जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से 2yk + k² बन जाएगा एंड इट इज h - k²। y - k का होल स्क्वायर है h - k,
ये मेरे पास y के दो रिलेशंस यहाँ से आते हैं, एक वैल्यू y1 है, दूसरी वैल्यू y2 है। तो हमने कोड और पैराबोला दोनों को सॉल्व कर लिया। तो एक y1 वाली जो वैल्यू है जो कम आएगी और एक y2 वाली वैल्यू जो ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें कंफर्म है कि भाई जो y1 है वो आप लिख सकते हो k प्लस y2 k प्लस अंडर रूट ऑफ h माइनस के स्क्वायर, और जो y1 है वो लिखा जा सकता है दिस डेटा। अब है बारी लोकस निकालने की, यानी एरिया हमें लिखना है, जो गिवन है 4/3 है। अब हमें क्या करना है, दोनों कर्व्स में अगर y के रिस्पेक्ट में हम चाहते हैं कि इंटीग्रेशन y1 से लेके y2 हो रहा हो, तो फिर फर्स्ट वाला कर्व और सेकंड वाला कर्व किसके रिस्पेक्ट में लिखे जाएंगे, x इक्वल टू करके लिखना होगा, है ना। तो जैसे अगर हम इस वाले कर्व को देखें तो जो राइट साइड पर कर्व है इसकी हम बात करेंगे, दिस इज x की वैल्यू जो राइट साइड पर है, और ये जो लेफ्ट वाला कर्व है, तो x राइट वाला माइनस x लेफ्ट वाला इंटीग्रेशन फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू y, एरिया ऐसे निकलता है विद रिस्पेक्ट टू द y एक्सिस। तो राइट वाले में से लेफ्ट वाले को घटाने के बाद dy y1 से लेके y2 तक, और ये रीजन हमको दिया हुआ है, इसका एरिया कंप्यूट करके दे रखा है, इट इज 4/3। इस डेटा को निकालते हैं। जो राइट वाला है वहां से अगर हम देखें तो वो कोड की इक्वेशन है, तो इस कोड की इक्वेशन से आपके पास से XR की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ से अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ से XR को लिख सकता हूँ, जो राइट वाला एरिया है कोड का है, ये बनेगा आपके पास से 2yk माइनस 2k स्क्वायर प्लस h, ठीक है। और ये जो है अपने पास यहाँ से हम लेफ्ट वाला निकाल सकते हैं, इस वाले की बात करेंगे तो ये कैसे निकल के आएगा, x को y के टर्म्स में लिखेंगे तो ये तो सिंपल y स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। तो हमने x को y के रिस्पेक्ट में चेंज कर दिया। अब हम इस एरिया की कंप्यूटेशन आराम से कर सकते हैं। यहाँ हम पहुँचते हैं, यहाँ अपने पास डेटा आता है y1 से y2, राइट हैंड साइड वाला ये रहा 2yk माइनस 2k स्क्वायर प्लस h। आप देख सकते हैं पूरे सवाल के अंदर कैलकुलेशन काफ़ी ध्यान रखनी है, छोड़ा भी अगर गलत हुआ तो ये सवाल चला जाएगा इधर उधर। तो बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक सिनर्जी दो मैथमेटिक्स की ब्रांचेस की, कोऑर्डिनेट प्लस इंटीग्रल कैलकुलस। कोऑर्डिनेट में भी कॉनिक, नॉट सर्कल और स्ट्रेट लाइन, है ना। तो यहाँ पर राइट वाला हमने लिखा माइनस ये वाला डेटा आपके पास से y स्क्वायर 4/3। आइए इंटीग्रेट करते हैं, 2y का इंटीग्रेशन ही y स्क्वायर आता है, और यहाँ से आपके पास h माइनस 2k स्क्वायर जो है ये इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है y आएगा, और यहाँ पर है y³/3, इट इज रिटर्न एज फ्रॉम y1 से y2 4/3, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ डेटा बनाएंगे तो दो लिमिट्स हमें रखनी है, y2 स्क्वायर माइनस y1 k टाइम्स h माइनस 2k स्क्वायर, इट इज y2 माइनस y1 माइनस क्यूब है y2 क्यूब माइनस y1 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4/3। अब y1 y2 की वैल्यूज हमें मालूम है, ये रही, ये है y1 y2, ठीक है। यहाँ सब जगह हम नोटिस कर रहे हैं कि y2 माइनस y1 सब जगह आ रहा है। सिंप्लीफाई करते हैं, आगे चलते हैं यहाँ से, और मैं इसको लिखना चाहूँगा y2 माइनस y1 टर्म्स को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो y2 माइनस y1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ आपके पास बचने वाला है y2 प्लस y1 टाइम्स k, और यहाँ से आप देखिए h माइनस 2k स्क्वायर, देखो कैलकुलेशन तो है और अच्छी कैलकुलेशन है, h माइनस 2k स्क्वायर माइनस यहाँ पे आप चलिए देखिए a³ माइनस b³ का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, a³ माइनस b³। तो यहाँ पे आपके पास y2 माइनस y1 तो बाहर आ चुका है, y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 y1 डिवाइडेड बाय 3 लिखा हुआ है, सामने 4/3, इट इज रिटर्न एज 4/3।
अब इस सिंप्लीफिकेशन को हमें करना है, तो इस वाले डेटा को एक नज़र फिर से देखेंगे। क्या हम इसको साथ बना सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस y1 y2। चेक करिए, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2, उसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं? माइनस करेंगे, सेम डेटा हमारे पास आ जाएगा। अब जो डेटा हमारे पास है y1 y2 के, वो देख लीजिए, ये रहे। तो यहाँ अगर हम y2 माइनस y1 करते हैं तो वो आपके पास से कितना, एक तो दोनों का सम निकाल दो। बेसिकली ये क्वाड्रेटिक है, आप कैसे भी कर सकते हैं, या तो क्वाड्रेटिक के हिसाब से उसको देख लें। ये जो डेटा था ना आपका इधर से, ये पूरा डेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2yk प्लस 2k स्क्वायर माइनस h इज इक्वल टू 0। देख पा रहे हैं? तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट सब यहां से निकल के आ जाएगा। सम ऑफ द रूट आपके पास से 2k बनेगा। सो वी आर हैविंग y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2k। दोनों का प्रोडक्ट में निकाल देता हूं, y1 y2, वो आपके पास है 2k स्क्वायर माइनस h, और एक रिजल्ट और है y2 माइनस y1, दोनों का डिफरेंस। ये रहा दोनों का डिफरेंस, यहां से निकालिए दोनों का डिफरेंस, ये दोनों कट जाएंगे, 2 टाइम्स रूट ऑफ h माइनस के स्क्वायर। तो इट्स अ गुड प्रॉब्लम, ये उस एग्जामिनेशन के अंदर वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम था। टाइम टेकिंग था, स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर टीचर्स, टाइम टेकिंग है तो है। यहाँ पे हम पहुंचते हैं, अब इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो आप देखिएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h माइनस के स्क्वायर, y1 प्लस y2 की हम बात करेंगे, जो 2k आता है, तो 2k स्क्वायर बन जाएगा ये, h माइनस 2k स्क्वायर माइनस, ये डेटा आप देखिए, इन दोनों के सम का स्क्वायर आपको करना है। सम का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा आपके पास से 4k स्क्वायर, y1 y2 आपके पास प्रोडक्ट में है, इट इज 2k स्क्वायर माइनस h बाई 3 एंड इट इज रिटन एज 4 बाई 3। कैलकुलेशन देखो कभी भी कहीं पर भी गलत हो सकती है, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पर थोड़ा टैकल करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है। आप यहाँ जाएंगे तो ये बनेगा 3h माइनस 6k स्क्वायर प्लस h अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 बाई 3। 3 से 3 कैंसिल है, h और h आपके पास से 4h बन जाता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन को संभाल लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ से अगर हम इसको टैकल करें तो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें, सो एलसीएम लिया 3h आया, 6k स्क्वायर प्लस h, 4h आ रहा है अपने पास यहाँ से, और एक 2 भी अपने पास लिखा हुआ है, सो 2h माइनस 3k स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। थोड़ा चेक कर लेते हैं कहीं पर कोई गड़बड़ ना हुई। ये ठीक लिखा है। एक्सा कोऑर्डिनेट हमने जो लिखा है 2yk माइनस 2k स्क्वायर प्लस h, और एक्सेल जो था y स्क्वायर था, इंटीग्रेशन देखा इसका, यहाँ से h माइनस 2k स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, y आ गया, क्यूब आया अपने पास से y क्यूब बाई 3, y2 माइनस y1 यहाँ से लिखा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 4 बाई 3, y2 माइनस y1 कॉमन ले रहे हैं, ट्वाइस ऑफ दिस, यहाँ y2 प्लस y1 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, प्लस के साथ h माइनस 2k स्क्वायर, और लास्ट में आते आते एक माइनस साइन है, वहाँ पर आपके पास ये वाला डेटा बन जाएगा। ठीक है, ये वाली बात। तो यहाँ से आपने सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एक बार देख लें, 2k स्क्वायर माइनस h लिखा हुआ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2k स्क्वायर माइनस h। ठीक, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो गड़बड़ है, डेटा यहाँ पर ये है, यहाँ पे ये लिखा हुआ, मैंने जो लिखा है उसको आप देखिए थोड़ा सा, वी गॉट द मिस्टेक। तो y1 प्लस y2 तो 4k स्क्वायर बन जाएगा, पर यहाँ आप देखिए ये है डेटा, जो डेटा हमें चाहिए वो ये है, इसको रखना है। सो आपने इसको लिखा y1 y2 का आगे माइनस साइन लिखा हुआ, तो देयर इज अ माइनस साइन, या माइनस साइन। ठीक है, चलो इस टर्म को फिर से लिख लेंगे एंड वी विल ऑब्जर्व कि क्या डेटा आता है। तो y1 y2 है आपके पास से, देयर इज अ माइनस साइन, देयर इज अ प्लस साइन। यहाँ पर आपके पास से एलसीएम लेंगे तो 3h आ जाएगा, यहाँ से 2k स्क्वायर है,
वो प्लस एच है तो वो माइनस एच बनेगा, इट इज बाई 3, 3 से 3 कैंसिल है। आप देख सकते हैं यहाँ से 2 है, 2 यहाँ पर भी है, 4 आ जाएगा, रूट ऑफ एच माइनस के स्क्वायर, एच माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एच माइनस के स्क्वायर की वैल्यू 3/2 आती है, सामने आपके पास वैल्यू 1 आता है। आप दोनों साइड क्यूब कर दीजिए या स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। लोकस की प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्व हो गई है। सो एच माइनस के स्क्वायर इज कमिंग एज 1। सो दिस इज द लोकस जो अपने पास निकल के आया। सो द लोकस की अगर हम बात करें, h की वैल्यू x है, k की वैल्यू y है। सो x माइनस वाई स्क्वायर इज 1। सो वी आर हैविंग y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1। ये लोकस आ गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। R डिनोट द रीजन लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, एनक्लोज्ड बाय दिस पैराबोला एंड द कर्व S। दिस इज कर्व S। द लाइन x इक्वल टू x1 एंड x इक्वल टू 4। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए क्या बात बनेगी। पहले हम आगे बढ़ने के पहले इन ऑप्शन को चेक कर सकते हैं कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्या 4,√3 सेटिस्फाई करता है? आप चेक करके देखिए तो यहाँ से यस, ये सेटिस्फाई करता है। 4 - 1 3 आता है, यस। 5,√2 करता है क्या? ये रख के देखिए, ये नहीं करता है। 5 - 1 4 आता है, √2 का स्क्वायर 2 ही आता है। सो ये गलत है, ये वाला सही है। अब जो एरिया हमसे पूछा है, देखो एक कर्व ये है और एक कर्व है हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू x, वो तो ये बनेगा। और इस पैराबोला की खास बात क्या होगी कि ये स्टार्ट यहाँ से होगा। दोनों की मुलाकात तो कभी होने वाली है नहीं, दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाले। अब चाहो सॉल्व कर लो। ये y स्क्वायर इक्वल टू x है, y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 है, यानी x, समझिए। तो यहाँ पर अगर हम इनको देखें तो विल दे मीट, नहीं मिल पाएंगे। x लिखेंगे, नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर एक डेटा है, यहाँ पर जो डेटा लिखा गया है दिस इज x इक्वल टू 1, और एक डेटा और है x इक्वल टू 2। तो ये वाला पॉइंट ही 1 है, 1 से ही शुरू कर रहे हैं, और x इक्वल टू 2 नहीं, x इक्वल टू 4। अब पूछा जा रहा है रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी ये वाला रीजन, इसकी बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो इंटीग्रेशन क्लियर है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 4 तक हमें जाना है, इस रीजन की बात कर रहे हैं। तो बड़े वाले ग्राफ में से छोटे वाले ग्राफ का, सो ग्रेटर फंक्शन माने स्मॉलर फंक्शन कर देंगे, हमारे पास से एरिया निकल के आना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखें, सो द एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, इट शुड बी फ्रॉम 1 to 4। ये ऊपर वाला फंक्शन आपके पास से है, इसकी डेफिनेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, यानी ये बनेगा रूट x। अगला वाला बनेगा आपके पास है रूट ऑफ x माइनस 1, दिस इज dx। x पावर 3/2 अपॉन 3/2, x माइनस 1 पावर 3/2 अपॉन 3/2, 1 to 4 अपने पास आएगा। 2/3 तो हम पहले बाहर लिख लेंगे। यहाँ आप 4 रखिएगा तो आपके पास से 8 - 1 आता है, ठीक है। फिर यहाँ से 2/3 आता है, 4 रखिएगा आप यहाँ से तो 3 आता है, विच इज 3√3, और 1 रखने पर 0 आता है। 2/3 हमने कॉमन ले लिया, 7 - 3√3 अपने पास डेटा है। 2/3 आपके पास है, या 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, थोड़ा सा चेक कर लेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है ना। सो इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई वी आर गेटिंग दिस एज 14/3 माइनस 3 से 3 चला जाएगा 2√3, द नंबर 14/3 माइनस 2√3, 14/3 माइनस 2√3, ये वाला ऑप्शन है, 14/3 माइनस 2√3। ओके गाइस, सो आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है ए एंड सी। फिर से पूरे क्वेश्चन का ओवरव्यू देता हूँ। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है जो हमने सॉल्व किया है यहाँ पर, तो थोड़ा सा लेंथियर क्वेश्चन है, पर ठीक है। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है तो छोटे छोटे ऐसे टॉपिक जो फ्रीक्वेंटली हम प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड है, कि अगर मिड पॉइंट का लोकस निकालना हो तो सीधा दिमाग में आ जाता है कि t इक्वल टू s1 करना है, h कोमा k लिया, यहाँ से बनाया। अगर आप x1 y1 से कंफर्टेबल है, नो प्रॉब्लम, x1 y1 लिख लीजिए, x1 को लास्ट में जाके x से रिप्लेस कर देंगे, y1 को y से रिप्लेस कर देंगे, ये लिखा गया था। फिर इनको सॉल्व करना है, क्योंकि दोनों के बीच का एरिया
वो 4/3 हमें गिवन है, तो लोकस की कंडीशन वहां से आती है y1 से y2। तो ये कंप्यूट करके अलग अलग भी निकाले जा सकते हैं कहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे। और y एक्सिस के रेस्पेक्ट में एरिया, तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 बार एरिया की कंप्यूटेशन की है। एक बार हमने y एक्सिस के रेस्पेक्ट में किया है और एक बार हमने x एक्सिस के रेस्पेक्ट में किया है। तो यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में निकालना ज़्यादा आसान है कि राइट वाले में से लेफ्ट वाले को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो आगे वाली लाइन है, तो लाइन में x को y के टर्म्स में कन्वर्ट किया और इसको भी x को y में किया, तो फिर राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड वालों का डिफरेंस लिया, ये डेटा हमने बनाया और इंटीग्रेशन किया। अब यहाँ पर हमारे पास या तो x1 y1 y2 की डायरेक्टली जो वैल्यूज या तो वो रख दो। बेटर ये रहेगा कि इनके अंदर से जो कॉमन डेटा आ रहा है y2 माइनस y1 ये कॉमन निकाला, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट सिंप्लीफाई किया। एक जगह कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो गया था क्योंकि यहाँ माइनस था, हमने इसको देख लिया था। तो ऐसा एग्जाम में हो जाता है, आप एक बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो नेशनल लेवल पर बहुत अच्छी उसकी इमेज है, इंटरनेशनल लेवल पर भी, तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं चाहे आपको कितना ही कॉन्सेप्ट आ रहा हो। सिर्फ इस प्रैक्टिस ही है और अपने आप को पैनिक होने से रोकना, ये 2 ही चीज़ें आपको इससे संभाल सकती हैं, रोक सकती हैं। यहाँ पर जब सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास लोकस ऑफ द कर्व आया y² इक्वल टू x है और ये है आपके पास y² इक्वल टू x माइनस 1। ये दोनों कर्व कभी नहीं मिलते हैं, दोनों पैराबोलिक नेचर के हैं, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब बोला गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इन दोनों से जो एरिया क्लोज होगा x इक्वल टू 1 से लेके 4 के बीच में, तो ये रीजन, तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर, वहाँ क्या था y एक्सिस के रिस्पेक्ट में राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्सट्रैक्ट करके इंटीग्रेट करके एरिया हमने कंप्यूट किया। जे एडवांस 2025 पेपर 2 एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉनिक सेक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन एक और है जिसमें सर्कल है, एलिप्स है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। एमसीक्यू सेक्शन है जहां पर -2 की पेनल्टी होती है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स का बिहेवियर क्या था। किसी सवाल को मेरे लिए आसान बोलना अलग बात है, आपके लिए आसान बोलना अलग बात है। पूरे इंडिया में अगर किसी क्वेश्चन का डिस्कशन हो जहाँ पर इतने सारे स्टेट्स हैं, हर अलग अलग रीजन से स्टूडेंट पेपर को देते हैं, तो चलिए उनका रिस्पॉन्स क्या है उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं क्या ये क्वेश्चन डुएबल है या नहीं है। जिनको -2 मिला है वो 12.97% स्टूडेंट है जो -2 लेकर गए होंगे। पार्शियल मार्किंग वाले 14,000 स्टूडेंट हैं और फुल मार्क्स वाले आपके पास से +4 मार्क्स मिला है 12.34% स्टूडेंट को। 22,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको +4 मिला है, ठीक है। नहीं अटेम्प्ट करने आपके पास 67 है जिनको मिला है यहाँ पर 0 मार्क। कितना मिला है? 0। तो ये -2 से +4 की तरफ ये परसेंटेज अगर देखा जाए तो ये अच्छा परसेंट है। इसी पेपर में कई एमसीक्यू सेक्शन ऐसे भी है जहाँ पर 3%, 6% ऐसे भी परसेंटेज है। उस हिसाब से देखा जाए तो 12.34 एक डुएबल, थोड़ा सा एवरेज लेवल क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करता है कि ठीक है भाई उनके कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन फिर भी ये नंबर अगर हम देखें 22,000, आप जानते हैं जेई में पुराने आईआईटीज़ की बात करें, ओल्ड आईआईटीज़ की सीट जनरल कैटेगरी के लिए तो पहले 5,000 रैंक की होती है। फिर भी 22 तक अगर ये गया है जहाँ पर -2 की पेनल्टी है, तो मान के चलिए कितने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉनिक सेक्शन जैसे चैप्टर को तैयार करके जाते हैं। आप छोड़कर मत जाइए, कोशिश कीजिए कि इस चैप्टर से कुछ सीख कर जाएँ ताकि हम उस -2 से लेकर +4 की तरफ हम आ पाएँ। वहीं पर एक बड़ा नंबर है, देखिए 1,20,000 स्टूडेंट ऐसे भी जिन्होंने इसको छोड़ दिया। छोड़ने के कुछ रीज़न हो सकते हैं, क्या पेपर में टाइम ना मिला, दूसरा कॉनिक सेक्शन ही तैयार करके नहीं गए थे, तीसरा आपने अटेम्प्ट किया, पढ़कर भी गए थे, टाइम भी था थोड़ा बहुत, बस वो आधा सॉल्व हुआ और आंसर तक नहीं पहुँचे, तो फिर मार्क क्या करूँ, इस वजह से छोड़ दिया। क्योंकि कॉन्सेप्ट विद टाइम हो, कैलकुलेशन हो, कॉन्सेप्ट्स के साथ मैनिपुलेशन हो, ये सब का जब जुगलबंदी बनता है जो कि सिर्फ प्रैक्टिस से आता है, तभी हम मार्क्स की तरफ पहुँचेंगे। तो यस, इट इज़ एन एवरेज लेवल क्वेश्चन, एमसीक्यू के हिसाब से बनाया जा सकता है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं और इसके सॉल्यूशन में नए नए कॉन्सेप्ट जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है उसको फिर से नई एनर्जी के साथ सीखते हैं ताकि हमारा जब पेपर हो तब हम वहाँ पर मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। जे एडवांस 2025 पेपर 2 का एक क्वेश्चन जो कि कॉनिक सेक्शन के ऊपर पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया एमसीक्यू सेक्शन के अंदर, जहाँ पर आप जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग -2 की होती है, पर साथ ही में पार्शियल मार्किंग भी रहती है। एक भी गलत ऑप्शन अगर हम इसके अंदर मार्क कर देंगे तो -2 मार्क्स हमें इसके अंदर मिलते हैं। वो कंप्लीटली सॉल्व करने के अंदर +4 थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, पर रिलेटिवली ये जो क्वेश्चन है
ऑक्सिलरी सर्कल जो होता है उसके ऊपर बेस्ड है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है, एक डुएबल क्वेश्चन है उस एग्ज़ाम के अंदर। कॉनिक के और जो क्वेश्चन उस पेपर के अंदर आए थे वो थोड़े से टाइम टेकिंग और डिफ़िकल्ट थे, प्रोसीजर वाइज लेंदी थे आई वुड से, है ना। पर यहाँ अगर हम समझें इसको तो समझिएगा कि 2 पॉइंट्स हैं x1 एंड y1, x2, y2 आर द 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन दिस एलिप्स। इस एलिप्स के लिए अगर हम देखें तो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है। क्लियर है कि a से ज़्यादा कौन है, a इज़ ग्रेटर दैन b। तो अगर हम इस एलिप्स की बात करें तो इस एलिप्स को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और इसी के साथ ये जो 2 पॉइंट्स दिए हैं दोनों के y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, यानी ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। x कोऑर्डिनेट के बारे में भी हम बात करते हैं। C इज द सर्कल, ये सर्कल अगर हम बात करते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 बेसिकली यहाँ से आप देखिए तो ये जो यहाँ वाला जो पॉइंट है यही हमारे पास से सर्कल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ वाला पॉइंट है वही हमारे पास से सर्कल बन जाएगा। तो पहले सर्कल बना लेते हैं, इजी रहता है प्लॉट करना। ये हमने बनाया, दिस इज सर्कल C, दिस इज एलिप्स E। आगे बढ़ते हैं। M भी द पॉइंट 3,0, दिस इज द पॉइंट M 3,0। ये ओरिजिन है। पहली 2 लाइन क्लियर हो चुकी है, थर्ड लाइन पे चलते हैं। सपोज देयर इज अ लाइन x इक्वल टू x1 इंटरसेक्ट द C एट R। C सर्कल को R पर कट करता है, एक लाइन हमने बनाया, ठीक है। ये लाइन है आपका x इक्वल टू x1, ये लाइन है आपका x इक्वल टू x2 जो कि आगे लिखा हुआ है। x इक्वल टू x2 इंटरसेक्ट द C एट S। C मतलब सर्कल, ठीक है। एक R है और एक S है। सच दैट द y कोऑर्डिनेट ऑफ R एंड S आर पॉजिटिव। इनके y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है क्योंकि ये लाइन इधर भी आके कट करेंगे। तो अगर पॉजिटिव बोला है तो मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले हैं, वरना अगर नेगेटिव बोलते हैं तो ये लाइन इधर आके पीछे कट करती है, दोनों के दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं। अब कुछ एंगल्स दिए हैं, ROM का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ROM का एंगल 30 डिग्री है और SOM का 60 डिग्री है। तो ऑब्वियस सी बात है हमने जो बनाए हैं पॉइंट्स वो गलत बनाए हैं। तो जिसका एंगल कम है वो पहले शुरुआत में बन जाएगा, यहाँ पे R रहेगा, यहाँ पर ऐसा। अब देखिए अब आप यहाँ से अगर हम इस वाले एंगल की बात करेंगे ROM, दिस एंगल इज π/6 एंड SOM इज π/3, है ना। चलिए तो इसी के हिसाब से अगर हम देखें x इक्वल टू x1 पर ही P पॉइंट रहता है, सो दिस इज P पॉइंट x1 पर। तो आपसे पूछा एक बात और देख लेते हैं, x इक्वल टू x1 पर R पॉइंट है, सो दिस पॉइंट इज R एंड दिस पॉइंट इज S। सारी इंफॉर्मेशन को आपको एक बार और वेरीफाई कर लें, Q पॉइंट ये बन जाएगा। ROM 30 डिग्री है, ROM ये एंगल कम है, SOM एंगल ज़्यादा होगा विच इज 60 डिग्री। वो ओरिजिन है, ठीक है। और क्या बात बोली गई है, पॉइंट्स देख लीजिए, x1 y1 है, x1 y1 y इक्वल टू x1 पर P लाई करेगा और y इक्वल टू x2 पर Q लाई करता है, ठीक है। लेकिन जो x1 वाली लाइन है वो आपको R पर कट करती है, तो दिस इज x2, दिस इज x1, ठीक है। तो उन्होंने एक तरीके से कौन बड़ा है कौन छोटा है x1 x2 में डायरेक्ट रिलेशन ना देकर एंगल के हिसाब से उसको समझाया है। अब जिन स्टूडेंट्स को थ्योरी पता होगी तो वो जानते हैं कि ये जो एलिप्स के रिस्पेक्ट में सर्कल बनाया गया है इट इज एन ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल इज अ सर्कल which is drawn by taking major axis of ellipse as a diameter। और ये हमें हेल्प करता है, ऑक्सिलरी इज अ इंग्लिश वर्ड जो हेल्प करने के लिए क्या हेल्प करता है, पैरामेट्रिक पॉइंट अज्यूम करने के ऊपर। यहाँ से हम सारे पॉइंट्स इसके हिसाब से देखकर बना सकते हैं, ठीक है। पॉइंट्स मैंने फिर से शायद आगे पीछे लिख दिए हैं, मैं चेक कर लूँ एक बार। सो R एंड S पॉइंट दोनों कहाँ पर हैं, सर्कल के ऊपर है। R किसके ऊपर है, x1 के ऊपर है, ये रहा। और P भी किसके ऊपर है, x1 के ऊपर है, तो P और R तो यहाँ पर है। Q x2 के ऊपर है, ठीक है भाई, बात बन गई है। अब आइए इनके पैरामेट्रिक के हिसाब से पॉइंट्स लिखना शुरू करते हैं। P पॉइंट, क्योंकि ये एंगल R का एंगल 30 डिग्री आ रहा है, तो ये आपके पास से A cos 30, B sin 30 आपके पास से बनेगा।
जिसका मतलब है ए और बी हमें मालूम है, विच इज़ 3√3/2 और बी की वैल्यू 2 है और यहाँ से आपके पास से 1 आ जाएगा। ये 2 है और ये हाफ है तो 1 बनेगा। पी के साथ ही हम आर वाला पॉइंट बनाते हैं, ये ऑक्सिलरी सर्कल पर है। सेम a cos 330 और यहाँ से a sin 30 आपके पास से डेटा बनेगा। तो पहला वाला तो सेम ही रहेगा। दूसरे वाले की बात करेंगे, a की वैल्यू है 3 और ये हाफ है, इट इज़ 3/2। अब बात करते हैं p हो गया, r हो गया, q की बात करते हैं। q है आपके पास से, इसका एंगल ज़्यादा है इन दोनों के एंगल्स, तो ये a cos 60 एंड b sin 60 और इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है अपने पास वो हम बनाते हैं a cos 60, a cos 60, ये सर्कल के ऊपर, और q और p जो है एलिप्स के ऊपर है। cos 60 की वैल्यू हाफ होती है और a की वैल्यू कितनी है, 3 है अपने पास से, सो वी आर हैविंग दिस एज 3/2। b की वैल्यू 2 है, आपको पता है, ये रहा, और ये √3/2 आता है, तो इट इज़ √3, हाइट ज़्यादा होगा। फर्स्ट वाला 3/2, यहाँ a है, a की वैल्यू 3 है और ये 3/2 आपके पास से बनेगा। एक सेकेंड, sin 60 रहेगा, ठीक है, cos 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 sin sin sin, sin का है 3 आपके पास से a, तो ये आपके पास से बनेगा a √3/2, ठीक है। ये डेटाज हमने यहाँ पर बना लिए सारे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ जो बातें हमसे पूछी गई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। P और R एक ही लाइन में है, इस लाइन को मिलाने वाले कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x = x1, यहाँ से आपको पता चल गया x = जो x1 है उसकी वैल्यू 3√3/2 है। और देखिए Q और S इसको मिलाने वाली लाइन वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहाँ से आपके पास से ये डेटा आता है x2 की वैल्यू है 3/2, ठीक है। x2 छोटा है, x1 बड़ा है, क्लियर यहाँ से दिख रहा है। आगे चलते हैं, लाइन जॉइनिंग P एंड Q। PQ की इक्वेशन हम बनाते हैं, P और Q कौन से हैं ढूंढिए, दिस इज P, दिस इज Q। किसी एक को फ्रेम ले लेते हैं, y - y1 यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे x - 3√3/2, पॉइंट अज्यूम करना और y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस, y2 - y1 अपॉन 3/2 - 3√3/2, सिंप्लीफाई करने पहुँचे। यहाँ से आप डेटा देखिए, यहाँ पर 2 आता है, यहाँ पर 3 भी आता है और ये 1 - √3 है। ये डेटा आपके पास है, 2 ऊपर आ गया, 3 बाहर आ गया, 1 - √3, √3 - 1 दोनों कैंसिल हो गए, माइनस साइन आएगा, इट इज़ 3y - 3, ठीक है। यहाँ माइनस साइन है, यहाँ से आप डेटा बनाएंगे, 2x आता है और 3√3 आता है। थोड़ा डेटा चेक करते हैं, बाकी तो फिर हम आंसर तक पहुँच ही गए होंगे। बोलो फिर, 2x + 3y, 2x + 3y, 3 × 1 + √3, 3 + 2 टाइम, ये वाला बात है, यानी A इज द आंसर। कौन सा आंसर मार्क हो रहा है, A आंसर आ रहा है, B वाला आंसर हमारा इसका नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। N2 जो दिया है वो x2, 0 है और N1 जो दिया है वो है, तो N1 N2 कौन से पॉइंट से यहाँ पर आइए उनके बारे में बात करते हैं। सो N2 इज दिस पॉइंट, यहाँ पर है जो x2 वाला है और ये है पॉइंट N1। अब जो डेटाज हमसे पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो ये N2 है आपके पास से, आप खुद बता दीजिए, N2 इज 3/2, 0 एंड N1 इज 3√3, 0, ठीक है। अब जो ऑप्शंस दिए गए उसके हिसाब से हम चलते हैं। N2 की Q से डिस्टेंस, ये रहा N2 की Q से डिस्टेंस, आप बताइए N2 से Q का डिस्टेंस, ये तो हाइट है, तो ये हाइट किसके बराबर आएगी, दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ Q। तो यहाँ पे अगर हम इसको चेक करना चाहें तो ये लिखा हुआ है 3 × y कोऑर्डिनेट ऑफ Q, क्या ये बराबर आना चाहिए N2S। N2 से S की बात कर रहे हैं, यानी कि y कोऑर्डिनेट किसका, S का, 2 × y कोऑर्डिनेट ऑफ S। आइए चेक कर लेते हैं क्या ये बात सही है। सो Q पॉइंट कहाँ पर है, Q पॉइंट ये रहा, इसका y कोऑर्डिनेट है √3, तो वी आर गेटिंग 3√3, ठीक है।
और एस पॉइंट कहाँ है, ये रहा एस पॉइंट, इसका हमको डबल करना है, डबल कर दीजिए। तो y कोऑर्डिनेट कितना है एस का आप चेक कीजिए, y कोऑर्डिनेट है 3√3/2, दोनों सेम आगे हैं, दोनों इक्वल आगे हैं, यस दिस रिलेशन इज ट्रू, सो C इज ऑल्सो ट्रू, A इज ऑल्सो ट्रू। अब बारी है D की, D में चेक करिए 9 टाइम्स N1 आपके पास है N1P, N1P का मतलब समझिए N1 से P की डिस्टेंस ये है N1P, यानी y कोऑर्डिनेट ऑफ P, इसकी बात हो रही है। और किसके बराबर 4 टाइम्स N1R, N1 से R ये पूरा डिस्टेंस, ये हाइट पूरा, और ये हाइट आएगा आपके पास से y कोऑर्डिनेट ऑफ R पॉइंट। सो N1R आपके पास से y कोऑर्डिनेट ऑफ R। चाहे दोनों पॉइंट्स हमारे पास ये भी पता है, P पॉइंट ये रहा, इसका y कोऑर्डिनेट 1 आता है, सो इट इज़ y इंटू 1। और R पॉइंट कहाँ पर है, R पॉइंट ये रहा अपने पास, जिसका y कोऑर्डिनेट है 3/2, तो यहाँ पर आपने लिखा 4, ये लिखा हमने 3/2। सो डेटा वी आर गेटिंग इज 9 यहाँ पर, और यहाँ से आपके पास से 6 आता है। दे बोथ आर नॉट इक्वल, ये दोनों सेम नहीं आए तो ये ऑप्शन में मार्क नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शंस अपने गलत है। तो करेक्ट आंसर इज AC। पॉइंट्स जो हम अज्यूम करते हैं ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर, वो डेफिनेशन जिसको पता होगा कि कैसे एंगल्स निकाले जाते हैं, जो पॉइंट इलिप्स के ऊपर होता है उससे करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर होता है, थीटा एक्सेंट्रिक एंगल होता है, वो सेम थीटा होता है। जैसे हम किसी इलिप्स पर पॉइंट मानते हैं ना, A cos थीटा, B sin थीटा, तो थीटा वाला जो मेजर किया जाता है वो इलिप्स वाले पॉइंट को मेजर करने से नहीं आता है, सेंटर से मिलाने से, वो उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट को जो कि ऑक्सिलरी सर्कल पे, उसको मिलाने से जो आता है वो एंगल बनता है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के ऊपर ये क्वेश्चन था, तो डुएबल था। यहाँ पर A और C इसके आंसर हमने मार्क कर दिए। सो ये वो क्वेश्चन है जो आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करते हैं एग्जाम के अंदर, और एक तरीके से कट ऑफ भी क्लियर करवाते हैं, और एक जो सेंस ऑफ लगता है कि हाँ मैंने मेहनत की है ना, कि सेंस ऑफ हार्ड वर्क जो फील होता है वो आपको इन चैप्टर्स के अंदर दिखेगा। कुछ क्वेश्चन तो बाय डिफॉल्ट डिफ़िकल्टी आते हैं, अगर वो अगर ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन एक डुएबल क्वेश्चन अगर हमसे सॉल्व नहीं होता तो फिर दुख होता है। आज जिस क्वेश्चन के लिए पाए हैं वो है कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन है, जिसके बारे में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फाइनल एग्ज़ाम के अंदर कितने स्टूडेंट्स ने पहले इसको सही किया, मार्किंग स्कीम क्या थी, पहले उसको समझ लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये सिंगल करेक्ट के अंदर पूछा गया था, तो सही करने पर +3 था, गलत करने पर -1 की मार्किंग थी। अब देखते हैं अक्रॉस इंडिया में कितने लोगों ने इसको सही किया, कितने लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी तुक्केबाज हैं वो सब पीछे हो जाएंगे। तो यहाँ पर फिर भी लोगों ने रिस्क तो लिया ही होगा। देखिए 67.14 स्टूडेंट्स ने इसको अटैम्प्ट नहीं किया, ठीक है, और ओनली अगर आप देखें पूरे 20% से भी कम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा, और 14% स्टूडेंट्स का ये गलत हुआ है। एक बार इस क्वेश्चन की डिटेलिंग, तो उस फाइनल एग्जाम के अंदर ये एक्चुअल का डेटा यहाँ पर इस तरीके से हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में ऐसे क्या बात पूछा गया था। इलिप्स के ऊपर क्वेश्चन है, P, Q है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, और एक डेटा करके पूरा एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसके साथ हमें मिक्सअप होना पड़ता है, जैसे कि PNC है, प्रोबेबिलिटी है, अपने कॉनिक के क्वेश्चन है जिसमें लैंग्वेजेस लिखी रहती हैं, AOD में भी कई बार लैंग्वेजेस लिखी रहती हैं। तो इसके लिए हमें एक तो पढ़ने की स्पीड हमारी अच्छी होनी चाहिए, और उसका मीनिंग फटाफट से निकालना, कुछ कंक्लूजन, कुछ पॉइंट्स बनाना, ये हमारे टाइम को बचाएंगे अगर हम इनके ऊपर फोकस करें। चलिए क्वेश्चन से भिड़ते हैं, जिस क्वेश्चन को नेशनल लेवल पर लेस देन 20% स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया हो। आइए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंसिडर द इलिप्स x² by 9 + y² by 4 = 1 लिखा हुआ है। एक इलिप्स को हम बना लेते हैं। एक इलिप्स स्टैंडर्ड इलिप्स है, ये स्टैंडर्ड इलिप्स है तो अच्छी बात है। आइए बनाते हैं। यहाँ पर ये इलिप्स हमने बनाया, आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट है P, Q इज द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट है सच दैट P/Q²। ये जो डेटा लिखा है इसका मतलब आप समझिए, ये जो डेटा दिया है इसका मतलब क्या, लोकेशन ऑफ पॉइंट हमें दे दी गई कि पॉइंट्स को जब सेटिस्फाई करते तो =1 आता, पर ये तो ग्रेटर आ रहा है। 0 0 रखा जाता है इसके अंदर, तो ये 0 और ये 1 यानी कि साइन उल्टा आता, तो ये ओरिजिन के बाहर यानी सेंटर के बाहर वाली लोकेशन है।
या आप ये भी समझ सकते हैं कि S1 पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉइंट कहाँ पर जा रहा है, आउटसाइड है, इलिप्स के बाहर है। ठीक है, पहली लाइन से कंक्लूजन निकल गया, पॉइंट इज आउटसाइड। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एस दिस पॉइंट टू द एलिप्स एंड विच वन मीट्स द एलिप्स एट द एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस। ये अब आता है माइनर एक्सिस की तरफ। इसकी लोकेशन ढूंढ लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह बनाते हैं। वर्टेक्स कितना आएगा, 3 है, तो दिस पॉइंट इज 3,0, दिस पॉइंट इज -3,0 और यहाँ पर आपका पॉइंट है दिस इज 0,2 एंड दिस इज पॉइंट ऑफ 0,-2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमें पॉइंट बनाना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यहाँ कहीं पॉइंट होगा है, और जिससे क्या हुआ, एक टेंजेंट, क्योंकि पॉइंट जब भी बाहर होता है तो वी कैन ऑलवेज ड्रॉ 2 टेंजेंट्स, सो 1 टेंजेंट, ठीक है, एट एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस। अगर मैं यहाँ पॉइंट लेता हूँ तो देखो माइनर एक्सिस ये वाली लाइन, दिस इज माइनर एक्सिस, जिसकी लेंथ छोटी होती है, इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, वो बन जाती है मेजर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से इस पे कैसे टेंजेंट बनेगी, तो कट करते हुए आएगा। अगर टेंजेंट बनने का चांस है तो इस वाले से बनेगा, तो इस वाले से हम इसके टेंजेंट बना देते हैं, तो यहाँ से ये टेंजेंट बनेगा इस तरीके से यहाँ पर जाता हुआ, और यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट बनेगा, और उस पॉइंट से एक टेंजेंट इधर भी बाकी बनेगी। तो दिस इज द पॉइंट एस, P, Q. So there is a one tangent at the end points of minor axis, other tangent meets the ellipse at the point T in fourth quadrant. Yes. तो ये एक्चुअल डायग्राम हम इसका बना रहे हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक पॉइंट है, टी पर जाके इसने कनेक्ट किया। पूरे क्वेश्चन जो था ये 5 लाइन का था, हमने 3 लाइन डिकोड कर ली है। आगे बढ़ते हैं। T is in the fourth quadrant. Let R be the vertex of the ellipse. Vertex ये रहे, ये vertex होते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस। तो 2 आएंगे, तो बताया होगा विद पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट। जेईई एडवांस की यही खासियत है, वो क्वेश्चन को कंप्लीटनेस की तरफ लेकर जाते हैं, कोई कंफ्यूजन रखते नहीं है, और रखेंगे तो फिर सिंगल करेक्ट को नहीं पूछेंगे, एमसीक्यू की तरफ ले जाएंगे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला पॉइंट ये है, सो दिस इज पॉइंट आर 3,0, ठीक है। ओ बी द सेंटर ऑफ द एलिप्स, दिस इज ओ, और फिर बोला है ओ आर टी का एरिया दे रखा है हमें, ओ आर टी का एरिया है 3/2। अब आपके पास है ओ आर टी, जो यहाँ ओ है, यहाँ आर है और ये टी है। ऐसा करने से एक हमारे पास है ट्राइंगल बन जाएगा जिसकी बातचीत हो रही है। आइए समझते हैं, इसका एरिया में दिया हुआ है। एक बात बताइए, एलिप्स के ऊपर तो कोई भी पॉइंट माना जा सकता है, तो अगर हमारे पास एलिप्स ये वाला है x²/9 + y²/4 = 1 है, तो टी पॉइंट क्या माना जाएगा, a cos थीटा यानी 3 cos थीटा, कॉमा ये 4 है तो 2 sin थीटा। क्योंकि ये दे रखा है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो एक बात कंफर्म हो गया, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होता है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। ध्यान रखेंगे, दिस हैज़ टू बी पॉजिटिव एंड दिस हैज़ टू बी नेगेटिव, ठीक है। अब क्योंकि हमें एरिया दे रखा है तो उसकी हम बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर टी। अब इसका अगर हम बात करें, ओ आर टी के बारे में अगर हम बात करें, तो ओ आर को बेस ले लेते हैं और टी से परपेंडिकुलर डाल देंगे, बेस इंटू हाइट हाफ करके, सो इट इज हाफ, बेस कितना हो गया ओ आर, और परपेंडिकुलर यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। परपेंडिकुलर कितना बने, किसी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर क्या होता है, उसका वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से अगर आप किसी भी पॉइंट्स पे यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसका वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट ये रहा आपके पास है, सो इट इज़ द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ टी का मॉड। टी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए, दिस इज रिटर्न एज 3/2। ये दिया है 3/2, तो ट्राइंगल का बेस आ गया, परपेंडिकुलर जो होगा क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा आपके पास से। 2 से 2 कैंसिल है, ओ आर की वैल्यू 3 है, इट इज़ 3, और यहाँ से आपके पास है ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ साइन थीटा, इट इज़ 3। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मॉड है, हमें पहले बोल दिया है कि ये नेगेटिव आएगा, तो साइन थीटा की कौन सी वैल्यू हम पिक करेंगे, -½ को हम पिक कर लेंगे। कौन सा डेटा पिक करेंगे, -½ ठीक है। -½ हमने पिक कर लिया, तो यहाँ से आपको थीटा पता चल गया, थीटा कितना आएगा -30। -30 है तो टी पॉइंट हमें पता चल गया, फिर टी पॉइंट आएगा 3 cos 30 जो कि बनेगा √3/2, एंड ये वाला डेटा 2 sin 30, यहाँ से डेटा बनाएंगे, इट इज़ -1 2 sin थीटा, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं और क्या डेटा पूछा उसके हिसाब से बात करते हैं। तो काफ़ी सारी नॉलेज को तो यूटिलाइज कर लिया, फिर पूछ रहे हैं बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इतना सॉल्व नहीं भी करते तो हमें ये पता है कि टेंजेंट जो बनेगी, क्योंकि इस वाले पॉइंट से पास होगा, दिस टेंजेंट इज गोइंग टू बी ए हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जो होती है वो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है। क्या होती है वो? y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस 0,2 से पास होता है, तो इस लाइन की इक्वेशन तो फिक्स है, y इक्वल टू 2 आएगा। ये तो हम इसको सॉल्व करने के पहले कंक्लूड कर सकते हैं, y इक्वल टू 2 आएगा। और अगर y इक्वल टू 2 आ गया तो यहाँ से ये पॉइंट भी इसी पे लाई करेगा, और इसी पे लाई करेगा तो q इक्वल टू 2 आ गया है। q इक्वल टू 2 आ गया तो c और d का तो चांस ही नहीं है। अगर ये सब नहीं भी सॉल्व किया है, वह इतना ऑब्जर्व कर लिया किसी ने, तो c और d को तो 50-50 वाली लाइफ लाइन यहाँ पर लग जाएगी। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि पूरे सवाल सॉल्व नहीं होते, कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आधे आधे इक्वेशन बन के छोड़ देते हैं, मैनिपुलेशन में फंस जाते हैं, कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। तो वहाँ पर आप लॉजिकली अगर थोड़ा सा रिस्क लें तो बात बना सकते हैं। जैसे ये दोनों तो गलत हो गए, अब इन्हीं दोनों में से एक आंसर है, टाइम की कमी हो तो यू कैन गो फॉर अटेम्प्ट, कि इसको आप ट्राई करके देख लें, आप थोड़ा रिस्क ले लें। तो आंसर ए और बी में से होगा। अब तो खैर हम तो पूरा आंसर निकालेंगे। यहाँ पहुँचे, टी का वैल्यू आया 3√3/2, -1। यहाँ पे आने के बाद अब हमें कुछ और बातें बताई गई होंगी, बस पता करना है। ठीक है, एक बात मिस हो गई, ये इसकी टेंजेंट है, तो हम इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। इस टेंजेंट से तो क्यों निकाला है, तो इस टी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट लिखना चाहें, नाउ टेंजेंट ऑन एलिप्स, बिकॉज पॉइंट ऑन द एलिप्स है, तो क्या इक्वेशन होती है उस केस में? t बराबर 0, यानी x1 अपॉन 9 पहले से ही है, x1 y1, ये रहा एलिप्स का इक्वेशन, y/4 y1 इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x1 का कोऑर्डिनेट ये रहा, x/9 3√3/2, यहाँ से है y/4, इट इज़ -1, इट इज़ 1। ठीक है, यहाँ से आप डेटा सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं कि क्या बात बनेगा। यहाँ x है आपके पास से, यहाँ से आपके पास से बनेगा डेटा 2√3 - y/4 इज इक्वल टू 1। इस टेंजेंट से कौन पास होगा? इस टेंजेंट से ये वाला पॉइंट पास होगा, s p, q, और q का वैल्यू तो हमको पता ही है, इट इज़ p, 2, बिकॉज द वैल्यू ऑफ q इज़ 2। इसको सेटिस्फाई कर देंगे क्योंकि दिस टेंजेंट पासेस थ्रू दिस पॉइंट, तो आप रख दीजिए यहाँ पर, तो आपके पास आएगा p/2√2। यहाँ से आप 2 रखेंगे तो ये हाफ आएगा, इट इज़ 1। आई एम हैविंग दिस एज 3/2 × 2√3, so the value of p is 3√3. The value of p is coming as 3√3। तो a p भी आ गया है, q भी आ गया है। अब मार्क कर लेते हैं, 4√3 तो गलत है, द करेक्ट आंसर इज a। करेक्ट आंसर इज a। तो q की वैल्यू 2 है और p की वैल्यू 3√3 है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2024 पेपर 1 के अंदर जो मैथ्स जो कॉलम पूछा गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, उसको यहाँ डिस्कस करने आए हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि 2024 में जितने भी जेईई एडवांस के स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया था। सबसे पहले तो मैं बात करें, ये मैथ्स जो कॉलम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और जिस पे फुल मार्क्स हैं अगर सही होने पर +3 और एक नेगेटिव मार्किंग भी थी, -1 की नेगेटिव मार्किंग भी थी। ठीक है, वहीं पर अगर हम लास्ट उस टाइम के स्टैट्स की बात करें तो ये वो क्वेश्चन है जो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा सही होने वाला क्वेश्चन है। और पूरे स्टूडेंट्स में से 46% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने उस साल इस क्वेश्चन को किया था और ये हाईएस्ट रहा था उस टाइम पे। तो ये मतलब कि रिलेटिवली हम कंसीडर कर सकते हैं कि वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन इस पेपर का ये था। 46.77 स्टूडेंट्स ने इसको सही किया था। 35% स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया था। मतलब सोचिए 35% ऐसे भी स्टूडेंट थे जो सबसे इजी क्वेश्चन पूरे पेपर का यही था जिसको इन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया। मतलब उनकी लेवल तैयारी या प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं थी कि छोड़ा। और 17% ऐसे स्टूडेंट थे जो इसके अंदर से -1 की लेकर गए थे, है ना। चलिए शुरुआत की बात करते हैं, क्योंकि कई बार नेगेटिव मार्किंग तुक्के में भी हो जाती है और कैलकुलेशन अगर गलत हो गई तो भी है। पर फेयरली सिंपल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ, डेटाज वगैरह उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
एक ईजीएस्ट जो क्लास 11th की प्रॉब्लम होती है, टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूटिलाइज किया गया है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू 2x जो टच करती है सर्कल को। सर्कल का सेंटर है 0, अल्फा पर, अल्फा पॉजिटिव है। तो 0, अल्फा अगर पॉजिटिव है तो ये y एक्सिस को ऊपर की तरफ मिलेगा इसको सेंटर। रेडियस r है एट द पॉइंट A1। तो इस लाइन को, इस टेंजेंट को सर्कल कहाँ टच करता है? पॉइंट A1 पे टच करता है, ऐसा दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को फिर मैं प्लॉट करके बनाते हैं, देखते हैं क्या बातें पूछी जा रही है। y इक्वल टू 2x वाली एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास होगी। ओरिजिन से पास होने वाली लाइन बना दी हमने। y इज इक्वल टू 2x एंड देयर इज अ सर्कल जिसकी बात हो रही है बार बार, और एक सेंटर है सर्कल का जो यहाँ पर है 0, अल्फा पर, और ये इसको टच करता है। एक सर्कल हमने यहाँ बनाया, दिस इज द सेंटर जो है अपने पास 0, अल्फा पर, और जहाँ ये टच करता है दैट पॉइंट इज A1। ओके, रेडियस है इसकी r, और इसी के डायगनली अपोजिट लिखा हुआ है B1 इज द पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट A1 B1 इज द डायमीटर। तो A1 B1 अगर डायमीटर है तो यहाँ पर है B1 का पोजीशन, ठीक है। फिर A प्लस अल्फा का डेटा हमें दिया हुआ है। अब एक बात बताइएगा, अगर ये टेंजेंट है सर्कल की तो P इक्वल टू R होता है अपने पास से कि सेंटर से परपेंडिकुलर जो आने वाला है, दिस परपेंडिकुलर इज गोइंग टू बी P, तो P हैज़ टू बी इक्वल टू द R। लाइन की इक्वेशन वी कैन राइट 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आपको याद है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है जो रेडियस के बराबर आना चाहिए। तो हम भी यहाँ पर सेंटर से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। सेंटर है इसका 0, अल्फा, तो ये x1 बन जाएगा, ये y1 बन जाएगा। यहाँ पे हम रखेंगे तो पहला वाला तो 0 है, माइनस अल्फ़ा है, अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बनेगा 4, माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, और इट इज़ इक्वल टू द रेडियस r। सो मॉड ऑफ अल्फा इज इक्वल टू रूट 5 टाइम्स r। और क्योंकि ये दे रखा है कि r फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, r तो क्या रेडियस है, अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट बेसिकली पॉजिटिव है, नॉट ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बाउंड्री पर है, y एक्सिस पर है, पर r गिवन, अल्फा इज गिवन एज पॉजिटिव, तो मॉड प्लस से ओपन होगा। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, नंबर 1 कंडीशन। और एक कंडीशन हमें और गिवन है ये वाला, जिसमें लिखा है कि अल्फा प्लस r का वैल्यू है 5 प्लस रूट 5। सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से डेटा रूट 5 r प्लस r है, रूट 5 हम कॉमन लेंगे यहाँ से, तो डेटा बनता है रूट 5 प्लस 1, और यहाँ सिंप्लीफाई रूट 5 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू रूट 5 आता है। और r अगर रूट 5 है तो यहाँ रूट 5 इंटू रूट 5 बनेगा, अल्फ़ा की वैल्यू 5 आ जाएगी। अंडरस्टूड? तो हमारे पास कौन से दो डेटाज आ गए हैं आप देख सकते हैं। r की वैल्यू रूट 5 होगी, r इज़ रूट 5 एंड अल्फ़ा इज़ 5। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है तो आप देख सकते हैं r को मैच करना होगा हमें 4 के साथ, r को 4 के साथ मैच करना होगा, तो यानी b और d तो इसका आंसर नहीं हो सकते। सिर्फ एक ऑप्शन मैच करने से ही हमारे पास 2 ऑप्शन नलीफाई हो गए हैं, और जो r है उसकी वैल्यू कनेक्ट होगी 2 के साथ, जो q है q 2 से कनेक्ट होगा, वो दोनों ही ऑप्शंस में दिया हुआ है, ये डेटा, ये वाला डेटा मैच है। अब हमें r और s के लिए सॉल्व करना ताकि हम बात बना पाएँ। तो फेयरली सिंपल क्वेश्चन ये एडवांस के हिसाब से। अब हम बात करते हैं जो पूछा गया a1 कितना होगा और b1 कितना होगा। अब आप मुझे बताइए a1 कैसे निकलेगा। a1 इस पॉइंट से, क्योंकि अब हमें सेंटर मालूम चल चुका है, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है वो 0,5 है, ठीक है। और जो a1 होगा इट इज़ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट। तो a1 हम निकाल सकते हैं यहाँ से, a1 is foot of perpendicular from the center which is 0,5 to the tangent। और टेंजेंट क्या है अपने पास, टेंजेंट की इक्वेशन है दिस, और इसका फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, एंड इट इज ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
तो यहाँ पर क्लियर है, x1 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 5 है और a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -1 है। यहाँ से तो डेटा रखेंगे x - 0 अपॉन 2, y - 5 अपॉन -1 नेगेटिव, यहाँ सेटिस्फाई करिए 0 - 5 एंड इट इज़ 4 + 1, सो इट इज़ कमिंग एज 1 हियर। 5 से 5 चला जाएगा, x का वैल्यू 2 आता है और y का वैल्यू आपके पास से 5 - 1 इज कमिंग एज 4। सो वी आर हैविंग द कोऑर्डिनेट ऑफ a1 एज 2, 4। ठीक है, तो अल्फ़ा हमारे पास से कितना आया था एक बार चेक कर ले हम। अल्फ़ा वाज 5, अल्फ़ा वाज 5, r वाज √5 और a1 कितना आ गया है अपने पास 2, 4। a1 इज कमिंग एज 2, 4। b1 निकालने की ज़रूरत भी नहीं है क्या ज़रूरत, देख लें एक बार। तो p को हमने कनेक्ट किया है 4 से, तो ये गलत हो गया है, ये गलत हो गया, इन दोनों में से अब r आप मैच कर सकते हैं। r का कनेक्शन है 5 से, तो पहला वाला गलत है। आपको s चेक करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे टाइम बचाया जा सकता है, क्योंकि दोनों जगह जो था 3 ही 3 से कनेक्ट हो रहा था, तो सब करने की ज़रूरत नहीं। फिर भी हम चाहें सॉल्व करने के लिए तो कर ही सकते हैं। तो आप एक बार ये बताइए लोकेशन b1 कहाँ है, b1 यहाँ है, तो b1 और a1 का मिड पॉइंट क्या होगा, सेंटर होगा। सो लेट्स से द b1 इज x1, y1, तो इनका जो मिड पॉइंट है वो हम निकाल लेते हैं, दैट इज x1 + 2/2 एंड 4 + y1/2 एंड दैट इज द सेंटर, सेंटर इज 0, 5। तो आप जब सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो आपके पास से कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ज़रूरत नहीं है एग्जाम में टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, आपको पता चल गया कि आंसर सी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास से x1 + 2 का वैल्यू 0 है, पर ये तो हम सॉल्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इसीलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता रहा हूँ। y1 का वैल्यू 6 आता है, सो b1 के कोऑर्डिनेट आने वाले हैं -2, 3, ये -2, 6, सो इट्स गोइंग टू कनेक्ट विद द थर्ड ऑप्शन। यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2024 पेपर 2 का क्वेश्चन, जो कि MCQ क्वेश्चन है, जहाँ पर मोर देन 1 ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। मोर देन 1 की स्कीम आप जानते होंगे कि अगर सपोज कीजिए, यहाँ समझा भी रखा है कि अगर आंसर आपका A-B-D आंसर आता है और अगर हमने वहाँ पर AB मार्क कर दिया तो हमें +2 मिलेगा, अगर हमने AD मार्क किया तो भी +2 मिलेगा, A मार्क किया तो +1, B मार्क किया तो +1, लेकिन अगर गलती से एक भी गलत ऑप्शन मार्क कर दिया तो -2 आपके लिए तैयारी कर रहा है। ये बात मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि जेईई एडवांस में स्कोर करने के लिए आपको पैटर्न्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन SCQ होता या नेगेटिव मार्किंग हटा दी जाए इसके अंदर या पार्शियल मार्किंग हटा दी जाए, तो स्टूडेंट्स का इसको अटेम्प्ट करने का जो रिस्पॉन्स है वो पूरा चेंज हो जाएगा। कैसे जेईई एडवांस 2024 के अंदर स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट किया उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो देखिएगा, ओनली 17% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर +4 मार्क्स मिले हैं। आप देख सकते हैं 14% ऐसे हैं जिनको पार्शियल मार्किंग भी मिली है और 19.93 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो घर पर -2 लेकर गए होंगे। जो थोड़े बहुत नंबर आएंगे उसमें से -2 और हो गया होगा, और -2 का दर्द बहुत होता है -2 अगर हुआ तो। और देखिए 50% के आसपास 48.93 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया कि रिस्क नहीं लेंगे। रीज़न क्या है इस चैप्टर का, ये है आपका कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन है। तो कॉनिक सेक्शन स्टूडेंट जनरली उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये बहुत इजी सवाल है। उस तरीके से देखा जाए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं था, बस बिकॉज इस पैराबोला दिखा तो स्टूडेंट्स ने इसको काफ़ी सारा छोड़ने की सोच लिया। हर चैप्टर को यहाँ पर एक लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चैप्टर हमें थोड़ा थोड़ा मीडियोकर लेवल तक ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए आसान आ जाए, कब कौन सा क्वेश्चन जो आपको फेवरेट चैप्टर हो सकता है वहाँ से टफ क्वेश्चन आ जाए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। A1 B1 C1 be the 3 points in the XY plane. Suppose that the line A1 C1 B1 C1 are tangent to the curve. कर्व कैसा है, सिंपल सा कर्व है, वो कर्व का नाम दिस इज पैराबोला। A1 और B1 पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कहाँ से, पॉइंट C1 से,
क्योंकि A1 C1 B1 C1 टेंजेंट्स के नाम है तो C1 पॉइंट कॉमन है, तो फिर C1 से 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं इस पैराबोला के ऊपर। वो रीज़न है C1 के कोऑर्डिनेट भी हमको दे रखे हैं, अगर आप ध्यान से देखें C1 के कोऑर्डिनेट भी नोन है अपने लिए। फिर पूछा है कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। थोड़ा भी अगर हमने पैराबोला के टेंजेंट्स, जो देखो टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो जेई एडवांस के अंदर ये टॉपिक इंक्लूडेड है टेंजेंसी का, है ना, लेकिन ये जेई मेंस के अंदर नहीं है। दिस कुड बी द वन ऑफ द रीज़न कि स्टूडेंट्स इसको छोड़ा हो, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। जो IITian बनना चाहते हैं तो वो हमेशा अपडेटेड रहते हैं और क्वेश्चन के लिए लगे हुए रहते हैं कि हाँ सर वी विल लर्न द डिफरेंस पार्ट, जो भी दोनों एग्जामिनेशन का है, तो ये उसी के ऊपर है, टेंजेंसी के ऊपर क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पैराबोला के लिए बात हो रहा है, तो पैराबोला हमने भी यहाँ पर बनाया, ये पैराबोला बनाया, और यहाँ पर जैसा कि कहानी में दिया हुआ है। अब देखो जो इबारत वाले सवाल होते हैं, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए हमें थोड़ी सी स्पीड भी चाहिए ताकि हम उसको समझ पाएँ। जैसे PNC में लैंग्वेज आती है, प्रोबेबिलिटी में आता है, AOD में आपको दिखता है थोड़ा, ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी लैंग्वेज रहती है। तो ध्यान से पढ़ते हैं। A1 B1 C1 3 पॉइंट है XY प्लेन के अंदर। तो सबसे पहले C1 यहाँ पर है और C1 से अपने पास 2 टेंजेंट इसके ऊपर ड्रॉ की गई। एक यहाँ बना देते हैं, एक यहाँ बना देते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द C1 विच इज़ -4,0, ये A1 है यहाँ पर और ये B1 है। अब आप खुद देखिए कि जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, आप देख सकते हैं दिस इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। और अगर मैंने यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ की है तो ये जो पॉइंट्स है ना A1 और B1, ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होंगे। इनका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम आना ही आना है, वाई कोऑर्डिनेट में सिर्फ नेगेटिव का डिफरेंस होगा। चलिए, तो टेंजेंट, क्योंकि पैराबोला स्टैंडर्ड है y² = 4ax जब होता है, तो हम टेंजेंट को अज्यूम कर सकते हैं। बहुत फेमस रिजल्ट है, याद भी होना चाहिए आपको, y = mx + a/m। और ये किस पॉइंट पर होता है? वो पॉइंट होते हैं a/m², 2a/m। यहाँ पर बस ये फ़र्क पड़ेगा क्योंकि ये 8x के इक्वल दिया हुआ है, सो वैल्यू ऑफ a इज़ 2, वैल्यू ऑफ a इज़ 2। तो ये बन जाएगा आपके पास से y = mx + 2/m। और कौन से पॉइंट्स बन जाएंगे वो आप देख सकते हैं। पॉइंट्स विल बी 2/m², 4/m। ओके, 2/m², 4/m ये लिखा हुआ है। अब ये जो टेंजेंट लिखी हुई है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कौन से पॉइंट से पास होती हैं? दिस पासेस थ्रू द पॉइंट -4,0। कहाँ से पास होती है? -4,0 से पास होती है। इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं। इट इज़ -4, ये 0 है आपके पास से। एक सेकेंड, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y कोऑर्डिनेट के हिसाब से चलते हैं। इट इज़ 0, -4m + 2/m। तो आपको दिख जाएगा यहाँ से कि m² इज कमिंग एज 1/2, ठीक है, m² इज कमिंग एज 1/2। सो वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ m एज ± 1/√2। तो आप देख सकते हैं कि ये 45 डिग्री पर है, तो ये -45 पर है। बात जस्टिफाइड है, जो हमने शुरू में कंक्लूजन निकाला था कि हाँ ठीक ठीक वहीं पर बातें हो रही हैं सारी। चलिए, अब आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं और क्या क्या बातें पूछी जा रही हैं उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। वी आर लुकिंग फॉर द पॉइंट्स A1 B1 C1, ये सारे पॉइंट्स के बारे में बात हो रहा है। अगर हमें M पता चल गया है तो हम A1 पॉइंट निकाल लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा। तो M अगर √2 लेते हैं आपके पास से 2/1/√2 का स्क्वायर बनेगा, 4 1/√2। सो वी कैन हैव द पॉइंट A1 एज, ये ऊपर आएगा, √2 का स्क्वायर बनता है 2, तो ये बन जाएगा 4, 4√2, ये A1 बनेगा। और B1 कैसा होगा? B1 जस्ट इसके नीचे होगा, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं B1 क्या बन जाएगा, या आप -1/√2 को रख लीजिए, वो आएगा 4, -4√2, ठीक है। तो यहाँ से आप A1 B1 की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। 4√2 -4√2, द डिस्टेंस इज 8√2। यहाँ लिखा हुआ है कितना, एक बार थोड़ा डेटा हम चेक कर लें, किसी तरीके की गड़बड़ ना हो जाए, है ना। सो वी आर हैविंग हियर एज 4√3 द लाइन सेगमेंट A1 B1। ये देखिए A1 B1 लेंथ इज 8√2, यहाँ 16 लिखा है, दिस इज रॉन्ग। ऊपर वाला सेगमेंट है OA1 की डिस्टेंस निकालिए, बता दीजिए OA1 की डिस्टेंस कितनी आएगी। OA1 का इसका ओरिजिन से डिस्टेंस, O इज ओरिजिन 16, दिस इज 16 × 2। तो 16 यहाँ से कॉमन है दोनों जगह से, 4 आ जाएगा आपके पास से, 1 + 2 आता है विच विल बिकम एज 4√3।
कितना बन जाएगा 4√3 आता है। यस, फर्स्ट वन इज करेक्ट। OA1 डिस्टेंस इज 4√3। ऑर्थो सेंटर का दोनों जगह कैलकुलेशन पूछा है। ऑर्थो सेंटर की बात करते हैं। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड्स किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर जो परपेंडिकुलर से हम ड्रॉप करते हैं। तो ये 5 चाइनीज़ भाई हैं, इनके बारे में डिफरेंसेस अच्छे से पढ़ लो। ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, है ना, ये सेंट्रॉइड, इन सबको एक बार बैठ के एक दिन और ढंग से इनको पढ़िए, ठीक है। अब ऑर्थो सेंटर की बात हो रही तो ऑर्थो सेंटर के लिए पहले तो हम इसको ज्वाइन करा देते हैं। ये अब ऑर्थो सेंटर कैसे बनेगा? एक तो यहाँ से आप एक बात देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इसके नीचे होगा। तो परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करना है तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेगा। तो C1 से जो ऑल्टीट्यूड आएगा, यहां से जो ऑल्टीट्यूड बनेगा, इस ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन बनेगी y = 0, ठीक है। C1 से जो परपेंडिकुलर आएगा उसकी इक्वेशन है y = 0। अब हमें क्या करना है? A1 से परपेंडिकुलर और डालना है किसके ऊपर? B1 और C1 के ऊपर जो लाइन जॉइनिंग है। अब ये वाला वर्टेक्स, ये परपेंडिकुलर जहाँ आके मिलेगा, जहाँ पर 2 ऑल्टीट्यूड्स आके मिल जाएंगे, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही ऑर्थो सेंटर बनेगा। सो वी जस्ट नीड टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम A1 ऑन द साइड C1 B1। तो यहाँ पर वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ B1 C1। तो B1 कहाँ है? ये रहा। C1 कितना है? -4,0। तो आइए इसका स्लोप निकाल लेते हैं। इसका स्लोप हम निकालते हैं तो कितना बनेगा आप देखिएगा, 0 + 4√2 डिफरेंस -4 -4। तो यहाँ से अगर हम डेटा बनाएं इसका तो 4 से 4 तो चला जाएगा। तो कितना स्लोप आ रहा है थोड़ा देख लेते हैं। 4 से 4 हटा देंगे, -1/√2। अरे ये तो हमें पता ही था, ये हमें क्यों निकाला? ये तो पता ही था ना, टेंजेंट का स्लोप हमें मालूम था। ठीक है, चलो B1 C1 का स्लोप आ गया, -1/√2 यहाँ निकाल चुके थे। अब आप बताइएगा इसका स्लोप कितना होगा? जो इसका स्लोप होगा परपेंडिकुलर, जो यहाँ से परपेंडिकुलर आने वाला है, इसके स्लोप की हम बात करते हैं। लेट्स अज्यूम दिस पॉइंट एज D। तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप यानी A1D की मैं बात करता हूँ। बोलो, -1/√2 इसका स्लोप है, जो हालांकि हम यहाँ से भी निकाल चुके थे, फिर भी मैंने स्लोप से निकाला। ऐसा होता है एग्जाम में कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कैलकुलेशन फालतू कर दी, क्योंकि हम सोल्यूशन हर चीज़ को याद करके थोड़ी रख सकते हैं। वहाँ कब कैसे हम टाइम हमारा निकल जाए, इसी को बचाना है। तो A1 से परपेंडिकुलर जो स्लोप निकलेगा वो बनेगा √2। अब हमें A1D की ही इक्वेशन लिखनी है, तो स्लोप हमें पता चल गया √2 है, ठीक है। और A1 के कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो अगर हमें पॉइंट पता हो, स्लोप पता हो, तो इक्वेशन आ जाती है। तो आप मुझे बताइए A1D का इक्वेशन अब हम लिखना चाहते हैं। बोलिएगा A1D की इक्वेशन। A1 के कोऑर्डिनेट ये रहे, सो y - y1 इज इक्वल टू द स्लोप एंड x - x1। ये बनी बात A1D। अब ये जो परपेंडिकुलर आ रहा है, दो ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही ऑर्थो सेंटर है, और दूसरा वाला कौन है? y = 0। तो ये एक परपेंडिकुलर है और दूसरा परपेंडिकुलर है y = 0। सो वी विल जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस डेटा, y = 0 इन दिस। y = 0 अगर हम रखेंगे, -4√2 √2 x - 4, √2 से √2 चला गया, -4x - 4। वी आर हैविंग x = 0। और क्या देख पा रहे हैं यहाँ से हम, x और y दोनों अगर यहाँ पर 0 हैं, तो ये ऑर्थो सेंटर जो आया है अपने पास वो आने वाला है 0,0 इज द ऑर्थो सेंटर। 0,0 इज द ऑर्थो सेंटर। D इज नॉट द आंसर, C इज द आंसर। तो गाइस हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ गया है AC इज द आंसर। सो वी आर गोइंग टू मार्क AC एज एन आंसर। कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये JEE एडवांस 2024 पेपर 2 का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आगे बढ़ने के पहले ये देख लेते हैं कि उस टाइम पर जो एक्चुअल स्टूडेंट्स थे जिन्होंने JEE 2024 का एक्चुअल एग्ज़ाम दिया था पेपर 2 के अंदर, उनमें से कितने स्टूडेंट थे जिसको ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगा था। जैसे आपको डिफ़िकल्ट लगा, इसके लिए सोल्यूशन आप देखने आए हैं। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं, बच्चों की मैथडोलॉजी क्या थी इसको अटैम्प्ट करने के बारे में, इस बारे में भी हम बात
करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अटेम्प्ट करने के ऊपर ही डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी के अंदर, किस सेक्शन के अंदर पूछा गया था। सेक्शन 3 के अंदर पूछा गया था, सही करने पर +4 था, गलत करने पर 0 मार्क्स था। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव मार्किंग तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर नहीं थी। जब किसी सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो स्टूडेंट्स ऑब्वियस सी बात है, अगर ओवर अटेम्प्ट भी कर जाते हैं तो फिर वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की वजह से कोई नुकसान उन्हें नहीं होता है। लेकिन जिस कैटेगरी के अंदर ये है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर हम जब बात करने जाएंगे तो यहाँ तुक्का लगाना उतना ही बहुत रेयर हो जाता है कि तुक्का लगाने से हमारा आंसर मैच कर जाए। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और क्वेश्चन था हमारे इसके ऊपर लिखा हुआ था, पैराबोला का क्वेश्चन था, नॉर्मल की बात थी, पूरा कंप्लीट कॉनिक सेक्शन। जो बच्चों को थोड़ा सा कॉनिक सेक्शन 11th क्लास में रहता है, थोड़ा सा उन्हें इस जेई तक प्रिपेयर करने में थोड़ी परेशानी रहती है, तो क्या इसका रिफ्लेक्शन अटैम्प्ट के ऊपर दिखता है, एक्यूरेसी पे दिखता है? यस दिखता है। 7.29% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था, ओनली 13,000 के आसपास, एक्चुअल डेटा, बिल्कुल एक्चुअल डेटा। और देखिए 67% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इसको गलत किया था, और वहाँ पर 25% के आसपास 25% स्टूडेंट ऐसे भी थे जो अटेम्प्ट करके ही नहीं आए थे। +4 एंड इट इज़ 0, +4 एंड 0। तो आप देख सकते हैं लेस देन 10% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सही किया था। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की और सीखते हैं कि ऐसा इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी खास बात है जिस वजह से पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 7% स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट कर पाए थे। तो इसीलिए जोश बनाए रखिए और एक एक कॉन्सेप्ट जो मैं सिखाऊं उसको सीखते रहिएगा। जी शुरुआत करते हैं। अब ये लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर पूरी लैंग्वेज लिखी होती है, मैथमेटिक्स के अंदर कुछ ही चैप्टर्स है जिसके अंदर ऐसा है, एओडी आपको मिलेगा, पीएनसी आपको मिलेगा, प्रोबेबिलिटी के अंदर भी आपको ऐसी लैंग्वेज आपको देखने को मिल सकती है, कोऑर्डिनेट के अंदर तो खैर ये सब रहता ही रहता है। तो थोड़ा सा जैसे जैसे एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे हम उसको डिकोड करते हुए चलेंगे। नॉर्मल है जिसका स्लोप दे रखा है, एक पॉइंट है और एक पैराबोला है। पैराबोला स्टैंडर्ड y² = 4x नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड ही पर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हम सबसे पहले नॉर्मल की इक्वेशन इसके केस में लिखते हैं कि अगर यहाँ पर y² = 4ax होता, उस केस में नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? उस केस में नॉर्मल की इक्वेशन होती है y = mx - 2am - am³। और उस टाइम पर जो पॉइंट आता है वो आता है अपने पास से am² - 2am, ये पॉइंट आता है। ठीक है, a हमने कैपिटल लिखा है तो यहाँ भी फिर हम कैपिटल वाला ही रखेंगे। ओके, आप चेक कर सकते हैं am³ से चला जाएगा और -2am, मतलब पॉइंट को भी सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। अब क्योंकि पैराबोला चेंज हो गया है, पैराबोला अगर x² = 4ay होता तो क्या फ़र्क पड़ता? एक्स वाई से रिप्लेस हो जाता। तो आपको याद होगा कॉनिक के अंदर स्टैंडर्ड के लिए ही बातें याद करते हैं, और अगर उसका मॉडिफिकेशन करना है तो उस प्रोसेस को सीखते हैं। तो अब जैसे x² = 4ay हुआ है तो x को y को इंटरचेंज कर देंगे। तो इस केस में अगर हम नॉर्मल की बात यहाँ करने जाएंगे तो नॉर्मल बन जाएगा, बस x और y रिप्लेस हो जाएंगे, यहाँ y आ जाएगा, यहाँ पर x रहेगा, -2am - am³, ये बनेगा। और पॉइंट में ये दोनों पॉइंट्स भी बदल जाएंगे, -2am एंड am², ये पॉइंट आ गया। लेकिन जो अपना कर्व है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो कर्व है अब अपने पास पैराबोला जो हमें गिवन है, दैट पैराबोला इज x² = -4ay। तो आप देख सकते हैं a की वैल्यू -a है और यहाँ पर a भी पॉजिटिव है। तो इस वजह से अब ये नॉर्मल जो है ये मॉडिफाई और हो गया है। आप लिख सकते हैं इसको, अभी मैंने चेंज किया या नहीं किया? हमने चेंज नहीं किया, इसको चेंज करना भूल के चेंज कर देते हैं। किस किस को चेंज करने वाले हैं? x और y को। सो x यहाँ पर आएगा, y यहाँ पर आएगा। तो इसके लिए हमें सीधा सीधा x और y को आपस में चेंज करना होगा। ओके, और फिर यहाँ पर 4ay की जगह भी यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, तो कैपिटल A की जगह -a रखेंगे। तब इस इक्वेशन में अगर हम जाके देखें तो चेक करते हैं क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। तो ये बन जाएगा x = m × y + 2am + am³। कौन से पॉइंट पर है? अब -a रखेंगे तो ये बनेगा 2am - am²।
जब कभी मैथमेटिक्स में आपको लगे कि सर मुझे लग रहा है प्लस मार्क से गलती हो गई, तो देखो इस पॉइंट लाइन पर ये पॉइंट लाई करता है, आप सेटिस्फाई करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। एग्जाम में ऐसा होता है कि हमें थोड़ा बहुत डाउट आ जाए, प्लस आगे पीछे रखिए यहाँ पर x की वैल्यू 2am आंसर आना चाहिए, माइनस am स्क्वायर y की जगह रखेंगे, माइनस am स्क्वायर रखोगे m से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस am क्यूब बनेगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, तो 2am इज इक्वल टू 2am आ रहा है, मतलब सही सॉल्व किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर स्लोप गिवन है, स्लोप m, पर ये याद रखिए कि जब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा होता है तब x का कोफिशिएंट स्लोप बनता है। तो यहाँ तो ये वाली बात ठीक है, लेकिन जब हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है m जो है y का कोफिशिएंट है और ये होना किसका कोफिशिएंट चाहिए था, x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट बना तो सकते हैं 1/m बनेगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जब मैं लिखूंगा कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये आपके पास है 1/m बनेगा, 1/m दैट इज गिवन एज 1/√6। तो यहाँ से आपके पास स्लोप की वैल्यू आती है √6, m आ गया। अब एक बात और सुनिए, दिस नॉर्मल पासेस थ्रू द पॉइंट 0, माइनस अल्फा। अगर ये पॉइंट लाई करता है ऑन द नॉर्मल तो फिर ये नॉर्मल को सेटिस्फाई करेगा। तो नॉर्मल को सेटिस्फाई करवा देंगे, x की वैल्यू 0 है, माइनस अल्फा m, और आपके पास से आता है ये 2am प्लस am स्क्वायर am क्यूब। ठीक है, सो वी आर हैविंग अल्फ़ा इज इक्वल टू m को हटा देते हैं, m तो फाइनाइट नंबर है, 2a प्लस am स्क्वायर है, ये 2a है, यहाँ a है, और m स्क्वायर यहाँ से आपके पास से 6 आता है। सो अल्फ़ा की वैल्यू अपने पास से आती है 8a। ठीक है, तो अब तक हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल दी, 8a है, स्लोप हमें पता चल गया है √6। क्वेश्चन की सिर्फ 2 लाइन पड़ी है कि नॉर्मल ऑफ द विद द स्लोप ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द पैराबोला वेयर a इज पॉजिटिव। ठीक है, अंडरस्टूड। अब हम आगे चलते हैं, अल्फ़ा और a के अंदर अपने पास एक रिलेशन आ चुका है। मूविंग नेक्स्ट, कि आगे इसमें क्या करना है वो हम देख लेते हैं। अल्फ़ा की जो वैल्यू अपने पास आई है दैट इज़ 8a। उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने कि a इक्वल टू आया हो, नहीं, a अल्फ़ा इक्वल टू 8a। नाउ एल बी द लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट। अब आप देखिए पैराबोला कैसा है, पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। तो इसका एक्चुअल डायग्राम अगर हम बनाने जाएं, यहाँ पर a पॉजिटिव है तो इट्स ए डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। इट्स ए डाउनवर्ड पैराबोला। एल बी द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, माइनस अल्फा एंड पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, ये हुआ वर्टेक्स, और इसके डायरेक्ट्रिक्स अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स बनेगी ये एक्सिस, दिस इज एक्सिस, एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन होती है और जो एक्सिस से यहाँ पास होके जाएगी इससे ये बनता है, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। सवाल ये है कि डायरेक्ट्रिक्स यहां पर जो बन रहा है इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसके पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन कैसी होगी, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर हम इस वाले पॉइंट से पास होने वाली लाइन की बात करें, जो पॉइंट है 0, माइनस अल्फा, तो जो लाइन इसके पैरेलल हो तो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्योंकि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, और अगर वो इस पॉइंट से पास होता है तो फिर y इक्वल टू माइनस अल्फा आपके पास से बनेगा। सो नाउ समझ गए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और द कॉन्स्टेंट लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, तो y कोऑर्डिनेट माइनस अल्फा होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट l इंटरसेक्ट द पैराबोला एट 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो अल्फा तो पॉजिटिव था, अब ये यहाँ आके कट करता है, ये कट कर दिया 2 पॉइंट्स पर, एक a है और एक बोला है b। सो l इंटरसेक्ट द पैराबोला एट 2 पॉइंट्स a एंड b। लेट r डिनोट्स द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पहले निकाल लेते हैं, वो तो 4a होता है विद मॉडुलस, यहाँ कितना है 4a। ठीक है, एंड h डिनोट्स द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AB। स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AB, तो स्मॉल s इज AB स्क्वायर, ये लिखा हुआ है।
ए बी निकालने के लिए हमें ये वाली लाइन पता है y इक्वल टू माइनस अल्फ़ा है, तो क्यों ना फिर इसको सॉल्व किया जाए किसके साथ, पैराबोला के साथ। लाएं पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, 4a अल्फ़ा बन जाएगा, x की वैल्यू प्लस माइनस 2 टाइम्स रूट ए अल्फ़ा। सो द पॉइंट्स आर 2 टाइम्स रूट ए अल्फ़ा कॉमा माइनस अल्फ़ा। यहाँ आता है -2 टाइम्स रूट ए अल्फ़ा माइनस ए अल्फ़ा। सो वी आर कॉलिंग दिस एज अ ए, वी आर कॉलिंग दिस एज अ बी। ठीक है, पॉइंट्स आगे, बहुत सिंपल, लाइन को सॉल्व किया पैराबोला के साथ। अब ए बी डिस्टेंस अगर आप यहाँ सोच रहे हैं कि सर ए बी डिस्टेंस में निकाल लेता हूँ, माइनस अल्फ़ा तो ठीक है, 2 रूट ए अल्फ़ा माइनस 2 रूट ए अल्फ़ा, तो ये आपको पता चला दिस इज 4 टाइम्स रूट ऑफ ए अल्फ़ा, और होल स्क्वायर अगर आपने कर दिया तो बन जाएगा 16a स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर। अब रखिए अंडर रूट हट जाएगा, बेसिकली स्क्वायर तो रहेगा, स्क्वायर तो आएगा नहीं, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट विल बी रिमूव्ड। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है हमें, अब क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है r/s का रेशियो इज 1/16, तो पहले ये निकाल लेते हैं। लेट ये कितना दिया हुआ है, r, this is r, length of latus rectum, it is 4a upon 16a alpha is written as 1/16। तो चेक कर लो आप यहाँ से क्या डेटा आता है, 4 से 4 आ जाएगा यहाँ पे, 16 से 16 काट दीजिए, a से a चला गया है, अल्फ़ा की वैल्यू 4 आती है। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू 4 आती है ना, तो अल्फ़ा वी आर गेटिंग एज 4, और अल्फ़ा 4 है अगर आप, तो आपको पता है अल्फ़ा की वैल्यू तो 8a भी आती है, तो आप यहाँ से और डेटा लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 4, ये रहा डेटा जो पिछले वाले नॉर्मल से निकाला था। ठीक है, हम इंटरेस्टेड हैं 24 अल्फ़ा निकाला जाए, 24 अल्फ़ा नहीं 24a, दिस इज a, तो आप लिख सकते हैं 3 कॉमन ले लेंगे और 8a आ जाएगा आपके पास से, 8a का डेटा 4 है, तो आपके पास से आंसर आ गया है 12। सो करेक्ट आंसर इज 12। फिर से एक बार थोड़ा रिकैप करते हैं क्या क्या बातें आपसे पूछी गई। हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 2024 पेपर 2 के अंदर पूछा गया पैराबोला के ऊपर क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट इन तीनों कॉनिक से बड़े घबराते हैं, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला छोड़ कर जाते हैं, तो यही वो चैप्टर है अगर आप सच में डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं अपने आप को और एक ट्रू IIT ओल्ड IITs में जाना चाहते हैं, इन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए। प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉनिक सेक्शन, इन सबको पकड़ के चलिए, तब जाके बात बनेगी। ठीक है, नॉर्मल था, नॉर्मल के लिए कोई फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड वाला हमें याद है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए ट्रांसफॉर्म किया x को y के साथ, और -a था तो a को -a से रिप्लेस कर दिया। बोला था स्लोप निकालिए, स्लोप का ध्यान रखेंगे, y इक्वल टू mx होता तो स्लोप m आता, x इक्वल टू my, ये स्लोप 1/m बनेगा। इस पॉइंट से सेटिस्फाई करवा दिया, एक रिलेशन हमारे पास यहाँ से निकल कर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोला कि एक लाइन ड्रॉ की गई है जो कि डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है, उसके लिए हमें इसका एक्चुअल डायग्राम थोड़ा बना के देखा, हालांकि उसके बिना भी कर सकते थे, बट डायग्राम से थोड़ी समझ आती है। तो ये अगर डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है तो डायरेक्ट्रिक्स इस वाले केस पैराबोला के केस के अंदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू कांस्टेंट होती है, और अगर वो पता है कि पॉइंट 0, माइनस अल्फा से पास करता है तो कांस्टेंट ये वैल्यू माइनस अल्फा आ जाएगी। सॉल्व कर लेंगे तो छोटे छोटे पॉइंट आ जाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला है, रेशियोज वगैरह निकाले, 12 इज द आंसर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2023 के पेपर 1 के अंदर पूछा गया है कॉनिक सेक्शन का सवाल, जिसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉनिक सेक्शन से थोड़ा डरते भी हैं कि कैसे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जिसके अंदर पैराबोला भी आ गया है, एलिप्स भी आ गया है। तो बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे मूवीज़ में 2 हीरोज़ होते हैं तो दोनों का अपना अपना एक रोल होता है। तो ये सवाल रिलेटिवली आसान होते हैं, बस एक कंडीशन होती है कि हमें दोनों चैप्टर के एवरेज लेवल तक आने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और ये भी देखते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन अभी चल रही है क्या वो कंपैरिजन में उस टाइम के जेईई एडवांस जिन्होंने पेपर दिया था उनके कंपैरिजन में वो कैसी चल रही है। तो चलिए इसका एक्चुअल डेटा आपके साथ डिस्कशन में लेकर आता हूँ। ध्यान से देखिएगा कि अगर हम
इसका सेक्शन देखेंगे किस सेक्शन के अंदर ये पूछा गया, तो मोर देन वन है। और जैसे ही जिस सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है उसको अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी भी टाइम के साथ चेंज हो जाती है। तो जैसे MCQ के अंदर पूछा गया है जहाँ पर आपको -2 का मार्किंग दिख रहा है, दिख रहा है आपको -2 का मार्किंग है। तो -2 का मार्किंग अगर रहेगा तो ये स्टूडेंट्स जितने इसको अटेम्प्ट करने वाले होंगे वो थोड़े से कॉन्शियस हो जाएंगे, क्योंकि जैसे तैसे तो नंबर आते हैं वहाँ अचानक से अगर -2 हो गए दैट इज़ ए प्रॉब्लमैटिक। और फुल मार्क्स वही है +4 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से फुल्ली करेक्ट रिस्पॉन्स लेस देन 10% 8.91, और पार्शली भी इतना ही है, अप्रोक्सली 9% के आसपास ही है। तो 18% के आसपास है। तो लेस देन 9% को +4 मिला है, और पार्शियल मार्किंग वाले स्टूडेंट ये गलत कितने लोगों को मिला है, -2 किसको मिला, 26% स्टूडेंट ऐसे हैं जो घर पर -2 लेके गए होंगे। और इस -2 का दर्द होता है जो थोड़े बहुत नंबर आते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की कट ऑफ भी हमको JEE एडवांस के अंदर पार करनी होती है, कट ऑफ को क्लियर करना होता है। तो देखिए 55.81 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बोला हमें 0 दे दो, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा क्वेश्चन था, ऐसी क्या खास बात हो गई कि लेस देन 10% स्टूडेंट ही इस सवाल को सॉल्व किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। यहाँ पे देखिए T1 T2 आर द 2 डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ द एलिप्स एंड द पैराबोला। पहली बात तो एलिप्स भी अपना स्टैंडर्ड है और पैराबोला भी स्टैंडर्ड है, तो इसको देख कर थोड़ी खुशी होनी चाहिए। आधा सवाल यही हो जाता है क्योंकि दोनों के कुछ हमें रिजल्ट डायरेक्टली याद होते हैं, अगर वो टेंजेंसी के ऊपर है या नॉर्मल के ऊपर है, तो क्योंकि दोनों स्टैंडर्ड है। चलिए कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे। फिर बोला जा रहा है सपोज दैट द टेंजेंट टचेस, कॉमन टेंजेंट है, इसका मतलब क्या है, एक गोली चलाई है, दोनों को छू के चली गई है। देयर इज अ वन लाइन विच टचेस बोथ द कर्व्स। ठीक है, चलिए तो T1 को P और E पर टच करता है, P स्टैंड्स फॉर पैराबोला, E स्टैंड्स फॉर एलिप्स एट द पॉइंट्स A1 एंड A2 रिस्पेक्टिवली, एंड टेंजेंट T2 टचेस द P एंड E एट द पॉइंट्स A4 एंड A3 रिस्पेक्टिवली। फिर उसके ऊपर कुछ बातें पूछी जा रही हैं, A1 A2 A3 A4 उनका क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या है, और टेंजेंट के बारे में एक्स एक्सिस को कहाँ कट करती हैं, ये बात इसके अंदर पूछी गई है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कॉनिक सेक्शन देखते ही दूर भाग जाते हैं कि ये तो डिफ़िकल्ट है, पर ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि पूरे देश में अगर लेस देन 9% स्टूडेंट ही इसके अंदर +4 लेकर आए। चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे इसको बनाया जाए। तो जैसा है कि समझ में आ रहा है, पहले तो कुछ रिजल्ट्स की हम बात करते हैं। पैराबोला के लिए अगर टेंजेंट कभी लिखी जाए तो वो होती है y = mx + a/m। यहाँ अगर हम पैराबोला को देखें तो यह है y² = 12x लिखा हुआ, जो बन जाएगा 4ax। तो यहाँ से आपको पता होगा a का वैल्यू 3 आता है, a का वैल्यू 3 आता है। तो यहाँ से आपके पास ये बन जाएगा y = ये टेंजेंट है y = mx + 3/m। कौन से पॉइंट पर कोऑर्डिनेट होते हैं इसके आपको पता हो तो, टेंजेंसी के पॉइंट a/m², 2a/m। और ये किस पॉइंट पर होंगे आप देख सकते हैं, 3/m², 6/m। ठीक है, a/m², 2a/m पॉइंट ऑफ टेंजेंट। ये याद रखा करो, रिजल्ट बहुत फ़ायदा होता है। तो ये हमारे पास से पहली बात तो पैराबोला के लिए टेंजेंट की कहानी ख़त्म हो गई यहीं पर। ठीक है, अब बात करते हैं एलिप्स के लिए। जैसे मैंने बोला ना, मूवी में सबका अपना अपना रोल होता है, इसके अंदर भी अपना अपना रोल है सबका। चलिए एलिप्स की बात करते हैं। एलिप्स है x² / a² + y² / b² = 1 है। और इसके लिए अगर आप टेंजेंट की बात करेंगे तो ये आता है y = mx ± √a² m² + b²। ये टेंजेंसी कंडीशन होती है, ये टेंजेंट होती है। और ये कौन से पॉइंट पर होता है, ये होता है -+ a² m/c ± b²/c। ठीक है, तो यहाँ से c तो ये रहा। आप a और b का डेटा वहाँ से कंपेयर करके रख सकते हो। a² की वैल्यू 6 है और b² की वैल्यू आपके पास से 3 आता है। ठीक है, तो अब क्योंकि ये कॉमन टेंजेंट है तो मतलब एक ही लाइन होगी जो दोनों को टच करेगी, यही कहानी है। तो बस बन गई बात अपने पास से। तो वी आर कंसिडरिंग दिस एज अ कॉमन टेंजेंट, और ये अगर एलिप्स की भी टेंजेंट है तो आपके पास से c² शुड बी इक्वल टू a² m² + b² होना चाहिए, c की वैल्यू। तो इसका c कितना है, 3/m, और यहाँ a² कितना है, 6,
एम स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर इज 3। तो ये डेटा हम यहाँ बनाने पहुँचे। यहाँ से 9 आता है, तो यहाँ से 9 आता है, यहाँ पे आता है 6 आता है, m पावर 4 आता है, 3 टाइम्स m स्क्वायर आता है। ठीक है, और बस यहीं से अब हमें क्या होगा, कुछ नहीं है, m सॉल्व करना है, m के बाद पॉइंट्स आ जाएंगे। पॉइंट्स पता है हमें, ये रे पॉइंट्स, सॉल्व हो जाएगा। तो एग्जाम में क्या करना है, कॉन्सेप्ट पता है, पर अगर आपने टाइम ज़्यादा ले लिया है तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, समझ गए। तो उस टाइम को बचाकर किसी और सवाल में, आपने देखा होगा एग्जाम में कई बार सवाल, कुछ सवाल में आधे 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 रह जाते हैं, ठीक है ना, तो उनको भी हमें के लिए टाइम निकालना होता है। जो कॉन्सेप्ट आता है उसको कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश हमें करनी है। 9 आया आपके पास से, यहाँ से आप जाएंगे, ये बनेगा 6 टाइम्स m पावर 4 प्लस 3 टाइम्स m स्क्वायर। ऐसा मुझे दिख रहा है कि भाई ये डेटा बन रहा है। आप आइएगा, a स्क्वायर कितना है अपने पास से, ए स्क्वायर की वैल्यू 6 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 3 है, दोनों को डेटा को हमने बनाया। सी का वैल्यू कितना है, 9/m स्क्वायर, और यहाँ पर ए इतना है, बी इतना है। ठीक है, चलिए बनाइए, सिंप्लीफाई कीजिए इसको। सो आई एम हैविंग 2 पावर m4 m स्क्वायर माइनस 3, ये इसकी फैक्टराइजेशन 3 कैंसिल किया है सब जगह से। कैलकुलेशन का ध्यान रखते हुए चलना है, तो आप बनाते हुए चलिएगा। 2 टाइम्स m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर माइनस 3, तो 2m स्क्वायर माइनस प्लस 3, और यहाँ से आता है m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आराम से थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लें। 2m पावर 4 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो दो डेटा आते हैं, एक आता है m स्क्वायर की वैल्यू है -3/2, ये तो गलत है, और एक डेटा हमारे पास से आता है m स्क्वायर की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू आती है +-1। m की वैल्यू कितनी आती है, +-1 आया ये। अब ये हमारे पास अगर आ गया है कि m की वैल्यू +-1 है, तो पहले तो हम टेंजेंट की बात कर लेते हैं, टेंजेंट क्या बनी। आइए, तो टेंजेंट अगर m आ गया है तो दो टेंजेंट आएंगी, तो m की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो पहली टेंजेंट, क्योंकि दोनों सेम ही बात है, किसी से भी निकाल दो, यहाँ से निकाल दो, y = x + 3 आता है आपके पास से, ये रहा y = x + 3। और अगर m की वैल्यू -1 है तो m की जगह -1 रखिए आप यहाँ से, ये आता है -x - 3। अब दोनों की ही खास बात है, दोनों टेंजेंट हमारी आ चुकी हैं, T1 और T2 है, दिस इज टेंजेंट नंबर T1, दिस इज टेंजेंट नंबर T2। अब ये दोनों कहाँ मिलते हैं, इसके लिए हमें दोनों को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। दोनों को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, आप दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमें तो करना यही है कि y = 0 करते हैं x एक्सिस के लिए, ऐड करके भी निकाल सकते हो, y = 0 आ जाएगा। ठीक है, x एक्सिस पर के लिए y 0 हो गया है, तो आपके पास x का कोऑर्डिनेट आएगा -3। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कमिंग एज -3,0 गाइज, -3,0 इज द C इज द आंसर, D इज नॉट द आंसर। ठीक है, तो D गलत हो गया है, C वाली बात सही हो गई है। ठीक है, अब बारी है ऊपर वाले को पढ़ते हैं कि एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल A1 A2 A3 A4 कितना बनने वाला है। अब इसके लिए क्या, स्लोप हम निकाल चुके हैं, तो अब इसका थोड़ा इसका लोकेशन देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स बनने वाले हैं, तो उस हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। तो टेंजेंसी के हिसाब से हमारे पास आया y = mx + 3/m। कौन सा पॉइंट है इसके लिए, इसके लिए पॉइंट है 3/m स्क्वायर, 6/m। और एलिप्स के लिए भी बात कर लेते हैं, इट इज़ y = mx, और ये डेटा है अपना c की जगह ये रख सकते हैं 3/m, क्योंकि इसी कंडीशन से तो इक्वेट करके लेके आए हैं, तो हम इसकी जगह 3/m रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ डेटा बनाते हैं, -a² m/c ± b² c। ठीक है, यहाँ से हम पॉइंट्स वगैरह निकालते हैं। तो आइए, पहले एक इलिप्स है, इसको एक पैराबोला आके कट तो करेगा ही, और दो टेंजेंट्स बनाई गई हैं जो इसको टच करती हैं। कहाँ जाके टच करती हैं वो भी हम देख चुके हैं,
एक यहाँ से और एक थोड़ा इधर से इस साइड से आते हुए टच करेंगे। ठीक है, जैसा इनको नाम चाहिए वैसा हम भी नाम रख लेंगे। ठीक है, चलिए तो पढ़िएगा, देखिएगा। T1 जो है P और E को A1 और A2 पर रिस्पेक्टिवली, तो A1 कहाँ हो गया है? P पर, पैराबोला पर, इट इज A1, दिस इज A2। तो ये वाइट वाला कर्व तो P है और ये वाला कर्व आपका एलिप्स है, और ये दोनों आके कहाँ मिले? -3,0 पर, ये हम निकाल चुके हैं। फिर T2 जो टेंजेंट है वो P और E को A4 और A3 पर टच करते हैं, इट इज A4, इट इज A3। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं। तो पैराबोला वाले पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं। अगर m की वैल्यू 1 है तो आपके पास से पॉइंट आएगा दैट इज 3,6, और m की वैल्यू अगर -1 है इट इज़ 3,-6। ठीक है, सो ये आपके पास दिस इज़ द पॉइंट A1, दिस इज़ पॉइंट A4, दोनों आगे ऑन द पैराबोला, दोनों पॉइंट्स निकाल दिए ऑन द पैराबोला वाले, A1 एंड A4। अब A2 A3 के लिए क्या करना है? यहीं से आएंगे A2 A3। A स्क्वायर की वैल्यू बताइए एलिप्स के हिसाब से कितना है? A स्क्वायर इज 6 एंड B स्क्वायर इज 3। ये पॉइंट्स है आपके पास है, तो -1, और C भी निकाल देते हैं। C का डेटा आप देख सकते हैं यहाँ से कितना बनने वाला है। तो हम यहाँ पर कंक्लूड कर लेते हैं। C की वैल्यू आप देखना चाहेंगे तो M के ऊपर डिपेंडेंट है कि M की वैल्यू कितनी आती है ना। चलिए, तो M की वैल्यू आप देखेंगे 1 है, सो इट इज़ कमिंग एज 3। तो यहाँ से पॉइंट्स निकाल देते हैं चेक करने के लिए। और टेंजेंट्स हम पहले निकाल चुके हैं, क्या क्या डेटाज आए टेंजेंट के। सो द टेंजेंट T1 सेज इट इज़ y इक्वल टू x प्लस 3 एंड T2 सेज इट इज़ y इक्वल टू -x माइनस 3। ठीक है, चलिए। सो पॉइंट इज यहाँ पे देखिएगा 6 बन गया, 1 बन गया, C का वैल्यू 3 बन गया है, नेगेटिव है आपके पास से x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर जो अगर हम ऊपर वाला साइन लेते हैं प्लस वाला, तो फिर यहाँ पर भी हम दोनों जगह ऊपर वाले साइन लेंगे। ठीक है, तो ये डेटा बनेगा, ऊपर वाला साइन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से तो एक ही स्लोप की एलिप्स के ऊपर 2 टेंजेंट आ सकती है। जैसे ये वाली टेंजेंट है, तो इसी स्लोप की एक पैरेलल इधर भी बन सकती है। तो हमारे लिए कौन सी काम की है? अगर कांस्टेंट में प्लस वाला रहेगा तो प्लस वाले के हिसाब से चलते हैं। सो यहाँ पे आया आपके पास से B स्क्वायर इज 3/3। ठीक है, तो अभी हमने m रखा है, तो एक पॉइंट आएगा -2,1 एंड द अदर पॉइंट के लिए m की वैल्यू क्या रख दी जाएगी? -1। ठीक है, सो वी आर हैविंग द अदर पॉइंट एज B स्क्वायर बाई C, सो -2, ये पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास। सो दिस इज A2 एंड दिस इज A3। अब पूछा जा रहा है हमसे इनका एरिया लेकर आइए। वी आर इंटरेस्टेड कि इनका एरिया क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया, A1 A2 A3 A4, इनका एरिया। तो आप देख सकते हैं एरिया बनाने के लिए आसान सी बात है, ये बिल्कुल अपोजिट रहेंगे, इसके नीचे ये रहेगा, इसके नीचे ये रहेगा। तो ये एक आपके पास से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा यहाँ से हमारे पास से ट्रेपेजियम बन जाएगा। ये भी पैरेलल होंगे, ये भी पैरेलल होंगे, तो इस तरह का हमारे पास से एक शेप बनेगा। और जिसका एरिया कैसे लिखा जा सकता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू द विड्थ। ये विड्थ कितनी है इनके बीच की, वो हम निकाल लेते हैं। तो आप बताइएगा, ये x कोऑर्डिनेट 3 है, यह वाला x कोऑर्डिनेट -2 है, तो दोनों के बीच में विड्थ कितनी है? दिस इज द x इक्वल टू -2 वाली लाइन, दिस इज x इक्वल टू 3 वाला लाइन, सो द विड्थ इज 5। अब ये गैप कितना है, ये गैप कितना है? ये वाला गैप है आपके पास से 2, और ये वाला गैप कितना है? इन दोनों के बीच का गैप निकाल दीजिए, दिस इज 12, क्योंकि ये पॉइंट आएगा आपके पास से 3,6, दिस पॉइंट विल कम एज 3,-6, तो ये गैप कितना है? 12 है, और ये पॉइंट्स हम निकाल ही चुके हैं, -2,1, -2, दिस इज 2। तो एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2 प्लस 12 इंटू इनके बीच का विड्थ कितना है? इट इज 5। तो आपके पास है 7 × 5, वी आर गेटिंग दिस एज 35 एज एन आंसर।
So we are getting 35 as an answer. So 35 अगर हमारे आंसर आ रहा है तो we will mark which option? We will mark A as an answer, not as a B. So the final answer we are getting this as AC. आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2023 पेपर 1। क्वेश्चन है पैराबोला के ऊपर, कॉनिक सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है, जिसके लिए हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उस क्वेश्चन को और उसकी डिफ़िकल्टी लेवल को डिस्कस कर लेते हैं कि उस टाइम पे जो जेईई एडवांस के स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट्स ने दिया था जेईई एडवांस का एक्चुअल पेपर, उन्होंने इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटैम्प्ट किया था, इसकी टफनेस लेवल क्या थी और कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसको अच्छे से स्कोर किया था। उसके पहले मार्किंग को देख लेते हैं। -1 की मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है और सही करने पर है +3। SCQ के अंदर ये पूछा गया था, जैसा आप जानते हैं कि जेईई एडवांस के अंदर पेपर का जो पैटर्न है वो डिसाइडेड नहीं होता है, डिस्क्लोज नहीं होता है। टीचर्स से पहले आप ही लोगों को, पहले स्टूडेंट्स को ही ये बात बताई जाती है, ताकि हर एक स्टूडेंट अपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करने वाला है, क्या उसकी स्ट्रैटेजी हो, इस बारे में वो खुद सोचे, ना कि कोई और उसको बताए। उसके अंदर डिसीजन लेने की पावर, एक स्ट्रैटेजी बनाने की चीज़ें IITian बनाने के पहले ही वो चेक करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कभी भी मार्किंग स्कीम और पेपर का पैटर्न नहीं बताते हैं, बल्कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की कट ऑफ की भी कंस्टेंट वहाँ पर रहती है। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, तो आप देखोगे 21% स्टूडेंट ऐसे थे इस एक्चुअल एग्जाम के अंदर, गिवन टाइम फ्रेम के अंदर, जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही कर दिया था। तो मतलब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये क्वेश्चन नहीं कंसीडर हुआ है। अगर आपसे ये सवाल नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें है, प्रैक्टिस की ज़रूरत हमें और इसके अंदर रहने वाली है। 20% स्टूडेंट जितनों का सही हुआ, अप्रोक्सीमेटली उतनों का ही ये क्वेश्चन गलत भी हुआ है और 58% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने छोड़ दिया। ये बेचारे वो स्टूडेंट्स हैं जिनका हो सकता है कि आंसर मैच नहीं कर रहा हो, इस वजह से छोड़ा हो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, या ये हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉनिक सेक्शन चैप्टर से, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला से बहुत डरते हैं, तो उसको तैयार करके ही नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इधर से निकलकर इधर पहुंचना है, कम से कम अटेम्प्ट तो करें। सही होना गलत होना ये अलग कहानी है, ये प्रैक्टिस करके हम वहाँ से यहाँ आ सकते हैं, पर अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं मतलब हमने चैप्टर को छोड़ ही दिया, ये बात गलत है। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में लिखा है P इज़ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला, ओके, एंड फॉर A इज़ अ पॉजिटिव। ठीक है, पैराबोला का A स्टैंडर्ड पैराबोला दिया है एंड नॉर्मल टू द पैराबोला एट P मीट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट Q। अब इसलिए कहा जाता है कि टेंजेंट और नॉर्मल के फॉर्मूले स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए डायरेक्ट याद होने चाहिए। नॉर्मल टू द पैराबोला एट पॉइंट P मीट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट Q। तो अगर हम नॉर्मल की इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं तो पैराबोला का जो नॉर्मल का इक्वेशन होता है y = mx माइनस 2am माइनस am क्यूब होता है, और जिस पॉइंट पर वो होता है am² माइनस 2am, ये वो पॉइंट होता है। आप चाहें तो इसको सेटिस्फाई करके भी चेक कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में ये डाउट आ जाता है कि प्लस था या माइनस था, आप रख के देखिए एक बार। am² यहाँ रखेंगे तो am³ बनेगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, y की वैल्यू माइनस 2am बन के आ जाएगी। हाँ ठीक है भाई, तो आप मैथमेटिक्स में ये फैसिलिटीज़ हमेशा रहती है कि आप क्रॉस चेक कर पाएँ। अब ये बोला है कि एक्स एक्सिस को Q पॉइंट पर मिलता है। एक्स एक्सिस की खास बात होती है कि y कोऑर्डिनेट वहाँ पर 0 होता है, तो y हो गया 0, ये हो गया आपके पास mx, और यहाँ पर है 2am माइनस am³। सो वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ एक्स एस 2a प्लस am²। सो द पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट आपके पास से आ जाएंगे 2a प्लस am² 0, दैट इज़ द पॉइंट Q। ठीक है, नाउ द ट्राइंगल ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PFQ। P पता है हमें, P कौन सा था, ये रहा, Q ये रहा, और कौन है, F है। F कौन है, F इज़ द फोकस, a,0। अब इनका एरिया की बात हो रहा है, एरिया दे रखा है 120 है, ओके ग्रेट। M इज़ द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, वो बाय डिफ़ॉल्ट मैच हो गया, वरना हमने तो यही वाला माना, यह स्लोप ही है। एंड A बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। A एंड M बोथ आर नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और इनका एरिया जो है वो 120 आना चाहिए। ठीक है, पैराबोला का एरिया बनाने के पहले देख लेते हैं, स्लोप पॉजिटिव है, A भी पॉजिटिव है, तो अगर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो डायग्राम बना लेते हैं।
पॉजिटिव स्लोप का है अगर, तो फिर मैं ऐसे नॉर्मल नहीं बना पाऊंगा, नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। पॉजिटिव स्लोप अगर बनाना है तो फिर हम इधर से नॉर्मल बनाते हैं, ये आया नॉर्मल। ऐसा करने से ये नॉर्मल जो है, दिस इज़ पी पॉइंट, इसने एक्स एक्सिस को क्यू पे कट किया, एंड दिस इज़ द फोकस जिसकी बात हो रही है। ठीक है, तो देख सकते हैं स्लोप पॉजिटिव है नॉर्मल का, दिस इज़ नॉर्मल। हमें बोला है कि एरिया 120 आता है। अब आप 120 एरिया के लिए क्या करोगे, दोनों पॉइंट तो एक्स एक्सिस पर ही हैं, तो फिर क्या आ जाएगा आपके पास से, ये बेस बन जाएगा एफ क्यू, और जो यहाँ से पी से परपेंडिकुलर यानी पी का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जब हम करेंगे तो वहाँ से रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। सो वी कैन राइट दिस एज, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो द एरिया विल बिकम, आप एफ क्यू का डिस्टेंस निकाल दीजिए, ये Q और ये हैं, तो आप यहाँ से अगर एफ क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे, ए कोऑर्डिनेट इसमें से चला जाएगा, इट इज़ a प्लस ए एम स्क्वायर। ठीक है, सो वी जस्ट नीड टू फाइंड द एरिया, दैट इज हाफ बेस कितना है a प्लस ए एम स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर क्या होगा, y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट देखिए इसका ये रखा, a और m पॉजिटिव थे, नेगेटिव आना चाहिए, बात सेटिस्फाई हो रही है। तो y कोऑर्डिनेट है -2m, तो इसका हाइट कितना माना जाएगा, 2m, इट इज 2m, एंड विच इज गिवन एज, दिस इज द एरिया विच इज गिवन एज 120। सो 2 से 2 भी कैंसिल है, और आप देखें तो a को अगर हम बाहर ले लें तो वी आर गेटिंग दिस a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर इंटू m इज गिवन एज 120। सिंगल वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, इक्वेशन सेम है, एक ही है। हमारे पास पूछा जा रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर एम क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, फिर आगे हमें मैच करके देखना है कि कौन सा ऐसा डेटा है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। वैसे ए स्क्वायर है जो इंटीजर का स्क्वायर लिखा हुआ है, 120 के अंदर क्या कोई किसी इंटीजर का स्क्वायर है, ये आप देख लीजिए। 120 हम क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर से 4 अगर हम कॉमन लेने की सोचते हैं तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 30, तो 4 है आपका परफेक्ट स्क्वायर। 30 में तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो डिसाइड हो गया आपके पास से, देख सकते हैं यहाँ से जो डेटा बन रहा है। तो थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो बनती है बात कि ए स्क्वायर है 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एम है, विच इज़ रिटर्न एज 120। यहाँ पर 2 का स्क्वायर है और 30 लिखा हुआ है। ए और एम बोथ आर गिवन एज पॉजिटिव, सो वी कैन से ए की वैल्यू एक तो 2 है, और यहाँ से अगर हम m को एडजस्ट करना चाहें तो इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी जो दिख रही है आपको सेटिस्फाई कर रहा है, यस 3 सेटिस्फाई कर रहा है। 3 बन जाएगा 1 प्लस 9 10 इंटू 3 30, करेक्ट। सो ए का जो ऑप्शन मैच करने वाला है दैट इज़ 2,3। आज हम डिस्कस करते हैं बहुत ही बढ़िया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन, जिसको हम डिस्कस करेंगे और उससे मैक्सिमम लर्निंग लेने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2023 पेपर 2 के अंदर पूछा गया है, और अगर हम ये देखें कि कितने स्टूडेंट्स ने इसको उस टाइम पे सही किया था, ताकि आप ये पता कर सकें कि आप कितने पानी में हैं, जब जेईई की तैयारी आपकी कैसी चल रही है, जब पर्टिकुलर चैप्टर की बात करते हैं। देखिएगा पूरे नेशनल लेवल पर लेस देन 10% लोगों से बस ये सवाल हुआ था, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। समझ रहे हो, लेस देन 10% स्टूडेंट से अगर ये सवाल हुआ था तो डेफिनेटली इट्स अ फेयर क्वेश्चन, एक अच्छा सवाल है, मतलब सीखने को काफ़ी कुछ है। लेस देन 10% स्टूडेंट से अगर ये हुआ है, बट ऐसे भी सवाल हमने जेईई के एडवांस के अंदर देखे हैं जो लेस देन 1% से हुए हैं, मतलब रिलेटिवली अगर उनसे देखा जाए तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। थोड़ा एक पढ़ने वाला बच्चा इस सवाल को बना सकता है। बाकी क्या हुआ है वो भी देखते हैं। 62% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम गलत कर दिया है, और 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई गेस छोड़ के गए होंगे, या उनके पास टाइम ही नहीं मिला एक्चुअल एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को देखने के लिए। चलिए देखते हैं मार्किंग स्कीम को। अगर हम देखें तो देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग थी ही नहीं, और आंसर्स हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर इसके आने वाले थे। क्वेश्चन पे आते हैं, लैंग्वेज वाले ही क्वेश्चन होते हैं। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन एग्ज़ाम टाइम में अगर प्रैक्टिस नहीं की गई है तो उसको मास्टरी करना, उसको समझना बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। दिस कुड बी द वन ऑफ द रीज़न कि स्टूडेंट्स इसको अटैम्प्ट करने में थोड़ा झिझकते हैं, परेशान होते हैं। इसकी जगह कहीं अगर कोई इंटीग्रेशन होता, कोई इक्वेशन दिख रही होती तो सॉल्व करना शुरू कर देते।
यहाँ एक एक लाइन को डिकोड करना होगा एंड दैट टेक्स द टाइम, पर ये प्रैक्टिस है और ज़रूर हम इसको बढ़िया कर सकते हैं। आते हैं टॉपिक के ऊपर, क्वेश्चन पढ़ते हैं। C1 इज द सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटर एट द ओरिजिन। ठीक है, C1 सर्कल का एनालिसिस कर लेते हैं। C1 इसका सेंटर है आपके पास से, इसका जो सेंटर है वो लिख लेते हैं हम, ओरिजिन पर है, और रेडियस जो है इसका वो है 1। ठीक है, और दूसरा वाला जो सर्कल है उसका सेंटर कहाँ पर है, उसका रेडियस है r और सेंटर है A पॉइंट पर। A पॉइंट पर ये ओरिजिन है, ये A पॉइंट है 4,1 पर, और इसका जो रेडियस है दैट इज़ r, और r की वैल्यू 1 से लेके 3 तक है। जब भी आपको दो सर्कल्स दिए जाए, सबसे पहला काम होता है कि उनकी रिलेटिव पोजीशनिंग क्या है, कहीं वो कट तो नहीं करते हैं, कहीं एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर तो नहीं है, टच तो नहीं करते हैं, इंटरनल टच तो नहीं करते हैं। तो ये पता करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालो और उसको रेडियस के सम और डिफरेंस से कंपेयर कर दे। सो लेट्स फिगर आउट कि सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो है OA। तो आपके पास है 16 + 1, आपके पास है डेटा बन रहा है, मैंने डेटा ठीक लिखा है। रेडियस इसका 1 है, सेंटर ओरिजिन है, पॉइंट है आपके पास से इतना, दिस इज़ कमिंग एज √17। और वहीं पर अगर मैं R1 + R2 की बात करता हूँ तो ये 1 + R है। आप देख सकते हैं R अगर 2 से 3 के बीच में है, 1 से 3 के बीच में, तो ये आपके पास है 2 से 4 के बीच में आएगा। कितना बन जाएगा 1 + R, 2 से 4 के बीच में। तो चाहे कुछ भी हो, सेंटर्स की डिस्टेंस R1 + R2 से ज़्यादा है। सेंटर्स ज़्यादा दूर हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों सर्कल एक दूसरे से दूर रहेंगे, देयर विल बी नो टचिंग, देयर इज़ नो इंटरसेक्शन। ठीक है, तो दोनों सर्कल्स की लोकेशंस ऐसी है कि दूर दूर है। ये हमने यहाँ तक डिकोड कर लिया है। आगे पढ़ते हैं। 2 डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट्स PQ and ST to S1 and S2 आर ड्रॉन एंड टेंजेंट PQ टचेस C1 at C1 एंड P at Q। तो 2 टेंजेंट्स बनाई गई हैं, दोनों को टच करती हैं, तो दीज आर नोन एज कॉमन टेंजेंट्स। तो 2 डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट्स PQ and ST ऑफ C1 and C2 आर ड्रॉन। कहाँ कहाँ पर टच करते हैं ये नॉलेज हमको दिया हुआ है, तो चलिए इस बात को फिर कैपिटलाइज कर लेते हैं। अभी हमने क्या देखा है, सर्कल्स की लोकेशन निकाल दी है। आइए बना लेते हैं डायग्राम, क्या बात बन रहा है। पहले वाले का सर्कल छोटा है, दूसरे वाले का सर्कल बड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की है, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये क्या बना सकते हैं, किधर बना सकते हैं, ये दोनों इनकी कॉमन टेंजेंट्स हैं। ये है अपना सर्कल C1, ये वाला है सर्कल C2। PQ है और एक ST है। PQ टचेस C1 एट P पर, यहाँ P पर, यहाँ Q पर, एंड ST टचेस C1 एट S, यहाँ पर S पर, यहाँ पर T तक। तो यानी हमने इतना क्वेश्चन डिकोड कर लिया है। अब आगे कहानी। मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ and ST are joined to form a line which meets the x-axis at point B। अब सुनिए, PQ और ST ये दोनों कॉमन टेंजेंट्स की लेंथ है। आप ध्यान से देखिए, ये दोनों कॉमन टेंजेंट है, ये भी कॉमन टेंजेंट है, ये भी कॉमन टेंजेंट है। तो बस यहाँ पर फिर आता है, इनके मिड पॉइंट्स की बात कर रहे हैं और उसको ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम कॉन्शियस हो जाएंगे। एक चीज़ और भी, आप सोच रहे होंगे सर आपने ये इनडायरेक्ट टेंजेंट ही क्यों ली, आपने ये वाली क्यों ना ली। हम ये वाली भी ले सकते हैं, दूसरा भी केस पॉसिबल है। क्या हो सकता है कि ये ऐसा हो, यहाँ पर ऐसा हो, और ये दोनों टेंजेंट्स की अगर हम बात करें, एक यहाँ पर है और एक ऐसा है। क्या ये वाला केस पॉसिबल है। कुछ लेंथ वगैरह की तो बात की नहीं है सच, है ना। AB की बात की है, A और B कहाँ पर है, B कोई रैंडम पॉइंट है जहाँ बात हो रही है। सो दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी एज वेल, कि ये वाला केस भी हो सकता है ना। पर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमारा काम आएगा। क्या कॉन्सेप्ट है, रेडिकल एक्सिस का। रेडिकल एक्सिस वो एक्सिस होता है जो कॉमन टेंजेंट्स को बाइसेक्ट करता है। रेडिकल एक्सिस इज द एक्सिस विच बाइसेक्ट्स द कॉमन टेंजेंट्स। और यहाँ पर यही हो रहा है, हमें इनके मिड पॉइंट से मिलाने को बोला गया है। तो जब मैं इनको मिलाऊंगा तो रेडिकल एक्सिस एक लाइन होती है और लाइन के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं।
इनको भी अगर मिलाऊंगा तो ये बन जाएगा। तो ये जो दो लाइन है दैट इज़ द रेडिकल एक्सिस। और रेडिकल एक्सिस आपको निकालने के लिए बस कुछ नहीं करना होता, दो सर्कल्स का डिफरेंस लेना होता है। पहले वाले सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। सेकेंड वाले की इक्वेशन है 4,1 है इसका सेंटर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस है आर स्क्वायर, सेकेंड सर्कल। ऐसा करने से हमारे पास लाइन आ जाएगी। आइए बात करते हैं। सो इट इज़ कमिंग एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। तो समझ में आ रहा है क्यों लेस देन 10% से हुआ है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉपर्टी पता ही नहीं होती है कि दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल एक्सिस। तो चाहे ये वाला सेगमेंट बने या इंटरनल वाला बने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या दोनों ही इंटरनल वाला हो, ये भी केस हो सकता है कि दोनों ही इंटरनल वाले हों, वो भी बात बना सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ बनाइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y, 4 और 1 17 माइनस आर स्क्वायर। दे गेट्स कैंसल्ड आउट। और बताइएगा आपके पास डेटा कितना कितना बनेगा? इट इज़ कमिंग एज 8x प्लस 2y, यहाँ -1 है और यहाँ -17 है, -18 है, माइनस आर स्क्वायर है, 0 है। ठीक है, यहाँ से आप डेटा देखिए, प्लस 8x है प्लस 2y है, 17 है, -17 बनेगा, वो रहा -18। सो दिस इज़ द लाइन। अब हमें इसके आगे भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या पढ़ो? ये एक्स एक्सिस को बी पर कट करता है, तो अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो वहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा। y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो आपके पास से डेटा आ गया x कोऑर्डिनेट का, विच इज़ 18 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 8। सो b पॉइंट इज नोन टू अस, इट इज़ 18 माइनस आर स्क्वायर बाई 8 कॉमा 0 एंड वी ऑलरेडी हैव a पॉइंट। a इज़ 4,1। हमें a b पता है, मतलब a b स्क्वायर पता है। a b की वैल्यू √5 है, हम a b स्क्वायर 5 ले सकते हैं। अब देखिए a के अंदर तो नंबर्स हैं, b के अंदर r है, तो बस सब जगह r ही r है, इसको सॉल्व करेंगे तो बात बन जाएगी। 4 लिखा हुआ है, थोड़ा सा डेटा इसको हम चेक कर लेंगे, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है किसी तरीके का। और एक बार अगर हम श्योर हो जाएंगे तो फिर तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो श्योर होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ से आंसर गलत आया तो फिर गलत ही आएगा वो। लेट मी रीचेक इट। y 0 कर दिया है, ठीक है, यही डेटा आ रहा है। तो आइए डिस्टेंस निकालते हैं। ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो हम निकाल ही लेंगे। इनका डिस्टेंस का स्क्वायर, इट इज़ 1, इट इज़ 5। देखिए 0 है, यहाँ पे 1 है, डिफरेंस बनिए आएगा। और बना लेते हैं सामने आपके पास से। हाउ मच वी कैन राइट इट एज 4 माइनस, इट इज़ 9/4 माइनस आर स्क्वायर बाई 8, पूरे का स्क्वायर है, सामने आपके पास से 4 आता है। ठीक है, अब एक काम हो सकता है क्या कि उस स्क्वायर को अगर हम हटाएं तो सामने हमारे पास डेटा बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपके पास से 16 7/4 प्लस आर स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू, रूट हटाएंगे, रूट लेंगे, प्लस -2 आने वाला है। सो हमें कौन सा डेटा लेना है वो हमको देखना है। माइनस वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा, प्लस वाले की हम बात करेंगे। सो 8 - 7 इज 1/4। So we are having the value of r square as 2. That is the value of r square. So answer आ गया guys. The answer is 2. 2 is the answer. वी आर हेयर टू डिस्कस JEE एडवांस 2022 पेपर 1 का एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो सर्कल चैप्टर से है। और इस क्वेश्चन को उस टाइम पे जितने स्टूडेंट से पास किया था उसके डिफ़िकल्टी लेवल का एक्चुअल एनालिसिस करते हैं, वो आप देखेंगे। लेस देन 1% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। हर साल जिस साल का एग्ज़ाम होता है JEE एडवांस वाले हमेशा इस डेटा को रिलीज़ करते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने
पेपर का क्या उनका बिहेवियर रहा, बल्कि वो कई सारे ग्राफ्स भी उस रिपोर्ट के अंदर रखते हैं कि मैथमेटिक्स में कैसा उनका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था, फिजिक्स में कैसा था, विद नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एज वेल, है ना। दूसरा, अगर हम देखें कि मार्किंग यहाँ पर नेगेटिव नहीं थी, इसीलिए क्वेश्चन को ज़्यादा अटैम्प्ट किया, तो आप देख सकते हैं अनआंसर्ड रॉन्ग क्वेश्चन जितने भी स्टूडेंट्स हैं 64% बच्चों ने इसको गलत किया, और वहीं पर हम देखें तो अनआंसर्ड थे 35। ठीक है, इन्होंने ट्राई ही नहीं किया। ऑल्दो हो सकता है इसमें ऐसे स्टूडेंट्स या तो टाइम नहीं बचा हो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उनको थोड़ा लगता हो क्या इसको अटेम्प्ट करने का मतलब नहीं है। ठीक है, आते हैं टॉपिक के ऊपर, और याद रखिएगा तुक्का लगाना यहाँ पर फेयरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि अप टू 2 डेसिमल के अंदर इसका आंसर आने वाला है। तो जिससे कॉन्सेप्ट बनता होगा वही ये बात बनाएगा। इसी की जगह अगर ये SCQ होता तो स्टूडेंट्स का बिहेवियर और जो रिस्पॉन्स हमें दिख रहा है वो काफ़ी हद तक बदल गया होता। तो इसीलिए ये एडवांस के अंदर इट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट किस सेक्शन के अंदर, किस मार्किंग स्कीम के अंदर क्वेश्चन को पूछा गया है। आते हैं टॉपिक के ऊपर। पढ़िए, ABC इज द ट्राइंगल with AB as 1 and AC as 3 and BAC is 90 डिग्री। अब ये जो डेटा दिया है इसको पकड़िएगा, AB 1 है, AC 1 है, और BAC का मतलब ये है कि वर्टेक्स A पर 90 डिग्री बनने वाला है। ठीक है, तो A से B का लेंथ दे रखा है, A से C का दे रखा है, और A पर एंगल 90 है। ठीक है, द रेडियस ऑफ द सर्कल हमको मालूम है, इट इज़ गिवन एज R एंड टचेस द साइड्स AB AC एंड ऑल्सो टचेस इंटरनली द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यार ट्राइंगल बना के देख लेते हैं क्या हो रहा है। बनाने लगे। अब यहाँ पर सर्कल्स की इक्वेशंस का भी यूज़ होगा, तो हम एक काम करते हैं, एक्स एक्सिस की तरफ ओरिजिन को A लेते हैं, यहाँ B और यहाँ पर C, और यहाँ बना लेंगे इसको ओरिजिन। ठीक है, क्योंकि हमें रेडियस निकालनी है, तो सर्कल्स को अगर हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वगैरह कर दिया जाएगा तो रेडियस को उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो फिर हम यहाँ पर A पॉइंट्स को ओरिजिन कंसीडर कर सकते हैं, रेडियस से हमारा आंसर की चेंजेस नहीं आने वाले, सेम ही आएगा। तो फिर हमने A को ओरिजिन कंसीडर किया और AB को इस लेंथ की तरफ लिया है जहाँ पर ये एक्स एक्सिस है। तो दिस विल कम एज 1,0 और ये है आपका 0,0। अब हम A और C की बात करते हैं, दिस इज़ कमिंग एज 0,3। ठीक है, और ये एंगल हो गया 90। तो ये जो डेटा है फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ, क्या हमने इसको पूरा तरीके से यूटिलाइज कर लिया। AB AC लेंथ 3 हो गया, तो कोऑर्डिनेट y एक्सिस की तरफ आएगा इसका, और BAC भी 90 डिग्री हो गया। यस, दिस इज बीन यूटिलाइज्ड। आगे चलते हैं। द सर्कल ऑफ द रेडियस R टचेस साइड AB AC। AB एंड AC को टच करता है, एक सर्कल है, एंड टचेस इंटरनली द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। पहले तो ट्राइंगल ABC का सर्कम सर्कल निकाल लेते हैं। सर्कल सर्कल क्या होता है, इन सर्कल तो अंदर बनता है सर्कम सर्कल, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो आपको याद होगा जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसका जो सर्कम सर्कल होता है उसका सेंटर मिड पॉइंट पर होता है, जो हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ इसका सेंटर होगा, और ये एक तरीके से आपके पास एक सर्कल यहाँ पर आता हुआ हम बना देंगे। एक सर्कल हमने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब एक और सर्कल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। वो सर्कल कौन सा है। नाउ द सर्कल ऑफ रेडियस R टचेस द साइड AB, जो AB को भी टच करता है, AC को भी टच करता है। हमें इस बात का फ़ायदा होगा क्योंकि हमने इनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया है, सो वी कैन गेट द इक्वेशन, थोड़ा सा ईजियर कॉन्सेप्ट से हम निकाल पाएंगे। एंड टचेस इंटरनली द सेमी सर्कल। अब एक सर्कल आप और बनाइए जो इन तीनों को इंटरनली टच करता है, ऐसा हमें एक सर्कल बनाना है। तो हम एक सर्कल थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं ना। तो ये इंटरनली इसको भी टच कर दिया, इसको भी टच कर दिया, इसको भी टच कर दिया। ये है अपना सर्कम सर्कल, ठीक है, और ये है वो रिक्वायर्ड सर्कल जिसकी बात हो रही है, जिसकी की रेडियस R है। ठीक है, अब क्योंकि हमें सर्कम सर्कल के बारे में ये बात पता है, हम यहाँ पे सर्कम सर्कल के बारे में अगर डेटा निकालें सर्कम सर्कल, तो इसके लिए BC क्या बन जाएंगे, क्योंकि देखो BC को ध्यान से देखोगे तो यहाँ 90 बन रहा है, सो BC जो है उसका बनेगा डायामीटर। ठीक है, तो यहाँ पर BC इज द डायामीटर। तो डायमीटर फॉर्म से ही इक्वेशन को लेकर आते हैं। B हमें पता है कितना है 1,0, तो आपको डायमीटर फॉर्म से इक्वेशन लिखनी आती है x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3y
फर्स्ट वाले सर्कल का सेंटर है आपके पास है 1/2, 3/2। आप वैसे भी निकाल सकते थे कि BC का जो सेंटर है, मिड पॉइंट है, वही सेंटर होगा, मिड पॉइंट से भी निकाल सकते थे, है ना। और यहीं से इसकी रेडियस भी निकाल लेते हैं, विच इज़ कमिंग एज 1/4 + 9/4। तो आपके पास है 10/4 यानी √5/2 बनेगा। मूविंग अहेड, अब हम क्या चाहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब जो दूसरा जो सर्कल है, जो एक्स एक्सिस को भी टच करता है, वाई एक्सिस को भी टच करता है, तो एक बात बताइएगा, इस सर्कल के लिए अगर हम सोचें तो इसके लिए क्या खास बात होगी। इसके लिए तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, जहाँ ये टच कर रहा है वो वाला भी आर होगा। तो जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो दोनों से एक्स एक्स डिस्टेंस पर होगा, परपेंडिकुलर जहाँ से बनने वाले हैं उसका तो सेंटर भी r, है और रेडियस भी कितनी होगी, r होगा। तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं लाइक दिस, और हमें r ही निकालना है। हमने क्या किया, एक्स एक्सिस को टच करने, आप जनरल सर्कल भी मान सकते हो, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। फिर एक्स एक्सिस को टच करता है तो g² = c बन जाएगा, वाई एक्सिस को टच करता है तो फिर f² = c आएगा, है ना। वहाँ से भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली पता है कि जब ये एक्स एक्सिस को टच करता है तो इसका y कोऑर्डिनेट सेंटर का r होगा, और एक वाई एक्सिस को टच करता है तो x कोऑर्डिनेट भी r होगा। तो r, और ये बन गया। लेकिन हमने अभी एक चीज़ यूटिलाइज नहीं की कि ये दोनों सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं। जब कोई दो सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं तो क्या कहानी होती है। अगर दो सर्कल्स अपने पास अगर इंटरनली टच करते हैं तो क्या कहानी बनेगी, ये बताइए मुझे। दोनों के जो सेंटर्स हैं C1, C2, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसका रिलेशन आता है, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस इज डिफरेंस ऑफ द रेडियस। बस इसको यूटिलाइज करना है, आंसर हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ से हम फंडा लगा देंगे, दिस इज C2, दिस इज R2। सो वी आर हैविंग नाउ इंटरनल टच के लिए R1 - R2 वाला फंडा लगा देंगे। C2 पता है, C1 पता है, सो वी कैन हैव इट एज ½ - R होल स्क्वायर 3/2 - R होल स्क्वायर। इसका रेडियस है इतना, √5/2, और इसका रेडियस है R। तो अंडर रूट यहाँ आया होगा, फिर दोनों साइड हम स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। अब बस इस डेटा को हमें कंप्यूट करना है, सिंप्लीफाई करना है। इट इज़ 1/4, इट इज़ R² - R। इट इज़ 9/4, इट इज़ R² - 3R। ये 5/2 आता है, यहाँ से R² आता है, ठीक है। 2 आता है अपने पास से, √10 टाइम्स R बन जाएगा। अब क्या क्या डेटा बना वो देखो, R² से R² कैंसिल है, और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बताइएगा। दिस इज़ 9/4 + 1/4 इज़ 10/4, 10/4 इज़ 5/2। ये तीनों डेटा भी कैंसिल हो गए अपने पास से, ठीक है। सो ये तीनों डेटा भी आपके पास से कैंसिल हो गए, दिस एंड दिस इज कैंसिल्ड आउट। तो आपके पास क्या डेटा बनता है वो देखिएगा यहाँ से। अब R² - 4R इज इक्वल टू दिस। सो वी आर हैविंग R² - 4R इज इक्वल टू √10R। चेक कर लें एक बार सारा डेटा, -√10R आ रहा है, दैट्स ओनली थिंग। बना देते हैं, मार्क करते हैं। सो R तो 0 होगा नहीं, R का डेटा आपके पास से ये आ जाता है। सो 4 - √10 इज द आंसर। अब मुद्दा ये है कि हमें इसका आंसर निकालना होगा। अब आंसर निकालने के लिए √10 को आपको हैंडल करना होगा। वैसे तो पता है कि 3 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, पर डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक हमको जाना है, तो यहाँ पर थोड़ा सोचना होगा। तो आप एक काम कर सकते हैं कि सर इस √10 को थोड़ा लिख लेते हैं, इसको 9 + 1 पावर हम ½ लिख लेते हैं। 9 बाहर लेंगे तो 3 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 + 1/2 × 1/2, थोड़ा सा आइडिया लगा लेंगे तो आपके पास डेटा बन जाएगा। 3 + 1/6 बन जाएगा, और भी डेटास आएंगे, थोड़ा सा और डेटा भी इसके साथ आएगा, पर हमने अभी ये बना लिया। तो हम इसकी जगह थोड़ा इसको ये बनाने की कोशिश करते हैं, डेटा देखते हैं। तो आपके पास से 1 - 1/6 बनेगा। सो वी आर गेटिंग दिस एज 5/6 के आसपास आप इसकी वैल्यू ले सकते हैं। 5/6 कितना बनेगा आप देखिएगा, 6 से डिवाइड करने जाएंगे अगर हम तो 0.8 आ रहा है, 48 तक चला जाएगा। फिर बचेगा आपके पास से 20 को आप डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, ठीक है। 18 के बाद फिर 20, फिर 3 3 3 3 ऐसे चलता रहेगा,
ठीक है, पर याद रखिए ये इसके बाद इधर सारे नंबर्स पॉजिटिव में आएंगे, है ना, ये सारे नंबर्स आपके पास इधर से बढ़ते ही चले जाएंगे। सो 0.833 लिखा हुआ है, तो इसकी एक रेंज गिवन थी पेपर के अंदर 0.82 से लेके 0.86 तक सभी बच्चों को मार्क्स दिया गया था, सभी बच्चों को मार्क्स दिया था। तो वी कैन रफली टेक इट एज 0.84, है ना। तो इसके अंदर जिसने भी आंसर मार्क किया था सबको मार्क्स मिले थे, ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा एनालिसिस करना हर बच्चा अपने और किसी भी तरीके से बना सकता है, ठीक है। तो 0.82 से लेके 0.86 तक जिसने भी स्टूडेंट ने मार्क किया सबको मार्क्स मिले थे, ठीक है। तो आप चाहे ये लिखना चाहे 0.83 लिख लें, 0.84 लिख लें, 0.85 लिख लें, 0.82 लिख लें, एवरीबडी वाज गेटिंग द मार्क्स, ठीक है। वी आर हियर टू डिस्कस एक कॉनिक सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा टॉपिक जो स्टूडेंट्स को थोड़ा परेशान करता है, थोड़ा कम प्रिपेयर करके जाते हैं। रीजन क्लास 11th में इसको पढ़ा होता है। जेईई एडवांस के अंदर कैसी बच्चों की इस क्वेश्चन को लेकर परफॉर्मेंस थी, पहले उसको हम देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आप जानेंगे ओनली 2.92% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। वहीं पर 13% स्टूडेंट ऐसे थे जो -2 घर लेके गए होंगे। 65% तो ऐसे जो इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ दिए हैं, या टाइम कम बचा होगा या फिर आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे। दैट कुड बी द वन ऑफ द रीजन फॉर द नॉट आंसर्ड। मार्किंग स्कीम बिल्कुल इसके लिए ज़रूरी है। -2 का आप जानते हैं एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कि जो थोड़े बहुत मार्क्स हैं उसके अंदर से -2 हो जाए। पर अच्छी बात यह है कि इसके अंदर पार्शियल मार्किंग भी थी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, जो डेटा रिलीज़ किया गया है करेक्ट रिस्पॉन्स का, इसके अंदर दोनों हैं, जो फुल मार्क्स आए हैं वो भी हैं और पार्शियल मार्क्स भी हैं। तो आप एक बात नोटिस कर सकते हैं, 2.92 अगर लिखा हुआ है तो पार्शियल वाले इसके अंदर ज़्यादा होंगे और जिन्होंने पूरा सही किया होगा वो स्टूडेंट्स इसके अंदर कम होंगे। तो जो स्टूडेंट लेस देन 3% है, तो ये मान के चलिए जिन्होंने पूरा सही किया होगा वो तो लेस देन 1% होंगे, ठीक है। तो चलिए ऐसा कौन सा क्वेश्चन है उसके बारे में जितनी बातचीत हो रही है सीखते हैं। कंसिडर द पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला है, एस बी द फोकस ऑफ द पैराबोला। तो हम निकाल लेते हैं, फोकस क्या बन गया 1,0। अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला फ्रॉम द पॉइंट P, -2, 1 एंड मीट्स द पैराबोला एट पॉइंट P1 एंड P2। Q1 Q2 तो काम करते हैं, पहले टेंजेंट भी लिख लेते हैं। सो पैराबोला अगर स्टैंडर्ड है तो टेंजेंट का फॉर्मूला याद रखा करो, y = mx + a/m होता है और पॉइंट आते हैं इसके a/m², 2a/m। बिकॉज ऑफ द पैराबोला a की वैल्यू तो 1 है, इट इज़ y² = 4x। तो पहली दो लाइन को डिकोड कर रहे हैं, टेंजेंट बोला टेंजेंट बना रहे हैं। ये एक पॉइंट है जिससे पास करती हैं दोनों टेंजेंट -2, 1। वैसे आप पेयर ऑफ टेंजेंट के लिए S1 = t² को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, पर मान के चलेगा उसको यूज़ करने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, ज़्यादा टीडियस कैलकुलेशन आती है। बेटर होता है एक टेंजेंट बोला है, इस पॉइंट से सेटिस्फाई कर देंगे क्योंकि लोकेशन बाहर है, ऑटोमेटिकली हमारे पास सॉल्व करने पर m की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ अगर हम रख के देखें 1 है, अगर कैलकुलेशन हमारी सही रही तो यहाँ से 1 बन जाएगा। सो वी आर हैविंग दिस एज m = -2m² + 1 and which ultimately becomes as 2m² + m - 1 = 0. So let's factorize it. Let's see क्या डेटा अपने पास बनेगा। चेक करिए, मैं कह रहा हूँ कि ये इनके फैक्टर्स बनेंगे। -mn + 2m लिखा हुआ है, so we can have the values of m as ½ and the values of m as -1, ठीक है। दो आगे हैं, यहाँ से हम पॉइंट्स में निकाल सकते हैं। m अगर ½ है तो आपके पास से पॉइंट निकल के आएगा 1/4, 2, 1/2 एंड दैट बिकम्स एज 4,4। एक पॉइंट तो आ गया है 4,4 और जो m की वैल्यू -1 है यहाँ से भी हम एक पॉइंट निकाल लेते हैं। m की a की वैल्यू तो 1 है, सो इट इज़ कमिंग एज 1 एंड वी आर गेटिंग दिस एज -2। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी निकाल लिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, क्या क्या बातचीत हो रही है उसके बारे में सीखते हैं, समझते हैं। एस फोकस की बात था, पेयर ऑफ टेंजेंट्स की बात हो रही है। आपको बोला गया है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हम निकाल चुके, दिया हुआ है P1 एंड P2। तो एक इनमें से P1 है और एक इनमें से P2 है। सो लेट्स टैग देम, दिस वन इज P1 एंड वी आर कॉलिंग दिस एज P2, ठीक है।
P1 P2 भी आ गए। Now Q1 and Q2 be the points on this S1 P1 SP2 respectively such that PQ1 is perpendicular to SP1। अब ये थोड़ा बाहर जा रहा है, डायग्राम बना लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, आइए पैराबोला, क्योंकि वो थोड़ा सा घुमा रहा है सवाल को, तो थोड़ा इजी है कि हम पहले डायग्राम को ही बना के देख लें। एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर कहीं पर है, आपने दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है, एक यहाँ कर देते हैं, एक इधर कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द पॉइंट P एंड दीज आर द P1 पॉइंट्स 4,4 एंड दिस इज़ द P2 जो कितना आया था अपने पास से, P2 वाज कमिंग एज 1,-2। इसका स्लोप -1 था, उसका स्लोप हाफ था। 1,-2, इसका स्लोप था -1 और इसका स्लोप था हाफ। एंड द P पॉइंट इज ऑल्सो नोन टू अस एंड द P पॉइंट इज -2,1। पैराबोला हो गया सारी कहानी। यहाँ पर आता है आपके पास से एक डेटा और है, जरी फोकस। फोकस से आप इसको मिलाइए, फोकस से आप इसको भी मिला दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से कुछ और बातें होती हैं, क्या वो सुनते हैं। PQ1 इज परपेंडिकुलर टू S1P, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए एंड दैट पॉइंट इज Q1, और इस वाले के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, दैट इज पॉइंट Q2। ठीक है, नाउ वी नीड टू राइट द इक्वेशन ऑफ दीज लाइंस। SP1 की हम बात करते हैं कि हम इसको क्या लिख पाएंगे। ओके, तो हमारे पास दोनों पॉइंट्स पता है, तो हम इक्वेशन लिखनी चाहिए y-0 एंड इट इज x-1। This will become as 4-0 and 4-1. It is 4/3 x-1। तो यहाँ से आपके पास है 3y equal to 4x-4। We can write it as this data। ये इक्वेशन आ गई। 4x - 3y रख के एक बार वेरीफाई कर लो, 16 आता है, 12 आता है, ठीक है, 1,0। ठीक है, यही इक्वेशन है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है Q1 पर, Q1 PS1 पर, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला होता है वो हम यूटिलाइज करेंगे। कौन सा पॉइंट है, -2,-1 है P से, तो x - x1 अपॉन 4 y - y1 जो इसका फॉर्मूला होता है वो यूटिलाइज करेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। सो y - y1 अपॉन -3 एंड नेगेटिव सेटिस्फाई होगा ये -8 -3 -4 अपॉन 16 + 9। थोड़ा डेटा देखते हैं, 12 और 3 15 बनेगा आपके पास से, और नीचे 25 है। सो 15/25 अगर आप देखें, सो वी आर गेटिंग दिस एज 3/5। 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो x का डेटा भी थोड़ा निकाल लेते हैं। सो वी आर हैविंग 12/5 - 2, सो इट इज़ 2/5। ओके, और y के बारे में भी बात करते हैं। y के लिए आपके पास 1 आता है, यहाँ से 3 बनेगा, 9/5 आपके पास से आएगा, 1 - 9/5, 5 यहाँ पे लिखा है, -4/5। ठीक है, यहाँ से आता है -4/5, 5 यहाँ पर है, -4 आता है। सो वी आर गेटिंग दिस Q1 पॉइंट एज, सो गाइज Q1 इज नोन टू अस नाउ। Q1 इज कमिंग एज हाउ मच, 2/5, -4/5। एक बार फिर से वेरीफाई कर लें, टैलेंट ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। 10 - 2 किया, 2/5 ही आ रहा है। ठीक है ना, एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। 16 और 9 है आपके पास से, -2 8 1 3, ठीक है, 7 15, ठीक है, 3/5 वी आर गेटिंग दिस एज 12/5 -2 10 2/5, 1 की वैल्यू 1। इट्स अ गुड हैबिट to rechecking the data again and again and again, so that, but not again and again, once or twice is fine. So -4/5, yes, ये आ रहा है, we are locking this Q1। P2S जो दूसरी वाली इक्वेशन है उसके लिए हम बात करते हैं, या SP2 की मैं बात करता हूँ कि ये जो कनेक्टिंग वाली लाइन है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका भी 1 है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका भी 1 है, तो इसका मतलब तो क्या हुआ, ये जो है इट्स अ रफ डायग्राम, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, क्योंकि दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट अगर सेम है सो इट्स अ वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो आपके पास इसकी इक्वेशन ही x = 1 आपके पास निकल के आएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट, तुम्हें बता रहा हूँ दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट डायग्राम, है ना। ठीक है, एग्जैक्ट डायग्राम की हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो अब यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर Q2 निकालना चाहते हैं, ये है आपके पास से पॉइंट।
तो इस इक्वेशन को थोड़ा हम लिख लेंगे, x माइनस वन इक्वल टू 0 एंड द p पॉइंट इज -2, 1। तो यहाँ से हम Q2 निकालना चाहते हैं। सो x माइनस x1 अपॉन x का कोऑर्डिनेट 1, y माइनस y1 y का कोऑर्डिनेट 0 एंड माइनस इसको रख देंगे हम -2 -1 1 प्लस 0, इट इज़ कमिंग एज 3। सो वी आर हैविंग x कोऑर्डिनेट एज 1 एंड y कोऑर्डिनेट एज 1। सो Q2 के कोऑर्डिनेट अपने पास आ गए, इट इज़ 1, 1। अब जितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट थी हमने सारे पॉइंट्स के रिक्वायर्ड यहाँ पर निकाल लिया है। हमारे पास Q2 है, हमारे पास Q1 है, और कौन कौन से रिक्वायर्ड है S हमको पता है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं ए ऑप्शन की। S Q1 कहाँ है, ये रहा। S कितना है, S के कोऑर्डिनेट है 1, 0। तो 1, 0 किससे डिस्टेंस निकालिए आप, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2/5 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 4/5 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से 3/5 बनेगा विच इज़ कमिंग एज 9/25, 16/25 एंड अल्टीमेटली वी आर गेटिंग एज 1 आता है अपने पास, पर यहाँ 2 दिया है, ए इज रॉन्ग। ठीक है, बी की बात करते हैं। Q1 Q2 की हम बात करते हैं। Q1 Q2 क्या बनेगा, ढूंढिए। Q1 कहाँ है, ये रहा, Q2 ये रहा, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दीजिए। 2/5 -1 होल स्क्वायर -4/5 -1 होल स्क्वायर। तो 2/5 -1 -4/5 -1। सो व्हेन वी डू अ कैलकुलेशन 3/5 यानी 9/25, और यहाँ 5 आता है, 5 और 4 9 आता है, दैट इज़ 81/25। तो आपके पास यहाँ से 90/25 बनेगा। 90/25 तो उसमें से 3/5 तो कॉमन आ जाएगा, √10 आपके पास से बन जाएगा। सो 3√10/5 बनेगा, दैट्स द बी इज़ द करेक्ट आंसर। ए का सही होना ज़रूरी है, वरना हमारा कहीं डेटा ऊपर ही कहीं गलत हो गया है। ठीक है, सी आपका PQ1 की बात हो रही है। PQ1 P पॉइंट कहाँ है, ये रहा, -2, हालांकि ये तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर से भी निकाल सकते हैं, पर ठीक है, अब हमने पॉइंट्स निकाल दिए हैं। तो P का कोऑर्डिनेट है आपके पास, आप डेटा देखेंगे -2 -2/5, मतलब मेहनत चल रही है कैलकुलेशन वाली, डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं, और 1 है, पर मार्क्स के लिए करना पड़ता है। मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। सो 1 + 4/5 इसका होल स्क्वायर आप कीजिए। तो डेटा वाइज बनाने चलेंगे तो यहाँ से 10 और 2 आपके पास से 12 आता, दैट इज़ 144, प्लस आपके पास से 5 and 4 विल बिकम 9, दैट इज़ 81 एंड डिवाइडेड बाय 25। 144 + 81 अगर आप करने जाएंगे 225 बनेगा। 225 25 से डिवाइड होते ही 9 बचेगा, दैट इज कमिंग एज 3। यस इट इज़ 3। सी इज ऑल्सो करेक्ट। +1 दोनों के मिल गए, वो छोड़ दिया, अच्छा है, तो -2 बच गया। डी में लिखा हुआ है Q2 वो रहा 1, 1। कितना है 1, 0। तो कितना डिस्टेंस है इनके बीच में आप बता दीजिए। It's coming as 1 is the answer, yes. So correct answer is BCD। अगर BCD मार्क किया, फुल मार्क्स +4 मिला होगा, और एक भी गलत मार्क कर दिया -2। सिर्फ सिंगल मार्क किया होगा B +1, ओनली C +1, ओनली D +1, CD +2, BC +2, BCD नॉट +3, इट इज़ +4, क्योंकि सारे करेक्ट आंसर हमने मार्क कर दिए। ए गलत है इसके अंदर, तो एक किसी ने भी कॉम्बिनेशन बनाया होगा, तो -2। आज हम डिस्कस करते हैं JEE एडवांस 2022 पेपर 1, जिसमें कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले कि आप अपनी टेस्ट की तैयारी आज की डेट में आपकी कैसी चल रही है उसका एनालिसिस करें, तो इसका कंपैरिजन आप ज़रूर कर सकते हैं एनालिसिस के थ्रू, कि उस टाइम पे जितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक्चुअल में इस पेपर को दिया था, वो उन्होंने कितने मार्क्स इस क्वेश्चन के लिए स्कोर किए थे, कितने स्टूडेंट्स को टफ लगा था, कितना ईजी लगा था, कौन नेगेटिव मार्किंग लेके गया था। दिस विल गिव यू ए क्लियर आइडिया कि क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। चलिए, वैसे तो नेगेटिव मार्किंग के साथ ये पूछा गया है, और ये मैच द कॉलम को मिक्स किया जाए SCQ के साथ, ये क्वेश्चन थोड़े से डुएबल होते हैं। 4 पार्ट उसके अंदर अगर हैं A B C D,
और सामने अगर PQRS दिया हुआ है उससे मैचिंग अगर कराई जाए तो जब STQ फॉर्मेट में पूछा जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि हमें चारों पार्ट सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और किसी 2 या 3 पार्ट को सॉल्व करके ही हम आंसर तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स को हमेशा एडवाइस किया जाता है पहले पूरे पेपर के अंदर STQs करे, उसके बाद फिर वो मैच द कॉलम अगर STQ फॉर्मेट में उस पेपर में आए उनको पहले ट्राई करे, फिर न्यूमेरिक रेस्पॉन्स करे, सबसे लास्ट में जाके अगर वो चाहे तो फिर वो MCQ जो पार्शियल मार्किंग वाले -2 वाले थे उनको ट्राई करे। सबसे पहले अगर आप MCQ पे चले जाएंगे तो बहुत सारा टाइम आपको वहाँ पर लग जाएगा। देखते हैं क्या इसके अंदर वैसी चीज़ें होंगी कि किसी तरीके से टाइम बचाया जा सके। चलिए देखते हैं। 16.79% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको सही किया होगा, जिन्होंने +3 मार्क्स इसके अंदर लिए। वहीं पर -1 वाले 20% और 62% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कि कॉनिक सेक्शन होल्डर हो सकता है कि पहले से ही छोड़ कर गए हों या एग्जामिनेशन के अंदर आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हों या फिर टाइम कम बचा हो। टाइम भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर एग्जामिनेशन के अंदर होता है, ठीक है। दे गॉट 0 मार्क्स, ठीक है। आप नंबर्स में भी इस डेटा को देख सकते हैं। 26,000 स्टूडेंट ऐसे थे पूरे इंडिया में जिन्होंने JEE एडवांस का पेपर दिया था, उन्होंने इसका सही आंसर निकाला था। 31,000 स्टूडेंट ऐसे हैं अप्रोक्स जिन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर -1 लिया। वहीं पर 1 लाख के आसपास 98,000 स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, ठीक है। दिया हुआ है कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर थे, वो भी लिखा हुआ 1,56,000 स्टूडेंट्स ने JEE एडवांस का 2022 पेपर 1 दिया था। आते हैं क्वेश्चन की तरफ और पढ़ते हैं कि एलिप्स गिवन है, H इज अल्फा कोमा 0, अल्फा की वैल्यू 0 से 2 के बीच में, बी अ पॉइंट, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू H पैरेलल टू द y एक्सिस क्रॉसेस द एलिप्स एंड इट्स ऑक्सिलरी सर्कल एट पॉइंट E एंड F। पूरा एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम भी फिर यहाँ पर सबसे पहले इसी की प्लॉटिंग करना शुरू करते हैं। ऑक्सिलरी सर्कल की भी बात हो रहा है तो सबसे पहले तो हम सर्कल बना लेते हैं। ये आपके पास लिखा हुआ है। यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है दैट इज़ 2,0, एक पॉइंट ये वाला है दैट इज़ -2,0, ठीक है। ये ऑक्सिलरी सर्कल है। ऑक्सिलरी सर्कल होता है ऐसा सर्कल जिसकी डायामीटर मेजर एक्सिस होती है। मेजर एक्सिस को डायामीटर लेके जो सर्कल बनता है दैट इज़ ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। H,0 है, अल्फा इज लेसर देन 2, ठीक है। एक H,0 करके यहाँ एक पॉइंट है, लेट्स टेक अ पॉइंट अल्फा, 0, ठीक है। नाउ अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू H पैरेलल टू द y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है, क्रॉसेस द एलिप्स एंड ऑक्सिलरी सर्कल एट द पॉइंट E एंड F रिस्पेक्टिवली। तो पहले कौन है, एलिप्स से, बाद में ऑक्सिलरी सर्कल है E और F। एलिप्स वाला पॉइंट E है, ऑक्सिलरी सर्कल वाला पॉइंट F है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि जब लाइन ड्रॉ होगी तो ये तो इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कट करेगा। टेंजेंट टू द एलिप्स एट पॉइंट E इंटरसेक्ट द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट G। यहाँ से अब आपको इस पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है तो ये यहाँ आके G पर मिलती है टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट। सपोज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग F एंड ओरिजिन मेक्स एन एंगल L5 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। विच लाइन, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग F, F कहाँ पर है, ऊपर। यहाँ से अगर इसको मिलाया जाए ये वाला एंगल फाई है। तो आपको शायद याद होगा, तो आपने इलिप्स की बेसिक ज्योमेट्री पढ़ी है, उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, इसी को एक्सेंट्रिक एंगल कहते हैं। ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी मतलब हेल्प करना, ऑक्सिलरी एक इंग्लिश का वर्ड है। तो ये कैसे हेल्प करता है कि इसके ऊपर पॉइंट अज्यूम करने में हमें ये हेल्प करता है, टेकिंग द पॉइंट ऑन द इलिप्स। तो जो इलिप्स पर पॉइंट होता है उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑक्सिलरी सर्कल पे मिलाया जाता है, उसको ज्वाइन करते हैं जब सेंटर से, उसका एंगल फाई आता है। तो ये जो रेडियस है इसकी आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4 है तो इसका रेडियस 2 बनेगा, सो दिस लेंथ इज 2। सो एफ के कोऑर्डिनेट आपके पास से आ जाएंगे 2 cos फाई, 2 sin फाई। कंपोनेंट कर सकते हैं, 2 लिखा हुआ है, 2 cos फाई और वर्टिकली 2 sin फाई आपके पास एफ आ गया है। अब आपको पता है कि ये जो FEH लाइन है, ये लाइन कैसी है, ये जो लाइन है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। पैरेलल टू वाई एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है और इन सब का जो x कोऑर्डिनेट है वो है अपने पास 2 cos फाई एंड दैट्स द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। यही अपने पास वैल्यू भी किसकी है, अल्फ़ा की है।
तो ई पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो इसी के करस्पॉन्डिंग ई पॉइंट जो एलिप्स को माना जाएगा। अब चाहो तो इसको एलिप्स की इक्वेशन में रख दीजिए, वो रहा। तो 4 रखेंगे, 4 से 4 चला जाएगा, कॉस स्क्वायर 5 है, वहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5 बन जाएगा, जेट इज साइन स्क्वायर 5, फिर 3 लिखा हुआ है। सो वी कैन टेक ई पॉइंट एज 2 cos 5 कॉमा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो वी विल टेक द पॉजिटिव डेटा। ठीक है, सो √3 आपके पास से साइन 5 ई पर आ गया है। नाउ वी आर राइटिंग द टेंजेंट। सो नाउ लेट्स राइट द टेंजेंट। टेंजेंट क्योंकि पॉइंट ऑन द कर्व है, टेंजेंट की इक्वेशन t इक्वल टू 0, x बाई x1, यहाँ से डेटा बनेगा एंड दैट इज 1। अब g वाला पॉइंट कैसे आएगा? इट इज ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पर है, इसके लिए वी जस्ट नीड टू पुट y इक्वल टू 0। तो y को अगर आपने 0 कर दिया तो आपके पास है x cos 5 बाई 2, इट इज 0, इट इज 1, इट इज 2 sec 5। यहाँ से आपके पास है 2 sec 5 बन जाएगा एंड दैट इज g, विच इज 2 sec 5, 0, दिस इज g। ठीक है, ये E है, ये F है, ये G है। अब एक ट्रायंगल के एरिया की बात हो रही है, वो है FGH, 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 FGH। तो क्या हमें सारी बातें पता है? F का कोऑर्डिनेट पता है, ये रहा, G ये पॉइंट पता है, और H कहाँ पर ये है, इसकी बात हो रही है। FGH, FGH की बात हो रही है। तो आप बताइए एरिया कैसे निकलेगा? बेस इंटू हाइट होगा। तो ये अगर देखा जाए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, FHG एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो बेस इज HG और हाइट इज FH। तो यहाँ से एरिया निकल के आ जाएगा। सो एरिया अगर हम निकालें, सो बेस GH यानी HG एंड द हाइट इज FH। ठीक है, तो आप सारे कोऑर्डिनेट जानते हैं। F के कोऑर्डिनेट कहाँ हैं? ये रहा। तो जो FH हाइट होगी वो क्या होगी? सब Y कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि X कोऑर्डिनेट तो 0 है H का। H के कोऑर्डिनेट क्या है? H के कोऑर्डिनेट है आपके पास से 2 cos 5, 0। ठीक है, तो डिफरेंस आएगा 2 sin 5, तो दैट इज द लेंथ ऑफ FH, 2 sin 5। ठीक, अब आता है HG। H और G का डिफरेंस कहाँ है? H ये रहा H, और G कहाँ पर है? G ये रहा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे निकलेगा? X कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। इसका कोऑर्डिनेट है 2 sec 5 और इसका कोऑर्डिनेट है 2 cos 5। तो ये लेंथ कैसे निकलेगी? ये 2 sec 5 है, ये 2 cos 5 है, तो इनका डिफरेंस ले लेंगे। सो वी आर हैविंग दिस एज 2 sec 5 माइनस 2 cos 5। वन बाई 2 sec 5 माइनस 2 cos 5, ये डेटा बन गया। चेक कर लें फिर से। तो ये टोटल लेंथ कितनी है? OG लेंथ इज 2 sec 5, OH लेंथ कितना है? OH लेंथ इज 2 cos 5। तो बचा हुआ लेंथ दोनों का डिफरेंस 2 cos 5 माइनस 2 sec 5 माइनस 2 cos 5 लेंथ आ गया। आपको बात समझ में आई है कि नहीं आई है? ऐसे ही बोल रहे हो गई। ये कहानी थी। ये H है, ये G है, यहाँ पर F था, ये x एक्सिस है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट था आपके पास 2 cos 5, 0, और ये था आपके पास 2 sec 5, 0, और ये था आपके पास से 2 cos 5, 2 sin 5। तो आप देख सकते हैं हाइट आ जाएगी 2 sin 5 और ये इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। आगे चलते हैं। 2 से 2 चला गया है, साइन कॉस में थोड़ा चेंज कर लेते हैं आपके पास से। तो यहाँ से आपके पास से cos 5 आता है और यहाँ पर भी आपके पास से 2 बन जाएगा। एक 2 से एक 2 चला गया, यहाँ पर है sin 5। सो हम इसको देख सकते हैं कि हम इसको लिख पाएँ। साइन अपॉन कॉस तो आपके पास से tan बन चुका है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर 5। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ डेल्टा। ठीक है, अब जो बातें पूछी जा रही है, अच्छी बात क्या है कि इन्होंने एक्सप्रेशन के बाद वाई दिस इज कंसिडर्ड एज ए बिट ऑफ ए ईजियर क्वेश्चन, क्योंकि एक ही एक्सप्रेशन पर सिर्फ थीटा चेंज किया है। इसी पेपर में एक और एज द मैच द कॉलम था, वो भी आसान था, पर 2 अच्छे सवाल थे इसके अंदर, जिसके अंदर पूरा एनालिसिस करना पड़ रहा था। सो दिस वाज ऑन रिलेटिवली ऑन ईजियर साइड। अब 5 के हिसाब से डेटा चेक करना है, आंसर अपना वेट कर रहा है। व्हेन आई टेक 5 एज अ π/4, तो आप बताइए डेल्टा क्या बनेगा? 10 π/4 इज 1,
और ये 1/√2 का स्क्वायर बनेगा एंड दैट इज़ 2, द आंसर वी आर गेटिंग एज 1। तो ये 1 की तरफ चला जाएगा। ठीक है, मूविंग अहेड, सेकंड वाला, व्हेन फाई इज़ π/3, π/3 है तो डेल्टा निकालते हैं, √3 आ जाएगा और 60 डिग्री पर इसकी वैल्यू √3/2 आता है, होल स्क्वायर हम करेंगे, 4 बनेगा, चला जाएगा। वी आर हैविंग दिस एज 3√3/2। क्या है डेटा है 3√3/2, यस टी। क्या हमारी बात बनी? तो देखिए फर्स्ट को क्यू से कनेक्ट करना है, फर्स्ट को क्यू से कनेक्ट गलत, फर्स्ट को क्यू से कनेक्ट गलत, 2 ऑप्शन है लास्ट वाले। और सेकंड वाला π/3 दिया है, π/3 टी को, सो टी को कनेक्ट करना चाहिए, टी को कनेक्ट करना चाहिए, डी वाला गलत है, सी हो गया। तो जो बात मैं कह रहा था आपसे कि 2 को सॉल्व करने से ही बात बन जाती है, ऐसे टाइम इसके अंदर बचता है, दैट्स वाई दे आर प्रिफर्ड कि आप इनको सॉल्व करें। यही अगर एमसीक्यू होता तो वहाँ आपको एक एक ऑप्शन पर बहुत लॉजिकली फोकस करके आंसर निकालने पड़ते और एक भी गलत मार्क हो जाता तो -2 मिलता। यहाँ ये लास्ट के दोनों की वैल्यूज रख के, हालांकि वैल्यू ही रखनी है पर करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में अगर हर पेपर से, हर क्वेश्चन से अगर हम आधा आधा 1-1 मिनट भी बचाते हैं वो बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर शुरुआत वाले फर्स्ट 5 मिनट्स एंड द लास्ट 5 मिनट्स बहुत डिफरेंस होता है। लास्ट के 5 मिनट्स में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके डिसीजन मेकिंग करते हैं और शुरू के 5 में थोड़े से लीनियंट रहते हैं, थोड़े से आराम से रहते हैं ना। तो याद रखिए यहाँ से टाइम अपने पास बच रहा है, फिर भी हमें सॉल्व करना है। वी आर हियर फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ द क्वेश्चन। तो हम कंप्लीट करते हैं इसको, π/6 और आएगा तो tan π/6 की वैल्यू 1/√3 आएगा और साइन की वैल्यू 1/2 बन जाएगा, दैट इज़ होल स्क्वायर। 1/2√3 आपके पास अगला डेटा बनेगा। ये देखिए, ये भी यही समझा रहा है कि थर्ड की वैल्यू s से कनेक्ट होगी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ वन। फोर्थ कहता है कि फाई की वैल्यू अब ले चलनी है π/12। π/12 मतलब होता है 15 डिग्री। ये है 15 डिग्री और ये है आपके पास है साइन स्क्वायर 15 डिग्री। इसका डेटा हमें निकालना। tan 15 को तो हमने सोच लिया है क्या लिखने वाले हैं हम, इसको आप लिख सकते हैं tan 60 - 45, लेकिन sin 15 को हम लिखेंगे 1 - cos डबल थीटा, cos 2 थीटा हो जाता है, sin स्क्वायर थीटा 1 - cos 2 थीटा, और वो डेटा आपके पास से आएगा 30 डिग्री बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको डेटा को हम कंप्यूट कर लेते हैं कि हमारे पास कितना डेटा यहाँ से बनने वाला है। सो वी आर हैविंग दिस एज 2 √3 - 1 + √3 + 1 एंड cos 30 डिग्री आपके पास और लिखा हुआ है विच इज़ 1 - √3/2/2। सो लेट्स सिंप्लीफाई ऑल ऑफ देम। √3 - 1 आपके पास है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर √3² - 1 रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। 2 - √3, इस 2 से ये वाला 2 चला गया है और यहाँ अभी 1 और 2 बचा हुआ है। ठीक है, चलिए बनाते हैं, देखते हैं क्या बात बनती है। सो क्या यहाँ पर बात बना, कुछ देख के बताइएगा मुझे। यहाँ पे आ रहा है 3 - 1, 3 - 1 इज़ 2, तो आपके पास से 4 बन गया है। और इसको भी थोड़ा आप देखिए, आप 4 - 2√3 कर दीजिए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आप जानेंगे कि ये जो लिखा हुआ है ये भी √3 - 1 का होल स्क्वायर है। सो अल्टीमेटली वी आर हैविंग √3 - 1 होल स्क्वायर होल पावर 4 एंड 2 इज़ 8। तो इसका आंसर आपके पास से P को मार्क होगा, √3 - 1 पावर 4/8। तो यानी 4th वन P से मार्क हो गए। देखिए P से ही मार्क हो रहा है। क्वेश्चन पहले ही सॉल्व हो चुका था, 2 स्टेप पहले ही, और उससे आंसर क्या भी पता चल गया था। तो जब कभी आपके पेपर में अगर मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन है जो SCQ फॉर्मेट में पूछा गया है, पहले या दूसरे केसेस में आप उसको सॉल्व कीजिए। SCQs पेपर में नहीं है तो सबसे पहले इनको कीजिए, SCQs हैं तो पहले SCQ कीजिए, फिर मैच द कॉलम वालों को सॉल्व कीजिए। डेफिनेटली यहाँ पर हायर चांसेस हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं JEE एडवांस 2022 पेपर 2 का वो सवाल जो सबसे बदमाश सवाल है। बहुत कम बच्चों से क्वेश्चन सवाल हुआ था, वन ऑफ द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर।
डिफ़िकल्ट का पता कैसे चला? क्योंकि ये डिफ़िकल्ट वर्ड या इजी वर्ड तो रिलेटिव वर्ड होता है। हर स्टूडेंट के लिए, किसी स्टूडेंट के लिए कोई सवाल आसान है तो किसी एक दूसरे स्टूडेंट के लिए वही क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। इसका एनालिसिस करने के लिए हम जेई की वो रिपोर्ट का हेल्प लेंगे जो उस टाइम पे जेई वालों ने रिलीज़ की थी। तो वहाँ से हमें पता चलता है, आप देखिएगा, करेक्ट रेस्पॉन्स कितने स्टूडेंट्स का? ओनली 0.4%, मतलब 0.5% से भी कम स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। फिर तो माना जाएगा ये वन ऑफ द डिफिकल्ट प्रॉब्लम। देखिए 1,55,617 स्टूडेंट्स ने किया था सही, सिर्फ 624 स्टूडेंट्स का सही हुआ था। और मान के चलिए 0 से 9 के बीच में बोथ इंक्लूसिव इंटीजर्स के अंदर है, तो कुछ स्टूडेंट इसके अंदर भी तुक्के वाले रहे होंगे, क्योंकि 0 से 9 के बीच में कोई भी ऑप्शन आप मार्क करोगे तो 1/10 चांसेस है कि सही हो जाए। बट नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर थी, इसीलिए यही मान के चलेंगे कि जो 624 है 90% स्टूडेंट इसके अंदर जेन्युइन स्टूडेंट्स रहे होंगे। 91 स्टूडेंट्स ने इसको छोड़ दिया, 91% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को स्किप किया। और वहीं पर रॉन्ग आंसर वाले जो है माइनस में ले जाने वाले भी ये है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है तो इसको छोड़ ही दिया है। 91% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। तो ऐसा कौन सा बवाल क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा बवंडर क्वेश्चन है? लेट्स सी। क्वेश्चन दिया हुआ है हाइपरबोला, कॉनिक के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। कॉनिक के ऊपर क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है x²/16 - y²/64 = 1। फोकस है S और S1, S लाइज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो फोकस में से जो एक फोकस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला है, तो S1 कौन सा हो गया? जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होगा। P इज द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक पॉइंट ले लिया है P, और फिर यहाँ पे एंगल बनाया गया है SPN S1 का, दैट इज एंगल इज अल्फा, जो कि 90 से कम है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट S एंड हैविंग द सेम स्लोप दैट ऑफ द टेंजेंट एट P। उस P पॉइंट पर जो टेंजेंट है वैसी हम एक लाइन S से पास होने वाली बना रहे हैं, फोकस से पास होने वाली लाइन, जो कि इंटरसेक्ट द स्ट्रेट लाइन S1P एट P1। अभी जितनी बातें बोली हैं इसको डायग्राम से थोड़ा समझते हैं कि क्या बातचीत हो रहा है। जी चलिए बनाते हैं। हाइपरबोला की बात है, हाइपरबोला बनाया, यहाँ पर एक फोकस है ये S है, यहाँ दूसरा फोकस है ये S1 है, और एक पॉइंट है अपने पास P से इसको ज्वाइन किया, P से इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। गॉट इट? इसके बाद हुआ क्या है? तो S और S1 हम पहले चाहें तो इनके बारे में कुछ बातें निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो आप इसका कंपैरिजन जब इस वाले से करेंगे, x² बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 8 है। तो यहाँ से अगर हम एक्सेंट्रिसिटी निकालने जाएंगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आपके पास से आता है, इट इज़ 664, और ये यहाँ से 100 आपके पास से आता है। तो ये आपके पास से थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो बात बन जाएगी, 16/25 आपके पास से बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 25 और ले लेंगे, 41 बनेगा, सो इट इज़ √41/5, ठीक है। ये आपके पास एक्सेंट्रिसिटी आ गई है। तो फोकस अपने पास निकल के आ गए हैं। एस का कोऑर्डिनेट आता है AE, 0, वो बन जाएगा आपके पास से, ये 10 है, सो इट इज़ 2√41, 0। वहीं पर S डैश आपके पास से बनेगा -2√41, 0, ठीक है। दोनों फोकस आ गए, S भी आ गया, S डैश भी आ गया। दोनों फोकस आने के बाद अब हमसे जो आगे की कहानी पूछी उसके बारे में बात करते हैं। एक बात बताइए, अगर ये हाइपरबोला है तो हाइपरबोला की जो बेसिक डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या होती है हाइपरबोला की? कि दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। क्योंकि ये समझाया गया है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो ये डिस्टेंस कम होगा, ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा होगा। वैसे कहानी तो ये बनती है PS - PS1 का मॉड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, बिकॉज इन दिस केस ये फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में है एक्स एक्सिस पर, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, तो आपके पास से ये पहले ये वाला डेटा बनेगा, फिर ये वाला डेटा बनेगा, और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस तो 2a आता है, दैट इज़ 20, तो ये 20 आ जाएगा। PS1 - PS इज इक्वल टू दिस अपने पास डेटा आता है। एक डेटा गिवन है कि बीटा है वैल्यू किसकी? S1P की। ये रहा PS1 या S1P की बात कर रहे हैं, दिस इज बीटा, और ये है आपके पास से PS, दिस इज रिटर्न एज 20।
तो आपके पास से जो PS का डेटा बनने वाला है इट इज़ बीटा माइनस 20, याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे के और क्वेश्चन में क्या बात पूछी गई है। ठीक है, आइए, कितनी बातें हो गई हैं। हाइपरबोला फोकस वाला काम हो गया है, P इज द पॉइंट ऑन हाइपरबोला। एंगल की बात हो रही है, SPS1 की बात हो रहा है। दिस एंगल इज अल्फा, ये वाला जो एंगल है, दिस कंप्लीट एंगल इज अल्फा, ये गिवन है और ये 90 से कम है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द S एंड फोकस से पास होनी है एंड हैविंग द सेम स्लोप दैट ऑफ टेंजेंट एट P। यहाँ पर अब हमें P पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो चलिए फिर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये हमने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये जो भी टेंजेंट है आपके पास से, इस जगह पर जो भी टेंजेंट आपके पास आएगी, ये टेंजेंट है, तो इसी के पैरेलल एक लाइन यहाँ बनाई गई है। ठीक है, इसी के पैरेलल एक टेंजेंट यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द S एंड हैविंग द सेम स्लोप दैट टेंजेंट एट P टू द पैराबोला इंटरसेक्ट द स्ट्रेट लाइन S1P एट P1। S1P को P पर जाकर मिलेंगी, ये हम चाहते हैं। तो देखिए S1P को अगर मैं आगे जाके एक्सटेंड करता हूँ तो ये दोनों जाके मिलेंगे आपको किस पॉइंट पर, उसका थोड़ा फोकस देख लेते हैं। दे आर मीटिंग एट द पॉइंट P1, दिस इज P1। तो हुआ क्या, S1P को एक्सटेंड करेंगे तो ये वो लाइन जो कि टेंजेंट के पैरेलल ड्रॉ की गई है उसको P1 पर जाकर मिलते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया जितना कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। क्यों देश भर के सिर्फ आधे % से भी कम बच्चों ने एक्चुअल एग्जाम के अंदर इसको सॉल्व किया था। हम लगेंगे इसके अंदर, डटेंगे, सीखेंगे, इसको सीख कर रहेंगे। इंटरसेक्ट द S1P एट P1, डेल्टा बी द डिस्टेंस ऑफ P, डेल्टा बी द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम स्ट्रेट लाइन SP1। SP1 कौन सी है, ये रहा। तो ये दोनों तो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइंस बनाई है, टेंजेंट के पैरेलल लाइन बनाई गई है। ये आपके पास से डेटा SP1, पैरेलल लाइंस की डिस्टेंस हमेशा कहीं से भी आप निकालो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो वो डिस्टेंस हमको गिवन है एंड दैट डिस्टेंस इज गिवन है डेल्टा, दैट डिस्टेंस इज डेल्टा। तो इसको डेल्टा बना देते हैं। तो आप देखिएगा P से अगर आप बनाना चाहेंगे तो वी कैन से दैट कि यहाँ से जो डिस्टेंस है पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस ही डेल्टा है, ये रिक्वायर्ड होगा। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, हाइपरबोला की एक प्रॉपर्टी है क्या, कि अगर आपको रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पता हो, वो ये कहता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ये एक यहाँ है, ये S होता है, ये S1 है, ये P है, इनके एंगल बाइसेक्टर्स की अगर बात की जाए PS एंड PS डैश के, तो ये इस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल इसके एंगल बाइसेक्टर होते हैं। सो इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। सो फोकल डिस्टेंसेस मतलब फोकस से डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंसेस PS और PS1 की एंगल बाइसेक्टर्स उस पॉइंट पर टेंजेंट एंड नॉर्मल होते हैं। दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द नॉर्मल। आई वुड रिपीट इट, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ फोकल क्या बोलेंगे, फोकल डिस्टेंसेस। ओके, लेट मी रिपीट, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ फोकल डिस्टेंसेस आर टेंजेंट एंड नॉर्मल एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर टेंजेंट एंड नॉर्मल जो हैं फोकल डिस्टेंसेस के एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं। अब हमें यहाँ पर एंगल भी दिया था, अब देखिए हमें यहाँ पर एंगल भी दिया हुआ था, तो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो PS इन दोनों का बराबर हो जाएगा एंगल। सो इट इज अल्फा बाई 2 एंड दिस वन इज ऑल्सो अल्फा बाई 2। टोटल एंगल अल्फा था, आधा आधा बन जाएगा आपके पास यहाँ से। अब आइए कुछ और डेटा इसके बीच में हम बनाने की कोशिश करते हैं। आप देखिएगा यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर जो यहाँ दोनों लाइंस के बीच का था, आई एम कंस्ट्रक्टिंग दिस परपेंडिकुलर ऑन दिस साइड, तो ये डेल्टा है, तो ये भी कितना होगा, डेल्टा ही होगा। और ये बन गया है अल्फा बाई 2। तो एक ट्राइंगल हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो रहा है। अगर हम इसको देखें, एक ट्राइंगल हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो रहा है। उस ट्राइंगल को एज इट इज़ मैं यहाँ पर बना देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी इसको लेकर ना हो। तो ये वाला पॉइंट इज़ S, दिस पॉइंट इज़ P एंड यहाँ पर एंगल है 90। ये दोनों लाइंस के पैरेलल लाइन के डिस्टेंस है डेल्टा, और सामने वाला जो एंगल है इट इज़ अल्फा बाई 2। ठीक है, अब इसमें पहचानना ट्राइंगल को कैसे ही घुमा दें, सबसे बढ़िया तरीका होता है कि 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस हो जाता है। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है, तो मैं इसको लिखना अगर चाहता हूँ तो साइन ऑफ अल्फा बाई 2 में लिखूंगा इसके लिए।
तो बताना मुझे, परपेंडिकुलर सामने वाला आएगा दैट इज़ डेल्टा, और हाइपोटेनस जो 90 के सामने दैट इज़ एस पी या पी एस, जैसे भी आप लिखना चाहें, दैट इज़ पी एस। ठीक है, तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि साइन अल्फा बाई 2 को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब और कौन कौन से डेटा हमारे पास इन्वॉल्व हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, हमें ये पता है पी एस है, और जो S1P की लेंथ दे रखी है वो है S1P, दिस इज बीटा। तो हमारे पास ये वाला लेंथ अब निकाल चुके हैं PS, ये लेंथ पता है, ये लेंथ हमें मालूम है, और ये एंगल पता है। तो हमारे पास एक ट्राइंगल और बन रहा है यहाँ पर। अगर आप देखें, मैं उसी के अंदर ज़्यादा गड़बड़ नहीं करना चाहता, मैं एक ट्राइंगल आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। दिस इज S1, दिस इज S, दिस इज P, एंड दिस एंगल इज होल एंगल इज अल्फा। ठीक है, S1 क्या बनेगा, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, ये S1 है, S ये है, S1 ये, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपके पास है, दिस इज कमिंग एज 4√41। ठीक है, ये वाली जो लेंथ है दिस इज बीटा, और ये PS है। PS हम यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के अंदर एक फॉर्मूला होता है कोसाइन रूल। तो वी विल लुक फॉर द कोसाइन रूल। यहाँ पे आप देखिए, वी कैन राइट इट एज कॉस अल्फा एज, सामने वाला साइड ये है, तो ये आपके पास से बनेगा बीटा स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर माइनस 4√41 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बीटा PS। ये क्या बनाया है, कोसाइन फार्मूला याद कीजिए आप, कॉस वाला फार्मूला आपको मैं लिख देता हूँ। कॉस ए किसी ट्राइंगल में क्या होता है, इट इज़ रिटन एज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। तो ए है तो ए के सामने वाली साइड माइनस में जाती है, तो अल्फा लिखा है, इसके सामने वाली साइड माइनस में जाएंगी तो 4√41 का होल स्क्वायर बनेगा, बीटा स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स बीटा एंड PS आपके पास लिखा हुआ है। अब हमारे पास कौन कौन से डेटा है, हमको बस उन्हीं को मैनिपुलेट करना है। निकालना क्या है वो देख लीजिए, बीटा डेल्टा बाई 9 साइन अल्फा बाई 2 इज़ द रिक्वायर्ड टर्म। ठीक है, कॉस अल्फा हमें पता है, पर साइन अल्फा बाई 2 गिवन है, और यहाँ पर भी हाफ एंगल में बात हुई। तो पहला काम क्या होगा, कॉस अल्फा को हाफ एंगल के अंदर कन्वर्ट करना, और यहाँ पर जितने डेटा हम बना सकते हैं उन सबको रखने की हम पूरी कोशिश यहाँ पर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस डेटा को मैं काम करता हूँ, अगले पेज पर ले चलता हूँ। So we are having here as cos alpha as it was beta square plus PS square minus, वहाँ से 16 इंटू 41 तो आपके पास आ ही चुका है, डिवाइडेड बाय 2 बीटा PS। इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, इट इज़ बीटा स्क्वायर प्लस PS। तो हाफ एंगल में हमने इसको चेंज कर लिया, और ये लिखा है 2 बीटा इंटू PS। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो 2 बीटा इंटू PS माइनस 2 बीटा है। ठीक है, तो ये 2 और 2 कितना बन चुका है आपके पास है, 2 और 2 बन चुका है 4। PS साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर 16 इंटू 41। ठीक है, आइए समझते हैं। इसको ऐसा ही रखा, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इस वाले डेटा को उधर ले चलते हैं। हम बस आंसर्स के आसपास ही इसको मल्टीप्लाई कर लें, कितना बनेगा है, 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 1 बचेगा, 64 आपके पास है, 56 बन जाएगा। क्या इतना बड़ा डेटा सच में हमारा आने वाला था, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई है। ठीक है, हाँ यही आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज़ दिस डेटा, आप शायद पहचान पाएँ तो पहचान पाएंगे, दिस इज़ बीटा माइनस PS का होल स्क्वायर, बीटा माइनस PS का होल स्क्वायर है। और यहाँ पर अभी हमें अगर डेटा रखना है, PS की हमें यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमारे पास यहाँ से हम PS का डेटा रख सकते हैं। PS को हम क्या लिख पाएंगे, आप समझ के बताइए मुझे। साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू है डेल्टा बाई PS, तो यहीं पे यूटिलाइज करते हैं कि साइन अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा बाई 2 की वैल्यू है, इट इज़ डेल्टा बाई PS। सो वी कैन राइट द PS एज डेल्टा अपॉन साइन अल्फा बाई 2। इसको रिक्वायर्ड कर लेंगे, और ये वाला जो डेटा है बीटा माइनस PS ये निकल गया, ये रहा। यहाँ से आप देखिए
बीटा माइनस पी एस अगर मैं लिखूंगा इट इज कमिंग एज 20. इसको रीअरेंज कर दिया, सो बीटा माइनस पी एस इज 20, सो दिस इज 20. सो 20 स्क्वायर माइनस 256 विच इज 400 माइनस 656 विच इज कमिंग एज माइनस 256. और यहाँ पर अगर आप इसका डेटा रखेंगे इट इज माइनस 4 बीटा, पी एस का वैल्यू है डेल्टा अपॉन साइन अल्फा बाई 2 एंड इट इज साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2. तो आप देखिए कितना कितना डेटा कैंसिल हो रहा है. 4 है, बीटा है, डेल्टा है और एक साइन आपके पास से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. सो -4 है, वहाँ पर वो डेटा लिखा हुआ है बीटा डेल्टा साइन ऑफ अल्फा बाई 2. 4 से आप हटा दीजिएगा तो आपके पास से आता है 64. दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग. 64 आपके पास से आता है. पूछा क्या जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए. बीटा डेल्टा बाई 9 साइन ऑफ अल्फा बाई 2. सो बस इसी डेटा को निकालते हैं. बीटा डेल्टा साइन ऑफ अल्फा बाई 2 बाय 9. तो ये डेटा आपके पास है. सो वी आर हैविंग दिस एज 64 बाय 9. और हमें पूछा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेना है. अब 9 से डिवाइड करने जाएंगे तो सोचिएगा कितना होगा. 9 इंटू 7 इज 63. ठीक है. तो 63 और ये 64 है, तो दिस इज समथिंग 7 पॉइंट समथिंग. 7 पॉइंट समथिंग है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से निकल के आएगा 7. सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन. चलिए एक बहुत बढ़िया सवाल जेईई एडवांस 2022 पेपर 2 का हम डिस्कस करते हैं. जो सर्कल्स, बहुत सारे सर्कल्स के ऊपर बेस्ड है, क्या उनके आपस में रिलेशन से कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, वो पहुंचने के पहले ये देख लेते हैं जब ये एक्चुअल क्वेश्चन जेईई एडवांस के अंदर आया था तो स्टूडेंट्स का क्या बिहेवियर था. 2.86% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको सही किया था, दैट इज़ 4449. अब इनको मिले होंगे या तो फुल मार्क्स मिला होगा या पार्शियल मार्किंग इसके अंदर मिली होगी. वहीं पर इस एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर सबसे डेंजरस बात जो होती है -2 का मार्किंग. 28.38 स्टूडेंट ऐसे हैं जो घर पर -2 लेकर गए होंगे. तो ये नंबर काफ़ी बड़ा नंबर है, 34,828 नंबर. वहीं पर 66% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, इस वाले क्वेश्चन को छोड़ दिया था. यहाँ पर एक बात है कि ये जो करेक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं ये इनको फुल मार्क्स मिला है या पार्शियल मार्किंग, ये दोनों ऐड करके दिया हुआ है. फुल मार्क्स वाले भी हैं और पार्शियल मार्क्स, सेग्रीगेशन नहीं है. इसके बाद वाले ईयर्स के अंदर जो है 2023 एंड 2024 के आगे ऑनवर्ड्स में तो हमेशा इसका सेग्रीगेटेड डेटा जेईई वालों ने बताया है, पर 2022 के अंदर ये कंबाइंड डेटा था. ठीक है. तो मान के चलते हैं कि अगर आधे आधे के आसपास भी रखें तो करीब 1% के आसपास ही स्टूडेंट जिसने इसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट सीखा होगा. हम कंप्लीटनेस के ऊपर बिलीव करते हैं, तो मैं आपको इसका फुल डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर सीखेंगे और सिखाएंगे. चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं. G is the circle of radius capital R, G1, G2, Gn be the n circles of equal radius small r. Suppose each of the n circles G1, G2, Gn touches the circle G externally and also I equal to 1, 2, n minus 1. The circle Gi touches Gi plus 1 externally. Gn touches G1 externally. Then which one of the following statement is and are true? ये हमसे पूछा जा रहा है. तो G is the circle of radius r greater than 0 and G1, G2, Gn be n circles of equal radii r greater than 0. Suppose तो एक सर्कल बन रहा है, उसके ज्योमेट्री के हिसाब से कई सारे सर्कल हैं जिनके बारे में हो रहा है, मतलब डायग्राम को सबसे पहले यहाँ पर बनाना चाहिए. आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं. सो G is the circle of radius r, एक सर्कल है, सर्कल बना लेते हैं. ये सर्कल हमने बना लिया. ठीक है, एक सर्कल हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लिया. G is the circle of radius r. G1, G2, Gn be n circles of equal radius. Suppose that these n circles touches the circle G externally and also for I equal to 1, 2, n minus 1, Gi touches Gi plus 1. अगर हम इसमें I की वैल्यू 1 रखेंगे तो पता चलता है G1, G2 टच करते हैं. रखिए यहाँ पर I की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 रखने पर ये G2, G3 यानी ये दोनों भी टच करते हैं. ऐसे चलते चलते I की वैल्यू जब n-1 रखने जाएंगे तो G ऑफ n-1 एंड G ऑफ n ये दोनों भी टच कर जाएंगे. और लास्ट में एक और क्लोजिंग स्टेटमेंट है कि Gn एंड Gn एंड G1
ये दोनों भी एक्सटर्नली टच करते हैं। तो हुआ क्या, जितने भी सर्कल्स बाहर बनाए जा रहे हैं, चाहे G1, G2, G3, GN, GM, सारे के सारे इसकी पेरीफेरी पर रहेंगे, क्योंकि ये इनको भी टच करते हैं और आपस में आते आते ये पूरा एक दूसरे को टच करते हुए बनेंगे। सो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ और एक सर्कल में यहाँ पर सबसे पहले इधर बना देता हूँ कि यहाँ पर ये आकर इसको टच करता है। सेकंड सर्कल एक और है जो यहाँ आएगा, इसको टच करेगा। तो इन दोनों के सेंटर्स मैंने सेम जगह पर ले लिए हैं। सो लेट्स कॉल दिस वन एज सर्कल एज अ G1, दिस इज G2, ये इधर आएगा, इधर आके फिर से टच करेगा और G1 को एक और सर्कल आके टच करेगा एंड दैट सर्कल इज GN। सर्कल्स परफेक्ट सर्कल नहीं बने, पर हमें उससे मतलब नहीं है। ड्राइंग के मार्क्स नहीं होते हैं, उसके एनालिसिस के मार्क्स होते हैं, कॉन्सेप्ट के मार्क्स होंगे, है ना। तो यहाँ से आप देखिएगा ये GN बनेगा, इसका सेंटर हमने ज्वाइन किया तो ये वाली बात भी यहाँ बनी, ठीक है। अब दो सर्कल्स जब एक दूसरे को टच करते हैं तो ये रेडियस R है, ये स्मॉलर r है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कॉमन टेंजेंट बनेगी, ये दोनों सर्कल्स भी एक दूसरे को टच करते हैं, देन दिस इज R, तो ये वाला भी R होगा, ठीक है। तो अब इस ज्योमेट्री को थोड़ा सा अगर हम देखें कि एक बड़े सर्कल को छोटे छोटे n सर्कल्स बाहर से टच करते हैं, सो बिगर सर्कल एंड स्मॉलर सर्कल्स आर ऑल्सो टचिंग एंड दी स्मॉलर सर्कल्स आर ऑल्सो टचिंग ईच अदर एडजेसेंट। यहाँ पर ये ज्योमेट्री पूरी की पूरी वहाँ भी बनने वाली है। थोड़ा अगर हम इसको रिलेट करके देखना चाहें, G1 और G2 के बीच में ये जो एंगल हमारा आ रहा है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, और ऐसा ही एंगल जब हम इन दोनों को मिलाने जाएंगे तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो ऐसे कितने एंगल बनने वाले हैं वो अगर हम देखना चाहें तो आप देखिएगा, क्योंकि इन सब की रेडियस सेम है, ये थीटा है, अगला वाला फिर थीटा बनेगा, G1 पर थीटा है, G2 पर थीटा है और ऐसे करते करते GN पर भी थीटा है। तो टोटल बन गए हैं ये n थीटा, समझ गए। तो फर्स्ट एंगल G1 G2 के बीच वाला थीटा है, अगला G2 G3 के बीच का थीटा है, फिर G2 G3 G4 वाला थीटा है। ऐसे करते करते जब हमने देखा तो GN और GN-1 वाला भी थीटा है। तो आपके पास टोटल जो काउंटिंग आने वाली है वो n थीटा है, और पूरे रेवोल्यूशन के अंदर हमारे पास टोटल एंगल कंप्लीट होगा 2 पाई। सो थीटा हमारे पास आ चुका है 2 पाई बाई n, थीटा नोन है। अब आगे की हम बात करते हैं, समझिएगा आगे हम इसके अंदर क्या कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। लेट्स सी, दिस इज R+1 हमारे पास से, और हम बात करते हैं यहीं पर, इसको ज्वाइन करा देते हैं, लेट्स से इसको ज्वाइन करा देते हैं, क्योंकि ये यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये R+1 है और दिस एंगल जहाँ पर हम बात करने वाले हैं, कौन सा एंगल की हम बात करते हैं, दिस एंगल विल बी अ 90 डिग्री एंगल, दिस एंगल, और ये दोनों सर्कल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टच करता है यहाँ पर। तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी θ/2, दिस एंगल विल ऑल्सो बी a θ/2, ठीक है। तो ये R है, ये टोटल लेंथ R+1 है, तो मैं यहाँ से sin θ/2 लिख सकता हूँ, एंड दैट इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर अपॉन R+R, परपेंडिकुलर अपॉन R+R, अपने पास यहाँ से थीटा निकल कर आएगा, ठीक है। थीटा हमारे पास पता है तो हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। पहली बात तो आपको ये समझ में आई बात, ये दोनों जहाँ पर ये टच करते हैं उस पॉइंट को जब मैं यहाँ मिलाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये भी R बनेगा, ये वाला भी R बनेगा, ये R+R है, ये भी R+R है, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट करता हुआ बनेगा, दिस लेंथ इज ऑल्सो R+R, दिस लेंथ इज ऑल्सो R+R। ये परपेंडिकुलर यहाँ आके मैच होगा, R और R है, तो यहाँ से इस राइट एंगल ट्राइंगल में sin θ/2 का हमने डेटा लिखा। थीटा हमें मालूम है, आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो कि इसको बना देंगे हम R+R साइन थीटा हमारे पास है, ये बन जाएगा π/n एंड इट इज़ गिवन एज R। तो आपके पास R साइन π/n इज इक्वल टू R माइनस R साइन π/n, ठीक है, ये डेटा बना। अब यहाँ से अगर हम देखें तो थोड़ा रिलेशन हमें कैसे चाहिए, R रोज कैपिटल R स्मॉल r में रिलेशन चाहिए। तो एक काम करते हैं, थोड़ा और इसको लिखते हैं, R हमने कॉमन ले लिया और इसको डिवाइड जब करने जाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास से cosec π/n -1। दिस इज़ द फाइनल अल्टीमेट रिजल्ट। अब हम बात करते हैं जो बातें हमसे पूछी जा रही है ऑप्शन ए, लेट्स से द थीटा n इज़ 4, तो आप देखिएगा R इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा cosec π/4।
कॉसेक पाई बाय 4 का क्या डेटा होता है ये बताइए। साइन पाई बाय 4 √1/√2 होता है, तो यहाँ से आपके पास से डेटा बनेगा √2 - 1। तो क्या डेटा बन रहा है आप देखिए, r की वैल्यू कैपिटल R स्मॉल r √2 - 1 आ रहा है, और यहाँ दिया है कि r इससे बड़ा होगा, नहीं ये तो इक्वल है। सो ए ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है, दे आर इक्वल, r कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r टाइम्स √2 - 1, दे आर आस्किंग सम कैपिटल R इज ग्रेटर, दैट इज रॉन्ग। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स B। n की वैल्यू 5 लेते हैं, 5 अगर हमने लिया तो कैपिटल R इज इक्वल टू R, कॉसेक हमारे पास बनेगा एंड इट इज़ पाई बाय 5 - 1। अब पाई बाय 5 कितना डिग्री होता है, थोड़ा आइडिया लगाते हैं इसका, बताइए मुझे। पाई बाय 5 कितना होता है, ये होता है 180 डिवाइडेड बाय 5 अगर हम करना चाहते हैं। सो यहाँ से आपके पास से 15 आएगा, 36 डिग्री मुझे दिख रहा है। कॉसेक 36 यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉसेक 36 तो हम नहीं जानते हैं, वैसे कोशिश बनाई जा सकती है, पर कोशिश करते हैं थोड़ा इसका आइडिया ही लेना है, बड़ा है या छोटा है। तो आप मुझे ये बताइए 30 बड़ा होता है या 36 बड़ा होता है? 36 बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन साइन तो बढ़ता है 30 से 36 के अंदर, साइन 0 से 90 में वैल्यू बढ़ता है, पर कॉसेक इसका उल्टा है। तो जब हम कॉसेक लेने जाएंगे दोनों साइड तो साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग रहेगा, क्योंकि ये घटता है, साइन बढ़ता है तो उसका उल्टा घटता है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 आती है, तो आप देखेंगे कि ये आपके पास से कॉसेक 36 की जो वैल्यू है वो लेसर देन 2 है, 2 से छोटा है। अब यहाँ पर डेटा देखते हैं, अगर ये डेटा हमारे पास 2 से छोटा है तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों साइड एक एक कम कर लेता हूँ। सो 1 दिस कॉसेक 36 डिग्री -1, दोनों साइड 1 1 कम कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा है कॉसेक 36 डिग्री -1 की वैल्यू 1 से छोटी आती है, बस यहीं पे हमारा रिजल्ट छुपा हुआ है। सो दिस क्वांटिटी इज स्मॉलर देन 1, ये क्वांटिटी 1 से छोटी है, 0.9 होगा, 0.8 होगा, कुछ भी हो सकता है, पर 1 से छोटा है। तो अगर हम इसको देखें कि अगर ये 1 से छोटा है तो फिर रिजल्ट क्या बन के आता है, दिस नंबर इज लेसर देन 1। तो अगर हमने यहाँ पर ये डेटा लिखा हुआ है r cosec 36 डिग्री -1 एंड दिस नंबर इज लेसर देन 1, तो फिर ये ऐसा रहेगा, r से छोटा रहेगा, क्योंकि ये पूरा नंबर 1 से छोटा है, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया है दैट r इज स्मॉलर देन, कैपिटल R इज स्मॉलर देन स्मॉलर r। और हमारे पास रिजल्ट क्या दिया गया है वो अगर हम देखें तो कैपिटल R बड़ा दिया हुआ है, स्मॉलर r छोटा दिया हुआ है, इसका अपोजिट लिखा हुआ है। सो व्हाट वी आर गेटिंग एज A इज रॉन्ग, B इज रॉन्ग, दोनों ऑप्शंस हमारे पास कैसे आगे हैं, गलत निकल के आए हैं, ठीक है। ये है हमारा रिजल्ट जिससे हमने बनाने की कोशिश की। कैसे निकाला था इसको, 2 सर्कल्स टच करते हैं, ये R+R, ये है मिड पॉइंट से ज्वाइन किया तो ये परपेंडिकुलर रहेगा, और परपेंडिकुलर और साइन थीटा जस्ट यहाँ पे लिखा था। अभी बचते हैं 2 ऑप्शंस और, जहाँ पर हमें n की वैल्यूज गिवन है। चलिए फिर से बढ़ते हैं आगे, जो हमारा फॉर्मूला है उसको लिख लिया, कॉसेक पाई बाई n -1, यही लिखा हुआ है जी। अब आते हैं सी ऑप्शन की तरफ, जहाँ पर हम चाहते हैं n की वैल्यू 8 चाहते हैं, ठीक है। 8 के बारे में बात करेंगे, पहले हमने 4 रखा था, 5 रखा था, एक बार 6 रख के देखते हैं। 6 रख के देखने से हमारे पास ये कॉसेक पाई बाय 6 बन गया, और कॉसेक पाई बाय 6 जो होता है वो वैल्यू आती है 2, तो पता ये चला कि r की वैल्यू ये बन गई है। अभी आपने देखा था 4 पे क्या हुआ था, जब n की वैल्यू 4 थी, नहीं इसके जस्ट पहले वाला 4 नहीं, ये रहा, वहाँ से देखिए, चलो 4 पे भी चेक कर लेते हैं। जब n की वैल्यू 4 थी, जब n की वैल्यू 5 है, और n की वैल्यू 6 पर क्या हो रहा है वो हम बात करते हैं। 4 पर डेटा लिखा हुआ है आपके पास से, कैपिटल R की वैल्यू है √2 - 1 टाइम्स R, वहीं पर यहाँ पर जो डेटा अपने पास आया था R इससे छोटा था, और R आते आते बराबर हो गया, ये 0.4 के आसपास ही था, आप समझ रहे हैं। तो जैसे जैसे n को हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं ये इक्वल आता जाए, पहले छोटा था फिर बराबर हो गया है, 6 पर तो इक्वल हो गया है। हम यहाँ पर 8 रखने वाले हैं, तो चलिए हम यहाँ पर 8 रखते हैं। सबसे पहले बिहेवियर अभी हमने देखा है, 8 जब रखने जाएंगे तो यहाँ से बनेगा R, ये बन जाएगा आपके पास से कॉसेक पाई बाई 8 -1, ठीक है।
अब क्या होगा आप बताइए, पहले स्मॉल आर बड़ा था, कैपिटल आर छोटा था। अब जैसे जैसे हम एन बढ़ाते जाएंगे ये वैल्यू कितनी आती है, 22.5 डिग्री के आसपास आता है। दिस इज 22.5 डिग्री। ठीक है, यही होता है π/8। π/8 अगर आपको डेटा पता है तो वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन बड़ा होने वाला है। यहाँ पर वैसे हमें कंपैरिजन √2 - 1 से किया गया है। इसका √2 - 1 से बात करते हैं। पहले क्या था, इक्वल था। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि विच वन विल बी ग्रेटर, उसके बारे में बात करेंगे जी। ठीक है, तो कॉसेक π/8 है, वहाँ से हम कंपैरिजन इसके बारे में सोच रहे हैं कि विच वन विल बी ग्रेटर। तो आप बताइए मुझे, 45 डिग्री पे वैल्यू ज़्यादा आती है, 22.5 डिग्री कम होता है। अगर हमने यहाँ पर कॉसेक 45 ले लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, करेक्ट, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि साइन इंक्रीज करता है पर बाकी सब डिक्रीज करती है। ये कॉसेक वाला उसका उल्टा है, ये साइन डिक्रीज, ये इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ हम जैसा चाहते हैं तो ये बन गया है हमारे पास √2 और ये डेटा लिखा हुआ है कॉसेक 22.5 डिग्री। ठीक है, उसके जैसा बनाना है तो दोनों जगह -1 करना होगा, कर दिया हमने। अब दोनों साइड हमने क्या किया, r से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 - 1, यहाँ भी r से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज कॉसेक 22.5 डिग्री -1, सेम। अब ये जो डेटा है दिस इज एग्जैक्टली इक्वल r है, सो दिस इज कैपिटल R। ये आपके पास है कैपिटल R आ गया। तो आपके पास आप देख सकते हैं रिजल्ट क्या आ गया है, r टाइम्स √2 - 1 इज ग्रेटर देन, इज लेसर देन कैपिटल R, दिस लेसर देन कैपिटल R। C is correct answer. A and B are wrong. We got C as an answer. बारी है फिर जब ये 12 पे पहुंच जाता है तब क्या होने वाला है, सो लेट डिस्कस दैट ऑल्सो। ठीक है, तो ये कंपैरिजन कर दिया, 45 से ये बड़ा था। 12 जब जाएगा तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, आपके पास से डेटा बनेगा, दिस वन विल बिकम 12 कॉसेक π/12 -1। π/12 कितना डिग्री होता है, थोड़ा सोच लेते हैं। 180/6 अगर हम करते हैं, π/6 होता है 30 डिग्री और ये उसका आधा 15 डिग्री बन गया है। तो वी नो दिस एज r 1/sin 15 डिग्री। इसका कंपैरिजन कैसे क्या है थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ √2 - 1 था, यहाँ √3 वगैरह भी इन्वॉल्व हो गए हैं। तो फिर एक काम करते हैं, sin 15 की वैल्यू लेकर आते हैं। क्या होता है sin 15, अगर आपको नहीं पता हो एग्जामिनेशन में तो आप निकाल सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 60 - 45 से आप ओपन करिएगा तो दिस कैन बी रिटन एज √3 - 1/2 √2। तो यहाँ पे आप पहुँचे, ये r है, ये बनेगा 2 √2, यहाँ पर है √3 - 1। रेशनलाइज करते हैं, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, या r आपके पास से, यहाँ से देखिएगा तो √3 - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा आपके पास से, और यहाँ पर 2 √2 है आपके पास, यहाँ पर है √3 + 1। हर जगह कंपैरिजन करना है, स्मार्टली करेंगे, आगे बढ़ते हैं। √3 होल स्क्वायर इज 3, 3 - 1 इज 2, 2 से 2 कैंसिल आपके पास से, तो r अपने पास आ रहा है √2 टाइम्स √3 + 1 -r करके बनेगा। हमें किस बात का कंपैरिजन करना है, यही डेटा है, मैच कर रहा है, यही डेटा है। इस डेटा में से कुछ कम किया है तब ये r के बराबर आता है। इस डेटा में से कुछ रिड्यूस किया है, पॉजिटिव, रेडियस तो पॉजिटिव है, तब जाके ये r के बराबर आता है। तो आप मुझे ये बता दीजिए r बड़ा हो या ऐसे समझ लीजिए, ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझ लीजिए। एग्जाम में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, थोड़े से टाइम में अगर पता चल जाए। आपने नोटिस भी क्या होगा, शुरुआत के 5 मिनट और आखिरी 5 मिनट में बहुत डिफरेंस होता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो डेटा है ये r + r, कैपिटल R + स्मॉल r के बराबर है। हम ये चाहते हैं क्या ये r से बड़ा है, यस, दिस डेटा r + r लिखा हुआ है, तो कौन बड़ा है इनके अंदर। अगर इसका हमें कंपैरिजन निकालने को बोल दिया गया, ये r + r है, तो डेफिनेटली दिस नंबर इज ग्रेटर, डेफिनेटली दिस नंबर इज ग्रेटर। इसमें r और ऐड होगा तब ये वाला पक्ष इसके बराबर आने वाला है। सो दिस डेटा इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन कैपिटल R। D इज ऑल्सो द आंसर। तो CD इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है। वेरीफाई कर लेते हैं, गलतियां हैं कभी भी कहीं पर भी हो जाती हैं। वापस से क्वेश्चन को देखते हैं। 2 सर्कल्स टच करते हैं, एक बड़ा सर्कल, कई सारे n सर्कल्स टच करते हैं।
तो यहाँ पर एक्सटर्नली टच करते हैं तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये स्मॉल आर है तो इसके मिड पॉइंट से इसको ज्वाइन किया तो ये बाइसेक्ट कर जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आर आर, यहाँ से साइन थीटा का लॉजिक लगाया, थीटा 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 हर जगह बन रहे हैं एन टाइम से, तो टोटल एंगल इज 2 पाई एन, सेम एंगल इक्वल। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन शुरू किया, पहला वाला इक्वल आया, इन्होंने बोला छोटा आएगा, नो रॉन्ग। सेकंड 5 रख के देखा, 30 से बड़ा 36 से, कॉसेक्स लेंगे साइन चेंज होगा क्योंकि साइन इंक्रीज करता है 30 से 90 के बीच में, कॉसेक्स उसका उल्टा है तो वो डिक्रीज करेगा, तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पहुँच गए। सो व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर इज विच वन इज ग्रेटर, यहाँ पर दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो कैपिटल आर इज कमिंग एज स्मॉलर देन स्मॉलर आर, तो यहाँ पर रिजल्ट उल्टा है, कैपिटल आर ग्रेटर बोला, दोनों गलत हो गए। फिर एक पैटर्न देखने लगे कि आप 4 और 5 में देख रहे हैं धीरे धीरे दिस रेशियो इज गेटिंग इम्प्रूव्ड, पहले कम था और कम था, फिर ये इक्वल हो गया, अब यहाँ जाते जाते बढ़ गया। तो यहाँ में इक्वल आर से कंपैरिजन नहीं था दोनों जगह, है ना, √2 - 1 चाहिए था। √2 कैसे आता, 45 से, तो 45 22.5 से बड़ा होता है, कॉसेक लिया, साइन चेंज आया, सेम टर्म बना दी यहाँ पर। और यहाँ पर हमें जो था √3 यहाँ पर देख लिया, ऑप्शंस को ज़रूर देखा करो क्या पूछा है, तो जब यहाँ पर हमें √3 दिखा तो फिर हमने फटाफट से साइन 15 की वैल्यू लेकर आए, उसके अंदर √3 आता है, डेटा रखा, मैनिपुलेट किया और आंसर तक पहुँच गए। ब्रिलियंट क्वेश्चन। पूरे देश में हमने देखा कि 2% के आसपास स्टूडेंट थे जिन्होंने इसको सही किया था, और फुल मार्क्स वाले तो बहुत कम रहे होंगे। आज से मैं आपको इसमें पाँच मार्क के लिए भी समझा दूँ, जैसे आंसर CD है, इसका आंसर क्या आया था, CD आया था, तो जिसने CD मार्क किया होगा उसको मिला होगा +4, जिसने सिर्फ C मार्क किया होगा उसको +1, जिसने D मार्क किया होगा उसको +1, और इसके अलावा अगर आपने कुछ भी मार्क कर दिया, अगर ACD भी मार्क कर दिया किसी ने, तो उसको -2 मिलेगा। एक भी गलत ऑप्शन अगर मार्क हो गया, चाहे आपने CD है, तो ये मत सोचना कि सर ये गलत हो गया है तो -2, CD का +4, टोटल हो गया +2, ना ना ना। Even a single option which is incorrect is marked, then you will get -2, ठीक है। नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, वी आर हियर टू डिस्कस JEE Advanced 2021 पेपर 1। उसका एक क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन को डिस्कस करने के पहले ये देख लेते हैं उस टाइम पे किस मार्किंग स्कीम के साथ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था एंड व्हाट वाज द रिएक्शन फ्रॉम ऑल ओवर द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर JEE Advanced 2021। दिस डेटा इज़ रिलीज बाय JEE Advanced, जो पेपर सेटर्स होते हैं, जो भी IITs को कंडक्ट करवाती हैं उस टाइम के, तो वहाँ पर हमेशा आफ्टर द एग्जामिनेशन दिस डेटा गेट रिलीज्ड। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ वो पढ़ सकते हैं। 15.11% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया था। मार्किंग के अकॉर्डिंग उनको +3 मिला होगा एंड दैट नंबर इज़ 21,404। वहीं पर अगर हम देखें, बिकॉज देयर इज़ अ -1 मार्किंग, तो यहाँ पर 38% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको -1 मिला होगा, इन्हें मिला होगा +3, और 46% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया था। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि कौन सा भी क्वेश्चन है। कंसिडर अ ट्राइंगल हुज 2 साइड लाई ऑन अ x एक्सिस एंड द लाइन x + y = 1। एक लाइन और गिवन है। इफ ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज 1,1, दे आर आस्किंग द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। जो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेंटर्स होते हैं स्पेशल वाले, उन सब के बीच में रिलेशंस हमें पता होना चाहिए, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। सर्कम सेंटर के यहाँ पर निकालना होगा क्योंकि सर्कम सर्कल की बात हो गई है, ऑर्थो सेंटर गिवन है। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। कंसिडर अ ट्राइंगल, ठीक है, एग्जैक्ट एंगल इस डायग्राम इसका क्या बनेगा वो तो क्योंकि हमें सारे वर्टिसेस पता नहीं है, पर जितनी बातें अभी अगर हमें मालूम है उसके हिसाब से अगर इसको बनाएं, सो देयर इज़ अ लाइन x + y + 1। ये आप जानते हैं ये लाइन बन जाएगा अपने पास x + y = -1। तो इसके दोनों इंटरसेप्ट अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट बनना चाहिए। एंड ऑर्थो सेंटर जो है वो 1,1 ये यहाँ पर है, बाहर है।
एंड देयर टू साइड इज एक साइड इसकी एक्स एक्सिस भी है, सो वी आर कॉलिंग दिस एज ए, और यहाँ पर भी एक एक्स एक्सिस है, पर भी एक पॉइंट आएगा बी, एंड देयर इज सम पॉइंट सी एज वेल। तो यहाँ से एक सी पॉइंट भी अपने पास होगा। ऑर्थो सेंटर ऊपर की साइड है इसका, ये एक्स एक्सिस है। सो बिकॉज ऑफ दिस लाइन x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, y को 0 करोगे तो x a के कोऑर्डिनेट आपके पास से -1,0 आते हैं। लेट्स से दिस इज सम पॉइंट बीटा कोमा 0, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम ले लेते हैं अल्फ़ा, ठीक है। अब ये क्योंकि यहाँ पर कहीं पर ऑर्थो सेंटर है, तो एक बात मुझे समझाइएगा। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है। ऑल्टीट्यूड्स की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे हम सिंपल सा भाषा में आपको समझाना चाहें, दीज आर द ऑल्टीट्यूड्स परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द वर्टेक्स, ठीक है। ये है ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये दिया हुआ है। जब इसकी एक साइड ये है और ये पॉइंट अगर 1,1 है, इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा हमें से दिख रहा है कि ट्राइंगल के बाहर चला गया है। होता क्या है, व्हेन द ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल, देन सर्कमसेंटर एंड ऑर्थो सेंटर बोथ लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल, ठीक है। तो अभी तो हम एक रफ डायग्राम के हिसाब से बनाते हैं, फिर इसका एक्चुअल डायग्राम क्या है वो भी हम सीखेंगे। एक साइड अगर इसकी एक्स एक्सिस है, तो जो परपेंडिकुलर वाली जो साइड इसकी आने वाली है, जो परपेंडिकुलर साइड जो होगी जिसके 90 डिग्री पर रहने वाला है, वो कैसा होगा, वन साइड इज एक्स एक्सिस, देन परपेंडिकुलर साइड इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अगर लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस है, देन दिस इज गोइंग टू बी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और अगर ये 1,1 से पास हो गया है, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी पता चल गई कितनी है, 1 है। अब अगर अल्फ़ा 1 है तो सी पॉइंट इसी लाइन के ऊपर लाई करता है, तो आप यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट भी इसका निकाल पाएंगे, इट इज़ -2। सो द पॉइंट सी इज़ नोन टू अस 1,-2, जो कि 4th क्वाड्रेंट पे दिख रहा है हमें, है ना। अब क्या हो रहा है, एक पॉइंट यहाँ से निकाला, एक पॉइंट यहाँ से निकाला। अब ये बी वाला पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर है। अब क्या होगा, बी वाला जो पॉइंट है सामने वाली साइड है, इससे परपेंडिकुलर आएगा, और बी से एच को जो मिलाएंगे, जो इसे दिखने में हमें यहाँ लग नहीं रहा है, पर सोचिए, इफ़ इट इज़ अ ए, इट इज़ अ बी, इट इज़ अ सी, तो क्या हुआ होगा, अब जो बी एच होगा वो सामने वाली जो साइड है ए सी, तो ए सी का स्लोप कितना है वो पहले हम देख लेते हैं। ए सी का जो स्लोप है अपने पास से वो -1 है, ठीक है। तो जो बी एच का स्लोप होगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ऑर्थो सेंटर अगर वर्टेक्स से इसको मिलाएंगे, एक्चुअल डायग्राम भी मैं इसका बताऊंगा, कंफ्यूज मत होना, एक बार वर्टेक्स आ जाए फिर हम बात करेंगे। सो बी एच के परपेंडिकुलर होगा, अगर ए सी का स्लोप -1 है तो इससे जो मिलाने वाला परपेंडिकुलर बनने वाला है, इट इज़ 1, ठीक है। और इसके आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, दोनों के कोऑर्डिनेट आपको पता है, 1,0 एंड इट इज़ 1 माइनस बीटा। So we are having the beta as 0. So guys, we got the this point as well. It is origin. चलिए अब सारे पॉइंट्स आ गए, एक्चुअल डायग्राम बना के देख लेते हैं क्या हो रहा है। ओके, सो लेट्स प्लॉट द एक्चुअल डायग्राम। क्या हमसे पूछा जा रहा है, there is a one point here, it is -1,0. एक पॉइंट यहाँ पर भी है, C पॉइंट 1,-2, एंड ये जो पॉइंट हमारे पास आया B, इट इज़ अ ओरिजिन, दिस इज़ B। तो ये जो ट्राइंगल है, जैसा मैं बोल रहा था आपको, ये एंगल कैसा होगा, 90 से ज़्यादा होगा। दिस एंगल इज़ ग्रेटर देन 90, तो दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, दैट्स वाई इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो ट्राइंगल के बाहर की साइड यहाँ पर लाई कर रहा है, जो कि इस लाइन पर है, यहाँ पर है इसका ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो यहाँ से बात बनती है, ये यहाँ से परपेंडिकुलर भी इधर ही आने वाला है इसका, ठीक है। ऐसे इस तरीके से ऑर्थो सेंटर बाहर की साइड जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं वापस से क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ऑर्थो सेंटर इज नोन टू अस, ऑर्थो सेंटर ऑलरेडी वाज गिवन, 3 पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। नाउ वी आर लुकिंग फॉर द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। ऑर्थो सेंटर गिवन है, तीनों ट्राइंगल के वर्टेक्स हमारे पास पता हो तो हमें सेंट्रोइड हमें मालूम होता है, फिर सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, 1 + 0 + 1/3 एंड इट इज़ 0 + 0 - 2/3।
So the centroid is known to us is as 0, -2/3. सर्कम सर्कल चाहिए, इस ट्राइंगल के बाहर से पास होने वाला सर्कल चाहिए, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है तो इसका सेंटर भी बाहर ही लाई करेगा इस ट्राइंगल के। अब यहाँ से हमें निकालना है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर के लिए क्या होता है, देयर इज अ प्रॉपर्टी कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर बहुत फेमस है। इस क्वेश्चन को करने की और भी मल्टीपल अप्रोचेस है ना। यहाँ पर सेंटर सर्कम सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है, सेंट्रॉइड है, एंड दिस डिवाइड्स दिस इनटू 2:1। ये हमें निकालना है। लेट्स अज्यूम दिस एज x0, y0। ऑर्थो सेंटर हमें मालूम है 1, 1 है, ये हमें पता है 0, -2/3। सर इसमें हमेशा कन्फ्यूज़न होता है, मेरा काम आपको सिर्फ सॉल्यूशन बताना नहीं है, कॉन्सेप्ट या कोई बात है तो वो भी एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर ये हमेशा याद रखना, कन्फ्यूज़न होता है सर्कम सेंटर किधर है, ऑर्थो सेंटर किधर है। तो जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो मैं बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। आपको यहाँ पर सर दिख रहा है CIR, तो आप बस यू जस्ट रिमेंबर माय नेम, ओम सर, ठीक है। तो दिस सर विल स्टैंड फॉर सर्कम सेंटर, ये आपको याद रहेगा, ठीक है। O स्टैंड्स फॉर ऑर्थो सेंटर, ये भी आपको याद रहेगा, O से ऑर्थो सेंटर बना दोगे आप। अच्छा, सेंट्रॉइड किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस। सो M स्टैंड्स फॉर मीडियंस, और मीडियन से क्या मिलकर बनता है? सेंट्रॉइड मिलकर बनता है। फॉर्मूला कैसे मिलाओगे? ये एक साइड आ गया है, ये एक तरफ है, सो इट इज़ 2:1, ठीक है। तो अगर आपको कोई और तरकीब याद हो तो आप इसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, सबसे इजी, कभी कोई टेंशन की बात नहीं है। मेरे नाम में पीछे सर बोलते हो आप लोग मुझे, तो सर्कम सेंटर से सर हो गया, CIR, वैसे एक्चुअल में SIR होता है, तो सर्कम सेंटर पीछे रहेगा। O स्टैंड्स फॉर ऑर्थो सेंटर, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं कि इधर ऑर्थो सेंटर होगा, इधर सर्कम सेंटर होगा। बीच में है जो मेरे नाम में M आता है, तो M स्टैंड्स फॉर मीडियन, मीडियंस के मिलने से क्या बनता है? सेंट्रॉइड। तो OM 2 अल्फ़ाबेट्स इधर है, वी आर राइटिंग दिस एज 2:1। अब बस ये तो मजाक की बात थी, आपको किसी और तरीके से याद हो तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जिनको नहीं पता हो दे कैन यूज़ दिस, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2:1 का फॉर्मूला अगर हम लगाने जाएं तो आप देखिएगा 2x0 + 1 अपॉन 2 + 3, देन 2y0 + 1 अपॉन 2 + 1, एंड इट इज़ गिवन एज 0, -2/3। सो लेट्स सॉल्व दिस वन। x0 + 1 is 0. We are having x0 as -½ and 2y0 + 1 divided by 3 is -2/3, and the y0 is coming as -3/2. So we are aware of circumcenter, which is the center of circumcircle, is coming as -½ -3/2. So now we are aware of the triangle के जो बाहर वाला सर्कल है, दिस इज सर्कम सर्कल, ठीक है। तो ये सेंटर हमें मालूम है। सो नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल। सर रेडियस का भी मालूम नहीं चला। रेडियस में एक पॉइंट इसका ओरिजिन आया था, देयर वाज अ 1 पॉइंट ओरिजिन एंड द अदर पॉइंट वाज -1, 0, एंड देयर वर 1 मोर पॉइंट, है ना, 1, -2। सो फॉर द सर्कम सर्कल सेंटर इज ऑलरेडी known to us, we can write x distance formula लगा देंगे, and radius is going to be, origin से distance निकाल दो इसकी, okay। So we get the circle exactly, x² + x + 1/4, it is y² + 9/4 and plus 3y, it is 1/4 + 9/4. As it is passing through the origin, constant term is going to be 0. So this is what we are getting, okay, and that is the B is the answer. So we mark B as an answer. मैं पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ वापस से, एंड वी विल डिस्कस द अदर अप्रोचेज ऑल्सो टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक एक्स एक्सिस, एक साइड, इट इज ऑलरेडी गिवन, देयर इज अ लाइन। एक्स एक्सिस को जहाँ मिलता है पॉइंट वाज नोन, एक्स एक्सिस पर दूसरा पॉइंट अज्यूम किया। ऑर्थो सेंटर जो है हमारे पास, थोड़ा सा भी रफ जैसा डायग्राम बनाने की कोशिश की, लोकेट किया, हालांकि
एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज लाइन एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1,1 से पास होगा तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, और यहाँ पर जब हम एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे इस लाइन की वजह से वाई पॉइंट आ जाएगा, नोन आ गया। एक वर्टेक्स बचा है अपने पास, वो एक्स एक्सिस पर है, तो जो ऑर्थो सेंटर से हम इसको जब मिलाएंगे, ठीक है, सो दिस पॉइंट शुड ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड, जो बी के सामने वाली साइड होगी। बी के सामने वाली साइड ए सी है, आप इस वाले डायग्राम से देख लीजिए, ए सी और बी एस जो है परपेंडिकुलर होंगे। ये एक्यूट एंगल बनाया इसलिए अंदर दिख रहा है, ऑप्टो इसमें थोड़ा सा समझने में लगता है, पर हमें तो सिर्फ कॉन्सेप्ट से मतलब था तो हमने बनाया। जब बात डायग्राम की आएगी तो मैंने एक्चुअल डायग्राम भी आपको यहाँ पर बनाकर बता रखा है। तो बी एच का जो स्लोप है दैट इज़ 1/1 माइनस बीटा, और इसका स्लोप -1 है तो परपेंडिकुलर का स्लोप आ जाएगा 1, यहाँ से बीटा आया 0। तो एक्चुअल में ये पॉइंट यहाँ नहीं है, क्योंकि हम ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे कि यही एक्स आई 0 ओरिजिन आएगा, वो कोऑर्डिनेट मैथमेटिक्स हमने कंफर्म किया। सो दिस पॉइंट इज़ हियर। सो नाउ द एक्चुअल डायग्राम इज़ लाइक दिस। आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस, ये पॉइंट यहाँ है तो ये 90 से ज़्यादा रोटेट होगा, इट इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसीलिए ऑर्थो सेंटर बाहर जा रहा है। और एक्चुअल में क्या हुआ होगा, इस वाली साइड पे परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, ए बी साइड पे परपेंडिकुलर ऐसे जाके मिलेगा, दिस इज़ 90 डिग्री, और ये वाला भी 90 डिग्री है, ये यहाँ बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ऑर्थो सेंटर आ गया है, और हमारा ऑर्थो सेंटर तो गिवन था, हमारे पास तीनों पॉइंट्स आ चुके हैं, ठीक है। तीनों पॉइंट्स आने के बाद हमारे पास 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो। दूसरा तरीका बता रहे, एक जनरल सर्कल की इक्वेशन मान ली, 3 पॉइंट आपको पता है, आप उनसे सेटिस्फाई कर करके जी एफ और सी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पर सेंट्रोइड निकाल कर, सर ऑर्थो सेंटर पता था तो सरकम सेंटर निकालने की कोशिश की, क्योंकि सरकम सेंटर उसके सेंटर हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, तो बस एक सेक्शन फॉर्मूला में लगाना पड़ा, जिससे 2:1 से हम इसके अंदर सेंटर, हमारे पास सरकम सेंटर आ गया। सरकम सेंटर आ गया, सरकम सेंटर इज़ द सेंटर ऑफ सरकम सर्कल। फिर हमें बस रेडियस की बात थी, और ये सर्कल में तीनों वर्टेक्स हमें पता है, आसान वाला ले लिया 0 0, डिस्टेंस फार्मूला वहाँ लगा दिया, यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, वी आर गेटिंग द एक्चुअल इक्वेशन ऑफ सरकम सर्कल। एक और प्रॉपर्टीज हम इसको कर सकते हैं, इफ़ यू टेक इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर अबाउट एनी साइड इट लाइज ऑन सरकम सर्कल, वहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को बनाने की वेरीफाई कर सकते हैं, या मैं ये कहूँ ऑप्शंस को वेरीफाई करने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। बट आई एम अगेन रिपीटिंग इट, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर विद रिस्पेक्ट टू एनी साइड लाइज ऑन सरकम सर्कल, ठीक है। तो जैसे एक आपके पास से यहाँ पर एक साइड आपकी एक्स एक्सिस है, ऑर्थो सेंटर 1,1 है, तो फिर इसका इमेज क्या बना एक्स एक्सिस के अबाउट 1,-1, तो 1,-1 सरकम सर्कल पे लाई करेगा। ऐसे करके आप ऑप्शंस को यहाँ पर डिकोड करके देख सकते हैं। जैसे 1,-1 है तो चलिए चेक करके देख लेते हैं, इसका जो इमेज आएगा वो 1,-1 आएगा अबाउट द एक्स एक्सिस, चेक करके देखना है इसको सेटिस्फाई करेगा। सो वी आर गेटिंग दिस एज 1 + 1 + 1 एंड -3, 0 सेटिस्फाई कर रहा है। इसको देखो, फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग 1 + 1 + 1 एंड -1, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दिस इज रॉन्ग। यहाँ रख के देखिए 1 + 1 -3 -1, चेक कर लीजिए इसको, 1 1 -3 -1, दिस इज़ नॉट कमिंग 0, दिस इज ऑल्सो नॉट 0। ये वाला चेक कीजिए 1 1 -2 -1। ओरल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया? ओरल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ भी करने की, इतने सारे तामझाम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। सीधा सा कॉन्सेप्ट, इफ़ वी टेक इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर अबाउट एनी साइड that lies on circum circle. So 1,1 by explicitly given to us, one side is already known to us, that is x axis. x axis के रिस्पेक्ट में 1,1 यहाँ ऊपर होता है, x axis के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज अगर लेते हैं तो वो 1,-1 आएगा, तो सरकम सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि ये SCQ फॉर्मेट में पूछा गया है तो हम इसकी इक्वेशन से सेटिस्फाई करवा रहे हैं इसको 1,-1 को। और उसको सेटिस्फाई करने जब जाते हैं तो ये ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करते हैं। बी ऑप्शन मार्क करके हम आगे निकल सकते हैं। विद इन 20 सेकेंड्स, विद इन 30 सेकेंड्स के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज वी आर हियर फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ द कॉन्सेप्ट, सो आई एम टीचिंग यू ऑल द डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, हाउ वी कैन एग्जैक्टली गेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। गॉट इट गाइस? और कोई पॉइंट से वेरीफाई करके देख सकते हो आप, मैंने सारे डेटा सही लिखा है। इट इज़ 3 2 आ रहा है यहाँ से, दैट्स वाई इज रॉन्ग। 1 1
-2 बन रहा है यहाँ से, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, करेक्ट बात है, हाँ। और 1 1 आई एम गेटिंग -3, देन इट इज़ -1, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, गॉट इट। जेईई एडवांस 2021 पेपर 1 का एक क्वेश्चन है जिसके बारे में हम डिस्कशन करने आए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर ऑल दो बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोई कॉनिक सेक्शन की तो ज़रूरत है नहीं, ना सर्कल वगैरह का यूज़ है, सिंपल स्ट्रेट लाइंस और लोकस वाला प्रॉब्लम है जहाँ पर आपको कर्व्स को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की बातचीत हो गई है। कॉन्सेप्ट पे जाने के पहले आपकी जो अभी प्रिपरेशन है उसको कंपैरिजन उस टाइम के स्टूडेंट से करते हैं जो फुली प्रिपेयर्ड थे, जैसा उनका बिहेवियर नेशनल फ्रंट पे रहा था उसके बारे में डिस्कशन ज़रूर करते हैं। और उसके बारे में पता चलता है जो हर साल जेईई वाले एक पेपर का रियल जो एनालिसिस होता है, जो वहाँ पर एक स्टैटिस्टिक्स वो रिवील करते हैं कितने स्टूडेंट्स ने कितने क्वेश्चन सही किए, तो वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल जज कर सकते हैं। तो आप देखिएगा फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो 8.47 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया था यहाँ पर। वहीं पर जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वहाँ पर अगर हम बात करें वो 1.24 जो कि बहुत कम है। आप देखिए 1752 स्टूडेंट ने सेकंड वाला क्वेश्चन सही किया। ऐसी क्या डिफ़िकल्टीज है वो हम देखते हैं। वहीं पर पहला वाला 11,997 स्टूडेंट्स ने सही किया था। वहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको गलत भी किया है, 57, 60%, 33, 38% स्टूडेंट ने तो क्वेश्चन छोड़ ही दिया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चंस के बारे में। पर इसके पहले ये भी देख लीजिए जिनका सही हुआ तो उनको बहुत सारे मार्क्स नहीं मिले, मार्क्स सिर्फ +2 ही मिला और 0 मिला है। इसी तरह के मार्क्स उनको मिले हैं, है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसीलिए अटेम्प्ट ज़्यादा आपको दिख रहा है। मार्किंग स्कीम पर क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट हुआ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन का नेचर तो सेम रहता है, लेकिन अगर हम मार्किंग स्कीम बदल दें तो स्टूडेंट्स का बिहेवियर उसको लेके काफ़ी चेंज हो जाता है। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, समझते हैं क्या बातें दी गई हैं। कंसिडर द लाइन्स, 2 लाइन्स गिवन है L1 एंड L2 फॉर अ फिक्स्ड कॉन्स्टेंट लैम्डा C इज द लोकस प्रॉब्लम है पॉइंट P सच दैट प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L1 एंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L2 का प्रोडक्ट दे रखा है L² है। लाइन y इक्वल टू 2x+1 मीट्स दिस लोकस C एट 2 पॉइंट्स R एंड S, जिनके बीच के डिस्टेंस आपको दे रखी है कितनी है, √270 है। फिर आपके पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात हो रही है जहाँ से R' और S' आते हैं, वहाँ D की बात हो रही है। फर्स्ट पार्ट में लैम्डा की वैल्यू पूछा है, λ² का, सेकंड वाले पार्ट में D। तो चलिए सिस्टमैटिक तरीके से पहले एक एक बात को बनाते हैं और सीखते हैं कि क्या इसके अंदर पूछा जा रहा है। सो L1 इज नोन टू अस एंड L2 इज नोन टू अस। लैम्डा फिक्स है, C इज द लोकस ऑफ पॉइंट P का लोकस है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L1 एंड L2 इज λ²। पहली बात तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आपको याद हो तो वो होता है ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। तो यहाँ पर डायरेक्टली इसी के बारे में बात हो रहा है कि प्रोडक्ट निकालना है हमें। पढ़िए, प्रोडक्ट P पॉइंट के लोकस की बात हो रही है। सो लेट्स अज्यूम द P पॉइंट इज h, k, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर्स डाले गए हैं L1 पर और L2 पर। सो दे आर 2 परपेंडिकुलर्स P1 एंड P2, उनका प्रोडक्ट हमको दिया हुआ है, इट इज λ²। सो लेट्स यूज द इक्वेशंस आर गिवन टू अस, वी कैन राइट इट एज √2h + k-1 अपॉन √a² + b²। कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, इट इज 2 + 1, देन इट इज √2 टाइम्स h - k+1 अपॉन √2 + 1 एंड दिस इज गिवन एज λ²। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे भी आप देख पाओगे कि ये a - b का होल स्क्वायर जैसा बन रहा है। यहाँ पर यहाँ डेटा बना देते हैं, ये 3 है, ये भी √3 है, सो वी आर गेटिंग 3 हियर। सो लोकस तो आ चुका है। लोकस प्रॉब्लम्स के लिए h को वापस से हम x रख देंगे और k को y ले सकते हैं। डायरेक्टली भी आप x और y के बारे में सॉल्व कर सकते हैं, सेम ही बात है। सो वी आर हैविंग दिस एज 2x² - y-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 λ²। दिस इज द कर्व C, दिस इज द कर्व C, ठीक है, ये है आपके पास से कर्व C की बात हो रही है। 2x² - y-1 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको दी है 3 λ²। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या डेटा दिया है। अब एक लाइन है, जो लाइन है y = 2x + 1, वो इस मीट करता है इस कर्व को। कौन सा लाइन है, लाइन लेकर आते हैं।
सो लाइन इज गिवन y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, दिस इज द लाइन, ठीक है। और ये इस कर्व को मीट करता है 2 पॉइंट्स पर, 2 पॉइंट्स R एंड S, उनके बीच का डिस्टेंस हमको गिवन है √270। तो पहले इन दोनों को हम सॉल्व करने की कोशिश अगर हम करने की सोचें कि क्या डेटा यहाँ से बनकर आना चाहिए, तो आप देख लीजिए यहाँ से वी आर हैविंग दिस एज 2x², y की जगह 2x रखोगे तो ये 2x का होल स्क्वायर बनेगा आपके पास से, तो 4 बनेगा, 2 बनेगा, तो आपके पास से 2x का स्क्वायर विच इज़ 3 लैम्डा स्क्वायर। सो वी कैन हैव x एज प्लस माइनस √3/2 mod of lambda, and y we can write from here y as plus minus, so twice करेंगे इसको, so it is 2 times, it is √3/2 times mod of lambda plus 1, which is plus minus √6 lambda plus 1. So certainly we can have 2 points, एक बार प्लस ले लेते हैं, so it is √3/2 mod lambda comma √6 mod lambda plus 1, and वहीं पर दूसरा वाला जो पॉइंट है वो नेगेटिव के साथ आ जाएगा, and there is a negative of √6 mod lambda plus 1. इनके बीच का डिस्टेंस हमको गिवन है RS, तो व्हेन यू टेक द डिफरेंस, तो आप देखिएगा दे बोथ गेट एडेड, इसका बनेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे डिफरेंस लेंगे 1 से 1 चला जाएगा आपके पास से, तो ये 2√6 mod R का होल स्क्वायर दे रखा है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस डेटा इज नोन टू अस। सो यहाँ से 2 चला जाएगा तो आपके पास से 6 आता है, मॉड लैम्डा का स्क्वायर आता है। यहाँ से अगर आप बनाने की कोशिश करते हैं, सो वी आर गेटिंग 4 × 6 × मॉड लैम्डा का स्क्वायर विच इज़ गिवन एज हाउ मच √270। 270 24 and 6 is 30 lambda square is 270, so the lambda square is coming as 9। लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास निकल के आई है 9। तो फर्स्ट पार्ट इज डन, जिसको आपने देखा कि देश भर में काफ़ी सारे बच्चों ने किया था, पर ज़्यादा तो नहीं था, 8% के आसपास ही थे। तो सिर्फ प्रोडक्ट फार्मूला जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फार्मूला उसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है, यहाँ तक हम पहुँचे। अब डी की बात हो रही है, अब वो क्या है वो पढ़ते हैं। लेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ RS, ये RS है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, RS की इक्वेशन हमें पता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हमें इनका मिड पॉइंट निकालना होगा। मिड पॉइंट क्या है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ RS। मिड पॉइंट के लिए दोनों को हमें ऐड करना होगा, दोनों ऐड करोगे तो खत्म हो जाएंगे, 0 आएगा यहाँ पर, और इन दोनों को ऐड करोगे ये भी चला जाएगा, 2 आएगा, 2/2 यानी 1, दिस इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकाल दिया दोनों का। और परपेंडिकुलर साइड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात हो रही है, आप यहाँ से इसका स्लोप निकालिए। m1 का स्लोप आपके पास से 2 है, तो आप मुझे बताइए इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा, वो -½ होगा। सो दैट स्लोप इज -½ तो उसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं y - y1 -½ x - 0। तो यहाँ से बन जाएगा 2y - 2 + x = 0। ये कंडीशन अपने पास निकल के आती है। थोड़ा देखिए इसको, स्लोप अगर फर्स्ट वाली लाइन का 2 है, y = 2x + 1 है, तो इसका जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप बनेगा -½ ठीक है। इसका मिड पॉइंट्स निकाल लिया हमने, दोनों को ऐड किया, x1 + x2/2, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ऐड करते 0 बन जाएगा। यहाँ पर √6 mod लैम्डा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास है 2/2 दैट इज 1। तो स्लोप पता है y - y1 m × x - x1, सो y - y1 x - 0, और ये स्लोप हमने लिखा 2 से मल्टीप्लाई किया, 2y - 2 + x। दिस इज द सेकंड इक्वेशन, सेकंड लाइन जिसकी बात हो रहा है। अब ये किसको मिलता है, कर्व C को मिलता है। सर कर्व C की इक्वेशन कहाँ है, ये रही, ये है कर्व C। और कहाँ जाके मिलता है, दे मीट एट द पॉइंट R' एंड S'। नाउ D इज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन R' एंड S', इसकी बात हो रही है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आ जाइए। सो द कर्व C इक्वेशन इज 12x² - y - 1 होल स्क्वायर, 12 नहीं है 2 है, ये तो मॉड का साइन है, दीज आर मॉड साइन, इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। और जो सेकेंड लाइन जिसकी बात हो रहा है, दैट लाइन इज x + 2y - 2 = 0। x + 2y - 2 = 0। नाउ व्हेन दीज टू मीट देन दे आर पॉइंट्स R' एंड S', ठीक है, उसकी बात हो रहा है।
तो इनको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट द डेटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से y-1 को हम -x/2 लिख सकते हैं। देखो y-1 यहाँ पर है, आप 2 कॉमन ले लीजिए, y-1 वहाँ भी चाहिए, -x/2 यहाँ पर रख सकते हैं। सो वी आर हैविंग 2x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने जाएंगे तो इट इज़ x²/4। लैम्डा हम पहले ही निकाल चुके हैं, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आई थी अपने पास से 9, इट इज़ 27। तो यहाँ से निकालिए 8-1, आपके पास से 8-1 विल बिकम 7x²/4 इज 27। तो आपके पास से दो डेटा x के आने वाले हैं जो कि दिख रहे हैं यहाँ से 27 × 4/7, ये है x²। ठीक है, तो यहाँ से दो डेटाज आएंगे, एक x1 आएगा आपके पास से √2 टाइम्स, और देखो यहाँ से भी 9 लिख सकते हैं तो 3 भी कॉमन आ जाएगा। दिस इज द डेटा +6 √3/7। थोड़ा चेक करिए, 27 के अंदर 9 है, 9 का रूट लेंगे 3 आ जाएगा, 4 का रूट लेंगे 2 आ जाएगा, 3 और 2 का बन गया 6 जो कि आउटसाइड है, फिर 3/7 वो रूट में जाएगा। ये एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, सेकंड वाले का जो होगा वो इसी का नेगेटिव आएगा, 6 × 3/7। 6 टाइम्स इज नॉट द सिक्स्थ रूट, इट इज 6th टाइम 3/7। y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये फंडा भी लगा सकते हैं कि जब हमें पता है कि ये यहाँ पर है तो y1 के लिए ये डेटा होगा और y2 के लिए ये वाला डेटा भी बनेगा। हमें y1 - y2 चाहिए होता है डिस्टेंस निकालने के लिए, तो जस्ट टेक द डिफरेंस। तो आपके पास से -x1 + x2/2। सो द डिस्टेंस फार्मूला सेज RS, R' is it is x1 - x2 whole square, y1 - y2 whole square. So we can just put these values. Tell me, y1 - y2 is x1 - x2 whole square, सेम आएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, बट there is by 2 which will become by 4। हमें इसका स्क्वायर निकालना है, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। सो वी आर गेटिंग 5 and 4 + 1 will become 5 times 5/4 x1 - x2 whole square। यहाँ से आपके पास x1 x2 दोनों पता है, सो जस्ट टेक द डिफरेंस, +6 - 6 will become 12 times √3/7 और इसका बन जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर देंगे। सो देखते हैं क्या डेटा बनता है यहाँ से। सो वी आर हैविंग दिस एज 5/4 × 12 है आपके पास से, तो विच इज़ 144 × 3/7। तो कितना डेटा बनता है, थोड़ा इसको एड्रेस करते हैं। 4 से ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स, सो 12 देन 6। सो हाउ मच वी आर हैविंग देन, यहाँ 4 यहाँ पर आपके पास है, इसको लिख सकते हैं 5 × 4 × 9 × 3 डिवाइडेड बाय 7। तो ये 5 × 4 इज 20 और ये 27 है, 27 का डबल 540/7। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, 540/7 इसका नंबर आ रहा है। एंड वी आर वेरी मच कीन अप टू 2 डेसिमल तक हमें आंसर लेकर आना है। तो एक बार कैलकुलेशन चेक कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पे ये लिखा है तो वी आर हैविंग 7, यहाँ से 49 आएगा, 49 के बाद आपके पास से यहाँ पर लिखा हुआ है 54, तो 5 ज़्यादा है तो 50 बनेगा, तो 7 7 अगेन 49, 49 के बाद आपके पास 1 बचता है, दैट इज़ 1, फिर आपके पास से 3 बचेगा, 30, 1.74 के आसपास। दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग, 77.14 द आंसर वी आर गेटिंग फॉर द सेकेंड वन। द फर्स्ट वन वी गॉट 9 and the second one we are getting 7714, 7714 the answer we are getting for the second one। ये स्टूडेंट जे एडवांस 2021 एक कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। लेट ई बी द पैराबोला y² is equal to 8x where p is from -2 to 4 and let q and q dash be two distinct points on E such that line PQ and PQ dash are tangent to E। E अपने पास एक पैराबोला है
let f be the focus of E, then which one of the following statement is not true? Conic section बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन हम बात करें अपने पास से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से वहां के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। ट्रायंगल PFQ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल QPQ डैश इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे चार ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं तो एक स्टूडेंट्स की उस टाइम पे एक्चुअल सिचुएशन क्या थी, कितने स्टूडेंट्स इसको सही किया, आप देख सकते हैं इज एन आर ट्रू है, यानी क्वेश्चन जो पूछा गया है एमसीक्यू में पूछा गया है। यहीं पर अगर हम देखें करेक्ट ऑप्शन पूरे इंडिया में अगर हम देखें तो 9.94 है। 10% के आसपास स्टूडेंट ऐसे थे जिनका कॉनिक सेक्शन बहुत अच्छा था। एक अच्छा है और क्वेश्चन में अटेम्प्ट नहीं किया, पेपर में तो कोई मतलब नहीं है, अच्छा भी था, अटेम्प्ट भी किया, मार्क्स भी लेकर आए। वहीं पर पार्शियल मार्किंग के हिसाब से 44% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पार्शियल मार्किंग स्कोर किया। तो देख सकते हो नियरली अबाउट 54% स्टूडेंट्स का कॉनिक सेक्शन अच्छा है। और आप बताइए छोड़ के जा रहे हैं छोड़ना नहीं, इस टॉपिक को स्कोर करके चला है। गलत वाले 13% है, -2, 30% है, 0 मार्क्स सिक्योर किया। ठीक है भाई, कॉनिक सेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर पैराबोला के बारे में बातचीत चल रहा है, पढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है पैराबोला है वो है y² इज इक्वल टू 8x है। तो अगर हम इसका फोकस निकालना चाहें तो फोकस आपके पास है a,0 आता है, वो आपके पास जब इसका कंपैरिजन स्टैंडर्ड वाला पैराबोला है तो एक ही वैल्यू 2 है, तो ये फोकस हमारे पास से आ चुका है 2,0। ठीक है, वही अगर हम इसके डायरेक्ट्रिक्स को लिखना चाहें, डायरेक्ट्रिक्स आती है x प्लस a इज इक्वल टू 0, यानी मेरे पास से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। x कोऑर्डिनेट -2 आता है। ठीक है, एक पैराबोला है, बात बनाते हैं, प्लॉट करते हैं। ये डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू -2। बोला क्या है पढ़िए, एक पॉइंट है -2,4, ये रहा -2 को, ये तो इसी लाइन पर होगा। P पॉइंट ऑन दिस लाइन, ये तो डायरेक्ट्रिक्स पर है। पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स ही डायरेक्टर सर्कल होता है। डायरेक्टर सर्कल मतलब उस पॉइंट का लोकस जहां से म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स ही डायरेक्टर सर्कल होता है। तो जब आपने यहां से इसके ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ की होंगी तो उनके बीच का एंगल हमारे पास क्लियर हो गया है कि उनके बीच का एंगल क्या होगा, दैट्स गोइंग टू बी अ राइट एंगल। तो डायरेक्टर सर्कल ही पैराबोला के अंदर, याद रखिए डायरेक्टर सर्कल यानी परपेंडिकुलर टेंजेंट जहां से ड्रॉ करते हैं ऑफ पैराबोला, इट इज डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स वो पॉइंट होता है, डायरेक्ट्रिक्स वो लोकस होता है। तो यहां से एंगल आपके पास से 90 रहेगा। कहां कहां पे कट टच करता है बताया गया है, Q और Q डैश पर। दिस इज Q, दिस इज Q डैश। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं कहानी क्या पूछा गया। अब बात यह है क्या है, फोकस से पास होगा, यह भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर डायरेक्ट्रिक्स से जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनाई जाए तो वो फोकस से पास होती है। लेकिन सपोज कीजिए हमें डाउट आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, भूल जाते हैं, तो लॉजिकली पहले चलते हैं और हम बात करते हैं इसी के कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, COC कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट यानी QQ डैश की इक्वेशन लिखेंगे और वो आएगी T इक्वल टू 0। T इक्वल टू 0 पॉइंट आपको पता है -2,4 है। तो देखिएगा पैराबोला कैसा है, पैराबोला हमारे पास है y² इज इक्वल टू 8x। तो डेटा बनेगा y1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस x1, यही होती है इक्वेशन। यहाँ पर x1 की वैल्यू आएगी -2 और y1 की वैल्यू आती है 4, क्योंकि पॉइंट P हमारे पास इतना है। तो यहां से आपके पास 4y इज इक्वल टू 4 आता है और ये x -2 है, 4 से 4 चला गया है, y का वैल्यू x -2 है। आप चेक कर सकते हैं जो फोकस है 2,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, फोकस 2,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जिनको नहीं पता होगा डायरेक्ट भी जानते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स से अगर कोई कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनाई जाए तो वो फोकस से पास होती है। जिनको नहीं पता, डाउट आ गया, मैथमेटिक्स इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, निकाल दिया 2,0 सेटिस्फाई करता है। तो आपके पास F lies on the line segment joining Q and Q dash। P और F की बीच की डिस्टेंस पूछी जा रही है, ये तो यही निकल जाती। P आपको पता है, F आपको मालूम है, P is -2,4। ये डेटा आप बनाइए, -4 आता है 16 और ये वाला भी आपके पास है 16।
4√2 डेटा बनेगा, यहाँ 5√2 बोला, सी इज रॉन्ग, सी तो गलत हो चुका है। पी एफ क्यू और क्यू पी क्यू डैश, ये देखिए क्यू पी क्यू डैश इज राइट एंगल ट्राइंगल, यस। आपको अच्छा इस पे भी अगर डाउट आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको इस पर भी डाउट आ गया कि सर मुझे तो डाउट हो रहा है कि 90 बनेगा नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए क्यू क्यू डैश का स्लोप क्या है। अभी इक्वेशन निकाली ना, 1 है, तो क्या आप मुझे P और F यहां पे अगर मैं ज्वाइन करके देखूं, इसके बारे में इसका स्लोप बना सकते हैं, PF बनाइए। PF का स्लोप क्या है, F आपको पता है, P आपको पता है, तो P आपके पास है, स्लोप है 4 माइनस PF, पॉइंट लिख लेते हैं, -2,0 एंड द फोकस इज 2,0, 4 माइनस 0 -2 आई एम गेटिंग -1, दोनों का स्लोप निकाला तो आपको क्या पता चलता है, क्यू क्यू डैश का स्लोप 1 है, पीएफ का इतना है, इसका मतलब पता चला क्यू क्यू डैश इज परपेंडिकुलर टू पीएफ, क्यू क्यू डैश इज परपेंडिकुलर टू पीएफ, पीएफ इज परपेंडिकुलर टू क्यू क्यू डैश, ये एंगल भी 90 है। तो आपको पता चला इससे कि ट्राइंगल PFQ इज राइट एंगल ट्राइंगल, PFQ इज राइट एंगल ट्राइंगल, PFQ इज आल्सो राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और अगर आपको ये प्रूव करना है कि ये 90 कैसे होगा तो वो भी आप सोच सकते हैं, उसके लिए क्या करना होगा, वैसे तो ये प्रॉपर्टी है डायरेक्टली, उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर पास होने वाली एक, जैसे आपको इसके बारे में पता करना कि ये एंगल 90 है या नहीं, तो इस पॉइंट से पास होने वाली एक टेंजेंट लिख लीजिए, ठीक है। इस पॉइंट से पास होने वाली एक टेंजेंट लिख लीजिए, ये रही टेंजेंट, आ जाएगी एक टेंजेंट इसके हिसाब से, पैराबोला के हिसाब से। आइए वो बात समझाऊं मैं कि ये वाला एंगल 90 कैसे है। तो अब तक कितने ऑप्शंस हो गए, सारे हो चुके हैं। यहाँ पर डाउट है कि सर ये 90 होगा नहीं होगा, हम प्रॉपर्टी भूल गए हैं तो कैसे पता चलेगा, वो वाली बात मैं आपको रीचेक करके बता देता हूँ। देखो हम P पॉइंट से टेंजेंट लिख सकते हैं y-4 m टाइम्स x माइनस x1, ये टेंजेंट होगी -4 2,4 से, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए ये लिख सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस 2m प्लस 4, ये टेंजेंट है। अब आपको पता होगा टेंजेंसी की कंडीशन पैराबोला के लिए, मैंने सिर्फ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन लिखी है, टेंजेंसी की कंडीशन पैराबोला के लिए c इक्वल टू a बाई m होता है, c इक्वल टू a बाई m होता है फॉर द टेंजेंसी कंडीशन। c हमारे पास यहां से 2m प्लस 4 है, ये पैराबोला के लिए 2 है, और यहां पर है आपके पास है m, तो यहां से अगर आप डेटा निकालेंगे तो आपके पास डेटा बन जाता है 2m स्क्वायर प्लस 4m इज इक्वल टू 2, आई एम गेटिंग m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और आप देख सकते हैं यहां से अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालूं m1 m2, आई एम गेटिंग दिस एज -1, m1 m2 -1 आ रहा है, यानी इसका स्लोप m1 इसका स्लोप m2 अगर मान लिया मैंने, तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। पर एग्जाम में हो गया ना प्रूव 90 डिग्री, एग्जाम में ये पता होना बहुत जरूरी है, कुछ प्रॉपर्टीज अगर हमें पता हो तो याद रखिए डायरेक्टर सर्कल यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का जो लोकस होता है वो पैराबोला के केस के अंदर डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो जैसे ही यहाँ पर पॉइंट जस्टिफाई हुआ, ये डायरेक्ट्रिक्स और इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखा, डिसाइड हो गया कि ये डायरेक्ट्रिक्स अप्लाई करता है, तो टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 है, और फिर वहां से जो भी फोकल कोड होगी फोकस से पास होगी। हालांकि हमने ये भी यहाँ पर मुझे आपको चेक करके बताया है, तो ये 2-3 रिजल्ट तो आप डायरेक्ट ही बता सकते हो। अब जितना ज्यादा जो इसके ऊपर फ्रेंडली होंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आपने इसके ऊपर कर रखी होगी, उतनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी, और जितनी स्पीड होगी उतना आप कम टाइम में सॉल्व करेंगे, बचे हुए टाइम किसी और क्वेश्चन में लगाएंगे। कितने स्टूडेंट्स ने इसको जस्टिफाई किया है वो भी आप देख सकते हैं। अगर तो आपने देखा होगा कॉनिक सेक्शन जिससे स्टूडेंट इतना सोचते हैं, 54% स्टूडेंट ऐसे थे जेईई एडवांस के अंदर जिन्होंने कॉनिक सेक्शन में पैराबोला क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। तो आप भी पढ़िए, इसको अच्छे से पढ़िए, छोड़कर नहीं जाना इस चैप्टर को। स्टूडेंट्स जेईई एडवांस 2021 के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो पूछा गया है पैराबोला और सर्कल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। Consider the region R xy belongs to R cross R, x greater than or equal to 0 and y square is lesser than or equal to 4 minus x.
Let F be the family of all the circles that are contained in R and have centers on x-axis. If X be the circle that has largest radius among the circles in F, let alpha comma beta be a point where the circle C meets the curve. Y square is equal to 4 minus x. एक रीजन हमें गिवन है, उसके बारे में एक ग्रेटेस्ट रेडियस का सर्कल की बात चल रही है। क्वेश्चन को आगे बढ़ने के पहले उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो स्टूडेंट्स का क्या बिहेवियर था वो बात करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में पूछा है जिसमें सही करने पर +2 मार्क्स थे और देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको सिर्फ पूरे जे एडवांस के स्टूडेंट्स में से ओनली देयर वर ओनली 2.88 स्टूडेंट्स, लेस देन 3% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया था। लेस देन 3% स्टूडेंट गाइस, बहुत कम स्टूडेंट्स। वहीं पर जो अगला वाला क्वेश्चन है उसको 18.84 स्टूडेंट्स ने इसको सही कर दिया था, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने थोड़ा सा तुक्का लगाया होगा, पर न्यूमेरिक रिस्पांस के अंदर गैस करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, 71% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने गलत आंसर दिए, क्योंकि आपको पता नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इसलिए अटेम्प्ट इतना ज्यादा है। और 25% ने तो ध्यान ही नहीं दिया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कम से कम कुछ ना कुछ तो मार्क यहाँ पर कर दिया जाए। आइए टॉपिक पर आते हैं और यहाँ से कॉन्सेप्ट को सीखने की हम कोशिश करते हैं। एक रीजन बनाया गया है r क्रॉस r के अंदर x और y दोनों रियल नंबर्स में रहेंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड देयर इज अ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस x, जो कि एक कर्व है, पैराबोला है। तो वहां पर बात हो रही है, तो एक पैराबोला गिवन है which is in y square is equal to 4 minus x। रीजन जो है इससे लेस देन बोला है यानी पैराबोला के इनसाइड है, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोला है यानी पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो आप माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 4 है। दिस इज द पैराबोला, ये पैराबोला यहाँ पर बन रहा है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज द रीजन वेयर x इज इक्वल टू 0। तो ये वो रीजन है जहां पर x अपने पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है, इसके इधर और इसके अंदर। तो हम कहां पर हैं, हम इस रीजन के अंदर लाई करते हैं, इस रीजन के अंदर लाई करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लेट f बी द फैमिली ऑफ ऑल द सर्कल्स व्हिच आर कंटेन्ड इन R। इस R के अंदर बहुत सारे सर्कल्स आएंगे, छोटे छोटे रेडियस के, बड़े बड़े रेडियस के, जो भी होगा। have their centers on the x axis, जिनका सेंटर तो x एक्सिस पर होगा। यहाँ पर जैसे एक सर्कल यहाँ बना दिया, सेंटर x एक्सिस पर है, सेंटर x एक्सिस पर है। ऐसे कई सारे सर्कल्स हमारे पास यहाँ पर बनेंगे, अलग अलग जगह पर हो सकते हैं। लेट C be the circle that has the largest radius। ओके, सबसे बड़ी रेडियस इसकी होगी, उसको सर्कल C बोला गया है। ठीक है भाई, तो इन सब के अंदर अगर लार्जेस्ट सर्कल की बात की जाए तो लार्जेस्ट सर्कल कैसा होगा वो हमें थोड़ा सोचना होगा। जैसे मैं जितना डिस्टेंस पर आता हूं, लार्जेस्ट सर्कल कंटेंट इन, जैसे मैंने ये सर्कल बनाया तो ये इसकी रेडियस, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उससे कम होगा। ये इसका एक्स सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये इसकी रेडियस होगी। अगर हमें लार्जेस्ट रेडियस बनानी है तो लार्जेस्ट रेडियस के लिए जो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है उसी को रेडियस ले लेते हैं। सबसे ग्रेटेस्ट हमारे पास से सर्कल बन जाएगा। मैं जो कहना चाह रहा हूं ये बात बता रहा हूं। जैसे मैंने यहां पर सर्कल लिया तो ये लेंथ इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा सर्कल के सेंटर का, और ये इसकी रेडियस होगी, इतनी सी इसकी रेडियस बनेगी r, और ये इसका सेंटर होगा अल्फा या फिर p, जो भी आप सेंटर लेना चाहें। तो p लेंथ तो सेंटर का कोऑर्डिनेट बनेगा और अल्फा इसकी रेडियस होगी, और मुझे ग्रेटेस्ट चाहिए इस रीजन के अंदर। तो रेडियस को ग्रेटेस्ट करने के लिए ये वो स्पेसिफाइड सर्कल होगा जिसके लिए ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल बनेगा। इससे क्या होगा, ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल अगर हमने बनाया तो जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा वही इसकी रेडियस भी बनेगी। जो सेंटर, देखो लार्जेस्ट रेडियस है तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही रेडियस बन जाएगा। तो सर्कल सी हम अज्यूम कर सकते हैं x माइनस आर का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका सेंटर हमारे पास आएगा अल्फा r कोमा 0। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट सर्कल रहेगा। अब कंटेंट इन है तो ये यहाँ पर इस पोजीशन पर जाकर इसको टच भी करेगा।
ठीक है, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो लार्जेस्ट रेडियस जो है, इससे हमने कंक्लूड कर लिया कि इट पासेस थ्रू ओरिजिन। क्योंकि अगर ये ओरिजिन से पास नहीं होता तो फिर रेडियस कम बनेगी फेस की, सेंटर चाहे एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी हो, ठीक है, और ये इधर जाकर टच करता है। तो ये सर्कल की इक्वेशन है। सिंप्लीफाई करने पहुंचे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xr इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं r तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, वैसे भी इस साइड पर लाई करता है। अब इसको सॉल्व करते हैं पैराबोला के साथ। सॉल्व विद पैराबोला। पैराबोला आपके पास से बनता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। सर्कल पैराबोला एक साथ सॉल्व, ये यहां जाकर रखेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 2xr इज इक्वल टू 0। तो यहां अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने लगे, 2r प्लस 1 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये x में क्वाड्रेटिक आ रहा है, और अगर आप थोड़ा नोटिस करें, ये दोनों जब सॉल्व होंगे तो एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां लाई करेगा, और इन दोनों पे अगर हम बात करें, ये सिमेट्रिक होंगे और इन दोनों के लिए x कोऑर्डिनेट सेम आएगा। ये दोनों पॉइंट्स कैसे होंगे, पैरेलल टू y एक्सिस है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम होगा, इसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, इसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये जो दो कर्व हमने सॉल्व किए हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। इसके लिए दोनों x की वैल्यू सेम आएंगे। इसके रूट्स अगर हमने x1 एंड x2 ले लिए तो वो x1 इक्वल टू x2 बनेगा। इन दोनों के लिए x कोऑर्डिनेट सेम होंगे, ठीक है, इन दोनों के लिए x कोऑर्डिनेट सेम होंगे, क्योंकि लाइन मिलाने वाली लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास आया, तो ये अगर मैंने x2 माना है, ये वाला x1 है, तो x1 इज इक्वल टू x2। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 करते हैं, 2r प्लस 1 b स्क्वायर माइनस 4ac। 2r प्लस 1 इज इक्वल टू आपके पास 16 है, तो यहां से प्लस माइनस 4 आएगा, ठीक। एक बार प्लस लेंगे तो r की वैल्यू आपके पास है 3/2 आती है, और एक बार माइनस लेंगे तो आपके पास है बेटा माइनस 5/2 आता है। r नेगेटिव तो होगा नहीं, r आएगा आपके पास है 3/2। तो हमसे पूछा रेडियस ऑफ द सर्कल निकाल के बताइए। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3/2, यानी कि 1.5 पहले वाले का आंसर हमारा बन जाएगा। तो इसका आंसर हम मार्क करेंगे 1.5, इस वाले का आंसर। अब पूछा है वैल्यू ऑफ अल्फा बताइए। अल्फा क्या है, लेट अल्फा कॉमा बीटा इज द पॉइंट वेयर द सर्कल सी मीट्स द कर्व। अब तो सॉल्व करना है, तो r अगर हमें पता है तो ये इक्वेशन आपके पास से आ गई है। एक्स स्क्वायर माइनस r की वैल्यू 3/2 है, तो यू आर गेटिंग दिस एज 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मेरे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, x का वैल्यू आ गया है 2, और आपके पास से y कोऑर्डिनेट आता है 4 माइनस x। मिल गया, यही आपका x कोऑर्डिनेट। दिस इज अल्फा इज इक्वल टू 2। बीटा यहां से निकल के आ जाएगा, अल्फा बीटा दोनों पर लाई करते हैं, सो वी आर हैविंग अल्फा की वैल्यू 2 आता है, दिस इज 2। तो पहला वाला क्वेश्चन आपने देखा, कितने कम लोगों से ये क्वेश्चन हुआ था, और वहीं पर जो अगला वाला क्वेश्चन है वो सबसे हो गया था। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, कैसे आधा अधूरा कैसे सॉल्व कर दिया। इंपॉर्टेंट बात ये है, लार्जेस्ट रेडियस वाली बात जो है ये एक इंपॉर्टेंट है कि भाई ओरिजिन से पास होगा तब जाके उसकी लार्जेस्ट पॉसिबल रेडियस बनने वाली है, ठीक है। सो गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पैराबोला, कॉनिक सेक्शन, ये एक सिंसियर स्टूडेंट के हमेशा अच्छे होते हैं, और जिनके नहीं है वो बस अपने आसपास दोस्तों की बातों उलझ के इन चैप्टर्स को बिगाड़ देते हैं, ठीक है। चलिए बना लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, जे एडवांस 2021 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, लेट m x, y belongs to r cross r, x square plus y square lesser than or equal to r square, where r is greater than 0, consider the geometric progression n is equal to 1 upon 2 to the power n minus 1, n is 1 2 3, let
as 0 is 0 for n greater than or equal to 1, Sn denote the sum of first n terms of this progression. Sn जो है इसकी first n terms का progression का sum है जो given है, and Cn denotes the circle with the center s of n minus 1 comma 0 and the radius an. Dn denotes the circle with the center s of n minus 1 comma s of n minus 1 with the radius an. फिर इसके ऊपर बेस्ड दो क्वेश्चन हमसे इसके ऊपर पूछे गए हैं। उस टाइम के स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को कैसे ट्रीट किया था, नेशनल वाइज अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं सही सवाल 9519 स्टूडेंट्स थे जिनका ये क्वेश्चन सही हुआ था, जिसने इसके अंदर सिक्योर किया था मार्क्स। और वहीं पर सेकंड वाले क्वेश्चन को 13,624 स्टूडेंट्स ने इसको सही किया था। मार्किंग स्कीम ऐसी थी कि सही करने पर +3 है और किसी ने अगर एक ही ऑप्शन सही रहा यहाँ पर इस कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, गलत किया है तो उसको वहां पर -1 की नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने +3 मार्क्स इसके अंदर लिए थे, +3 या +4, +3 था। एंड नेगेटिव रेस्पॉन्स आप देखिए 29,000, ये सब वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने -1 लेकर गए। मैं ट्राई तो किया, या फिर ये कह सकते हैं कि इसके अंदर गेस वर्क किया हो, दोनों ही केसेस इसके अंदर होंगे। वहीं पर 1,03,049 ने इसको नहीं किया, 91,000 ने दूसरा वाला क्वेश्चन नहीं किया। ऐसी क्या खास बात है सवाल के अंदर, आइए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सीक्वेंशियली क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस बात पर डिपेंड करता है कि हमें सवाल कितना अच्छे से समझ में आया है और कौन से कॉन्सेप्ट्स को वो रिकॉल करता है। यहाँ पर जैसा हमें दिख रहा है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यही जेईई एडवांस की खूबसूरती है कि दोनों मिक्स क्वेश्चंस इसके अंदर चलते हैं। एक m बनाया गया है जहां पर x² + y² इज लेसर देन और इक्वल टू r²। m एक सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है, where r is positive. Consider the geometric progression an 1 2 3 4 करके बनाया गया है। s0 को 0 बनाया गया है और n greater than 1 के लिए sn को डिफाइन किया गया है। Sum of first n terms of this progression, इस प्रोग्रेशन के n टर्म्स का समेशन है आपके पास है। an आपके पास लिखा गया है 1/2 to the power n minus 1। तो जो sn है वो इस फर्स्ट n टर्म्स का समेशन है, तो यानी वो आपके पास है a1 + a2 + a3 एंड +an। तो सबसे पहले यही समेशन बनाते हैं। 1/2 पावर 0, 1/2 पावर 1, 1/2 पावर 2 है, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा और ये डेटा बनता चला जाएगा। ये Sn आता है, n टर्म्स आपके पास है, ये आता है फर्स्ट टर्म 1 - 1/2 पावर n आता है -1/n, ये इसका समेशन हमने बना दिया। ये डेटा आपके पास से आता है 2 टाइम्स 1 - 1/2 पावर n। ये आपके पास से किसकी वैल्यू आती है, Sn की टर्म्स की आती है। Sn denotes the sum of first n terms of this progression. Cn denotes the circle with center s of n minus 1 comma 0 and radius is an. Dn denotes the circle with center s ऐसे करके हमें दिया गया है। अब देखिए Cn सर्कल की बात करते हैं। Cn सर्कल, इसका सेंटर कहां पर है? Cn सर्कल का सेंटर है s of n minus 1 comma 0। अब आप थोड़ा समझिए क्या डेटा लिखा है। ये 2 - 2 to the power n minus 1 लिखा गया है, 2 मल्टीप्लाई होगा, 1 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये Sn है। तो आपके पास जब Sn - 1 लिखा जाएगा तो n को भी n - 1 से रिप्लेस कर देंगे, ये आपके पास से डेटा बनेगा। तो ये n है, n - 1 के लिए n को n - 1 से रिप्लेस करेंगे, तो ये डेटा आपके पास है। ये सेंटर इस सर्कल का बनेगा और इस सर्कल के रेडियस है an, इसकी रेडियस है हमारे पास an 1/2 to the power n minus 1, ये लिखा हुआ an है 1/2 to the power n minus 1। ये डेटा अपने पास से बना। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर द m, रेडियस है जिसका 1024/513। लेट k be the number of all those circles Cn that are inside m and L be the maximum possible number of circles among these k circles such that no two circles intersect। So दो पैरामीटर्स हैं, एक k है और एक L है। L मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्कल्स की बात कर रहे हैं जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं,
और k जो है नंबर ऑफ ऑल द सर्कल Cn इनसाइड m जो इसके अंदर लाई करते हैं। m क्या है अब आप पहचानिएगा, सर्कल है, बड़ा सर्कल है। m की इक्वेशन है आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब जब हम यहाँ पर सर्कल बनाने जाते हैं, इसका एक सेंटर होगा और ये एक्स एक्सिस पर है, तो देखिए ये इसका सेंटर है। यहाँ पर अगर हम इसके सेंटर की बात करते हैं तो ये एक सर्कल बनेगा, ठीक है, ये इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट है। अब आप मुझे बताइए, अगर ये सर्कल कंप्लीटली इनसाइड बनता है जो कि यहाँ पे लिखा गया है आर इनसाइड एम, तो फिर क्या होगा, ये सर्कल अंदर है तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा सर्कल का, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, और इसके बाद इसकी रेडियस भी रहेगी। तो अगर ये पूरा सर्कल अंदर है तो ये जो पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या बना आपके पास है, इसका कोऑर्डिनेट तो ये हो गया आपके पास है s ऑफ n माइनस 1, और ये है इसकी रेडियस, दिस लेंथ इज हाउ मच, दिस लेंथ इज an। तो अगर ये सर्कल Cn इसके अंदर लाई करता है तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है आपके पास, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, आप देखिएगा s ऑफ n माइनस 1 प्लस an, ये इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट, ये रेडियस का। तो ये पॉइंट इसके अंदर आना चाहिए, तो ये पॉइंट क्या है पता है आपको, इसकी रेडियस है r स्क्वायर, तो ये पॉइंट है r,0, दिस पॉइंट इज r,0। तो ये वाला पूरा सर्कल जो है r,0 माइनस r,0 है, ये पॉइंट r,0 है। कोई भी एक सर्कल Cn है, उसके सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट Sn-1 है, रेडियस an है, पूरा सर्कल अगर इसके अंदर हमें चाहिए तो ये वाला जो रीजन है, अगर ये अंदर आ गया तो अंदर वाला ये तो पूरा ही अंदर आ जाएगा। तो Sn-1 प्लस an, दिस पॉइंट ये r से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा होने के लिए हमारे पास Sn-1 प्लस an शुड बी लेसर देन r, ऐसा होना चाहिए, तब ये इसके इनसाइड लाई करेगा। ठीक है, आप चाहो यहाँ पर इक्वल टू भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, यहां तक आ जाए तो नो प्रॉब्लम। Sn-1 का फॉर्मूला कहाँ है, ये रहा, 2 माइनस 1/2 टू द पावर n माइनस 2, an की वैल्यू 2 टू द पावर n माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू, r हमें दे रखा है 1025/513, ये डेटा अपने पास लिखा गया है। ठीक है, इन दोनों का भी हमें थोड़ा बैलेंस करना होगा। कई स्टूडेंट यहाँ आके फंस जाते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा इसको टेकल करने में ठीक रहे। और 1025 को मैं लिख सकता हूँ 1026 माइनस 1। ठीक है, डेटा मैंने बना दिया। ठीक है, सिंपल बात। तो पूरे इसका कॉन्सेप्ट कहां पर आके फंसा है, यहां पे आके फंस गया कि ये इनसाइड लाई करेंगे, अगर ये होगा तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास है, ये बनेगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट प्लस रेडियस, ये r के इक्वल या इससे कम होना चाहिए। ठीक, तो ये डेटा, इनके दोनों के डेटा रखिए। एलसीएम लेने में कई बच्चे फंसते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब आप इस थोड़े डेटा को देखिएगा, यहां तो 2 ही रहेगा, 2 टू द पावर n माइनस 1, ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, प्लस 1/2 टू द पावर n माइनस 1 लेसर देन और इक्वल टू 1026, ये 513 का डबल होता है, तो डिवाइड होगा आपके पास, यहां से 2 आता है, आप देख सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल है, ये बेस सेम है, ऊपर वाला नंबर जो आपके पास है सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये 513 है, माइनस साइन को आप हटा दीजिए, 5113 आपके पास नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस 2 टू द पावर n माइनस 1, 513 है, ग्रेटर आएगा 2 पावर n माइनस 1, ये डेटा है, ऐसा होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। अब आप मुझे बताइए 513 होता कितना है, 513 जो नंबर हमारे पास लिखा गया है, एक्चुअली दिस नंबर 512 से बड़ा है। अब ये 2 पावर n माइनस 1 हमेशा कैसा होगा, 5113 से 2 पावर 512 छोटा होता है, यहां से हम n के बारे में बात कर सकते हैं। और ये 2 टू द पावर n माइनस 1, 512 is 2 पावर 9 टू द पावर n माइनस 1, तो मेरे पास नंबर आ गया
n इज लेसर देन और इक्वल टू 10, n की वैल्यू 10 से कम आनी चाहिए। सो n की मैक्सिमम वैल्यू 10 है, जो लिखा गया है यहाँ पर क्या कि k बी द नंबर ऑफ ऑल सच सर्कल Cn जो इसके अंदर लाई करते हैं, तो आपके पास से k की वैल्यू आ गई है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं सर? k नंबर ऑफ ऑल द सर्कल्स, सो वी आर गेटिंग 10, सो द वैल्यू ऑफ k वी आर गेटिंग एज 10। 10 सर्कल्स आप इसके अंदर बना सकते हैं, ये बात कंक्लूड हुआ। अब आगे चलते हैं। अब आपके पास k डिसाइड हो गया, अब k के साथ यहां पर l भी पता करना है। So L be the maximum possible number of circles among these k circles which such that no two circles intersect. 10 सर्कल्स में से कितने ऐसे सर्कल होंगे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं? आइए समझिए, ये सर्कल मैंने बनाया, हुआ क्या होगा, यहां पर कई सारे आपके पास से सर्कल्स बनेंगे। समझिएगा, जैसे मैं 2 सर्कल्स बनाता हूं, मैं चाहता हूं कि सर्कल्स एक दूसरे को कट ना करें, तो कट कब नहीं करेंगे? रहते दोनों अंदर ही हैं, पर एक कट नहीं करते। कट नहीं करते तो ऐसा समझ लीजिए कि ये आपके पास से CP है और ये वाले आपके पास से CM है, क्योंकि बाकी सारे वेरिएबल तो यूज में लिए हुए हैं, n यूज में लिया हुआ है, K L सब यूज में। अब ये दोनों सर्कल्स अगर आपके पास ऐसे हैं तो देखिएगा, सर्कल्स शुरुआत कहां से होती है? सेंटर क्या है इनका सर्कल का? ये रहा। Cn का सेंटर क्या होता है? Cn का सेंटर है आपके पास से Sn-1, 0, और जो इसकी रेडियस होती है दैट इज An। ये कहानी है। तो होता क्या है कि ये नंबर समय के साथ जो होता है बढ़ता जाता है। ये जो नंबर अपने पास लिखा हुआ, रेडियस कम होती जाएगी लेकिन कोऑर्डिनेट बढ़ेगा सम। तो यहां पर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि CP और CM डू नॉट इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि m की वैल्यू जो है p से ग्रेटर होगी। जैसे जैसे सर्कल नंबर बढ़ता है उसका सेंटर आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो ये आगे वाले नंबर बन गए अपने पास, है ना। अब सोचिए, इसका एक सेंटर होगा, इसका भी एक सेंटर होगा। ये दोनों कट कब नहीं करेंगे? जब ये वाला जो पॉइंट है आपके पास और जो ये वाला पॉइंट है इसमें कुछ भी कॉमन ना हो। बेसिकली यही डायमीटर बनेगा इन दोनों का। तो अगर मैं CP का सेंटर लिखता हूं, सेंटर मैंने लिखा CP का, है ना, तो मैं दोनों सर्कल्स के बारे में थोड़ा लिख लेता हूं, आराम से लिख लेता हूं। सर्कल CP, सर्कल CM, इसका लिखा मैंने सेंटर। सेंटर क्या बनेगा? ये रहा। आपके पास n लिखा है तो ये SP-1, 0। इसका सेंटर क्या बनेगा? SM-1, 0। इसकी रेडियस RP, इट इज AP। इसकी RN, इट इज AM, रेडियस है। अब आप बताइएगा, ये तो हो गए इनके सेंटर। दिस कोऑर्डिनेट इज S of P-1, और इसका सेंटर क्या है? ये है S of M-1। क्या आप मुझे इसकी कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? ये रेडियस कम हो जाएगा इसमें से, SM-1 माइनस इसका रेडियस कितना है? AM, और इसका रेडियस कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा S of P-1 प्लस AP, ये पॉइंट। अब अगर इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ गया तो कट कर गए, मतलब कि ये कोऑर्डिनेट अगर इससे ग्रेटर हो गया, हम चाहते हैं कि कट ही ना करें, तो कट नहीं करें, इसकी क्या कंडीशन होगी? दे डू नॉट इंटरसेक्ट, दे डू नॉट इंटरसेक्ट। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है आपके पास है S of P-1 प्लस AP, ये क्वांटिटी उससे कम होनी चाहिए, ये इससे कम होना चाहिए। क्या बात समझ में आती है कि इसका ये वाला एंड पॉइंट डायमीटर का और इसका जो बड़ा वाला एंड पॉइंट, इसका डायमीटर का ग्रेटर एंड पॉइंट और इसका लेसर एंड पॉइंट, इसमें ये जो ग्रेटर वाला है इसके लेसर वाले से कम हो, तो कभी नहीं मिल पाएंगे। कि इस सेंटर से जो रेडियस ऐड करके ये वाला एंड पॉइंट आएगा एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर, और दूसरा वाला जो सर्कल है उसका लेफ्ट वाला जो है, इन दोनों में इसका कोऑर्डिनेट ग्रेटर होना चाहिए, इसका कोऑर्डिनेट कम होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये दो सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्या एक बात आपको समझ में आती है? क्योंकि अगर सोचो ये कोऑर्डिनेट बड़ा हो गया तो ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ गया,
तो फिर सर्कल एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, दोनों आपस में कट कर जाएंगे। वो कट कर जाएंगे वो हम नहीं चाहते हैं, तो दे शुड नॉट कट, कट नहीं करने चाहिए। ये बात आ रही है आपको समझ में? अगर मैं कहता हूं कि ये दो सर्कल्स हैं, दोनों की एक्सिस इसी के ऊपर है, तो आपको ये समझना होगा कि ये वाला जो पॉइंट है और इसका ये वाला पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट इसके कोऑर्डिनेट से ज्यादा होना चाहिए। अगर इसका कोऑर्डिनेट कम हो गया तो फिर सेंटर यहीं रहेगा और ये यहां आ जाएगा, और सेंटर ये देखो, अब इसका कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा तो कट कर गए ना फिर ये, जब बोथ आर इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्ट ना हो इसके लिए इसका जो लेफ्ट वाला डायमीटर का एंड है, इसका जो राइट वाला है, राइट वाले की वैल्यू इसके लेफ्ट वाले से कम होना चाहिए। तो बस यही कंडीशन है हमारे पास, जिसको हमें सिंप्लीफाई करके यहाँ पर बताना है। ओवरराइटिंग में नहीं करना चाहता। Sn माइनस वन AM, क्या हमने कोई फॉर्मूला बना रखा है Sn माइनस वन का? जी शायद मुझे याद है, शायद बना रखा है हमने। Sn माइनस वन का डेटा ये है 2 माइनस 1/2 पावर n माइनस 2, और An का ये फॉर्मूला है। चलिए आइए बनाते हैं। तो ये डेटा बनेगा 2 माइनस 1/2 टू द पावर p माइनस 2 प्लस 1/2 पावर p माइनस 1। फिर ये यहां से 2 माइनस आपके पास से 1/2 टू द पावर m माइनस 2 माइनस 1/2 टू द पावर m माइनस 1। ठीक है, लिखा है डेटा। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से ये वाला 2 चला गया, ऊपर नीचे दोनों साइड हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे दोनों साइड हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। बेस सेम है, ऐड हो जाएंगे, माइनस आएगा 2 टू दी पावर p माइनस 1। बेस सेम है, ऊपर वाले भी ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है, नीचे वाले भी ऐड हो गए, दोनों जगह डेटा बना। अब आगे बताइए क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस साइन हटा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो आई विल बी गेटिंग, पहले तो मैं सेम ही रख लेता हूं, -1/2 पावर p माइनस 1 ग्रेटर देन -3/2 टू दी पावर m माइनस 1। ये डेटा है आपके पास से, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पावर m माइनस 1 माइनस 3 2 पावर p माइनस 1, माइनस माइनस को हटा देंगे, माइनस साइन को हटा दिया, ये डेटा बना। यहां से आता है 2 पावर m माइनस p ग्रेटर देन 3, ये डेटा बनता है। इसको डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है m और n क्या था? सर्कल नंबर है, और वहां पर हमने पहले अज्यूम किया हुआ कौन ग्रेटर है कौन छोटा है। देखो आप ध्यान से, हमने SM CM आगे बनाया है, CM आगे बनाया तो m की वैल्यू ग्रेटर होगी, ये रहा, m इज हायर, m is higher, p is smaller, so m is higher, p is smaller। आप देखिए 2 की पावर्स कर रहे हैं, दोनों नेचुरल नंबर्स आएंगे। 2 की पावर्स आप कुछ भी कर लो, 3 तो आने का चांस ही नहीं है, और 2 आएगा तो ये इक्वलिटी होल्ड नहीं होगी। तो अगर 2 की पावर्स कभी बनने के चांस बनेंगे तो ये मान के चलिए ये 4 के बराबर कभी आ सकते हैं, 3 तो कभी नहीं आएंगे। तो 4 की इक्वलिटी कभी होल्ड हो सकती है। 4 की इक्वलिटी अगर हम होल्ड करने यहां पहुंचते हैं तो ये बनता है 2 पावर 2, और यहां से मेरे पास रिजल्ट आता है कि m माइनस पी की वैल्यू इतना बना सकते हो। यानी अगर सर्कल इंटरसेक्ट ना करें तो उनके जो सफिक्स लिखे हमने CM और CP, उनके बीच में डिफरेंस मिनिमम 2 होना ही चाहिए। तो यानी मेरे पास पहला ऑप्शन C1 एंड C3, ये दोनों में डिफरेंस देख लीजिए आप, 2 का डिफरेंस है, ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो फिर C1 C3, तो C3 और C5 भी कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इनमें भी 2 का डिफरेंस है। और बात करते हैं तो C6 ले लीजिए, C6 नहीं, C3 और C5 C6 में एक का ही डिफरेंस आएगा। आप C7 ले सकते हैं, C9 ले सकते हैं,
ये 5 सर्कल्स आपके पास आ रहे हैं जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाले। देख लीजिए यहाँ पर C1 C3 C5 C7 C9, C1 C9 लेंगे ये भी कट नहीं करेंगे, C3 C7 भी नहीं कट करेंगे, C5 ये भी, तो ये एक पंच तो ये बन गया है अपने पास से। सिमिलरली हम एक और बना सकते हैं, हम C2 और C4 की बात कर सकते हैं, C6 की बात कर सकते हैं, C8 और C10, क्योंकि 10 सर्कल्स हमने अंदर बनाए हैं। तो आप देख सकते हो कैसे मैक्सिमम सर्कल, चाहे ये वाले कंसीडर करें या ये वाले कंसीडर करें, हमारे पास ऐसे 5 सेट बनकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर K की वैल्यू 10 थी, अपने पास L की वैल्यू 5 आने वाली। इट्स ब्रिलियंट क्वेश्चन। 10 और 5 अपने पास से डेटा बना है, तो इसके हिसाब से अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो K 10 है और ये 5 है, ये तो गलत हो गया है। 10 और 10 20 आता, 10 रखेंगे 20 प्लस 5 25, ये भी गलत है। 10 आपके पास है 20 प्लस 15 35, रॉन्ग है। 10 रखिए 20 है, धक धक कर रहा है, आखिरी वाला भी गलत हो गया, तो कहीं गलती हो चुकी है। 10 रखेंगे तो 30 है और 5 करेंगे डबल तो 10 आता है, 40 है। जी, वी आर गोइंग टू मार्क 40 डी एज द फाइनल आंसर। ब्रिलियंट क्वेश्चन। डी वाले को हम इसका आंसर बनाकर रख देंगे, ठीक है, डी इसका आंसर बन जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 14th वाले क्वेश्चन के अंदर। अब क्या पूछा जा रहा है, हुआ यह है कि यहां पर पूछा गया है कि नंबर ऑफ सर्कल्स dn दैट आर इनसाइड M। तो अब Cn के बारे में डिस्कशन हो गया, dn के बारे में पता करना है। dn डिनोट द सर्कल जिसका सेंटर इतना लिखा गया है s of n minus 1, s of n minus 1। Sn minus 1 का रिजल्ट है जो पिछली बार अभी निकाला हमने, ये रिजल्ट इसका डेटा आता है। सर्कल क्या है, M के अंदर की बात कर रहे हैं। M एक बड़ा सर्कल है अपने पास है, ये रहा बड़ा सर्कल जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं। इस सर्कल की खास बात क्या है कि जो dn सर्कल है ना, इसका सेंटर कहां पर है, इसका सेंटर है Sn minus 1, Sn minus 1। दोनों x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों सेम आ रहे हैं इसके। आप देखिए, ये अगर x है तो ये y है, दोनों सेम आ रहे हैं, यानी इसका सेंटर x इक्वल टू y वाली लाइन पर लाई करता है। इस पर x एक्सिस पर नहीं है, किस पर लाई करता है, इस वाली लाइन पर लाई करता है, ठीक है। और रेडियस कितनी है इसकी, an है। तो अब इसके अंदर अगर ये है तो आप खुद सोचिए मिनिमम पॉसिबल बात क्या होगी कि यहाँ ये सर्कल आके ऐसे आके टच करके जा रहा होगा, यहाँ इसका सेंटर होगा, है ना, दिस इज द सेंटर, और ये इसकी बन जाएगी रेडियस। रेडियस दिया है an, दिस इज द रेडियस an। और इसकी खास बात ऐसा है कि ये आपके पास से है Sn minus 1 x कोऑर्डिनेट, और यहाँ वाला भी आपके पास है Sn minus। एक्सट्रीम केस की हम बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम केस की, कि इसका x कोऑर्डिनेट इतना है, y कोऑर्डिनेट भी इतना है, और ये बन गया an। अब अगर ये इसके अंदर ही लाई करना चाहिए तो आप मुझे बताइए कि ये जो डिस्टेंस आएगी Sn minus 1 90 डिग्री बनेगा, √2 टाइम्स Sn minus 1 और an है, इसकी वैल्यू रेडियस से कम आनी चाहिए। तो अगर ये इसके अंदर लाई करना चाहिए, 14th की हम बात करते हैं कि dn lies inside M, तो आपके पास से ये वाला डेटा ये ओरिजिन है ना, और यहाँ पर ये जो पाइथागोरस बनेगा दिस डेटा प्लस an, रेडियस से कम होना चाहिए, which is √2 times Sn minus 1 plus an should be lesser than r। ये पूरा Sn minus 1 पाइथागोरस से ये डेटा कितना है, √2 टाइम्स Sn minus 1 प्लस an, ये रेडियस से कम होना चाहिए, और इक्वल टू भी चलेगा, इक्वल टू भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब हमारे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको बना लेते हैं। ये है √2 Sn minus 1 डेटा वो लिखा हुआ, वो है 2 minus 1 upon 2 to the power n minus 2, ये डेटा हमने बनाया, प्लस आपके पास से an है, an आपके पास है 1 upon 2 to the power n minus 1, और रेडियस हमको दे रखी है, काफी अच्छी खासी रेडियस है, √2 टाइम्स 2 to the power 199 minus 1 upon 2 to the power 198, √2 आ गया 2 पावर 199 minus 1 2 पावर 198, ठीक है। ये डेटा अपने पास से निकल के आता है। चलिए इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, लेट्स सी क्या डेटा अपने पास से बनता है। तो इस डेटा को सिंप्लीफाई बनाते हैं, तो आपके पास देखिए यहाँ से 2√2 डेटा बनेगा,
मैं एक बार पूरा एक्सप्रेशन लिख देता हूँ ताकि हमें बार बार पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। √2 लिखा हुआ है 2 - 1/2 पावर n - 1 प्लस 1/2 टू दी पावर n - 1, और ये लेसर देन और इक्वल टू, ये रेडियस का डेटा होगा √2 टाइम्स 2 पावर 199 - 1/2 पावर 198। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 2√2 है, यहाँ √2 है, और मैंने एक यहाँ पर 2 से और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि कैलकुलेशन हमारे पास से आसान रहे। यहाँ √2 है, ये 198 है, 199 है, तो एक बार 2 बचेगा, -1/2 पावर 198। ऐसा ही एक्सप्रेशन बनता है। सिंप्लीफाई करते हैं, दे बोथ गेट्स कैंसिल्ड आउट। आप थोड़ा डेटा देखिएगा, अपॉन वाला डेटा है 2 पावर n - 1, यहाँ से डेटा बनेगा, यहाँ से आता है -2√2 प्लस 1 आपके पास से डेटा बनेगा, 1 - 2√2 ये डेटा है, ये कैंसिल हो गया है, माइनस यहाँ से √2 आता है, 2 पावर 198 आता है, ये भी डेटा अपने पास से बनता है। सो लेट्स सी क्या डेटा अपने पास आने वाला है। पहली बात तो यहाँ से अगर थोड़ा सा देखें तो माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए ताकि अपने पास एक्चुअल डेटा बने। माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू डेटा अपने पास से बन गया। ये डेटा बनाइए, ये डेटा बनता है 2√2 - 1/√2 एंड 2 टू द पावर n - 1/2 पावर 198। ये डेटा अपने पास से आना चाहिए। ठीक, इस डेटा को देखिए क्या है, ये है 2 - 1/√2 और ये है 2 टू द पावर n - 199। ये डेटा मेरे पास आता है। 2 में से 1/√2 जा रहा है, क्या बचा, ये नंबर क्या है, ये आप थोड़ा सोच के देखिए। 2 माइनस, अगर हम इसको देखें तो ये √2/2 हम लिख सकते हैं, और यहाँ है 2 टू द पावर n - 199। ये आपके पास से डेटा है, 1.414 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इट इज 0.707 आपके पास से नंबर है, तो आप 0.7 हटाएंगे ना, सो 1293 आपके पास से नंबर बन जाएगा। ठीक है, 1293 है यहाँ पर, और ये है 2 पावर n 99 आपके पास है नंबर। हमें परमिसिबल n के बारे में बात करना है, क्या फिजिबल होगा, पूछा भी यही है कि नंबर ऑफ ऑल सर्कल्स लेकर आइए, तो यानी ऐसा n क्या होगा जिसके लिए बात पॉसिबल है। अब ये 2 तो है नहीं, ये नंबर कैसा है, 1.2 के आसपास एक नंबर है, तो ये बात कंफर्म है कि 2 की अगर इंटीजर पावर्स बनाई जाए तो वो 2 तक तो पहुंच सकता है, लेकिन ये तो 2 से कम है। तो हुआ क्या होगा कि 1.293 ये 1, और यहां पर ये कहानी हम बना सकते हैं, ये आप देखिए, ये हम बना सकते हैं कि इससे छोटा ये होगा, 2 पर इंटीजर पावर्स हो रही है, तो ये 1 के तो इक्वल आने के चांसेस इसके हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट, ये बात हम यहां से बना सकते हैं। अब इसको आप देखिए, इसके बराबर आ सकता है, चाहे ये इसके बराबर ना आए, और ये है आपका 2 पावर 0। तो जब आप कंपैरिजन करने जाएंगे ना, तो ये डेटा आपके पास से बनेगा, तो जो n है हमारे पास से, दिस इज गोइंग टू कम एज लेसर देन और इक्वल टू 199। ये हमारे पास से 199 नंबर मेरे पास यहां से निकल के आता है। तो मैक्सिमम यहां पर अगर हम देखें तो हम 199b इसके अंदर सर्कल्स बना सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू मार्क इट एज b। सो ये 1.293 है, यहां तक तो पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि 2 की आप इंटीजर पावर्स कर रहे हैं। 2 की इंटीजर्स पावर्स क्या बन सकती है, 2 की पावर 0 होगा तो 1 बनेगी, 2 की पावर 2 हुआ तो 2 बनेगा, 2 की पावर 2 हुआ तो 4 बनेगा, 2 की पावर 1 है तो 2 है, 2 की पावर 2 है तो 4 है, 2 की पावर 3 है तो 8 है। तो यहाँ पर ये नंबर जो है 1.293 तो हो नहीं सकता, और इससे चाहते हैं कि कम आए, तो वो तो फिर 1 के बराबर ये मैक्सिमम आ सकता है। तो इससे कंपैरिजन कर दिया, 199 वो नंबर हो सकता है। वी आर गोइंग टू मार्क इट एज बी। दिस इज ब्रिलियंट क्वेश्चन आस्क्ड इन दिस पेपर। जेईई एडवांस 2021 का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ये है। बहुत बढ़िया सवाल थे, मतलब ये पूरा कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहा हूँ। ऐसे ढेर सारे सवाल जिसके अंदर आपने प्रोग्रेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मिक्सिंग देखी,
इसकी प्रैक्टिस के लिए आप अच्छे अच्छे रिसोर्स सॉल्व करते रहिए। जो अपने अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बुक्स हैं, दीज आर फॉर यू। पढ़िए उनको अच्छे से, दे आर ऑल सॉल्व्ड, और पढ़ते रहिए। ठीक। Dear students, J Advanced 2021, a question on ellipse is being asked. If let E be the ellipse x square by 16 plus y square by 9 is equal to 1 for any three distinct points P, Q and Q dash on capital E, let M, P, Q be the midpoints of line segment joining P and Q, and M, P, Q dash be the midpoint of line segment joining P and Q dash. Then find the maximum possible distance between M and M as P, Q dash are varies on E. कॉनिक सेक्शन चैप्टर के ऊपर इलिप्स के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन 2021 के अंदर पूछा गया, जहां पर स्टूडेंट्स का क्या रिस्पांस था। सबसे पहले तो वही हम डिस्कस करते हैं कि उस टाइम पे जब ये स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ताकि हमें एक पता चले कि देखो टीचर और स्टूडेंट में तो हमेशा आपको ये लगेगा कि सर को तो हमेशा ज्यादा आता है, अभी तो हमेशा कम आता है। आपका एक्चुअल एनालिसिस उस टाइम के स्टूडेंट के साथ करते हैं, बहुत ज्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है। तो लेट्स सी क्या रहा होगा। और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी मार्किंग स्कीम क्या है। फुल मार्क्स मिले हैं अगर आपको 4 मार्क्स, और देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग, 0 मार्क्स बाकी सारे केसेस के अंदर, यानी नेगेटिव मार्किंग था ही नहीं। फिर भी आप देखिए लोगों ने फिर तुक्के लगाए होंगे, पर इन नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप में इज वेरी डिफिकल्ट टू गेस द आंसर। 18.93 19% स्टूडेंट्स ने इसका करेक्ट आंसर किया, वहीं पर 60% स्टूडेंट्स ने इसका गलत आंसर किया। 21 को तो पता ही नहीं चला कि अगर थोड़ा कुछ तुक्का भी लगा देते तो कुछ तो मार्क्स बनने के चांसेस थे। तो उन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया। अटेम्प्ट नहीं करने के दो तरीके हैं, या तो कॉनिक सेक्शन देख के छोड़ दिया होगा, या फिर एग्जामिनेशन के अंदर टाइम नहीं बचा होगा, या मार्किंग स्कीम ध्यान से नहीं पढ़ी होगी कि हो सकता है -1 मिल जाए, इस वजह से। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को कि कॉनिक सेक्शन के कौन से कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूटिलाइज किया गया है। Let E be the ellipse x square by 16 plus y square by 9 is equal to 1. There are 3 points, distinct point P, Q and Q dash are taken on E. तो एक इलिप्स बनाया गया है, ये मैंने इलिप्स बनाया। इस इलिप्स में अगर आप देखें तो इक्वेशन ये है, मेजर एक्सिस होगा इसका A, 4,0 पर 16 लिखा हुआ है, A डैश होगा -4,0, एक बी पॉइंट होगा जो होगा 0,3 क्योंकि अपॉन में 9 है, एक बी डैश होगा 0,-3, और यहीं पर हमारे पास अब 3 पॉइंट्स हैं। लेट्स कॉल इट एज अ पी पॉइंट, लेट्स कॉल इट एज अ क्यू पॉइंट, और एक और क्यू डैश भी हमारे पास लिखा गया है। ये कहीं पर भी आपके पास से 3 पॉइंट्स बनाए गए क्यू डैश। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। 3 points P, Q, Q dash are taken on ellipse E. M be the midpoint of line segment joining P and Q. P and Q पर एक midpoint लिया है यहाँ पर, जो PQ का midpoint है। वहीं पर M, P, Q dash भी है लाइन सेगमेंट इसके ऊपर, यहाँ भी एक और पॉइंट है M, दोनों का midpoint है। midpoint को M1, M2 से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, एक नोटेशन लिखा गया है कि M अकेला नहीं है, M, P, Q है, तो P और Q का मिड पॉइंट, और M, P, Q डैश लिखा है, ये P और Q डैश का मिड पॉइंट लिखा गया है। ठीक है, चलिए तो इसकी हमें मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। सो रिक्वायर्ड थिंग इज ये जो दो डेटा है इनका मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालना है कि M और M डैश का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, फेयर इनफ। तो एक ट्राइंगल बन चुका है, ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिला रहे हैं, और सामने एक थर्ड साइड भी है। तो यहाँ पर एक छोटा सा केस हम डिस्कस करते हैं। जिन लोगों को बात पता है वो तो ठीक ही बात है, जिनको नहीं पता वो आके समझिए। एक मैंने जनरल केस लिया, ट्राइंगल मैंने यहाँ पर बनाया, यहाँ पर मैं इसको ओरिजिन ले लेता हूँ, लेट्स कॉल इट एज एन ओरिजिन, और ये हमने एक पॉइंट ले लिया है, लेट्स कॉल इट एज अ साइड लेंथ अल्फा, और ये पॉइंट है आपके पास से बी, जिससे कोऑर्डिनेट है x1, y1। सिंपल कोऑर्डिनेट के तरीके से आपको समझाना।
यहाँ पर एक पॉइंट आपके पास m पॉइंट यहाँ है, m1 ले लिया, एक मिड पॉइंट यहाँ पर है। मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट बताइए, x1 प्लस अल्फा y2 कॉमा y1 y2। m1 का कोऑर्डिनेट बता दीजिए, x1 y2 y1 y2, करेक्ट, यही कॉन्सेप्ट। यहां भी अब हम क्या करते हैं कि मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की लेंथ निकाल लेते हैं, m1 m2, कि m1 m2 आखिर है क्या। दो साइड्स इसके मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, y1 y2 आप देख सकते हैं। तो लेंथ कितनी बनेगी, इन दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस जो है x1 प्लस अल्फा y2 माइनस x1 y2, दोनों कैंसिल हो गए, डेटा बन गया अल्फा y2 कैंसिल है, अल्फा y2 आपके पास से आता है। और अल्फा क्या है, अल्फा इज दिस। तो m1 m2 क्या है आपको अगर पता चला होगा, दिस इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड, हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तो जो हमें चाहिए m ऑफ pq और m ऑफ pq डैश, ये क्या होगा, दिस विल बी द हाफ ऑफ qq डैश। थर्ड साइड इसका, ये थर्ड साइड से हाफ हो जाएगा। और अगर हमें ये ग्रेटेस्ट चाहिए, सोचिए, इफ वी आर लुकिंग फॉर दिस टू बी ग्रेटेस्ट, इसको मैक्सिमम करना है तो हाफ को तो क्या मैक्सिमम करेंगे, QQ डैश हमें मैक्सिमम करना होगा। QQ डैश दो ऐसे पॉइंट जो इलिप्स के ऊपर है, इलिप्स के ऊपर दो फार्थेस्ट पॉइंट कहां पर बनाए जा सकते हैं, इलिप्स के अंदर दो फार्थेस्ट पॉइंट बनाए जा सकते हैं जब वो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स बनेंगे, when they are at major point, major axis के एंड पॉइंट यहां बनाइए। ये Q ले लिया, ये Q है, ये Q डैश है, P आप कहीं पर भी बना दीजिए, डजंट मैटर। तो ये आपके पास है QQ डैश, ये मैक्सिमम यहां पर बनेगा। आप देख सकते हैं कि ये लेंथ 4 है, ये लेंथ भी 4 है, दोनों 4 4 है। तो मैक्सिमम लेंथ अगर हम बना के देखें तो ये 8 आता है, 8 का हाफ अगर आप बनाएंगे तो फिर आपके पास से 4 आता है। तो 4 इज द फाइनल आंसर। वैसे ये बात कई लोग पता रहती है कि ट्राइंगल में दो साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है और हाफ होती है। ये पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो सीख लीजिए। तो यहां से सीधा ही हमें मैक्सिमम चाहिए तो यहां बना दिया। मिनिमम पूछते तो मिनिमम लेंथ आपकी जो होगी वो माइनर एक्सिस के अलोंग आती, तो माइनर एक्सिस पे हम चले जाते हैं, वहां से लेंथ निकाल के लेकर आते। सो गुड क्वेश्चन। अब बताइए कॉनिक सेक्शन से इतना डरने की जरूरत कहां है, सिंपल सी बात पूछी है। लेकिन स्टूडेंट्स एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला का नाम सुनते ही भागते हैं। सीखिए, अपने जेई में सेलेक्ट होने के चांस को इतने हल्के में मत लीजिए। थोड़ा सा आप इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आपकी अच्छी दोस्ती इनके साथ हो जाएगी। और दोस्ती कराने के लिए माध्यम मैं हूं, आप जहां भी जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, बस अगर आप मैथमेटिक्स की यहाँ पर रिसोर्स को सॉल्व करते हुए चलते, चाहे वो मेरी कोई बुक हो या वीडियो लेक्चर्स हो, आपकी प्रिपरेशन टॉप क्लास जरूर होती चली जाएगी। ठीक है, लिख लीजिए। Let a comma b and lambda be positive real numbers. Suppose p is an endpoint of lattice rectum of parabola y square equal to 4 lambda x, and suppose the ellipse x square by a square plus y square upon b square is equal to 1 passes through the point P. If tangents to the parabola and ellipse at point P are perpendicular to each other, then eccentricity of ellipse we are interested in. ये क्वेश्चन पूछा गया है जेईई एडवांस 2020 के अंदर, पेपर 1 के अंदर। तो आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया, अब आप इसका सोल्यूशन देखना चाह रहे हैं और ये जज करना चाहते हैं कि मेरी प्रिपरेशन किस लेवल तक पहुंची है। अगर मैं देश के सभी स्टूडेंट्स में कंपेयर करूं तो आप इसका डेटा हर साल जेईई वाले निकालते हैं, तो आप देख सकते हैं 46% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ये क्वेश्चन रियल एग्जाम में सही हुआ होगा। किस कैटेगरी में पूछा गया है अटेम्प्ट, इस बात पे भी डिपेंड करता है। तो ये पूछा गया था +3 सही करने पर नेगेटिव मार्किंग है -1 की। ओनली 1 करेक्ट वाले एससीक्यू सेक्शन के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया था, जहां पे +3 सही पर -1 नेगेटिव मार्क्स के साथ मिल रहा था। तो 2 क्वेश्चंस हैं, कॉनिक सेक्शन के पैराबोला और एलिप्स, दोनों चैप्टर मिक्स है। बॉस, अब आपको इस बात से आइडिया लगना चाहिए, आप सोच रहे हो मैं कॉनिक सेक्शन छोड़ के जाता हूँ। 46% स्टूडेंट ने सही किया है, मतलब वो इस चैप्टर को पढ़ते हैं। पहली लर्निंग तो यही है, कॉनिक सेक्शन को छोड़ना नहीं है, वो भी इंटरमिक्स क्वेश्चन जिसमें पैराबोला भी है, एलिप्स भी है। अब आप देखिएगा कॉन्सेप्ट कितना, अगर परसेंटेज ज़्यादा है इसका मतलब सवाल ज़्यादातर बिलो एवरेज रहा है, मतलब एक तरह की ईजी क्वेश्चन कंसीडर करेंगे इसको। ना जेईई में ऐसे भी सवाल है जहाँ पर एक करेक्ट वाला रिस्पॉन्स ना 1% रह जाता है,
2% होता है, 3% सिंगल डिजिट में भी रहता है। तो यहाँ से पता चल जाता है कि भाई लेवल क्या है। अब आप इस बात से भी अंदाजा जगा सकते हो कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एक ही चैप्टर को 3 तरह से पढ़ा सकते हैं। तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट में हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, एक बार चेक कर लें कि यहाँ बोर्ड लेवल का तो नहीं पढ़ रहे या सिर्फ जेई मेन ही पढ़ रहे हैं। एडवांस तक पहुँचिए, ये लेवल सवाल बहुत आसान कैटेगरी में कंसिडर हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 69,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनने क्वेश्चन को सही किया था। 25,480 स्टूडेंट्स में गलत करके -1 लेकर गए थे और 55,000 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कुछ नहीं किया था, क्वेश्चन को छोड़ दिया था। क्वेश्चन छोड़ने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो क्वेश्चन आधा आधा सॉल्व हुआ और रिस्क नहीं लेके छोड़ दिया। जितने क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने सही किया इसमें तुक्के लगाने वाले भी हैं, और जिन्होंने गलत किया इसमें भी तुक्के लगाने वाले हैं, और ऐसे भी होंगे जिनका आंसर कैलकुलेशन वैसे गलत आ गया, ऐसे भी स्टूडेंट्स के अंदर होंगे। कमिंग टू द क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस इट। क्या दिया हमारे पास? P जो है एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला है। तो पैराबोला अगर हम लिखें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा x, वेयर लैम्डा इज पॉजिटिव गिवन है, a और b भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो एंड पॉइंट्स क्या होते हैं लेटेस्ट रेक्टम के, उनके बारे में हम बात करते हैं। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, कोई भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं। वैसे होते तो a, 2a हैं, तो यहां से लैम्डा, 2 लैम्डा और लैम्डा, -2 लैम्डा, 2 आपके पास से बन जाएंगे। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है कि भाई एक एंड पर टेंजेंट पास की जाती है। सपोज P इज एन एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, पासेस थ्रू द P, ये लिखा हुआ है। ये जो एलिप्स है ना, ये P पॉइंट से पास करता है, सो दिस इज द पॉइंट P। अब हम यहां पर एलिप्स की बात करते हैं, तो ये P पॉइंट ना एलिप्स से पास करता है। तो चलिए इसको सेटिस्फाई कर दीजिए, किसी भी एक पॉइंट को रख दीजिए, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो फर्क पड़ेगा नहीं। ये आपके पास से पहला रिजल्ट आ गया, कंडीशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। पूछा है टेंजेंट टू द पैराबोला एंड एलिप्स एट पॉइंट P आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसी P पॉइंट पर हमने एक P पॉइंट ले लिया। लेट्स वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट वन एज अ P पॉइंट। पैराबोला पर भी टेंजेंट निकाला है और एलिप्स पर भी टेंजेंट निकाला है। तो देखिए पैराबोला की बात पहले करते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा x, इसकी हम टेंजेंट लिख लेते हैं, टेंजेंट T1। हमेशा पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला, उनकी जो स्टैंडर्ड, क्योंकि परपेंडिकुलरिटी की बात हो रही तो स्लोप वाली इक्वेशन बहुत फायदेमंद रहेगी। पॉइंट हमें पता है तो हम लिख सकते हैं इसकी इक्वेशन y1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा x प्लस x1। इस वाले फॉर्म से भी बात बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पॉइंट P मालूम है जो है x1, y1, ये आएगा लैम्डा, 2 लैम्डा। इस डेटा को आप रखिए, यहाँ से y आता है, यहाँ भी 2 लैम्डा है, ये 2 लैम्डा है, यहाँ x प्लस लैम्डा आपके पास से बनेगी बात। तो y का वैल्यू x प्लस लैम्डा आता है, तो अगर हम पहले वाले का स्लोप देखें तो वो आता है 1। ठीक, यही कहानी हम यहाँ पर इलिप्स के लिए भी कर लेते हैं। इलिप्स अपने पास स्टैंडर्ड है, सॉल्यूशन सुंदर बने इसलिए मैं हर डेटा को नीट एंड क्लीन बना रहा हूं ताकि आप समझ पाएं। अब इसकी टेंजेंट की बात करते हैं, दैट इज t इक्वल टू 0। ये भी किससे निकला है? t इक्वल टू 0 कॉन्सेप्ट से ही बना है। तो आपके पास है x x1 अपॉन a स्क्वायर, y y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर हम इसका स्लोप निकालें तो वो मुझे नजर आता है कि वो x1 बाय a स्क्वायर एंड b स्क्वायर बाय y1 ऐसा है। ये इसका स्लोप निकाल दिया। x1 y1 का डेटा हमें पता है, तो हम x1 y1 का डेटा यहां पर रख देंगे। ठीक है, क्या है x1? पॉइंट तो सेम ही है जिस पर बोला है। x1 की वैल्यू लैम्डा है और आपके पास से ये बन गया b स्क्वायर, ये a स्क्वायर, और y1 की वैल्यू है 2 लैम्डा। सो m2 हमारे पास से b स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर आता है। ये बात बन गई। बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर है, T1 इज परपेंडिकुलर टू T2, तो आपके पास से रिजल्ट है कि M1 M2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 बनेगा। M1 इज 1 और M2 की हम बात कर लेते हैं, इट इज -b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर -1। आई एम हैविंग b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो b जो है वो आपके पास से √2 टाइम्स a लिखा गया है।
दोनों पॉजिटिव में पहले ही समझा दिया गया है। अब देखिए बी ए से ग्रेटर है, ए का रूट 2 टाइम्स है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया है कि बी तो ए से ज्यादा है। बी अगर ए से ज्यादा है तो ये इलिप्स इस शेप का नहीं है, इसमें वाई एक्सिस वाला जो है वो मेजर एक्सिस बनेगा, एक्स एक्सिस वाला जो एक्सिस है वो माइनर एक्सिस बनेगा। उस केस में हमें आगे जाकर पूछा है कि एक्सेंट्रिसिटी निकाल के बताइए, तो इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे हम 1 माइनस आपके पास से बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, अब ये फ्लिप होके बन जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहाँ डेटा है ए 20 की जगह आप डेटा रख सकते हैं, वी आर गेटिंग दिस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह आप रख सकते हैं 2a स्क्वायर। तो मेरे पास डेटा बनता है 1 माइनस हाफ इज हाफ, और एक्सेंट्रिसिटी का डेटा अपने पास निकल के आता है 1/√2। तो प्रोडक्ट दोनों पर टेंजेंट लिखने का इजी कॉन्सेप्ट इक्वल टू 0, पॉइंट हमें लेटेस्ट रेक्टम का पता होता है, और फिर m1 m2 -1 और एक्सेंट्रिसिटी के ऊपर सवाल पूछ लिया गया है, इसीलिए इसका परसेंटेज इतना ज्यादा था, 1/√2 यहाँ से डेटा बन जाएगा। सर डायग्राम कैसा बन रहा है एक बार वो बता दीजिए। डायग्राम ऐसा बन रहा है कि ये जो इलिप्स है वो इस शेप का है, ठीक है, और क्या हो रहा है, पॉइंट लेटेस्ट रेक्टम जो है वहां पर ये आपके पास है पैराबोला है, एंड दिस इज द पॉइंट पी। इस पी पॉइंट की बात हो रही है कि जब हम इस पैराबोला पर टेंजेंट बनाते हैं T1 और जो इलिप्स पर टेंजेंट बनाते हैं T2, इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। दिस इज पॉइंट पी, ये एक्चुअल में हो रहा है। तो मेजर एक्सिस इसका इस साइड है, ये यहाँ पर है। बिना डायग्राम के हमने इसको सिर्फ मैथमेटिक्स से बात बना दी, फिर भी कई स्टूडेंट होते हैं समय प्लॉट करके समझाइए क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है। ये सिचुएशन है इलिप्स का, ये पैराबोला का सिचुएशन है। पी पॉइंट ये जो हमने अज्यूम किया यहाँ पर है, जो आया लेटेस्ट रेक्टम का, इस पर टेंजेंट दोनों है परपेंडिकुलर, ये एक्सेंट्रिसिटी यहाँ से कंप्यूट होता है। और एक बार जब हमें कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो एग्जाम में क्या है ना, टाइम को भी मैनेज करना है, तो फिर थोड़ा स्पीड भी लेकर आनी है। यहाँ तो मुझे आपको कॉन्सेप्ट भी समझाना है, क्वेश्चन की अप्रोच भी समझानी, इसलिए मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। पर जब अगर मैं एग्जाम में सॉल्व कर रहा होता तो सिर्फ मैं होता तो खट सॉल्व कर देता। तो मेरा रोल अलग है, आपका रोल अलग है, हमें वहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ साथ टाइम को भी मैनेज करना है, ठीक है गाइस। सो वी नीड टू बी, जिन्होंने बिना तुक्का लगाए इस क्वेश्चन को सही करने वाली कैटेगरी में रहें। इससे दो लर्निंग है, जेई में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल आपने देखा अभी नहीं आया है, डूएबल क्वेश्चंस भी आते हैं। सेकंड, कॉनिक सेक्शन के लिए परसेंटेज अगर आप देखें तो बहुत बड़ा परसेंटेज था, 46% स्टूडेंट ने सही किया है। तो अगर आप इस चैप्टर को छोड़ के जा रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको बनाइए, और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मेरी बुक है उसके अंदर इसके ऊपर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कीप लर्निंग। Let O be the center of the circle x square plus y square is equal to r square, where r is greater than √5/2. Suppose PQ is a chord of this circle and the equation of the line passing through the point P and Q is 2x plus 4y is equal to 5. If the center of circumcircle of triangle OPQ lies on the line x plus 2y is equal to 4, find the value of r. ये जेई एडवांस 2020 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर ये पूछा गया है, जब बोला गया है कि आंसर 0 से 9 के बीच में एक इंटीजर आंसर आएगा, जहां पर नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व थी। तो अगर हम देखें कि किसी स्टूडेंट को ये इजी लगा, टफ लगा, उसका एक्चुअल एनालिसिस हर साल जेई वाले पेपर के बाद रिलीज करते हैं। जब इसका एनालिसिस किया गया तो इस क्वेश्चन को पता चला सही करने वाले स्टूडेंट थे 8.69% स्टूडेंट, जिन्होंने इसके अंदर +3 मार्क्स लेकर आए होंगे। अगर मैं परसेंटेज के बाद नंबर की बात करूं, 13,108, पूरे देश भर में सिर्फ इतने ही स्टूडेंट थे जिनसे ये सवाल हुआ था, 13,000। और गलत करने वाले हैं 24,000, जिन्होंने -1 इसके अंदर लिया होगा, और नॉट अटेम्प्टेड वाले हैं 1,13,722, जिन्होंने 0 मार्क्स, मतलब 1,13,000 के आसपास स्टूडेंट ने सवाल ही छोड़ दिया। क्या इतना डिफिकल्ट है? देखिए, मैं आपको इसी क्वेश्चन के 3 मेथड बताने वाला हूँ, ठीक है। हम तीनों मेथड से इस क्वेश्चन को सीखेंगे और कॉन्सेप्ट की लर्निंग करेंगे। तो सर आप 3 बताने वाले हैं, स्टूडेंट ने तो 1,13,000 ने छोड़ दिया था, जहाँ पर 24,000 ने इसको गलत कर दिया, और देश भर में सिर्फ 13,000 बच्चे थे जिन्होंने इसको सही किया। मैं आपको सही करने के 3 तरीके बताने वाला हूँ, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि क्या यहाँ पर पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे। फिर आपको जो पसंद आए तीनों में से मेथड, वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल
r is greater than root 5 by 2. Suppose pq is the chord of this circle, then equation of line passing through pq is this. देखिए एक सर्कल है बनाया हमने, उस पर एक कोड है pq जो आके कट करता है. So this is p, this is q. यहाँ पर कहीं पे इसका एक सेंटर है, सेंटर o दिया हुआ है, ओरिजिन इज द सेंटर. ठीक है, दिस इज o. PQ कोड बन गया है, इसकी इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, ये इसकी इक्वेशन है. यहाँ है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5. अब क्या हो रहा है, इफ द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल OPQ, OPQ का एक सर्कम सर्कल बनाएंगे, यानी इस ट्राइंगल के बाहर से एक सर्कल जाएगा. ठीक है भाई, इस ट्राइंगल के इस बाहर से एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं. सो लेट्स प्लॉट इट डॉटेड लाइन. एक सर्कल है हमारे पास, बना दिया. ठीक है, सर्कल बना दिया. अब आगे क्या हो रहा है पढ़िए. उसका जो सेंटर है सर्कम सर्कल का, वो इस लाइन पे लाई करता है. अच्छा, तो इसका कहीं पर एक सेंटर होगा, ये एक सेंटर हमने बनाया, इसका कहीं सेंटर है. लेट्स कॉल इट एज C. दिस लाइज ऑन दिस लाइन. अब आप दोनों लाइंस को थोड़ा ध्यान से देखिए. अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास x प्लस 2y की वैल्यू 5/2 आता है. ये भी सेम है, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस है, इसीलिए मैंने दोनों लाइंस कैसी बनाई है, पैरेलल बनाई है. ये वाली इक्वेशन है हमारे पास है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4. ये अगर सर्कल S है, PQ हो गए लाइन L, तो ये जो ये वाला सर्कल है S डैश, ये क्या बन जाएगा, ये फैमिली ऑफ सर्कल से हम इसको बना सकते हैं. तो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यूजिंग फैमिली ऑफ सर्कल वाले कॉन्सेप्ट से बनाएंगे. सो हम लिखेंगे यहां पर इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल S डैश ऑफ ट्राइंगल OPQ. S डैश को हम लिखेंगे S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0. कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, किसी सर्कल को कोई लाइन अगर कट कर जाए तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले सर्कल की बात हो रही है. यही कॉन्सेप्ट होता है, बना दिया. आपके पास S की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. लैम्डा, ये जो लाइन कट किया है वो ये वाला लाइन है. 2x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इज द डेटा विच वी आर गेटिंग. यहां से अगर हम इस इक्वेशन में एक बात और बताई गई है कि ये जो सर्कल है OPQ से पास होता है, इसका मतलब इनका सर्कम सर्कल है, O स्टैंड्स फॉर ओरिजिन. तो यहां पर हमें पता चल गया कि ओरिजिन लाइज ऑन इट, लाइज ऑन सर्कल S डैश, यानी ये जो बनाया है डॉटेड सर्कल, ये ओरिजिन से पास हो रहा है. ठीक है, तो सेटिस्फाई करेगा. तो आपके पास है 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस आर स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा. सो द डेटा इज 5 लैम्डा की वैल्यू माइनस आर स्क्वायर आ रहा है. कंडीशन नंबर 1 निकालना हमें रेडियस है. अब सोचिए क्या कुछ और हमें पता है. जी पता है, सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल OPQ लाइज ऑन दिस लाइन. द सेकंड लाइन पर इसका सेंटर लाई करता है. ये सेंटर जो बनाया है डॉटेड सर्कल का, इसका सेंटर इस लाइन पर लाई करता है. तो आप बताइए मुझे सेंटर क्या कैलकुलेट होगा. सेंटर ऑफ सर्कल S डैश, ये रहा S डैश की इक्वेशन. x के कोफिशिएंट को हाफ करके नेगेटिव कर दिया जाता है, माइनस लैम्डा. इसके कोफिशिएंट 4 लैम्डा है, हाफ करेंगे 2 लैम्डा, नेगेटिव साइन लगा देंगे. तो सेंटर आ गया माइनस लैम्डा कोमा माइनस 2 लैम्डा, ये बना सेंटर. सेंटर लाइज ऑन द लाइन, दिस लाइज ऑन द लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 4. माइनस लैम्डा माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 4. मेरे पास डेटा आया माइनस 4 लैम्डा की वैल्यू 4 आती है. कंडीशन नंबर 2. 5 लैम्डा की वैल्यू आई माइनस 4. ठीक है, सो नाउ फ्रॉम 1 इसकी हम बात करते हैं. 5 लैम्डा है, ये माइनस 4 है, ये माइनस आर स्क्वायर आपके पास है, आर का वैल्यू आपके पास है 2 बनता है. द रेडियस इज 2. फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो गया. फैमिली ऑफ सर्कल से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है. ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट मेथड. ये अपने पास से फर्स्ट मेथड की हम बात कर रहे हैं. फर्स्ट मेथड ऐसे सीक्वेंशियली हम 2 और मेथड में आपको बताऊंगा, दोनों डिफरेंट अप्रोचेस पर है ना. ये बनाया फैमिली ऑफ सर्कल से. लेट्स मूव टू नाउ द सेकंड मेथड कि दूसरे तरीके से हम इसको कैसे बनाएं.
एक सर्कल दिया गया है जिस पर आपके पास से एक कोड है, एक P है, यहाँ पर ये Q है और यहाँ एक आपके पास से एक इसका सेंटर है, ओरिजिन। ठीक है, सेंटर की जगह ही बनाए ताकि सिमेट्रिक बने। देखो अभी एग्जैक्ट सर्कल तो है नहीं, थोड़ा बहुत तो हमें काम चलाना ही पड़ता है। अब एक सर्कल ऐसा है जो ऐसा बन रहा है। OPQ जो ट्राइंगल है अपने पास, OPQ, दिस इज O। OPQ को सरकमस्क्राइब करने वाला है। और यहां एक बात और समझाई गई है कि इस वाले डॉटेड सर्कल का जो सेंटर है वो इसी लाइन के पैरेलल है, यहां पर कहीं पर लाई करता है। ठीक है, सो लेट्स कॉल दिस एज द सेंटर C और ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ये है x + 2y = 4 और ये है x + 2y = 5/2। दोनों इक्वेशंस बन गई। हमें इसमें रेडियस लेकर आनी है, इसको प्योर ज्योमेट्री से हम करेंगे, यहाँ पर कोई इक्वेशंस वगैरह को यूटिलाइज नहीं करने वाले। अब आप देखिए यहाँ से रेडियस अगर हमें निकालना है, यहाँ देखिएगा तो हमें पता है कि OP जो है, चाहे OP हो या OQ हो, ये दोनों अपने पास से रेडियस है R, जो हमें कैलकुलेट करना है। दिस इज द क्वेश्चन, है ना। OP और OQ सेंटर से सेंटर मिलाया, ये कोड है तो इसके सेंटर से परपेंडिकुलर यहाँ 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल भी अपने पास से 90 ही आने वाला है। ये 90, ये 90। ठीक है, दो बात हमने यहां बनाई। लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज एन M। देखिए ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर हम OM डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओरिजिन से एक लाइन से डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, उसको हम यूटिलाइज कर देंगे। यहां से 1 + 4 आपके पास से आएगा। यू कैन हैव इट एज √5/2, ये आप लिख सकते हैं, या फिर 5/2 √5, ये भी आप डेटा लिख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। OM पता चल गया, ऐसे हम OC निकाल सकते हैं। ओरिजिन यहीं पर है, दोनों लाइन पैरेलल है तो यही इसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी। यहां से 0 + 0 - 4/√1 + 4, सो दिस डिस्टेंस इज कमिंग एज 4/√5। ये डेटा आपके पास बना। OM पता है, OC पता है, ये डेटा बना। तो हम यहां से MC निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना निकाल सकते हैं? MC। तो MC दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। सोच रहे हैं यहां पर और हमें क्या बनाना पड़ेगा, ये देखिएगा, ये जो OC है और जो ये डेटा है CP, ये बराबर रहेंगे डिस्टेंस में। आप थोड़ा देखिएगा, मैं बोल रहा हूं कि ये जो OC है और ये जो PC है ये इक्वल रहेंगे। बोलो यस और नो, क्योंकि ये इस डॉटेड वाले सर्कल की रेडियस है। डॉटेड वाले सर्कल की रेडियस है, देखो सेंटर, ये इसका सेंटर है, सेंटर से OC और PC दोनों इक्वल अपने पास डेटा निकल के आएगा। तो हम देख सकते हैं कि भाई PC एंड OC बोथ आर इक्वल। OC अपने पास से 4/√5 लिखा गया है। व्हाट अबाउट MC? क्या हम MC निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिएगा MC + OM + MC, ये डेटा आपके पास बना और दिस लेंथ इज इक्वल टू OC। OM + MC इज इक्वल टू OC। OM हमें पता है, जी बिल्कुल पता है, इट इज 5/2√5। MC हमें डेटा निकालना है, OC आपको पता है 4/√5। 4 - 5/2/√5 आपके पास से डेटा है, 4 - 5/2। तो यहां से आपके पास 8 आता है, 8 - 5 इज 3, 3/2√5। ये MC आपके पास आएगा। अब होगा क्या, MC पता है, PC पता है, हम PM निकाल सकते हैं क्योंकि ये एंगल भी 90 है पाइथागोरस से। तो आप देखिएगा PM वाला जो डेटा है वो हम लिख सकते हैं कितना, पाइथागोरस से PM लिख सकते हैं PC - MC², PC² - MC²। बोलो यस सुनो, पाइथागोरस से PM परपेंडिकुलर निकल सकता है, PC² - MC², करेक्ट। और अगर मेरे पास PM² पता है मुझे, तो फिर देखिए PM² + OM² इज OP²। तो अगर मैं OP² बनाना चाहूं, जो कि रेडियस है, जो मुझे चाहिए, यही मुझे चाहिए, तो OP², the requirement is OM² and PM², OM² + PM², ये रिक्वायरमेंट है।
दिस इज द रिक्वायरमेंट। ठीक है, पाइथागोरस एक यहाँ पे लगा दिया, यही रेडियस हमें निकालना चाहिए। मंजिल पे निगाहें रखोगे तो बात बनाते चले जाओगे। कोई इक्वेशन ही, कोई फैमिली ऑफ, हमने सर्कल्स की बात यहाँ पर नहीं की है। यहाँ आया आपके पास है आर स्क्वायर, और आप देखिएगा ये भी डेटा आपको पता है कि ये पी एम स्क्वायर है, ये पी सी स्क्वायर है, ये एम सी स्क्वायर है। सारे डेटा बन गए। ओ एम का डेटा देखिए ये रहा, आप यहाँ से बनाएंगे तो इट इज रिटन एज 5/2√5 इसका होल स्क्वायर। पीसी का लेंथ देखिए, पीसी का लेंथ 4/√5 एंड माइनस एमसी का स्क्वायर। एमसी का डेटा कहाँ है? एमसी वी आर हैविंग दिस 3/2√5 का होल स्क्वायर। एलसीएम लेके देखें तो 4 और 5 आपके पास से 20 आता है। दिस इज 20, ऊपर 25, ये 5 है, ये 16 है, यहाँ आपके पास से 20 आता है और ये 9 आता है। ठीक है, डेटा बनाए। 9 हटा देंगे तो 16 आता है आपके पास से। थोड़ा एलसीएम वगैरह ले लेते हैं इसका, आर स्क्वायर विच वी आर गेटिंग एज, यहाँ से आप हटाइएगा तो 16 आपके पास से बनेगा। ठीक है, तो वी आर हैविंग 16/25 प्लस 16/5। ठीक है, तो अगला वाला नंबर 4 से कैंसिल है। 4/5 इट इज 16/5, वी आर हैविंग 20/5 जिसका वैल्यू 4 आता है। रेडियस 2, रेडियस इज कमिंग एज 2। इस पूरे डेटा की रेडियस निकल के आ गई 2। हमने फर्स्ट मेथड से भी देखा था, फैमिली ऑफ सर्कल से, और यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास रेडियस आया 2। दिस इज आवर सेकंड मेथड। क्या आप तैयार हैं तीसरे मेथड के लिए? तो सेकंड मेथड हमने बनाया है यूजिंग ज्योमेट्री। यूजिंग ज्योमेट्री हमने सेकंड मेथड इसको बना दिया है। ठीक है, चलिए थर्ड मेथड अब हम डिस्कस करते हैं। थर्ड मेथड हम लगे इसके डिस्कस करने। अब इसको बनाते हैं कैसे, क्या दिया है। फिर से वही एक सर्कल हमने बनाया, सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के बाद बोला गया कोड है, कोड हम बनाते हैं। ये कोड है, ये P है, ये Q है और ये है ओरिजिन। ठीक है, अब यहां पर हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि यहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इधर भी और इधर भी। ठीक है, दोनों तरफ टेंजेंट, तो ये एंगल आया 90, ये एंगल आया 90। टेंजेंट पर सेंटर से परपेंडिकुलर इतना ही राइट एंगल पे कट करता है। ठीक है, ये ज्योमेट्री हमने अभी तक बना दी। अब आगे की बात सुनिएगा। OPQ को सर्कमस्क्राइब करने वाला सर्कल चाहिए। 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर नहीं है तो ट्रायंगल बनता है, और एक ट्रायंगल का सर्कम सर्कल यूनिक होता है, एक ही होता है। एक ट्रायंगल का चाहे कैसा भी हो वो, उसका इन सर्कल भी सिंगल होता है, यूनिक होता है। सर्कम सर्कल भी एक ही होता है और इन सर्कल भी एक ही होता है। इन सर्कल का हमें यहाँ यूज नहीं, हम बात सर्कम सर्कल की करते हैं। तो यानी OPQ से पास होने वाला सिर्फ एक सर्कल होगा, सिर्फ एक। ठीक है, यहां 90 डिग्री मुझे दिख रहा है, यहां पर 90 डिग्री। तो अगर मैं इस पॉइंट को, इन दो लेंथ को डायमीटर लेके सर्कल बनाऊं, एक और सर्कल कंस्ट्रक्ट करता हूं, तो देखो यहां 90 डिग्री बन रहा है। बात आती समझ में? अगर मैं इसको एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल की, अगर आपको याद हो कि अगर एक सर्कल है और यहां अगर एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो ये डायमीटर बन जाता है पूरा। दिस इज द डायमीटर, करेक्ट? तो यहां 90 डिग्री दिख रहा है और यहां भी 90 डिग्री दिख रहा है। मतलब एक सर्कल ऐसा बनाया जा सकता है क्योंकि दोनों साइड 90-90 बन रहा है। तो ये डायमीटर लेने से जो सर्कल बनेगा वो P से भी पास होगा और Q से भी पास होगा। तो एक सर्कल हमें वो भी दिख रहा है। तो अगर वो सर्कल है जो P और Q से पास हो गया और O से भी पास हो गया, तो फिर हमें तो ये पता है कि अगर एक ट्रायंगल है तो फिर सर्कम सर्कल यूनिक होता है। तो अगर इसको डायमीटर लेने से एक ऐसा सर्कल बनता है जो P, Q और O से पास होता है, तो ये वही सर्कल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो OPQ को सर्कम सर्कल होगा। और ये आपकी इसकी प्रॉपर्टी भी होती है सर्कल की कि कोड ऑफ कांटेक्ट और पेयर ऑफ रेडियाई से बने हुए ट्रायंगल का सर्कम सर्कल जो बनता है, तो उसका डायमीटर यहाँ पर ये जो कट करते हैं और सेंटर होता है, उसको डायमीटर लेने से भी सेम सर्कल का कंस्ट्रक्शन बनता है। तो इस प्रॉपर्टी को अब हम यूटिलाइज करते हैं। तो ये वो सर्कल है जो हमें यहाँ से भी बोला गया था। अब दिया क्या है वो देखिए। यहाँ ये बताने के बाद ये बोला गया है एक और बात, इस सर्कम सर्कल का जो सेंटर है उसकी हम बात करते हैं।
ये रहा इसका सेंटर, ये यहाँ पे आके कहीं पे लाइन करता है। ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल होंगी। these lines are parallel to each other। ये सेंटर हो गया सी। इसकी इक्वेशन आपके पास से है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो हुआ क्या, क्योंकि ये डायामीटर बन चुका है, ये P और Q है, ये O है और यहाँ पर C है। सो लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज अ सम अदर पॉइंट, R पॉइंट ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट है h, k। तो देखो, अगर h, k से आप PQ निकालना चाहते हैं तो आप एक डायग्राम को समझिए। कई बार क्या डायग्राम में बहुत सारी चीजें हो जाती है तो दिखना कम बंद हो जाता है। जैसे R पॉइंट है, सिर्फ डॉटेड को भूल जाइए, R पॉइंट को देखिए तो दो टेंजेंट आ रही है सर्कल के ऊपर। ये कहानी आप समझिएगा। तो R के हिसाब से PQ क्या है? R के हिसाब से PQ है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आइए, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कोई फैमिली ऑफ सर्कल नहीं, कोई ज्योमेट्री नहीं, आया या t इक्वल टू 0। h, k आपके पास है, सर्कल की इक्वेशन पता है, ये बनेगा hx प्लस ky इज इक्वल टू r स्क्वायर। और हमारे पास तो pq की इक्वेशन ऑलरेडी पता है हमें। pq की इक्वेशन कितनी है? वो रही 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। सीधा सीधा कंपैरिजन हमारे पास से बन रहा है, ये गिवन है। तो एक लाइन की दो इक्वेशन हो नहीं सकती, तो फिर कोफिशिएंट कंपेयर होंगे। आपके पास से डेटा बनेगा h बाई 2 इज इक्वल टू k बाय 4 इज इक्वल टू r स्क्वायर बाय 5। डेटा आया आपके पास से 2r स्क्वायर बाय 5, k का वैल्यू 4r स्क्वायर बाय 5। ठीक, अब इस बात को यूटिलिटी करते हैं कि जो यूटिलाइज करते हैं, जो सर्कल बना हुआ है ना, इसका सेंटर इस लाइन पे लाई करता है। और सेंटर क्या होगा? ये दोनों तो डायमीटर के एंड पॉइंट बन चुके हैं। ये भी प्रॉपर्टीज हमने सीखा कि OP और R का OR को डायमीटर लेने से ये P पर 90 पे कट करता है और उस सर्कल में OPQ तीनों लाई करते हैं और एक ट्राइंगल का एक यूनिक सर्कल यूनिक होता है। ये वही सर्कल है जब OPQ के पास होने वाला सर्कल बनाया जाएगा, सर्कल दे बोथ आर सेम। तो ये जो सेंटर है ना, ये इन दोनों का मिड पॉइंट बन जाएगा। सो नाउ C is the midpoint of OR। सेंटर आपको बनाना है तो सेंटर निकाल लेते हैं। O पता है, R पता है, तो R के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 2r स्क्वायर बाय 5, 4r स्क्वायर बाय 5। तो आप एवरेज निकालिएगा 0 से। ये मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट हम यहां पर लगाने पहुंचे। तो क्या आया सेंटर हमारे पास से? r स्क्वायर बाय 5 बनी कहानी। अब बात करते हैं ये कहां पे लाई करेगा? ये इस लाइन पे लाई करता है। C लाइज ऑन x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। सेटिस्फाई करवा दीजिए। ये डेटा आपके पास से आता है, जैसा डेटा दिया है भाई ठीक चल रहा है। 2r स्क्वायर 4r स्क्वायर बाय 5, एवरेज निकाल दिया दोनों का, r स्क्वायर बाय 5 2r स्क्वायर बाय 5। और ये किस पर लाई करते हैं? ध्यान दीजिएगा, गलती नहीं करनी है। ये लिखा हुआ देखो, मिस्टेक हो जाती, 4 है सामने, इट्स ऑन 4। तो आपके पास से 5 से 5 कैंसिल है, r स्क्वायर की वैल्यू 4 आती है, r की वैल्यू 2 आ गई। आ गया तीसरा मेथड। कैसे निकाला? इस वाले तरीके से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये पता है कि ये डायमीटर लेने से यहाँ पहुंचेगा, मिड पॉइंट से इस वाली बात को फिर से बना दिया। अब आपको कौन सा वाला मेथड इसके अंदर पसंद आया है वो आप मुझे बताइए। सेकंड वाला मेथड में प्योर ज्योमेट्री थी, और जो फर्स्ट वाला मेथड है ये हमने निकाला था फैमिली ऑफ सर्कल से, जिस क्वेश्चन को पूरे देश में 13,000 लोगों ने सॉल्व किया है। हमने उस सवाल को 3 तरीके से सॉल्व किया। आपके पास चौथा पांचवा भी कोई मेथड हो तो बताइएगा। एक मेथड तो हमेशा है कि डायरेक्ट आंसर की देख लिया और उसके बाद बता दिया कि हाँ भाई देखो ऐसा है, इसका आंसर प्राइम नंबर आएगा और 2 बन जाएगा। मजाक कर रहे हैं ना? ठीक है, तो वी हैव डिस्कस दिस इन 3 मेथड्स। कीप ऑन लर्निंग, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलिए, अच्छी जगह पढ़िए जहाँ पर आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप भी मिले और हर क्वेश्चंस के मल्टीपल अप्रोचेस मिले, जब आपके मेथड के अंदर भी डिफरेंस ला सके सोचने के अंदर, और कैसे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। वो अगर स्किल आपकी डेवलप हो गई तो डेफिनेटली यू विल स्कोर मच बेटर इन योर एग्जाम्स। टेक केयर।
Let A and B be positive real numbers such that A is greater than 1 and B is less than A, and let P be the point in the first quadrant that lies on the parabola x square by a square minus y square upon b square is equal to 1. Suppose the tangent to the parabola at point P passes through the point 1, 0, and suppose the normal to the parabola at point P cuts off equal intercept on the coordinate axis. Let delta denote the area of triangle formed by tangent at P and normal at P and the x-axis, or E is the eccentricity of ellipse. Then we need to mark the correct option. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है जे एडवांस 2020 कॉनिक सेक्शन का सवाल है, पूछा गया है आपके पास है, हाइपरबोला की बात हो रही है, टेंजेंट नॉर्मल का बढ़िया फुल फ्लैश बढ़िया सवाल पूछा गया है। और इस टाइम पर आप ये भी देखिए एक्चुअल स्टूडेंट्स इसका बिहेवियर इसके ऊपर क्या रहा था, तो हम देखेंगे। क्योंकि एमसीक्यू के अंदर है नेगेटिव -2 की भी मार्किंग रहती है, तो रॉन्ग ऑप्शन वाले स्टूडेंट है -2 जिन्होंने 37,000, इसमें ज़्यादातर बच्चे वही होंगे जिन्होंने तुक्के लगाए होंगे। 37,000 स्टूडेंट घर पर -2 लेकर गए होंगे, और जो करेक्ट रिस्पॉन्स वाले बच्चे हैं वो हैं आपके पास 11,500, ये इसको +4 मिला होगा। पार्शियल मार्किंग 1 मार्क वाले आपके पास 20,000 है, जिनको +1 मार्क मिला होगा, और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया वही इतना है। देश भर का डेटा का हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो अगर हम इस इंटेलेक्चुअल लेवल पे पहुंच जाएंगे सवाल को बना पाएँ, और मैं सच में कह रहा हूँ ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए नहीं कि मैं टीचर हूँ, बस यही कहूँगा अगर आपने किसी चैप्टर को एग्जाम के थोड़े दिन पहले भी रिवाइज कर लिया है, रिवाइज मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं देखना होता है, सवाल बनाए हैं, तो डेफिनेटली आप इस लेवल तक पहुँच सकते हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिस पर हमें बाकी स्टूडेंट से एज लेनी होगी, तो हम देखिए यहाँ से कितना 20 और 11 31,000 के आसपास स्टूडेंट्स इस सवाल को बनाया है, मार्क्स लेकर गए हैं, और जिन्होंने अटेम्प्ट किया उसमें से भी आधे मान के चलिए आप जिन्होंने इस क्वेश्चन को ट्राई तो जरूर किया होगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, और ए आपके बारे में पता है, ए इज गिवन एज ग्रेटर देन 1, और बी जो है वो आपके पास से पॉजिटिव तो होगा ही बी, पर ए से छोटा रहेगा, ठीक है, अंडरस्टूड। फर्स्ट लाइन इज डन। लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस के अंदर जैसे हमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन एओडी में भी मिलते हैं, पीएनसी में मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी में मिलेंगे, यहाँ हमको दिख रहे हैं वेक्टर 3D में आपको मिलेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रहते हैं। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर रखी तभी आप ये 4-5 लाइन के जो सवाल होते हैं उसमें से इंफॉर्मेशन निकालने की प्रैक्टिस आपको करनी है, क्या क्या हुआ। जैसे फर्स्ट वाले डेटा को हमने डिकोड कर दिया कि ये मतलब था P is the point in the first quadrant that lies on the hyperbola, ठीक है, P पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में on the hyperbola है। Suppose tangent to the hyperbola at P passes through the point 1, 0, tangent इस पॉइंट से पास होती है, ध्यान रखेंगे। Suppose the normal of the hyperbola at P cuts off the equal intercept on coordinate axis। देखिए जो फोर्थ और थर्ड लाइन के बीच में सबसे बड़ा हिंट यहाँ दे दिया गया है। अब जिसको स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट पता हो यहाँ बात बना देगा। नॉर्मल है हाइपरबोला का, इसी पॉइंट P पर कट ऑफ करता है इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। नॉर्मल की बात की जा रही है, नॉर्मल एट पॉइंट P। इक्वल इंटरसेप्ट की बात होती है तो आप समझ में आई बात क्या होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म लिखेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म अगर आप देखें यहाँ पर देखो A और B ऑलरेडी यूटिलाइज कर रखा है, तो मैं x बाई ए एंड y बाई बी इज इक्वल टू 1 वाली बात करता हूँ। इक्वल इंटरसेप्ट है तो a इक्वल टू b आपके पास से होगा, और ऐसा करने से मेरे पास ये डेटा बनेगा, और ऐसा करने से मुझे इसका स्लोप पता चला। नॉर्मल का स्लोप -1 है, तो आप बताइए टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, 1 होगा। तो जो P पॉइंट है अगर हम उसको x1, y1 ले लें तो हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन रहेगी x1 t इक्वल टू 0, x1 अपॉन a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और टेंजेंट हम जानते हैं, टेंजेंट एक पॉइंट है जिससे पास हो रही है, वो है 1, 0, और मुझे स्लोप पता चल गया है। तो यही टेंजेंट जो एक पॉइंट है जिससे पास होगी 1, 0 है, एंड वी नो द स्लोप इसका 1 है, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं y माइनस 0, 1 x माइनस 1, ठीक है। और ये इक्वेशन आपके पास से x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 लिखी गई है। नंबर 1, नंबर 2, एक लाइन की दो इक्वेशन नहीं हो सकती, एक लाइन की तो एक ही इक्वेशन होती है। तो ये दोनों इक्वेशन जो हमें दे रखी है ये सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर हम यहाँ पर लेंगे कोफिशिएंट्स का रेशियो। x1 बाई ए स्क्वायर x का कोफिशिएंट है, यहाँ 1 आता है। y का कोफिशिएंट आप देखिएगा -y1 अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ से डेटा आपके पास से -1 है।
कांस्टेंट टर्म देख लीजिए 181। सॉल्व करने पर हमारे पास x1 का डेटा आता है a स्क्वायर और ये y1 का डेटा आता है b स्क्वायर। ठीक है, डेटा हमने बनाया तो आपके पास से पॉइंट आ गया। और क्या पॉइंट बनेगा x1, y1? वी नो द वैल्यू ऑफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास, p स्क्वायर q a स्क्वायर एंड b स्क्वायर पॉइंट p। अंडरस्टूड? बनी बात? अब आगे पढ़िए। आगे क्या और बातें हमें दे रखी वो देखिएगा। एक तो हमें डेल्टा निकालना है, एरिया, ठीक है, और P बोला गया है कि E इज द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दो ऑप्शन E पर बने हुए हैं और एरिया की भी बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, देखो नॉर्मल की भी हम इक्वेशन बना सकते हैं कि नॉर्मल की इक्वेशन क्या है। तो देखिएगा, नॉर्मल की इक्वेशन हमें पता है कि नॉर्मल का स्लोप कितना है। नॉर्मल का स्लोप -1 है, तो बनेगा y माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 x माइनस ए स्क्वायर। तो इक्वेशन हमारे पास आती है x प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डेटा भी अपने पास से रिजल्ट बना है। ठीक है, और कोई कंस्टेंट जो हमें दिखता है जी। अब ये जो P पॉइंट आया है किस पे लाई करता है वो आप देखिए। P पॉइंट लाई करता है, देखो, लाइज ऑन द हाइपरबोला। तो P लाइज ऑन हाइपरबोला, P लाइज ऑन हाइपरबोला। तो अगर ये हाइपरबोला पर है तो हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा। ए स्क्वायर आप रखेंगे ना, तो बनेगा a पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। ये बनेगा b पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो लीजिए, अपने पास डेटा बन रहा है कि क्या रिजल्ट आना चाहिए। सो वी आर हैविंग b स्क्वायर एज a स्क्वायर माइनस 1। ये रिजल्ट हमारे पास, एक और रिजल्ट आ रहा है। एक्सेंट्रिसिटी की बात करते हैं। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है हाइपरबोला के लिए 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। हाइपरबोला को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ए बड़ा है या बी बड़ा है, इलिप्स में इस बात का फर्क पड़ता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा, हालांकि यहाँ तो ए ही ग्रेटर देन बी है। हाइपरबोला को फर्क पड़ता है कि सामने 1 है या -1 है। ठीक है, चलिए, तो ये हाइपरबोला का फॉर्मूला है एक एक्सेंट्रिसिटी का। यहाँ पर बी स्क्वायर हमारे पास डेटा अगर दिया हुआ है तो हम इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ए स्क्वायर चला गया। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। ये डेटा अपने पास से आता है। अब आप खुद देखिए, क्योंकि बी स्क्वायर भी पॉजिटिव है तो दिस नंबर हैज टू बी पॉजिटिव। वैसे भी दिया हुआ है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो अब आप देखिए, वी नो दैट ए इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ग्रेटर देन 1 बोला है तो हमें इसकी रेंज के बारे में थोड़ा कमेंट करना होगा कि a का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच में है, तो a स्क्वायर का वैल्यू भी 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही है। हम यहाँ पर रेसिप्रोकल अगर लेते हैं, 1 बाय इन्फिनिटी आपके पास से 0 बनेगा। ठीक, अब हमें बिल्कुल उसके जैसा बना देना है इसको, तो आपके पास एक्सेंट्रिसिटी निकल के आ जाएगी। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन चेंज होगा, फिर आप 2 ऐड कर दीजिए, ये डेटा बना। यही डेटा यहाँ लिखा है। अब आप रूट ले लीजिए इसके बाद। तो थोड़ा और इधर अगर हम जाते हैं तो रूट हमने ले लिया 2 माइनस 1 बाई ए स्क्वायर, √2 बन गया। और ये किसकी वैल्यू है? ये तो एक्सेंट्रिसिटी है ना। तो देखो मक्खन की तरह निकल के आ गया। ई कितना है? 1 से लेके √2 ए। ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। अब आगे क्या पूछिए? डेल्टा निकाल के लाइए। डेल्टा कौन है? ढूंढिए भैया डेल्टा कौन है, क्योंकि डेल्टा है एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट एट पी, नॉर्मल एट पी एंड एक्स एक्सिस। तो ये मत सोचिए एरिया अंडर द कर्व आ गया है। हाइपरबोला की हम बात करते हैं। ये हाइपरबोला है आपके पास और ये यहाँ पर डेटा है। हाइपरबोला जहाँ कट करता है वो पॉइंट आता है आपके पास से a,0, बट a की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो 1,0 यहाँ होगा जहाँ से टेंजेंट पास हो रही है। आपको याद हो तो पॉइंट दिया है 1,0 से टेंजेंट पास होती है। और ये P पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी हमें मालूम है। P पॉइंट इज a स्क्वायर, b स्क्वायर। तो ये हुआ नॉर्मल, ये बना टेंजेंट, ये यहाँ कट करता है, इट इज 1,0। और ये यहाँ आके एक पॉइंट और कट करेगा, नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ कट करता है वो ढूंढ लीजिए। y कोऑर्डिनेट अगर 0 करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनेगा आपके पास से। सो दिस पॉइंट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 0। अब ढूंढिए जो बात बोली गई है। हमें बोला गया है कि भाई ट्राइंगल बनाइए जो टेंजेंट, नॉर्मल और एक्स एक्सिस से बना हुआ हो, इसकी बात हो रही है। ठीक है, और कोई पॉइंट्स आपके पास नहीं हो तो ये m मान लिया, ये n मान लिया हमने।
ठीक है, तो इस एरिया का फंडा बताइएगा 1/2 दिस mn, और ये हाइट लेकर आनी होगी जो कि P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा। ये क्या है, इसका P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। mn का डेटा बनाइएगा, तो डेटा बनेगा a² + b² - 1 एंड द हाइट इज b²। हमारे पास a² का फॉर्मूला है, या देख सकते हैं कि a² - 1 b² होता है। तो यहाँ देखिएगा a² - 1 b² लिख सकते हैं, सो इट इज b² + b² एंड b²। फाइनली वी आर हैविंग b⁴। b⁴ हम मार्क करेंगे, सो दिस इज रॉन्ग, डी। AD इज द फाइनल आंसर। अब बताइए आप कहाँ फंसे, इक्वल लेंथ इंटरसेप्ट वाली बात नहीं पता, जिससे स्लोप आया इससे कंपेयर किया, पॉइंट आ गया, पॉइंट से लाइन की इक्वेशन लिखना, ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करता, सेटिस्फाई की कंडीशन आ गई है, एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है। इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी अगर हम देश के टॉप कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। होता क्या है ना बच्चों, पेरेंट्स ना अपने हिसाब से स्कूल में एडमिशन तो करवा देते हैं जो उनका सोशल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड होता है, लेकिन कॉलेज में एडमिशन तो अपने दम पे लेना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे भी अगर हम देखें, फिर पेमेंट शीट पे जा रहे हैं, अगर डोनेशन वगैरह देखें तो बात अलग है। और हमेशा कहता हूँ कि जेईई में सिलेक्शन होने के बाद सबसे पहले इज्जत आपकी घर में बढ़ती है, और हर जगह अगर पापा ही एडमिशन करवा रहे हैं तो आप मान के चलिए वो इज्जत नहीं है आपकी, है ना। तो लड़िए, जीतिए, बात बनेगी, जरूर बनेगी, और सीखते रहेंगे इसे। A line y equal to mx plus 1 intersect the circle x minus 3 whole square plus y plus 2 whole square is equal to 25 at the point P and Q. If midpoint of the line segment PQ has x coordinate minus 3/5, then which one of the following options is correct? ये हमसे पूछा गया है, और ये जेईई एडवांस 2019 पेपर 1 का क्वेश्चन है। SCQ कैटेगरी के अंदर पूछा गया है, जिसके अंदर मार्किंग -1 थी और प्लस सही करने पर +3 भी थी। मार्किंग के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है कि क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करेंगे। नेगेटिव मार्किंग है तो फिर थोड़ा सा रुक जाते हैं स्टूडेंट के, गलत होते ही तुक्के कम लगाएंगे, -1 की पेनल्टी है। तो ये सवाल का अगर हम रिस्पॉन्स देखें तो आप देख सकते हैं 26% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया। ये बहुत अच्छा नंबर है, मतलब ये आसान सवाल के अंदर कैटेगराइज होगा। 32% स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इसको गलत किया, 40% ने क्वेश्चन छोड़ दिया। उनका रीजन ये हो सकता है कि टाइम ही ना बचा एक्चुअल पेपर में, या कोऑर्डिनेट वो छोड़कर गए हों। तो नंबर की बात करें, 42,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो +3 मार्क्स लेकर गए होंगे। वहीं पर 53,000 के आसपास -1 है। जीरो वाला भी अच्छा खासा नंबर है, 66,000 के आसपास नंबर है, 65,900, बहुत बड़ा नंबर है। देखते हैं ऐसा इस सवाल के अंदर क्या पूछा गया है। Let's discuss this particular question. So line intersect the circle at point P and Q if midpoint of the line segment PQ has x coordinate. देखिए एक सर्कल है, सर्कल पर आपके पास एक लाइन ने आके कट कर दिया। This line intersect the circle at points P and Q. ये हम रफ स्केच बना रहे हैं, P और Q पर आकर कट करता है। इस लाइन का इक्वेशन है y is equal to mx plus 1, ठीक है। और भी बोला है इफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ हैज x कोऑर्डिनेट, यहां पे हम गए, इसका x कोऑर्डिनेट, इसका मिड पॉइंट का, दिस इज द मिड पॉइंट, लेट्स टॉक इट एज एन m। तो इसका x कोऑर्डिनेट हमारे पास से, इसका हो गया x1, y1, तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास से दिए गए हैं, इट इज -3/5, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर स्लोप की बात हमसे पूछी जा रही। देखो सर्कल का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आप याद रखिए कि छोटे क्लासेस आपने पढ़ा होगा, कोई भी कोड हो, अगर आपने उसके मिड पॉइंट को उसके सेंटर से ज्वाइन करा दिया तो एक तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा और ये एंगल आपके पास से 90 आता है। ये बात हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी कोड के मिड पॉइंट को उसके सेंटर से ज्वाइन करें तो वह एंगल 90 डिग्री आता है। तो यहीं पर अगर हम इसके सेंटर से इसको ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट थिंग इज दिस एंगल इज 90, और सेंटर हमें मालूम है, सेंटर इज रिटर्न एज 3, -2, सेंटर इज 3, -2, और ये पॉइंट इस लाइन पर भी है। तो आप देख सकते हैं y1 की वैल्यू mx1 + 1 भी लिखी जा सकती है, यानी 1 - 3/5 टाइम्स m, ये डेटा हम लिख सकते हैं, करेक्ट। तो इस लाइन का स्लोप m है और यहां से हम cm भी निकाल सकते हैं,
तो आप देखिए जो लाइन है वो और जो CM लाइन है ये दोनों का प्रोडक्ट -1 आएगा। सो लाइन इज परपेंडिकुलर टू द CM और लाइन परपेंडिकुलर है तो M1 M2 -1 से हम बात बना सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास C के कोऑर्डिनेट भी पता है, M के कोऑर्डिनेट भी आपको पता है, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ M। तो लाइन के कोऑर्डिनेट तो हमें मालूम है, लाइन के कोऑर्डिनेट तो M ही है आपके पास है। यहाँ से C के कोऑर्डिनेट है आपके पास है 3, -2। सो लेट्स गेट दिस नंबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 एंड दिस वैल्यू इज -1। अब जहां देखता हूं M ही M है, मतलब M सॉल्व होके आ जाएगा। फिर देख लेंगे कौन सी रेंज के अंदर ये बनता है। यहाँ ये 3 बनेगा तो आपके पास से बनता है 15 - 3M। ये यहाँ से भी आपके पास से बनेगा 3 और ये 15 आपके पास से बनता है। वी आर हैविंग 15M - 3M स्क्वायर। यहाँ माइनस साइन है और दिस इज यू आर गेटिंग एज 18। सिंप्लीफाई करते हैं। वी आर हैविंग 3M स्क्वायर 15M + 18। M कॉमन लेंगे 3 को और यहाँ से ये डेटा अपने पास आ गया। और ये देखिए जितना आसान फैक्टर उसका होता है उतना कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाता है कि हाँ यार बन गई हमारी कहानी। तो M की वैल्यू इसके 2 और 3 इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। सो वी आर हैविंग द स्लोप एज 2 and 3। तो बताइए M 2 और 3 किस ऑप्शन में लाई करते हैं? पहले वाले में लाई नहीं करते हैं। 3 यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। बी इज द आंसर। सिंगल चॉइस करेक्ट है, आपने देखा, इसलिए 26% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सही किया था। तो यस, वी आर गोइंग टू मार्क इट एज एन बी एज द फाइनल आंसर। इजी क्वेश्चन, डुएबल क्वेश्चन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि किसी कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो वो उस कोड के परपेंडिकुलर हो जाता है। परपेंडिकुलर लाइन के कॉन्सेप्ट M1 M2 -1। ईजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, पर्टिकुलर पेपर। तो इसीलिए आपने देखा, लेकिन फिर भी सिर्फ 42,000 स्टूडेंट्स इस सवाल को बना पाए थे। तो पूरे पेपर में से आसान आसान सवाल छांटने पड़ते हैं। वह किसी के किसी नंबर पे आएंगे, 4th आएगा, किसी के 1st नंबर होगा, किसी का वो 10th होगा। ठीक है, तो जो उसी सीक्वेंस में आपका पेपर जो रहता है, तो एक बार में ये एडवाइस किया जाता है कि पूरे पेपर को एक बार बारीक नज़र से देख लिया जाए और सबसे पहले जो आसान वाले हैं उन सबको कर लिया जाए, ताकि हमारी इंडिविजुअल जो कट ऑफ का क्राइटेरिया होता है सब्जेक्ट वाइज, आपको पता होगा जो एडवांस के अंदर हर सब्जेक्ट की कट ऑफ पहले पार करनी पड़ती है। मेंस में ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर आप टोटल मार्क्स में उसको देखते हैं, फिर टोटल मार्क्स की कट ऑफ अलग होती है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हर साल देखे हैं कि वो टोटल मार्क्स तो अच्छे हैं लेकिन इंडिविजुअल सब्जेक्ट की कट ऑफ पार नहीं करने की वजह से वो जेईई एडवांस में एलिजिबल नहीं होते हैं या आईआईटी में नहीं जा पाते। तो मन से पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाने के लिए मैं हुई सही। एक एक क्वेश्चन को पिक करके देखना सीखिए और ये प्रैक्टिस से ही होगा कि आसान क्वेश्चन कहाँ पर है, उसको देखना, समझना, फिर आंसर तक पहुँचना। Define the collections E1, E2, E3 of ellipses and R1, R2, R3 rectangles as follows. E1 is x square by 9 plus y square by 4 is equal to 1, and R1 stands for the rectangle of largest area with sides parallel to the axis and inscribed in E1, where En is the ellipse x square by an square plus y square by bn square is equal to 1 of largest area inscribed in R minus 1. ये भी largest area है. Then Rn rectangle of largest area with sides parallel to the axis and inscribed in En, and this keep on going on. चलता रहेगा। फिर 4 ऑप्शंस पूछे गए हैं। जे एडवांस 2019 का एक क्वेश्चन है, पेपर 1 का सवाल है। एलिप्स और रेक्टेंगल्स को मिक्स करके सवाल बनाया है। एमसीक्यू सेक्शन के अंदर इसको पूछा गया, जहां पर एक से ज़्यादा ऑप्शंस अपने करेक्ट होते हैं। करेक्ट ऑप्शंस करने वाले स्टूडेंट्स की परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो 3.53 है, जिनको +4 मार्क्स मिला होगा। जो स्टूडेंट्स हैं 5700। कॉनिक सेक्शन वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ जेईई एडवांस। पार्शियल मार्किंग वाले स्टूडेंट भी हैं 10,000 के आसपास। तो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एग्जाम प्रेशर में इसको बनाना। लेकिन जब आप इसका सोल्यूशन देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार डुएबल है। किसी क्वेश्चन को घर पर आकर सॉल्व करना और किसी क्वेश्चन को रियल एग्जाम में सॉल्व करना, दोनों में काफ़ी डिफरेंस रहता है। बस इसको अगर स्मूथ बना सकते हैं तो दैट्स प्रैक्टिस इज ओनली द की। जो रिसेंट टाइम में एग्जाम को जस्ट पहले अगर आप फ्लो में है तो सवाल बना पाएंगे। टॉपिक को रिवाइज किए हुए बहुत टाइम हो गया, हालांकि आपने उस टॉपिक को जब पढ़ा था तब बहुत अच्छे से आता था, लेकिन एग्जाम के आसपास अगर रिवाइज नहीं किया है तो फिर वो फ्लुएंसी नहीं बन पाएगी, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो 44,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो -2 मार्क लेकर गए हैं
1 लाख के आसपास स्टूडेंट ने सही नहीं किया, इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। +4 वाले स्टूडेंट्स भी हैं और पार्शियल मार्किंग वाले +1 वाले स्टूडेंट्स भी हैं। ठीक है, सो लेट्स सी क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है और इसको कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए। सो इलिप्स है, इलिप्स के अंदर मैक्सिमम एरिया का R1 इज द लार्जेस्ट एरिया, साइड्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सबसे पहले एक ज्योमेट्री बनाते हैं कि क्या हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये हमने एक इलिप्स बनाया जिसके अंदर इनसाइड हमें एक रेक्टेंगल बनाना है, इसका एरिया मैक्सिमम हो और साइड्स कैसी हैं, पहले बता दिया, साइड्स आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये बने, फिर इसको टच करता हुआ एक और इलिप्स है, इसको टच करता हुआ एक और इलिप्स बनाया। फिर जब ये बन जाएगा तो इसके अंदर फिर से हम एक ग्रेटेस्ट एरिया का रेक्टेंगल भी बनाएंगे। बस बहुत है, दो रेक्टेंगल, 2 इलिप्स अगर हमने एनालिसिस कर लिया तो हमें एक पैटर्न मिल जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इलिप्स को देखिएगा, जो हमारे पास इलिप्स गिवन है स्टैंडर्ड E1 वाला, वो है x² / 9 + y² / 4 = 1। तो यहां से a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 2 है। इसके ऊपर कोई भी हम एक पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं। लेट्स टेक द पॉइंट P एज 3 cos θ, 2 sin θ। करेक्ट, ये हम पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं। तब आप देखिए, अगर ये पॉइंट ये वाला है तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट आपके पास यहां से भी बनेगा 3 cos 2 θ -2 sin θ, -2 sin 2 θ। यहाँ वाले पॉइंट भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे। तो अगर हम इसके एरिया की बात करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल R1, क्योंकि ये है ओरिजिन, तो जितना इसका कोऑर्डिनेट है, लेंथ है, उतना ही ये लेंथ इधर भी आएगा और जितना हाइट है उतना ही डेप्थ भी आएगा। तो ये 3 cos θ अगर इधर है तो 3 cos θ यहाँ भी होगा। टोटल आपके पास से बनेगा 6 cos θ। वहीं पर हाइट 2 sin θ है तो डेप्थ भी है, ये आपके पास से बना 4 sin θ। क्या मैक्सिमाइज करना है वो लिखना बहुत जरूरी है। एरिया बोला गया है, लार्जेस्ट एरिया। तो यहां से अगर आप इसको देखें तो ये डेटा मेरे पास से 12 sin 2 θ बनता है, 2 sin θ cos θ। अब ये मैक्सिमम आप जानते हैं इसका मैक्सिमम कितना होता है, इसका मैक्सिमम हमारे पास से वैल्यू 1 है। और ऐसा होगा भी कब, जब θ 45 डिग्री बनेगा। जब sin 2 θ की वैल्यू 1 बनती है तब हमारे पास से बन पाएगा और θ 45 डिग्री होगा, और 45 डिग्री है तो हमारे पास इसकी लेंथ और विड्थ निकल के आ जाएंगी। R1 के लिए हम इसका लेंथ और विड्थ की डेटा निकाल देते हैं। तो अब आप जब यहाँ रखेंगे तो ये आपके पास से 2 है, आपके पास से डेटा। सो वी आर गेटिंग दिस एज 3 आपके पास है, 3 इज A, तो 6 cos θ इज द डेटा। 6 cos θ cos 45, ये लेंथ बनेगा, ये विड्थ बनेगी, 4 sin 45। क्या डेटा बना हमारे पास से देख लीजिएगा। वी आर हैविंग दिस एज 3√2 एंड वी आर हैविंग दिस एज 2√2। ये R1 के लिए हमारे पास है डेटा बना। ठीक है, अब जब R1 की बात हो जाएगी, यहां पर जब ये R1 है, दिस इज R1, ये है फर्स्ट एलिप्स। अब देखिए R1 को देखिए, R1 को टच करता हुआ मैक्सिमम एरिया का हमने यहां पर एलिप्स बनाया है। तो जो R1 के कोऑर्डिनेट है वही इसकी मेजर एक्सिस बन गई। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो इसका विड्थ है जितना, उसी को टच करते हुए मैक्सिमम एरिया का एलिप्स जब बना रहे हैं। तो आई एम लुकिंग फॉर E2 नाउ, कि E2 क्या बनेगा। तो 3√2 जो था, 3√2 हमने टोटल की बात की है, तो यहां से ये लेंथ है तो टोटल है 3√2, आधा कितना होगा 3/√2। तो इसके लिए अगर इक्वेशन बनेगी तो x² एंड y², ये डेटा आपके पास आएगा 3/√2 का स्क्वायर, और इसका आधा आप बनाएंगे तो आपके पास से बनेगा 2/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बना इलिप्स। तो जो सेकंड वाला जो इलिप्स है यहाँ पर, दिस इज द इलिप्स, इसके लिए ये इसका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की आधी आधी लेंथ होगी। सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर, ये टोटल लेंथ है R1 की, तो आधा लेंथ इसका ये टुकड़ा बनेगा। सो 3/√2 और 2/√2। ठीक है, ये E2 बना। अब E2 के अंदर R2 बनेगा, E2 के अंदर R2 बनेगा। तो क्या फर्क पड़ा, थोड़ा आप देखिएगा। ये 3 था A,
तो ये 3√2 बना टोटल लेंथ। अब देखिए ये 3/√2 है इसका a, तो √2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 3 से 3√2 हो गया है। तो मैं यहाँ पर अगर R2 के लिए विड्थ लिखना चाहूँगा तो आप मुझे बताइएगा, इसका a का 3√2 आप बनाएंगे तो बेसिकली आपके पास से 3 और यहाँ से 2 बनेगा। तो डिसाइड हो गया कि क्या पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो हर बार जो हमारी मेजर एक्सिस है जो 3 है, इलिप्स के लिए 3/√2 हो जाती है, और यहाँ पर अगर टोटल लेंथ इसकी 3√2 है तो ये भी √2 टाइम्स बन जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक कॉमन रेशियो √2 का चल रहा है, यानी 1/√2 का कॉमन रेशियो हमारे पास ए के अंदर चल रहा है, और इसकी लेंथ और विड्थ के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट हमें दिख रहा है। जो यहाँ अगर हम लिखना चाहें कि AN BN क्या बनेगा, तो देखिए AN आपके पास से बनता है, जो हमारे पास शुरुआत में A है उसको √2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और पावर बन जाएगी आपके पास से GP बन चुका है। जैसे मैंने बोला फर्स्ट टर्म ये है 1/√2 है, तो GP का फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास से वो बताइए। GP का फॉर्मूला हमारे पास से बनेगा AR पावर n-1। तो A है 1/√2 पावर n-1 है, तो ये डेटा आपके पास से बन जाएगा A/√2 पावर n-1। वहीं अगर हम BN बनाएंगे तो वो B के साथ बन जाएगा कॉन्सेप्ट, B/√2 पावर n-1। ये A और B डेटा अपने पास बने। अब आगे चलते हैं, क्या पूछा जा रहा है, एक्सेंट्रिसिटीज वगैरह पे क्या फर्क पड़ने वाला है। एरिया की बात यहाँ पर पूछी जा रही है, लेटेस्ट रेक्टम E9 के पूछे जा रहे हैं। आगे जाके दो डिस्कशन तो E9 पर ही है, तो वो तो हम डेटा बना के निकाल लेंगे। पहले वाले पे चलते हैं, E18 E19 के लिए क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए इलिप्स के लिए अगर हम डेटा निकालना चाहें तो इलिप्स के लिए डेटा है x² अपॉन a का वैल्यू 3 है, तो ये है आपके पास से 3/√2 पावर n-1 होल स्क्वायर। y² आपके पास है, और b का डेटा कितना है अपने पास से 2 आता है, 2/√2 पावर n-1 का स्क्वायर 1। एक्सेंट्रिसिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें b और a का रेशियो लिया जाता है। वो सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस का रेशियोज की बात होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो √2 पावर n-1 हमारे पास लिखा गया है। अगर हम इसकी एक्सेंट्रिसिटी का फंडा लगाएंगे तो यहाँ पर आपके पास लिखा है 2/√2 पावर n-1 डिवाइडेड बाय 3/√2 पावर n-1। तो दोनों ही जगह से हम देख सकते हैं कि n कैंसिल आउट हो जाता है। तो एक्सेंट्रिसिटीज आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन के कौन से इलिप्स के लिए निकाला जा रहा है। तो √2 कैंसिल बन जाएगा आपके पास से डेटा, एंड वी आर हैविंग 1 - 4/9। इट इज √5/3 आपके पास से डेटा बनेगा। इट इज सेम फॉर ऑल। सो एक्सेंट्रिसिटीज आर नॉट इक्वल, नो इट्स रॉन्ग ऑप्शन। एक्सेंट्रिसिटीज आर ऑलवेज इक्वल। किसी के लिए भी आप एक्सेंट्रिसिटीज निकाल दीजिए, E1 हो, E2 हो, E3 हो, दे ऑल आर इक्वल फॉर ऑल इलिप्स। आगे चलते हैं, एरिया की बात कर रहे हैं RN के लिए देखिए एरिया, ये फर्स्ट साइड है इसका √3 to √2, सेकेंड वाला 3 and 2। आइए बनाते हैं, एरिया की बात करते हैं। एरिया ऑफ RN कितना कितना डेटा था देखिएगा, 3√2 and 2√2, 6 into √2²। आगे बनाते हैं एरिया ऑफ R2, तब साइड्स क्या बनी 3 and 2, 3 and 2 तो ये 6 आता है, पहले था 12 अब बन गया 2। तो बस हो गया डिसाइड क्या कॉमन रेशियो चल रहा है। तो हमसे जो पूछा जा रहा है उस बारे में फोकस करेंगे। एरिया ऑफ RN, एरिया ऑफ RN एंड n स्टॉन्ड फ्रॉम 1 to कैपिटल N। तो ये आपके पास डेटा बनेगा, पहले 12 फिर 6 एंड दिस विल गोज ऑन। ठीक है, आप n टर्म्स का समेशन का फॉर्मूला बताइए, 1 - r पावर n अपॉन 1 - r। द फर्स्ट टर्म इज 12, जिससे मल्टीप्लाई चल रहा है वो आपके पास है हाफ। लेट्स सी, आई एम हैविंग 24, 24 बनेगा, यहाँ भी 24 है, 1/2 पावर n। अब आप खुद देखिए 24 से एक नंबर माइनस हो रहा है, तो इन दोनों में ग्रेटर कौन रहेगा 24, बिकॉज दिस इज अ सम पॉजिटिव क्वांटिटी जिसमें से माइनस होगी। तो 24 से ये डेटा हमेशा कम आएगा, यही हमसे पूछा गया है, लेसर देन 24। यस दिस इज ट्रू। आते हैं थर्ड पर, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ E9 और लेंथ ऑफ
कुछ और बहुत बातें भी पूछी जा रही है। चलिए फिर हम एलिप्स E9 को लिख लेते हैं। एलिप्स E9 इट इज x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर अपॉन 1। डेटा देखिएगा क्या डेटा था, n के लिए लिखने जाते हैं तो ये 3/√2 पावर n माइनस 1 है। 9 लिखेंगे तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला में वहीं पे लिखने लगा पहले, 3/√2 की पावर है n माइनस 1, इसका बनेगा स्क्वायर। ये आपके पास है 2/√2 की पावर है n माइनस 1 स्क्वायर। यहाँ पर n का वैल्यू 9 आप रखेंगे तो सीधा सीधा डेटा रख देते हैं। 3 है, यहाँ पर n माइनस 1 करेंगे ना तो आपके पास है 8 आएगा। और आप खुद देखिए √2 की पावर 8 ना 2 पावर 4 बनती है जो 16 बनेगी। इट इज सिंपली 3/16 का स्क्वायर है, टेंशन लेनी नहीं है आपके पास से। यहाँ से आप 16 रखेंगे यानी 1/8 रखेंगे। दिस इज E9, ठीक है। ये E9 हमारे पास से बन गया डेटा। पूछा गया है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालिए एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम द फॉर्मूला इज 2b²/a, ऐसा होता है। तो आपके पास से b वाला डेटा है 1/8, इसका सीधा ही स्क्वायर हो जाएगा और a आएगा इसका रूट यानी 1/this। यहाँ से आपके पास है 64 है, इट इज 3/16। थोड़ा डेटा बनाइएगा, ये 4 बार कैंसिल होगा और यहाँ से 2 बार। आई एम गेटिंग दिस एज 1/6। चेक करिए 1/6 ऑप्शन है क्या, यस, सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर। सेंटर तो ओरिजिन है 0 0, फोकस आपके पास AE बन जाएगा। एक्सेंट्रिसिटी हमने कहीं निकाली है क्या जी, एक्सेंट्रिसिटी हमारे पास डेटा अगर हम निकालना चाहें, एक्सेंट्रिसिटी हमारे पास से डेटा बना था यहाँ पर √5/3 है, यस √5/3। AE तो A इंटरसेप्ट आपके पास यहाँ पर है 3/16 एंड इट इज √5/3। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर √5/16 इज द आंसर। √5/16 आएगा, यहाँ √5/32 लिखा है, इट्स रॉन्ग आंसर। तो आपके करेक्ट आंसर हैं B एंड C। तो यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन में एक बात पर फोकस करना है कि ये जो एलिप्स के अंदर रेक्टेंगल्स किस फॉर्मेट में बनते हुए जा रहे हैं। आपने 2 का भी एनालिसिस कर लिया क्योंकि सेम पैटर्न ऐसे बनते बनते अंदर आते चले जाएंगे। आई विल री एक्सप्लेन कि क्या हुआ है। ये एलिप्स हमें गिवन था, A का वैल्यू 3 है, B का वैल्यू 2 है, तो ये डेटा आपके पास बना 3 cos थीटा 2 sin थीटा। अब इसके अंदर अगर हम जाते हैं, ये आपने जो डेटा बनाया इस पॉइंट के हिसाब से सेटिस्फाई करता है। तो इस रेक्टेंगल की विड्थ क्या बनती है, 3 cos थीटा यहाँ है, 3 cos थीटा यहाँ, टोटल बनता है 6 cos थीटा। और हाइट है 2 sin थीटा, नीचे भी 2 sin थीटा यानी 4 sin थीटा। तो आपके पास sin 2 थीटा यहाँ जनरेट हो जाता है। और sin 2 थीटा क्योंकि मैक्सिमम एरिया निकालना, थीटा आता है 45 डिग्री। 45 डिग्री आने से मेरे पास ये पॉइंट निकल के आ जाता है 3/√2 एंड 2/√2। लेकिन ये सिर्फ इतनी विड्थ की बात कर रहा है। अगर मैं टोटल एरिया की बात करूंगा तो रेक्टेंगल का विड्थ अलग है, लेंथ अलग है, विड्थ अलग है, इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितना 6√2, 45 रखिए तो 6√2 बनेगा यानी 3√2 और 2√2। पहले वाले रेक्टेंगल जिसके लिए मैक्सिमम एरिया पॉसिबल है वो डेटा हमने बनाया। अब सुनिए यहां पर ध्यान से वापस से, अगर ये रेक्टेंगल है, मुझे एक इलिप्स बनाना है इसके अंदर, तो आप ध्यान से देखिए ये इलिप्स इसको यहाँ टच कर रहा है, तो जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है ये इसका सेमी मेजर एक्सिस बनेगा, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो उसका सेमी माइनर एक्सिस बनेगा। तो क्या पता चला, ये जो हम लिख रहे थे ना, ये टोटल लेंथ था, ये पूरी विड्थ, तो आधी कितनी आएगी, इसका हाफ करेंगे 3/√2, और ये टोटल लेंथ है, आधा करेंगे इसका हाफ 2/√2। ये बना सेकंड वाला इलिप्स। तो क्या फर्क पड़ा इलिप्स के अंदर वो देखिए, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, तो ये 3/√2 का स्क्वायर बन रहा है और यहाँ 2/√2 का स्क्वायर बन रहा है। अंडरस्टूड? तो यानी क्या हुआ, जो पहले A था उसका A/√2 बन चुका है, अगले वाले के अंदर भी 2/√2 बन चुका होगा। तो जो जनरल ये इस पे GP बनेगी इसकी सेमी मेजर एक्सिस के अंदर, जिसका कॉमन रेशियो 1/√2 है,
इससे ये एलिप्स आया। ये सेम चीज फॉलो हो रही है रेक्टेंगल के लिए भी। अगर ये 3 है तो इसकी लेंथ आई थी 3√2। अब अगर ये लेंथ रिड्यूस होकर 3/√2 रह गया है तो ये √2 से मल्टीप्लाई होकर इसका डेटा 3 और 2 रह जाएगा। तो जो विड्थ लेंथ थी 3√2 वो रह गया 3, ये रह गया 2। इसी तरीके से हमारे पास ये सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस से ये इक्वेशंस आ गई। रेशियो लेते हैं एक्सेंट्रिसिटीज के अंदर तो ये √2 पावर n - 1 गेट्स कैंसिल्ड आउट। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। और इसके आगे जो बातें हमसे पूछी गई वो सब हमने यहाँ पर बना ली। डुएबल क्वेश्चन है, एक कर्व के अंदर दूसरे कर्व के बारे में सोचना, सॉल्व करना, ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपको ट्राई करते रहना चाहिए। डेफिनेटली थिंग्स विल इम्प्रूव और आपका ओवरऑल सब्जेक्ट भी इम्प्रूव होता है। ठीक है, ऐसे सवाल आपको मेरी जो कैलकुलस वाली बुक है, अलजेब्रा वाली बुक है, कोऑर्डिनेट वाली बुक है, जो भी आप सॉल्व करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट से ऊपर डेडिकेटेड बुक से उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए। सोचना सीखना है और कैलकुलेशन को बचा के चलना, अच्छे से करके चलना, सारे चैप्टर्स आपके फेवर में रहेंगे। Let point B be the reflection of point A 2,3 with respect to the line at x minus 6y minus 23 equal to 0. Let tau A and tau B be the circles of radius 2 and 1 with centers A and B respectively. Let T be the common tangent of circles tau A and tau B such that both circles lie on the same side of T. If C is the point of intersection of T and the line passing through point A and B, then the length of line segment AC is. JEE Advanced 2019 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर्कल के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन, पेपर 1 के अंदर पूछा गया है, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर। इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, सही करने पर +3 है, पर अप टू 2 डेसिमल हम इसका आंसर दे सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। सही करने वाले स्टूडेंट पूरे देश भर में अगर हम देखें 5.58 है। यहाँ पर इसी पेपर के अंदर मैट्रिसेस एंड प्रोबेबिलिटी के कंबाइंड क्वेश्चन को 10% स्टूडेंट ने सही सॉल्व किया था, और ये कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन हम देखें तो सिर्फ 5% बच्चे हैं जिन्होंने इसको सॉल्व किया। ओनली 9,000 स्टूडेंट हैं जिन्होंने +3 मार्क किया। तो क्या ये सच में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है? गलत करने वाले स्टूडेंट 97,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 0 मार्क लिया। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तब भी 54,000 स्टूडेंट्स ने ट्राई नहीं किया। बताइए, पेपर तो कम से कम क्या इंस्ट्रक्शन है उसको ध्यान से पढ़ के हमें अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि हम सभी लोग फ़ायदा उठा सकें। कोई बस नो नेगेटिव मार्किंग, एटलीस्ट इसको एक बार ट्राई करने की कोशिश करनी चाहिए थी। आते हैं क्वेश्चन पर कि क्या हमें पूछा गया है। बी इज द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए विद रेस्पेक्ट टू दिस लाइन। ठीक है, इस पॉइंट ए का इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन है बी। लेट टॉ एंड टॉ बी विद द सर्कल ऑफ रेडियस 2 and 1 respectively with the center A and B। आइए, तो एक सर्कल का रेडियस तो ज़्यादा है और एक सर्कल का रेडियस कम है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया अपने पास से A, एक पॉइंट हो गया है B। रेडियस का ध्यान रखा है कि टॉ A जो है अपने पास रेडियस 2 है, ये इसको हमने ज्वाइन करा दिया। ठीक है, ये कहानी है। इसका रेडियस 2 है, इसका रेडियस 1 है। सेंटर हो गया A and B, दैट्स फाइन। और एक पॉइंट ए है, ये हमें दिया हुआ, इट इज 2,3। ठीक है, ए और बी इसका रिफ्लेक्शन है अबाउट द लाइन। तो एक लाइन होगी मिरर की तरह जिसको हम ट्रीट करेंगे। इट्स अ मिरर इमेज। जो लाइन है हमारे पास से एट x - 6y - 23, ये दोनों इसके मिरर इमेज, यानी यहां का इमेज यहां आकर बनेगा। यह वाला इधर आ जाएगा, मिरर इमेज बन गया। क्या पूछा है? T इज द कॉमन टेंजेंट ऑफ दीज टू। कॉमन टेंजेंट देखो इस पर्टिकुलर केस में कई सारी बनाई जा सकती है, ऐसे भी आ सकती है, इधर भी आ सकता है, इंटरनल भी जा सकता है। क्या बोला गया है? सच दैट बोथ सर्कल्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ T। ठीक है, टेंजेंट ऐसी है कि इन दोनों के सर्कल्स उसके सेम साइड लाई करते हैं। सेम साइड लाई करते हैं, सेम साइड लाई करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखा। इस कंस्ट्रक्शन को एग्जाम में जब टाइम भाग रहा होता है, हम तीनों सब्जेक्ट से लड़ रहे होते हैं, तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है क्या जल्दी से कैसे बनाएं, क्या बोलना चाह रहे हैं। प्रैक्टिस जिसने की है वही बना पाएगा। तो देखिए, टेंजेंट टी के रेस्पेक्ट में अगर आप इसको देखेंगे तो ये दोनों सर्कल सेम साइड पे, इसके रेस्पेक्ट में सेम साइड पे। अगर मैं ऐसे टेंजेंट बनाता तो फिर ये अपोजिट साइड पर आ जाते, पर अभी क्या बोला है? सेम साइड पर। तो सेम साइड पे हमने बनाया।
C is the point of intersection of T and the line passing through A and B. This is C. ये वाला C हमें दिया हुआ है। अब पूछा है लेंथ ऑफ AC। AC के लेंथ हमें चाहिए। देखिए ये हमने इसका मिरर इमेज है, सो दिस पॉइंट इज M। तो आप A से M का लेंथ निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास पॉइंट है, लाइन है। तो फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप डेटा बनाएंगे, ये 16 है, ये 18 है और ये 23 है। अंडर रूट ऑफ आपके पास से आता है 64 है प्लस 36 है। डेटा बना दीजिए, यहाँ से 2 आएगा तो 25 बनता है, 25/10 है। वी आर गेटिंग दिस एज 2.5। कितना है? AM इज 2.5। अब बात बना के चलिए, जो AM है वही MB है। ये 2.5 है तो ये भी 2.5 है, ठीक है। अब हमें इनके रेडियस पता, अगर ये टच करके गए हैं तो ये एंगल 90 है, ये टच करके गए हैं तो ये वाला एंगल भी 90 है। यहां से अगर हम इसको देखें, दिस रेडियस इज 2, दिस रेडियस इज 1। तो यहां पर हमें सीधा सीधा एक ट्राइंगल यहां पर कंस्ट्रक्ट होता हुआ दिखेगा। ये ट्राइंगल, क्योंकि दिस एंगल इज गोइंग टू बी सेम, ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा आपके पास से बनेगा। तो मैं बात करता हूं, यहां पर कुछ पॉइंट्स हम ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज P पॉइंट, दिस इज Q पॉइंट। सो ट्राइंगल CPB and triangle CQA are similar। मैं यहां पर क्या लिखना चाहिए मुझे, मैं सोच रहा हूं साइन थीटा लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो आई एम राइटिंग साइन थीटा। साइन थीटा देखिएगा आप इसके हिसाब से, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो इट इज 1/BC। और यही आपके पास इधर वाले बड़े वाले ट्राइंगल में देखेंगे तो इसके परपेंडिकुलर है 2 और ये है AC। तो ये सामने वाली साइड आएगी 2 और ये है बेस। आप राइट एंगल ट्राइंगल समझ पा रहे हैं? इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, सो 1/BC इट इज 2/AC। ठीक है, ये डेटा हमें चाहिए। तो यहाँ से क्या हमारे पास BC लेंथ है, हमारे पास BC लेंथ अभी नहीं पता। BC लेंथ बनेगी आपके पास से AB प्लस BC। AC को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कीजिए, ये डेटा आपके पास है, ठीक है। AC लेंथ टोटल लेंथ है आपके पास से, आप यहाँ से देखिएगा AB आप कितना लिख सकते हैं, और ये लेंथ हमारे पास से 2.5 आ रहा है। तो जो AB लेंथ बनेगा, AB length is twice of this, twice of AM. This is 5। AB लेंथ हमारे पास 5 आ गया है। तो आप सोचिए AC को हम क्या लिख सकते हैं? AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC। It can be written as AB प्लस BC is equal to 2BC। AB का वैल्यू 5 है and this is the length of BC। हमारे पास BC का लेंथ 5 आ गया है। तो टोटल लेंथ जो हमें रिक्वायर्ड है AC। नाउ AC क्या है? AC इज AB प्लस BC। AB इज 5, BC इज 5, वी आर हैविंग 10 एज द फाइनल आंसर। इस ज्योमेट्री के लिए देश भर में इसको सॉल्व करने वाले मात्र 9000 बच्चे थे जिन्होंने इसको सॉल्व किया था, ओनली 9000। सच में डिफिकल्ट नहीं है। अपने पेपर को ढंग से प्लान कीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का डिवीजन अच्छे से कीजिए ताकि आपको मैथ्स का प्रॉपर टाइम मिले। कहाँ है ये डिफिकल्ट? सिंपल 2 सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगाया है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड वी आर गेटिंग द फाइनल आंसर। कोई कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, सिंपल ज्योमेट्री। अब जेई के सिलेबस में आपसे सर्कल और ट्राइंगल तो पूछेंगे ही ना, इसके बिना हम इंजीनियर कैसे बन पाएंगे? तो मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए। नए क्वेश्चन जिसमें लैंग्वेज हो या कोई नया थॉट आ रहा हो, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा अगर आप सिंसियरली पढ़ेंगे जो आपको एकदम से वहाँ जाके नया लगे। सारे वही होते हैं, बस ये होता है कि अगर आपने रिवीजन प्रॉपर किया है तो सब चीज़ आ जाएंगी। फ्लो में होना हमारा ज़रूरी है, ठीक है। सो यू आर गेटिंग 10 एज द फाइनल आंसर।
जेईई एडवांस 2019 पेपर 2 के अंदर जो पूछा गया है, मैच द कॉलम कॉम्प्रीहेंशन वाली स्टाइल के अंदर पूछा गया है कि एक सेट ऑफ नॉलेज पहले दे दी गई है, उसके ऊपर 2 सवाल हैं 17 एंड 18, जो SCQ करेक्ट है, सही करने पर +3 मार्क्स है और गलत करने पर -1 की पेनल्टी है। ठीक है, कि 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन जो है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल के ऊपर कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर सर्टेन इंफॉर्मेशन के बाद देयर इज अ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, इनको मैच होगा। ठीक है, जेईई एडवांस के अंदर ये खास बात रहती है कि हमेशा वो मार्किंग स्कीम और जो क्वेश्चन का पैटर्न है, किस सेगमेंट किस सेक्शन के अंदर कैसे मार्किंग स्कीम रहेगी, ये नई रहती है। इसके बारे में स्टूडेंट्स को ही सबसे पहले पता चलता है, टीचर्स को नहीं पता चलता। तो टीचर्स को तो पेपर के बाद पता चलता है। इससे वो ये चेक करना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट IITian बनना चाहता है वो एक प्लानिंग बना सकता है नहीं बना सकता, फाइनल डे के दिन स्ट्रेटेजी बना सकता है नहीं बना सकता, अटेम्प्ट करेगा तो मार्किंग स्कीम को ध्यान में रखते हुए अटेम्प्ट करे, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हो जाए। कमिंग टू द क्वेश्चन, इसका बिहेवियर अगर हम देखें तो +3 मार्क्स मिले हैं 10.76% और अगले क्वेश्चन के लिए 11.61%, यानी कि नंबर आता है 17,360 फॉर क्वेश्चन नंबर 17 और अगले वाले नंबर के लिए 18,000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सही किया। वहीं -1 ले जाने वाले भी अच्छा खासा नंबर है, रफली 40,000 38,000 के आसपास के नंबर से। नहीं करने वाले आप देख सकते हैं दोनों ही केसेस में 1,04,000 के आसपास है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टूडेंट्स 11th क्लास में पढ़ते हैं तो जनरली अगर वो प्रैक्टिस में नहीं है तो यूजुअली दे प्रेफर नॉट टू अटेम्प्ट, या फिर एक रीज़न ये भी हो सकता है नॉट अटेम्प्ट का कि आधा अधूरा सॉल्व हुआ हो, लास्ट पे जाके तुक्का नहीं मारा हो कि नेगेटिव ना हो जाए, और ये भी रीज़न हो सकता है कि टाइम ना बचा हो, क्योंकि ये पिक्चर रियल एनालिसिस उस टाइम के जो स्टूडेंट्स ने पेपर दिया उसके अकॉर्डिंग है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि कैसे हम इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। देयर इज अ सर्कल C1, देयर इज अ सर्कल C2 इंटरसेक्ट एट द पॉइंट X एंड Y। 2 सर्कल एक दूसरे को X और Y पर कट करते हैं। सपोज दैट अनदर सर्कल C3 सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। 2 सर्कल्स दे रखे हैं, ध्यान रखेंगे, और वो कट करते हैं 2 जगह पर, यानी इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं 2। ठीक है, सर्कल C3, द सेंटर ऑफ C3 इज कोलिनियर विद C1 एंड C2, यानी तीनों सर्कल्स के सेंटर कोलिनियर हैं। C1 C2 बोथ लाइज इनसाइड C3, ओके, C3 के अंदर हैं C1 C2 एंड C3 टचेस C1 एट M एंड C2 टचेस एट N, दोनों टच भी करते हैं, तीनों के सेंटर कोलिनियर हैं। तो हो कुछ ऐसा रहा है कि एक तो है अपने पास कोई ग्रेटर सर्कल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे पास से 2 सर्कल्स हैं जो आपस में कट भी करते हैं और एक दूसरे को कट करेंगे और इस सर्कल को टच करते हैं। एक सर्कल यहां बना रहा हूं मैं और एक सर्कल एक और है जो भी इसको टच करेगा, ऐसा। सो वी आर टेकिंग दिस एज C1, दिस एज C2 और ये वाला है C3। रफ डायग्राम है, एग्जैक्ट डायग्राम बनाना तो पॉसिबल नहीं है, तो रफ डायग्राम हमने बनाया। ये दोनों जहां पर कट करते हैं दैट इज कैपिटल X एंड कैपिटल Y। सेंटर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि C1 सेंटर जो है इसका सेंटर है ओरिजिन 0 0, C2 का सेंटर है 3,4। C1 का सेंटर हमारे पास आता है इट इज 0 0, ओरिजिन O, वी कैन टेक इट दिस एज 0 0। ये आपके पास इसका सेंटर है, इसका सेंटर हम ले सकते हैं, दूसरे वाले का सेंटर है आपके पास से A पिक कर लिया। A कहीं और यूटिलाइज तो नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा। सो दिस पॉइंट इज 3,4 और बोला गया है कि तीनों के सेंटर कोलिनियर हैं, इस तरीके से टच कर रहे हैं। तो जब हम तीनों को टच कराएंगे तो आप टच करवा दीजिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहीं पर रहेगा फिर जहां ये टच कर रहे हैं। दीज आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और आप एक बात देख सकते हैं, ये फर्स्ट वाले की रेडियस है R1, ये सेकेंड वाले की रेडियस है R2 और थर्ड वाले की रेडियस के बारे में भी हमें पता करना है। C3 टचेस C1 एट M एंड C2 एट N। तो C1 C3 को टच करता है M पर, दिस इज एन M पॉइंट, एंड C2 को टच करता है N पर, दिस इज N। ठीक है, पॉइंट्स हमने बनाए। ये R1 है, ये R2 है आपके पास से। अब हम OA डिस्टेंस निकाल सकते हैं। OA ये डिस्टेंस आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे तो आपके पास से आता है 9 + 16, तो डेटा इज 5, ये 5 आ गया। क्योंकि तीनों सेंटर इसी पे लाई करते हैं, ये टचिंग पॉइंट्स आपके पास यहां बने हुए हैं, तो सोचिएगा ये जो OA डिस्टेंस हमें पता है, ये जो MN है, MN इज द डायमीटर ऑफ
mn इज द डायमीटर ऑफ सर्कल C3, जिसकी रेडियस अगर हम देखें तो हमें r² दे रखा है, रेडियस इज r²। तो ये डायमीटर है तो आपके पास से 2r बन जाएगा, विच इज नाउ MO प्लस OA प्लस AN। तो MO आपके पास से कितना है वो हम देख लेंगे। ये है MO आपके पास है R1, इट इज 5 एंड इट इज R2। आप खुद देख सकते हैं फर्स्ट सर्कल की रेडियस कितनी है, 9 लिखा है तो दिस इज 3। सेकेंड वाले सर्कल की रेडियस 16 है, सो वी कैन टेक इट एज 4। तो ये आपके पास से है 3 + 5 + 4, ये कितना नंबर बनता है आपके पास से 12। R का रेडियस आ गया है 6। तो ये है हमारे पास थर्ड सर्कल की रेडियस R3। R3 इज द रेडियस, ठीक है। अब देखिए इसका रेडियस 6 है, यानी ये टोटल आपके पास से 12 बन रहा था। R1 हमारे पास 3 है, तो ये 3 है तो ये वाला भी 3 है, तो यहां से लेके यहां तक लेंथ 6 आ चुका है। तो ये जो पॉइंट है दिस इज द सेंटर, ये आपके पास से सेंटर बन गया है। C3 का सेंटर यहां होगा, ये 3 है, ये 3 है, रेडियस आया 6, सो दिस इज द सेंटर। क्या बना सकते हैं यहां से लेंथ देख रही, कौन सा पॉइंट मिस हो रहा है, OAN मैंने मान लिया, लेट्स कॉल इट एज अ B। सो डिसाइड हो गया है B क्या है यहां पर। सो B इज H, K, here H, K, which is the center of circle C3। ठीक है, एक ऑप्शन में हमारे पास जो पूछा गया है वो देखिएगा, क्या डेटा हम निकालना चाहते हैं वो देख लीजिए। 2H + K है, अल्फा है, ये दो डेटा निकालने हैं। फिर आगे लेंथ है ZW, MN, ZW, ये भी हमें निकालने हैं। तो पहले H और K के बारे में भी रिलेशन हमें यहां पर निकालना होगा। अंडरस्टूड। देखिए ये जो लेंथ है OA, इसका हम स्लोप जानते हैं और ये डिस्टेंस मुझे पता है OB, दिस डिस्टेंस इज 3। तो स्लोप ऑफ OA अगर हम निकालें, इट इज 4 - 0 एंड 3 - 0, इट इज रिटन एज 4/3। ये हमने tan थीटा ले लिया स्लोप के हिसाब से। आप यहाँ पर cos थीटा लिखेंगे तो 3/5 बनेगा, और sin थीटा अगर हम लिखेंगे तो वो डेटा हमारे पास से 4/5 बनता है। ठीक है, O के रिस्पेक्ट में हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से इसको लिखेंगे। O के रिस्पेक्ट में इसकी डिस्टेंस 3 रहने वाली, B के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। तो मैं इसकी इक्वेशन लिख रहा हूं B के लिए, x - x1 ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अपॉन cos थीटा, y - y1 अपॉन sin थीटा। और कितने डिस्टेंस पे आप देखें, ये ओरिजिन है 0 0, यहाँ 3,4 है, यहाँ y कोऑर्डिनेट बढ़ता है, तो हमें 3 डिस्टेंस पे इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। वी आर यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से आप डेटा बनाएंगे तो आपके पास रिजल्ट आता है, वी आर हैविंग x as 9/5, दिस इज द वैल्यू ऑफ h, एंड वी आर हैविंग दिस as 12/5, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। हमें डेटा निकालना है 2h + k का डेटा निकालना है। शायद एक बार देखें, यह h + 2k है, 2h + k हमें डेटा निकालना है। सो लेट्स फिगर इट आउट, क्या डेटा बनेगा आपके पास से। 2h + k इज 18 + 12/5, वी आर हैविंग 30/5 इज 6। पहले वाले ऑप्शन का आंसर आएगा 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अल्फा के बारे में सोचते हैं कि अल्फा क्या है। XYZ इंटरसेक्ट करता है एंड X एंड Y इंटरसेक्ट C3 एंड Z एंड W। एक बात और देखिए, X एंड Y को मिलाने वाले की अगर इनको मिलाया जाए तो ये C3 को Z एंड W पर मीट करते हैं। इस बारे में भी फिर हम एक कॉम्बिनेशन बना देते हैं। ये यहाँ से लाइन आएगा, यहाँ आके कट करता है, दिस इज कैपिटल X, दिस इज कैपिटल Y, और ये मीट करते हैं कहाँ पर, Z एंड W। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और क्या कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है हमसे, देखिए, लेट अ कॉमन टेंजेंट C1 एंड C3 बी अ टेंजेंट टू द पैराबोला। ठीक है, C1 और C3 की एक कॉमन टेंजेंट बनानी है जो पैराबोला को टच करेगी, और फिर एक ऑप्शन में अल्फा पूछा है। अब आपको सिर्फ C1 दिखना चाहिए, दिस इज C1 एंड दिस इज C3। ये दोनों इंटरनली टच करते हैं, तो इस पॉइंट पर आकर टच करते हैं, तो इनकी कॉमन टेंजेंट अगर बनेगी तो वो इस पॉइंट पर आकर बनती है। तो यहां वाला वो पॉइंट होगा जिस पर इसका कॉमन टेंजेंट बनेगा, दिस इज द कॉमन टेंजेंट T। T यूटिलाइज तो नहीं हो रहा नाम, नहीं, दिस इज द कॉमन टेंजेंट T जिसकी बात हो रहा है। अब आप देखिए, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, हमें इसका स्लोप पता है, वी नो द स्लोप ऑफ दिस लाइन। OA का स्लोप है 4/3, तो इसका स्लोप पता चल गया, करेक्ट। निकालना क्या है, इस इक्वेशन की लाइन, तो हम M भी निकाल सकते हैं, थोड़ा ध्यान दे। तो
ओरिजिन यहां है, एम बी यहां पर है, एच यहां पर है, तो क्या हमारे पास बी पॉइंट आ गया है? यस, दिस इज द बी पॉइंट। 9/h है, 12/5 आपके पास लिखा है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये ओरिजिन और एम और बी का मिड पॉइंट ओरिजिन है, तो आप एम पॉइंट को लिख सकते हैं, सेम आएगा बस नेगेटिव साइन के साथ, बिकॉज ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एम का मिड पॉइंट ओरिजिन रहेगा इन दोनों का मिड पॉइंट यहां है। तो ये अगर मुझे पता है कि ये 9/5 और 12/5 है, तो मेरे पास m पता चल गया। क्या मैं उस कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे? मेरे पास OA का स्लोप है, तो मुझे इसका स्लोप पता है, और यहां पर मुझे अब पॉइंट m भी पता चल गया है कि पॉइंट m के कोऑर्डिनेट कितने हैं। सो m इज नोन फॉर अस, वी आर हैविंग m एज -9/5 -12/5। जो OA का स्लोप है वो मेरे पास 4/3 आ रहा है, तो टेंजेंट का स्लोप मेरे पास -3/4 रहेगा। सो कॉमन टेंजेंट की हम बात करते हैं, कॉमन टेंजेंट T, y -12/5 प्लस बन जाएगा -3/4 x प्लस 9/5। थीटा बनाते हैं, 5y प्लस 12 आता है, यहाँ -3/4 है, ये 5x प्लस 9 आएगा, डिवाइड बाय 5, 5 गेट कैंसिल्ड आउट। मेरे पास डेटा है 20y प्लस 48 प्लस 15x प्लस 27, दिस इज द इक्वेशन। 15x है, 15x प्लस 20y, यहां से आप थोड़ा और डेटा बना दीजिए, 7, सिंप्लीफाई कर लें, 5 से कैंसिल कर रहे हैं हम इसको, 5 से आप कैंसिल कीजिए, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ये है वो कॉमन टेंजेंट। अब बताइए, ये कॉमन टेंजेंट इस पैराबोला की भी टेंजेंट है। पैराबोला हमारे पास दिया है, पैराबोला x² = 8α y, तो आप देखिए y का डेटा यहां रख दीजिए। आप अगर y का डेटा निकालेंगे तो माइनस आएगा 3x, माइनस से 15 डिवाइडेड बाय 4 है, डिवाइडेड बाय 4 से ये कैंसिल है, -2α आपके पास है, 3x प्लस 15 आपके पास है, डेटा बना दीजिए। आई एम हैविंग x² प्लस 6αx, 30α आपके पास है डेटा। ठीक है भाई, सही बना रहे। कैलकुलेशन का ध्यान रखिए, कैलकुलेशन कभी आज तक किसी की सगी नहीं हुई है भाई, वो हमेशा गड़बड़ अपना रोल प्ले करते रहते हैं। अब देखिए, ये इसकी कॉमन टेंजेंट थी, ये इसकी भी टेंजेंट है, तो d कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहां से b² = 4ac का फंडा लग जाएगा, इसका स्क्वायर आप कीजिए, 36α², 4ac, a 1 है, c यहां पर 30α है। अब अल्फा 0 हो नहीं सकता क्योंकि वर्ड पैराबोला बोला है, वरना फिर ये पैराबोला नहीं बचेगा, तो अल्फा कैन नॉट बी 0। तो मेरे पास से आता है 36α इज 120 टाइम्स, अल्फा की वैल्यू आप देखेंगे तो दिस इज कमिंग एज 120/36, 12 से काट दीजिए 10 बार, 12 से कटता है 3 बार, आपके पास अल्फा की वैल्यू आती है 10/3, मेरे पास से नंबर आता है अल्फा का। तो दो डेटाज आए हमारे पास, एक डेटा बना है 2h प्लस k, 2h प्लस k का डेटा आया है 6, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास से आ रही है कितनी, जिसको हमने सिंप्लीफाई किया है, वी आर गेटिंग दिस एज 10/3। तो कितना डेटा अपने पास हुआ है, अभी उसको मैच कर लेते हैं। वी आर हैविंग दिस एज 6, और ये डेटा मेरे पास आ रहा है 10/3। ठीक है, दो ऑप्शन तो मैच हो गए। फर्स्ट अगर मैच होगा तो p के साथ मैच होगा, और अल्फा कनेक्ट होगा तो फिर 10/3 के साथ। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल में क्या पूछा है। लेंथ ऑफ ZW निकालिए, लेंथ ऑफ XY निकालिए, MZN, ZMW, ये भी डेटा आपसे पूछे जा रहे हैं। वापस से आते हैं बैक टू के क्वेश्चन में, डायग्राम में क्या क्या बातें हमें पता थी। सो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, तो इस डायग्राम को हमने देखा। अब इस डायग्राम को हम नहीं छेड़ना चाहते हैं, हम एक काम करते हैं, एक और डायग्राम बनाते हैं और उसको फिर सॉल्व करते हैं, बाकी बचे हुए दो ऑप्शंस के लिए। ठीक है, सो एक और फिर से हम नीट एंड क्लीन डायग्राम बना लेते हैं।
एक बड़ा डायग्राम पहले बनाया, सर्कल C3, और 2 सर्कल्स और आएंगे। डेटास का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। सर्कल सर्कल जैसा दिखना चाहिए, नहीं दिखता तो मजा नहीं आता है। ठीक है भाई, अभी ठीक है, अब मान लेंगे सर्कल है। चलिए इस डायग्राम के हिसाब से चलते हैं। M है, N है, B यहां पर पॉइंट था, और A था, X और Y था। ठीक है, ये M है, ये N है, ये X है, ये Y है, ये पॉइंट B है जो इसका मिड पॉइंट था, यहाँ O था, यहाँ A है। दिस इज R1, दिस इज R2, और ये लेंथ आपके पास, ये भी R1 है, इसी का एंड पॉइंट है, और यहाँ एक Z और W भी आपके पास से पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्या हम रिक्वायर्ड है उस पर थोड़ा एक नज़र देख लेते हैं। क्या हमें चाहिए? ZW और XY की लेंथ हमें चाहिए। ZW और XY की लेंथ आ जाइए। ZW और XY के लेंथ। देखिए ये जो इक्वेशन है ना ZW या XY, ये रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आप नोटिस करें तो ये जो इक्वेशन है क्या है? रेडिकल एक्सिस से कॉमन कोड की इक्वेशन है। तो हमारे पास सर्कल 1 की इक्वेशन जितनी मुझे याद आ रही है, x² + y² - 9 = 0 है, और जो सेकंड वाला सर्कल था उसकी इक्वेशन थी x - 3 का होल स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर -16। लेट मी कंफर्म इट कि डेटा भी ठीक लिखा है। 3 4 16, जी बिल्कुल यही बात, यही डेटा था। तो कॉमन कोड की इक्वेशन अगर आप लिखना चाहेंगे तो इक्वेशन ऑफ XY आपके पास डायरेक्टली आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ XY बोलें या फिर हम ZW बोलें, दैट इज रेडिकल एक्सिस C1 - C2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर्स को ओपन करेंगे, फिगर आउट करते हैं क्या क्या डेटास हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, x² y² ये सब कैंसिल है आपके पास से। आप यहाँ से डेटा देखिए, 16 भी कैंसिल है। वी आर हैविंग हियर एज 6x + 8y - 9। दिस इज द कंडीशन। ठीक है, अब आप नोटिस करिएगा यहाँ से हम क्या बनाने वाले हैं। ओ से अगर हम इस रेडिकल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, दिस इज द परपेंडिकुलर, लेट्स कॉल दिस एज अ पॉइंट P। P यूटिलाइज नहीं हुआ है तो ओरिजिन से इसके ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाला जा सकता है, एंड वी कैन मेजर दिस लेंथ एज OP। ये इक्वेशन है, इक्वेशन को ध्यान से देख लेंगे, गड़बड़ तो नहीं हो रही। गड़बड़ हो गई है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 18 आएगा आपके पास से। दिस इज एन 18, ओके, दिस इज एन 18। तो आप ओरिजिन से ये लेंथ निकाल दीजिए OP, तो आपके पास बनेगा 0 + 0 -18 अपॉन √of 36 + 64 which is at 10। 18/10 I am having this as 9/5। OP लेंथ इज 9/5। अब आप इस ट्राइंगल को थोड़ा नोटिस करिए, ये एक ट्राइंगल हम बना सकते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और ये लेंथ R1 रहेगी क्योंकि फर्स्ट वाले सर्कल की रेडियस है। OP हमें पता है, XP हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे अगर हम यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं OX का स्क्वायर इज इक्वल टू OP² + XP²। ठीक, OX is R1, R1 is 3 which is a 9। OP आपको पता है 81/25 and it is an XP²। 9 - 81/25 आपको XP निकालना है। 9 कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ से आपके पास से 9/25 बचेगा। आप रिटेन कीजिए, 16/25 बचता आपके पास से। ठीक है, विच इज अ 4/5 विच इज वी आर गेटिंग एट 12/5। ठीक है, XP लेंथ हमारे पास निकल के आ गया, XP इज 12/5, तो XY लेंथ हमारे पास बन गया है। सो XY लेंथ इज 2 times XP लेंथ विच इज 24/5। ये रेट आपके पास आया। अगला क्या पूछा वो भी ध्यान से देखिए। अगला पूछा है XY लेंथ निकाल, क्या है ZW लेंथ निकालिए। ZW, Z एंड W ये लेंथ हमें निकालना है। इस ZW को कैसे निकाला जाए ये हमें सोचना होगा कि ZW को कैसे बनाया जाए। तो देखिए
ये इस वाले सर्कल का सेंटर बी है, मुझे ओपी डिस्टेंस निकालनी है। अगर मैं ओबी डिस्टेंस को देखता हूं तो वो एक्सपी प्लस पीबी है अपने पास से, ध्यान से देखिएगा, ओपी प्लस पीबी है ना, लिखा गलत मैंने, ओपी प्लस पीबी। ओबी डिस्टेंस R1 है, दिस इज R1, फर्स्ट वाले का सर्कल रेडियस 3 आता है। ओपी प्लस पीबी, ओपी पता है, पीबी पता है, दिस इज 3। ओपी हम निकाल चुके हैं क्या? यस, वी हैव 9/5 एंड इट इज पीबी। हमारे पास से पीबी लेंथ आएगा 3 - 9/5 और ये यहां से आपके पास से 15 आता है, 15 में से आपके पास से 9 जाएंगे, वी आर गेटिंग दिस एज 6/5। इज इट फाइन? चेक कर लो। 6/5 इज द पीबी। अब आप 6/5 पीबी है तो आप इसको ध्यान से देखिए, इस वाले ट्राइंगल को, आप इस वाले ट्राइंगल को ध्यान से देख पा रहे हैं, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, यहां 90 है तो इधर भी 90 है। सो पीबी का स्क्वायर जेड का स्क्वायर जेड के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो ट्राइंगल ZPB के अंदर आप देखेंगे ZB का स्क्वायर विच इज एन रेडियस 3, थर्ड रेडियस, ये क्या है? सेंटर है इसका, ये इसकी रेडियस है, दिस इज R3, इसका स्क्वायर आपके पास है PB एंड ZP बनेगा। ZB स्क्वायर इज PB स्क्वायर प्लस ZP स्क्वायर। क्या हमारे पास डेटा पता है? जी बिल्कुल। R3 का रेडियस हमें पता है, R3 कितना बना था, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ R3? यहां पर हमने कैलकुलेट किया था थर्ड रेडियस 3 is 6, इट वाज 6, तो 6 का स्क्वायर आपके पास है 36। PB हमें पता है, इसका स्क्वायर 36/25 प्लस ZP स्क्वायर। ZP स्क्वायर आप देखेंगे 36 आपके पास से कॉमन है, 24/25। सो दिस इज द नंबर। ZP हमें पता है तो ZW निकालना है जो इसका डबल होगा, इट इज ट्वाइस ऑफ ZP। वी कैन हैव 12/5 √24। अब जो हमसे पूछा है उस बारे में हम फोकस करते हैं, लेंथ ऑफ ZW अपॉन लेंथ ऑफ XY। लेंथ ऑफ ZW अपॉन लेंथ ऑफ XY, ये ZW का लेंथ ये रहा 12/5 अपॉन √24 और XY का लेंथ हमने निकाल रखा है, ये रहा, द लेंथ ऑफ XY इज 24/5। तो ये आप देखेंगे अगर, तो ये √24 आता है, डिवाइडेड बाय 2 बचेगा। √24 को हम 6 × 4 लिख सकते हैं, तो √4 आपके पास से 2 बन जाएगा, इट इज 2√6 अपॉन 2, वी आर गेटिंग दिस एज √6। इसका डेटा हमारे पास है √6 आया, सो दिस इज गेटिंग कनेक्टेड विद √6। ठीक है, अब बारी बचती है एक और ऑप्शन यहां पर लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल MZN एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल MZMW। MZN ढूंढिए, Z कहाँ है? M है, Z MZN, MZN एक तो ये डेटा है, तो हम इसी का एरिया यहां कंप्यूट करते हैं। नाउ द थर्ड पार्ट, ट्राइंगल का एरिया MZN डिवाइडेड बाय ट्राइंगल ZMW। ठीक है, MZN और ZMW का एरिया में निकाला। देखिए MZN ये इसका क्या बन चुका है, दिस इज द डायमीटर MN और ये इसका परपेंडिकुलर हम ZP लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला आपके पास एरिया का बनेगा 1/2, द बेस इज MN, द बेस इज MN एंड द परपेंडिकुलर इज ZP, परपेंडिकुलर इज ZP। ठीक है, अब आगे चलते हैं ZMW। ZMW इसकी बात करते हैं। ZMW के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ये देखिए ये भी एंगल 90 है, तो ZW बेस लेंगे और ये परपेंडिकुलर MP बन जाएगा। ZW इज द बेस, हाफ ZW एंड दिस परपेंडिकुलर MP इज द लेंथ। हाफ से हाफ कैंसिल है और ये सारे डेटा हम कंप्यूट कर चुके हैं। एग्जाम टाइम में इन सबको बनाना
हालांकि यहाँ पर ऑप्शंस भी आपकी काफी सारी हेल्प करने वाले हैं, है ना, वो भी हम देखेंगे। पहले इसको फिगर आउट कर लेते हैं। mn कितना है? mn इज द r3 का डबल। mn डायमीटर है, r3 का डबल बन जाएगा। ठीक है, एक डेटा और पूछा है ZP। ZP हमने निकाला है कहीं पर, PZ या ZP, ये रहा ZP। दिस इज द लेंथ ऑफ ZP, इसको यूटिलाइज करेंगे। सो ये आपके पास है 2 × 6 आता है, और ZP की लेंथ है आपके पास से 6/5 √24 डिवाइडेड बाय ZW निकालना है। क्या ZW निकाला हमने? ये रहा ZW, ये रहा आपके पास है 12/5 √24, 12/5 √24 एंड MP या PM कहीं पे निकला है क्या? देखो MP this length, MP can be written as R1 plus OP. It is R1 plus OP. This is the length. अब आप चेक करिएगा तो कई सारे डेटा कैंसिल है, इससे कैंसिल है, 5 से 5 कैंसिल है, यहाँ पर आपके पास 6 है, 6 और 2 12 होता है, ये 12 भी चला जाएगा, आपके पास सिर्फ 6 बचेगा। ये डेटा आपके पास है। R1 अगर आप देखेंगे, R1 हमारे पास थर्ड है, 3 वैल्यू आती है, और OP कितना है? OP हमने फिगर आउट किया 9/5 है, OP इज 9/5। यहां से 15 है, ये 9 है, ये 6 × 5/24 कैंसिल कीजिए इसको, ये 3 से कैंसिल होगा, 8 टाइम्स से 4 बार कैंसिल हो जाएगा। वी आर गेटिंग 5/4 एज द डेटा। 5/4 इज दिस। सारे ऑप्शन मार्क कर दी, 3 3 3 ये मार्क्स से क्वेश्चन है। चलिए फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन बनाते हैं। 1 इज कनेक्टेड टू S, नो। 1 इज कनेक्टेड टू U, नो। सेकेंड इज कनेक्टेड टू Q, सेकेंड इज कनेक्टेड टू Q, करेक्ट। तो मतलब 17 क्वेश्चन उनके लिए जिन्होंने फर्स्ट 2 ऑप्शन सॉल्व किए हो, ये दे दो। पर इसमें क्या है, यहां पहुंचने के लिए तो हमें पूरा ही सॉल्व करना पड़ जाता है। अब थर्ड एंड फोर्थ की बात करते हैं। फर्स्ट पी से आप देखो, यहां पूछा है इनकरेक्ट बताइए, यह मजेदार सवाल है। इसका मतलब इसमें 3 ऑप्शन सही है, तो फर्स्ट पी से कनेक्ट होगा, ये तो सही बात है। फोर्थ U से कनेक्टेड होगा, ये भी सही बात है। थर्ड आपका R से कनेक्ट होगा, ये भी सही बात है। फोर्थ आपका S से कनेक्ट हो रहा है, फोर्थ S से कनेक्ट नहीं होता, दिस इज रॉन्ग। सो इसका आंसर करेक्ट बनेगा C, लेकिन इसका आंसर आपका बनेगा D। तो CD इज द फाइनल आंसर। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ज्योमेट्री के ऊपर पूछा गया, सर्कल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, पैराबोला भी हालांकि यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है, कॉमन टेंजेंट, स्ट्रेट लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म, सबसे इसको फुल्ली हमने सॉल्व करके देखा। देयर कुड बी अ मल्टीपल अप्रोच ऑल्सो, दिस वन इज द इजीएस्ट वन जो हमने यहाँ बनाई है। सीखते रहिए ऐसे ही बेहतरीन सवालों को, जब आपसे वो पूरा आपके दिमाग को ऑक्यूपाई करेगा जे एडवांस वाला। तो जितने बच्चे कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, जो हाईली मतलब क्या कहते हैं डिस्ट्रैक्शन से दूर हैं, सवाल में घुस जाते हैं, तभी ये कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन पूछेंगे। कॉम्प्रीहेंशन प्लस मैच द कॉलम विद नेगेटिव मार्किंग, SQ के फॉर्मेट, ये नया सेक्शन बनाया जे 2019 पेपर 2 के अंदर। ब्रिलियंट क्वेश्चंस, ब्रिलियंट अप्रोच, जो एक्चुअल में स्टूडेंट्स है, लेकिन फिर भी आपने देखा काफी सारे अच्छे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इसको सही किया था। परसेंटेज इज क्वाइट गुड, 10%, 11%, 17,000, 18,000, ठीक है। और इतने ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं, पर कोशिश कीजिएगा आप भी इस कैटेगरी के अंदर आए एंड कीप लर्निंग। जे एडवांस 2018 पेपर 1 कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, और जो टाइप है वो है सर्कल के चैप्टर मेजरली इसके अंदर इन्वॉल्व है। जिस कैटेगरी में है वहाँ एक थ्योरी के साथ आपसे 2 सवाल पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आपके पास 2 क्वेश्चन जहाँ पूछे गए, या 51 या 52 ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग, और मैथ्स के हिसाब से काउंटिंग करें तो 15 एंड 16, ठीक है। क्या इनका रिस्पॉन्स रहा है, क्या नेगेटिव मार्किंग थी, इस बारे में पूछे। तो जिस सेक्शन में पूछा गया है फुल मार्क्स +3 के बाद है, और नेगेटिव मार्किंग थी, बिल्कुल -1 की नेगेटिव मार्किंग है, और SQ फॉर्मेट है। एक ही ऑप्शन करेक्ट है, गलत हो अटेम्प्ट नहीं करने पर 0 मार्किंग है। उस टाइम के स्टूडेंट्स का बिहेवियर क्या था, ये देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर उसको 40,000 स्टूडेंट्स ने करेक्ट किया है, +3।
और 51,000 ने आपके पास से सेकंड वाले क्वेश्चन को सही कर दिया, यानी सेकंड वाला ज़्यादा आसान था, ऐसा इसके देखकर लग रहा है। वहीं -1 वाले स्टूडेंट भी काफ़ी हैं। सेकंड वाले में 60,000 के आसपास हैं, 59,114 और 53,000 ये हैं, और 0 मार्क्स वाले स्टूडेंट ये रहे। ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि अगर उस टाइम के स्टूडेंट्स का एक्चुअल डेटा पता चल जाए, क्योंकि किसी क्वेश्चन को आसान या डिफ़िकल्ट बोलना ये एक रिलेटिव टर्म है। जो सवाल मेरे लिए डिफ़िकल्ट है स्टूडेंट के लिए आसान है, समझ गए? उल्टा बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए आसान है आपके लिए डिफ़िकल्ट है, कुछ भी हो सकता है। वैसा भी हो सकता है कि आपको आसान लग रहा मुझे डिफ़िकल्ट लगे। तो इस सिचुएशन को समझने के लिए एक्चुअल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको अभी हमने यहाँ पर देखा। रही बात क्वेश्चन को एड्रेस करने की, तो चलिए सिक्वेंशियली बढ़ते हैं और एक एक सवाल को पढ़ते हैं, क्या क्या बातें बताई गई है। एस इज द सर्कल इन XY प्लेन डिफाइंड बाय द इक्वेशन x² + y² = 4। ठीक है, दे आर 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ x, और जिसमें पहला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन आगे लिखा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्कल की ज्योमेट्री बना लेते हैं। एक सर्कल बनाया गया है जो स्टैंडर्ड सर्कल है, x² + y² = 4। E1 and E2 and F1 and F2 are the chords of this circle as passing through the point 1, 1। Okay, 1, 1 से दो chords पास होंगी parallel to the x-axis and y-axis respectively। 1, 1 की पोजीशनिंग क्या है सर्कल के रेस्पेक्ट में? अगर हम S1 निकाल के देखें तो नेगेटिव आ रहा है, यानी ये पॉइंट इनसाइड द सर्कल लाई करने वाला है। तो हम यहाँ पहुंचे तो 1, 1 यहाँ पर है, तो एक तो हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ की गई है और एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ की गई। ठीक है, रेस्पेक्टिवली का मतलब समझिए, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो E1 E2 है, सो वी कैन कॉल दिस एज एन E1, और ये वाला है आपके पास से E2। ये आपके पास से है F1 और यहाँ वाला है आपके पास से F2। दिस पॉइंट इज P0 जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 1। सो अल्टीमेटली दिस इज लाइन x = 1 और ये लाइन है आपके पास से y = 1। x = 1, y = 1, ये डेटा बने। G1, G2 are the chord of circle passing through P0 and having slope -1। देखिए, अब देखिए P0 से पास होना चाहिए 1, 1 है, स्लोप आपके पास -1 है, तो क्या हम इक्वेशन नहीं बना पाएंगे? इसका इक्वेशन लिख लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। x + y = 2 आता है आपके पास से। दिस इज द इक्वेशन ऑफ G1, G2। अब देखिए ये जो लाइन है ये x एक्सिस पर 2, 0 और y एक्सिस पर 0, 2 पर कट करेगा। 0, 2 और 2, 0 इस सर्कल को सेटिस्फाई करता है। ध्यान से देखिए, 4, 0 बन जाएगा, 0, 4 बन जाएगा। तो यहाँ से इसी पॉइंट से पास होने वाला एक नेगेटिव स्लोप का एक लाइन है, ये ऐसे है, तो ये P से पास होगा। दिस इज G1, दिस इज G2। तो हमारे पास इनके कोऑर्डिनेट्स भी आ गए हैं, दिस इज G1 एंड दिस इज G2। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बस यही है, ध्यान से सवाल पढ़ते जाओ, जिसमें पेशेंस है, एक एक लाइन को डिकोड करते हुए चल रहा है, जो कि सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकता है, वो इन सवालों को बना देगा। सो लेट द टेंजेंट टू S एट E1 एंड E2 मीट एट E3। देखो ये सर्कल सिमेट्रिक है, E1 E2 पर टेंजेंट ड्रॉ करवाना चाहते हैं तो बना दीजिए E1 E2 पर टेंजेंट्स। ये E2 पर टेंजेंट, क्योंकि ये दोनों पॉइंट y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, ये दोनों यहाँ जाके मिलेंगे। दिस इज द E3। ठीक है, और क्या पूछा? E1 E2 पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी है। टेंजेंट टू S एट F1 एंड F2 मीट एट F3। F1 और F2 ये रहे, F1 F2, इन पर भी टेंजेंट्स ड्रॉ करवाना चाहते हैं तो टेंजेंट्स ड्रॉ कीजिए F1 F2 पर भी, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, जितना हाइट ऊपर होगा उतना हाइट नीचे भी होगा। इट इज F3। बहुत सारे स्टूडेंट जिनमें पेशेंस नहीं है, जो इस तरह के बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी एक डायग्राम के बारे में दे रखे हो, तो वो झुंझलाकर सवाल को छोड़ देते हैं कि पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, इसी के अंदर ये इसका टेंजेंट है, वो उसका टेंजेंट है, ये यहाँ मिलने वाले हैं। सिमेट्री से सभी सवाल आसानी से बन रहे हैं, जैसा दिख रहा है कि जितना F1 ऊपर है उतना ही नीचे है, तो ये x एक्सिस पर मिलेगा, यहाँ पर ये y एक्सिस पर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा है F3 पर टेंजेंट टू G एट G1 G2 मीट एट G3 की बात हो रही है। टेंजेंट टू S मतलब सर्कल, G1 G2 पर G3 पर मिलता है। G1 G2 कहाँ है? ये G1 है, यहाँ G2 है, जो कि इस जगह पर है। इनकी बात हो रही है कि यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो G3 पर मिलते हैं। ठीक है भाई, बनाते हैं। तो देखिए
ये वाई एक्सिस पर है तो सर्कल के ऊपर इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ बनेगा, G1 पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ मिलेगा, दिस इज G3। ठीक है, अब आराम से इस सवाल को सॉल्व करते हैं, क्या बोलना है। हमसे लास्ट में पूछा गया है कि E3, F3 और G3 कौन से कर्व पे लाई करते हैं। अंडरस्टूड। अब देखिए E1 E2 की हम बात पहले करते हैं। E1 E2 ये जो लाइन हमने बनाई है E1 E2 वाली लाइन, ये लाइन है y = 1। अगर y की वैल्यू 1 है तो वहां से आपके पास से x का वैल्यू ±√3 आता है। तो हम E1 के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, इट इज E3, 1। आप इसके ऊपर टेंजेंट लिख लीजिए। अगर मेरे पास E1 पता है तो मैं इसके ऊपर टेंजेंट लिख सकता हूं। तो सर्कल की इक्वेशन वो है t = 0 से बन जाएगा। सो √3 टाइम्स x बनेगा, y टाइम्स 1 बनेगा, सामने है 4। y कोऑर्डिनेट 0 बनेगा, x की वैल्यू आपके पास से निकल के आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, नॉट द y कोऑर्डिनेट। तो हम बात करने वाले हैं E1 E2 पर E3 के लिए। E3 के लिए x 0 होगा, y का वैल्यू 4 आएगा। सो दिस इज कमिंग एज 0,4। E3 सॉर्टेड है, E3 निकल के आ गया। और क्या चाहता है F3। आइए F3 का एनालिसिस करते हैं। F3 कौन है? F3 वो है जो F1 और F2 पर टेंजेंट बनाई गई। अब देखिए F1 F2 की इक्वेशन बताइए, क्या है F1 F2 की इक्वेशन? F1 F2 वर्टिकल है, ये लिखा हुआ। F10 F2 इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन आएगी x = कांस्टेंट। इसकी इक्वेशन आपके पास है x = कांस्टेंट। x को 1 रखा तो मेरे पास y की वैल्यूज 2 आती हैं ±√3। ठीक है, तो अगर मैं F1 की बात करूंगा तो वो कोऑर्डिनेट आएगा 1,√3। ये F1 आ गया है। अब इस पर F1 पर टेंजेंट लिख लीजिए। F1 पर टेंजेंट की इक्वेशन x x1 y y1 t = 0 से सर्कल की इक्वेशन। ये कट कर रहे हैं F3 पर जो x एक्सिस पर है। जो F3 है वो x एक्सिस पर है, यहाँ से y 0 होगा, मेरे पास x का वैल्यू 4 आता है। तो लीजिए F3 हमारे पास आ गया 4,0। ये भी कंप्लीट हो गया। E3 आ गया, F3 आ गया, बात है G3 की। आइए G3 की बात करते हैं। G3 के लिए हम इंटरेस्टेड हैं कि G1 G2 क्या है, उन पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है। G1 निकाल चुके हैं, 2,0 है, G2 पता है 0,2 है। तो ये जो G1 G2 है, इसकी जो बात हम करने वाले हैं, इन पर खींची गई है टेंजेंट्स। तो G1 हमारे पास है, आपके पास है, इट इज 2,0 और G2 है 0,2। 2,0 यहाँ है, इस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दिस इज अ वर्टिकल लाइन। इस पर जो टेंजेंट आई है, इसकी जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन होगी x = 2, और G2 पर जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन आप देखिए G2 है। G2 पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल लाइन है, x = 2। ये आपके पास है y = 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो G3 दोनों की मिलने से बनेगा, वो बनेगा 2,2। जब x = 2 y = 2 मिलेंगे, G3 बना आपके पास है 2,2। मैथमेटिक्स से मैंने आपको समझा दिया है, एक एक पॉइंट निकल के आ गया। अब क्या चाहते हैं, ये पॉइंट जो आए हैं F3 E3 और G3 लाइज ऑन विच कर्व, आप बताइए। 0,4 4,0 2,2 फर्स्ट वाले को सेटिस्फाई करते हैं क्या? यस, ये कर रहा है, वो भी कर रहा है, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। 0,4 इसको सेटिस्फाई करता है, रख के देखिए आप, ये सेटिस्फाई करता है, ये भी सेटिस्फाई करता है, लेकिन 2,2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ से 4 + 4 8 आता है, दिस इज नॉट द वे। डी भी गलत है, 4,0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। यहाँ आप रख के देखिए, ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। ए इज द करेक्ट आंसर। हम मार्क करेंगे यहाँ से ए। कॉम्प्रिहेंशन का पहला सवाल हमने डिकोड कर दिया कि हमारे पास डेटा बन गया, इट इज ए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है 16 नंबर, 15 सॉल्व हो गया है, 16 पर आते हैं। लेट P बी द पॉइंट ऑन सर्कल S विद बोथ कोऑर्डिनेट्स बीइंग पॉजिटिव। Let tangent to the S at P intersect the coordinate axis at point M and N, and the midpoints of segment MN must lie on. अच्छी बात यह है कि 16 वाला क्वेश्चन आपने क्या देखा, परसेंटेज ज़्यादा था, क्योंकि इसके अंदर E1, E2, F1, F2, G1, G2 कुछ नहीं पूछा है।
इसीलिए यहाँ पर परसेंटेज में जंप है। ये 25% का सही था, ये 33 का सही है। तो इन्फॉर्मेशन हेडर वाली सेम रखते हुए बाकी जो इन्फॉर्मेशन 16 के अंदर पूछा है हम भी उसी पर फोकस करते हैं। एक पी पॉइंट है जो सर्कल पर लेना है विद बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस पॉजिटिव। सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक पी पॉइंट हमने ले लिया जो है 2 cos थीटा, 2 sin थीटा। पैरामेट्रिक फॉर्म लेंगे, ये भी प्लस है, ये वाला भी प्लस है। सर्कल अपने पास ज्योमेट्री बनाया, क्या चाहते हैं ध्यान से पढ़ेंगे। एक पी पॉइंट अपने पास होने के बाद दिस इज द पी पॉइंट, इस पर बनाई गई है टेंजेंट, जितना मुझे याद आ रहा है ये बोला ना इसमें। A tangent to the S at point P intersect the coordinate axis at point M and N। ये M है, यहाँ आपके पास से N है। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले। टेंजेंट एट P T इक्वल टू 0, ये बन जाएगा x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू 4। हमें x1 पता है 2 cos थीटा है, यह है 2 sin थीटा टाइम्स y। आपके पास डेटा है cos थीटा प्लस x प्लस sin थीटा y इज इक्वल टू 2 आता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस को m और n पे कट करते हैं तो मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट mn, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिए आप। 2 sec थीटा y अपॉन 2 cosec थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास m के कोऑर्डिनेट आ गए 2 sec थीटा, 0 और n के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 cosec थीटा, 0, 2 cosec थीटा। इंटरसेप्ट फॉर्म दीज 2 पॉइंट्स आर नोन टू अस। अब हम चाहते हैं मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन एक्स सेगमेंट mn। सो नाउ द मिड पॉइंट ऑफ mn, आइए बनाइए। ये डेटा आपके पास से बनेगा 2 sec थीटा प्लस 0/2, 0 प्लस 2 cosec थीटा by 2 and this comes as sec थीटा, cosec थीटा। कौन से कर्व पे लाई करता है ये हमसे पूछा जा रहा है। कोशिश कीजिए, बनाइए, देखिए क्या बात बनती है। इफ यू कॉल दिस वन एज एन x, दिस वन एज एन y, तो मेरे पास cos थीटा का वैल्यू sec थीटा x है तो cos थीटा 1/x होगा और cosec थीटा y है तो sin थीटा 1/y होगा। थीटा एलिमिनेट करना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये 1 आता है, ये 1/x स्क्वायर 1/y स्क्वायर। तो क्या रिजल्ट हमारे पास आने वाला है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर। ये दिस इज द डेटा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, डी है। तो वी आर गोइंग टू मार्क डी एज द फाइनल आंसर। एग्जाम में अपनी नर्व कंट्रोल रखना। फाइनल एग्जाम के दिन अगर आप देखें तो इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। मिड पॉइंट, टेंजेंट, यही सब बातें पूछी है, बनाने वाली बात है। लेकिन ये बोल देना बहुत आसान है, मैं जानता हूँ कि डिफ़िकल्ट नहीं है, और उसको एग्ज़ाम में बना कर आना, उस दिन का प्रेशर बहुत अलग होता है। पेरेंट्स एग्ज़ाम के बाहर वेट कर रहे होते हैं, आप जब निकल रहे हो तो सब आपको ऑल द बेस्ट बोल रहे होते हैं, चाहे आप कितना ही मॉक टेस्ट दे लो, फाइनल डे थोड़ा अलग होता है। लेकिन प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से करोगे तो फिर शुरू के 2-4 सवाल अगर आपने फाइनल पेपर के अंदर बना लिए, और स्पेशली जेईई एडवांस के अंदर जो पेपर 2 होता है, जो शाम को होता है, उसके लिए एनर्जी स्टोर करके रखी, तो डेफिनेटली थिंग्स विल बी इन योर फेवर। ठीक है, सो वी कैन मार्क डी एज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जेईई एडवांस 2018 पेपर 2 का एक क्वेश्चन जो पूछा गया है एमसीक्यू सेक्शन के अंदर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर्कल के ऊपर पूछा गया है। एक ऐसा सवाल जो टॉपर्स के बीच में लड़ाई लेकर आया होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने वाला स्टूडेंट सिर्फ क्लोज टू 1% है। तो ऐसे भी सवाल आते हैं जो ये डिसाइड करने के लिए, ठीक है कट ऑफ क्लियर हो रहा है, अब आपकी रैंक अंडर 100 आएगी, अंडर 500 आएगी, अंडर 1000 आएगी। दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और पार्शियल मार्किंग वाली इनेबल की थी, वो भी 4% के आसपास ही। तो आप देख सकते हैं कि 1662 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने +4 मार्क्स लाए होंगे, और 1 मार्क लेकर आने वाले आपके पास 7000 स्टूडेंट हैं। वहीं 33,000 -2 घर पर लेकर गए होंगे, नहीं अटेम्प्ट करने वाले भी 0 हैं।
तो -2 से +4 की कहानी यही एडवांस की कहानी है। तो कॉन्सेप्ट को ऑप्शन वाइज इतना स्ट्रांग कीजिए कि जहाँ किसी क्वेश्चन में -2 आए हैं वो +4 की तरफ चले जाएं। ऐसा नहीं है कि इनको मैथ्स नहीं आती थी, पर एक भी ऑप्शन अगर गलत मार्क किया है तो फिर आप -2 पे चले गए, पहुँचना था +4। तो एक एक सवाल 6 मार्क्स की जर्नी लेकर चलता है अगर आपको क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो कहानी ही अलग है। क्या कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है आप यहाँ पर पढ़िए। टी इज अ सर्कल ऑफ लाइन, एक सर्कल की कहानी यहाँ पर बनाई जा रही है। एक बात और समझा दें, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस चाहे कॉन्सेप्ट कितने ही आते हैं, अगर हमने लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत नहीं डाली है, लाइन बाय लाइन इसको डिकोड करना, इससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, उसको लिखना और उसके बाद लास्ट में जाते हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकता है। ठीक है, तो चलिए वैसे ही लाइन बाय लाइन हम इसको स्टार्ट करते हैं कि T इज द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P -2, 7 एंड Q P, -2। P और Q से पास होने वाली एक लाइन है, दैट इज T। F1 इज द सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ सर्कल्स S1 एंड S2 सच दैट T इज टेंजेंट टू S1 एट P। S1 सर्कल है, P पॉइंट पर लाइन T है, उसको P पर टच करने वाला सर्कल है S1 और लाइन T को ही सर्कल S2 Q पॉइंट पर टच करता है। All such that S1 S2 touch each other at point M। जैसा बोला जा रहा है कि दो सर्कल से जो एक दूसरे को टच करते हैं, एक सर्कल यहाँ बना दिया और दूसरा सर्कल एक और है वो यहाँ बना दिया, दोनों को टच करने वाला एक सर्कल आता है, एक लाइन है। जैसा क्वेश्चन में बोला जाए वैसा वैसा करते हुए चलिए। पॉइंट्स पता है, दिस इज लाइन T, ये है आपके पास से पॉइंट P, ये है Q 2, -5। ठीक, T is a line passing through P and Q। F1 is the set of all pairs of circle S1 S2। T is tangent to S1 at P, बना दी बात, and S2 at Q। ठीक है, और ये दोनों यहाँ पर M पर टच करते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो कॉमन टेंजेंट होगा, दिस कॉमन टेंजेंट जो बनाई हमने, ये कॉमन टेंजेंट इसको यहाँ पर कट करने वाली है। ठीक है, ये बन जाएगी रेडिकल एक्सिस। क्वेश्चन यहां से हम आगे बनाने वाले हैं। दो सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हैं तो जो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहां पर जो कॉमन टेंजेंट होती है वो उनकी रेडिकल एक्सिस होती है। और रेडिकल एक्सिस की एक प्रॉपर्टी है, रेडिकल एक्सिस जो कॉमन टेंजेंट होती है इसको बाइसेक्ट करती है, तो ये दोनों इक्वल है। लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज A। -2 और 2 है, इसका मिड पॉइंट बनेगा 0। 7 - 5 2 बनता है, वो हाफ करेंगे A, 0,1। दिस इज द मिड पॉइंट। अब आप ध्यान से देखिएगा, हमें M का लोकस लेकर आना है। अगर मैं इस वाले सर्कल के हिसाब से बात करूं तो इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, देखिए ऐसे। और आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी, किसी पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो लेंथ इक्वल आती है, तो ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल आएगा। ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि रेडिकल एक्सिस कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करता है। और इस सर्कल के हिसाब से ये हमने ड्रॉ किया है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब ये हुआ कि P, Q और M में A पॉइंट इक्विडिस्टेंट है। अगर P, Q, M का कोई ट्राइंगल बनाया जाए अपने पास यहाँ से P, Q, M, तो ये उसका सर्कम सेंटर बन जाएगा। सो दिस इज द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस। ये बात हम बोल सकते हैं। अंडरस्टूड? तो यहाँ से अगर हमें M का लोकस निकालना है तो देखिए आप PA की लेंथ कितनी है वो निकाल दीजिए। PA की लेंथ आप बनाने जाएंगे, आपके पास 4 आता है, यहाँ पर 6 है, 36 रहेगा, और दिस इज इक्वल टू AM। इसका मुझे लोकस निकालना है, इसको मैंने x, y ले लिया, विच इज x² प्लस y - 1 होल स्क्वायर अंडर रूट। वी आर हैविंग x² y - 1 होल स्क्वायर इज 40। ये आपके पास से लोकस आ गया M का, और विच इज नोन एज E1। इस पूरे क्वेश्चन में एक कहानी और है, जार्गन्स बहुत सारे यूटिलाइज किए हैं। S1 S2 सर्कल है, दोनों जिस सेट पर बिलोंग करते हैं उसका नाम F1 रखा गया है। ठीक है, M का जो लोकस आया है उसको E1 नाम दिया है। E1 रिप्रेजेंट्स द लोकस ऑफ M, S1 S2 वेरीज इन F1। ये जो लैंग्वेज होती है इससे प्रोफेशनल लाइन्स है, ये आपको परेशान करेंगी अगर एकदम से सॉल्व नहीं होंगे, अगर आपने इनके अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है तो। दिस इज E1।
अब E1 में आपके पास दो ऑप्शन दिए हुए, देखिए एक ऑप्शन यहाँ E1 पर है, एक ऑप्शन यहाँ पर भी है। तो पहले हम दोनों के बारे में बात करते हैं। पहले है ऑप्शन ए, -2,7 इसके ऊपर लाई करता है कि नहीं करता, सेटिस्फाई करके देखिए 4 आता है। 7 - 1 आपके पास है 36 है, 40 दिख रहा है। अब जो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल नहीं है, जिसके फंडे बने हुए नहीं है, वो देखेगा कि सर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, मार्क कर देगा, फंस जाएगा। M ऐसा है कि दो सर्कल जहां टच करते हैं ये वो पॉइंट है, तो M का लोकस की इक्वेशन ये है, यानी M जहां जहां चलता है, जहां जहां उसका पाथ है, ये उसकी इक्वेशन है। पर रुकिए थोड़ा, M मूव करते करते इस पोजीशन पे नहीं आ सकता। रीजन क्या है? अगर M यहां आ गया तो फिर M वो पॉइंट है जहां पर, जो सोचिए इस वाले सर्कल को देखिए आप, Q पर भी टच करता है, इस वाले पॉइंट पर भी टच करता है, इस वाले सर्कल के हिसाब से P पर भी टच करता है, M पर भी टच करता है। अगर ये M वाला पॉइंट P पर आ गया तो फिर क्या हो गया? फिर आप सोचिए, मतलब ये सर्कल इस लाइन को दो जगह टच करता है, P पर और M पर। अब क्या हो रहा है? M वाला पॉइंट यहां बना गया P पर, तो फिर ये सर्कल यहां भी टच करेगा, यहां भी टच करेगा। आप बताइए, एक लाइन पर एक सर्कल दो बार कैसे टच कर सकता है? यहां भी टच कर जाए, यहां भी टच कर जाए, चांस ही नहीं। तो यही सर्कल P और Q दोनों पर आपको दिख रहा है, तो यहां भी टच करेगा, यहां भी टच करेगा, जब M P पर चला जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये सेटिस्फाई तो इसको कर रहा है, बट दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज ऐसा करने से ये जो हमारे पास है, ये ज्योमेट्री ही नहीं बनने वाली है। फिर M और P कोइंसाइड हो जाएंगे, P और M कोइंसाइड हो रहे हैं, दिस इज नॉट ट्रू। ये कोइंसाइड नहीं हो सकते, P और M कोइंसाइड नहीं बनेंगे। तो ये जो सेंटर है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? M का लोकस, एक सर्कल बनने वाला है यहां से, ठीक है। तो ये कोइंसाइड हो जाएंगे, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ट्रू। एक सर्कल एक ही लाइन को दो जगह टच नहीं कर सकता, लेकिन जो सिर्फ इक्वेशन से जाएगा उसका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये बोला है E1 पर लाई करता है, नहीं लाई करता है। समझ में आई बात? तो इस M का जब भी लोकस आएगा, ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड नहीं होने चाहिए, क्योंकि M दो सर्कल का टचिंग पॉइंट है, ठीक है। दैट्स द प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। और कौन सा E1 पॉइंट है? 0,3/2। इस वाले की बात करते हैं, डी ऑप्शन की। इट इज 0,3/2। इसको चेक करके देखिए क्या ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। आपने इक्वेशन में रखा 0 है, 3/2 आप रखेंगे 1/4 है, सामने 40 है, नहीं करता है। तो यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? डज नॉट सेटिस्फाई। तो डी इज करेक्ट। ए और डी में डिसाइड हो गया। अब बारी है E2 की। E2 पे चलिए। तो थोड़ा सा लेटरल थिंकिंग था इसके अंदर कि P और M कोइंसाइड करेंगे, तो फिर तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया जो हम बात यहाँ पर बनाने वाले हैं, ठीक है। और देखिए आगे हमें क्या पूछा है? लेट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन E1। E1 क्या है? एक सर्कल, जिसका सेंटर है ये, इसको सेंटर लेके सर्कल बनाया जाएगा, ठीक है। अब एक बात नोटिस कीजिएगा, अगर हम इसको सेंटर लेके सर्कल बनाते हैं, ये वाला पॉइंट आपके पास यहाँ से 90 डिग्री बनाने वाला है, क्योंकि ये डायमीटर बन चुका है, ये एंगल भी 90 है, ठीक है। तो M के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये PM ही रिड्यूस होकर 0 बन जाता है, दिस बिकम 0, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ट्रू। E2 के बारे में ऐसा बोला गया है, मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ F2, और हुआ ये है ऑल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ E1। E1 एक सर्कल यहां से जाने वाला, जिसमें P भी इंक्लूडेड नहीं है, Q भी इंक्लूडेड नहीं है, ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि यहां जाएंगे तो फिर ये दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे। तो पूरा सर्कल होगा, बस एक्सक्लूडिंग 2 पोजीशंस। E1 का लोकेशन ये तो होगा ही सही, बस 2 पोजीशंस यहां पर एक्सक्लूड कर रखी है हमने, ठीक है। इस बात को स्पेसिफाई भी कर देते हैं कि E1 की इक्वेशन यही है, नो प्रॉब्लम। इसका सेंटर है 0,1, बट इसके अंदर से P एंड Q इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये सर्कल के एंड पॉइंट्स आएंगे इन दोनों को छोड़कर। यहाँ इसी वाले पॉइंट P की बात कर ली थी, तो वो एक्सक्लूड कर दिया। अब चलते हैं आगे। तो इस सर्कल के अंदर 2 पॉइंट चूज कर रहे हैं। 2 पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ E1 आर चोजन पासिंग थ्रू द पॉइंट R1,1 B F2। ये पूछा जा रहा है, फिर समझ लेते हैं आराम से पूरे क्वेश्चन को। E1 की इक्वेशन हम लिख चुके हैं। लेट सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस,
स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन बनाइए। सेगमेंट जॉइनिंग द पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ E1, E1 के ऊपर 2 पॉइंट्स लिए जाएंगे सर्कल के ऊपर एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1। 1,1 देख रहे हैं इनसाइड वाला पॉइंट है, तो एक सर्कल है E1, ठीक है, जिसमें 2 पॉइंट्स हमने हटा रखे हैं। कौन कौन से 2 पॉइंट हटा रखे हैं? एक तो P पॉइंट हटा रखा है, एक Q पॉइंट हटा रखा है, जो कि इसका डायामीटर भी है। ये 2 पॉइंट्स इसके लोकस में से हटाए जा चुके हैं। एक पॉइंट है 1,1 जो यहां पर लाई करता है कहीं पर, उससे हम इसकी कोड बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब पूछा क्या जा रहा है, E2 इज अ सेट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट इन F2, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइक दिस। अब देखिए मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, तो कोई भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट अगर आप यहां पर चूज करते हैं, लेट्स से दिस इज 1,1 और ये है इसका मिड पॉइंट जिसके बारे में बात कर रहे हैं। E2 द सेट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट, लेट्स से M पॉइंट यूटिलाइज कर रखा है, इट इज अ B पॉइंट, सो B इज द मिड पॉइंट, लेट्स से इट इज एन H, K। सो इक्वेशन ऑफ कोड की हम बात करते हैं, क्या इक्वेशन आएगी? T इक्वल टू S1 से लिख सकते हो, एक फंडा तो ये है, या फिर ये देख लीजिए कि मिड पॉइंट से अगर हम इसके सेंटर को मिलाएं, इसका सेंटर है आपके पास 0,1 और ये एक 1,1 से पास होता है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा। किसी भी कोड को सेंटर से अगर उसको ज्वाइन करें मिड पॉइंट को, तो वो कोड के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ से हम बात कर सकते हैं, ठीक है, ये बना सकते हो, वरना ये नहीं पता तो कोऑर्डिनेट का फेमस फंडा T इक्वल टू S1, इससे भी आप इक्वेशन निकाल सकते हो। दोनों से इक्वेशन सेम ही आने वाली है। इसका लोकस निकालना है हमें B का, H, K, तो आई कैन राइट कि AB का स्लोप और ये जो पॉइंट है 1,1 से जो निकालने वाले, इसका जो स्लोप है वो सेम आएगा, -1, दोनों का प्रोडक्ट -1, तो इट इज K -1 अपॉन H -0 और इधर वाला स्लोप आएगा आपके पास K -1 अपॉन H -1। सो द इक्वेशन वी आर गेटिंग एज H इंटू H -1 प्लस K -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये डेटा आपके पास आता है, ये लोकस आ गया। दिस इज E2 जिसकी बात हो रही है, यही मिड पॉइंट का लोकस है। आप इसको ऐसे निकालना चाहें या इसको आप बनाना चाहें, T इक्वल टू S1 कर दें और 1,1 से सेटिस्फाई कर दें, बात बराबर है। आगे पहुंचे, इस पर लोकस बनाना है तो आपने H को X रखा और K को आपने Y रख लिया। सो द E2 की इक्वेशन X इंटू X -1 प्लस Y -1 का होल स्क्वायर, ये डेटा हमने बना दिया। अब आप चेक करिए, E2 के ऊपर 2 ऑप्शन है, एक है 1/2, 1, चेक करिए इसको 1/2, 1 को 1/2, 1 रखेंगे तो 1/2, 1/2 -1 इज 1/2, -1/4 0 नहीं आता, सेटिस्फाई नहीं करता। तो क्लियर हो गया, 1/2, Y1 डज नॉट लाई ऑन E2। C इज नॉट द आंसर। बात करते हैं बी ऑप्शन की, 4/5, 7/5 रखिए, 4/5 रखा, 4/5 और 4/5 -1, सो दिस डेटा इज 4/5, 7/5। इक्वेशन है x इंटू X -1 एंड Y -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास है E2 है, तो डेटा बनाएंगे, ये बनेगा 4/5, ये -1/5, 7/5 2/5 का स्क्वायर आता है, सेटिस्फाई कर गया। 4/25, 4/25 कैंसिल आउट हो रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना हमें, ये ऑप्शन गलत था, ये गलत है आपके पास से, ये ऑप्शन सही था। अभी हमें चेक करना है ये लाई करता है E2 पर या नहीं करता। लेस देन 1%, क्लोज टू 1% स्टूडेंट ने इसको सही किया है। ऐसी क्या खास बात है 4/5 की, आइए चेक करते हैं। 4/5, 7/5 है, हमें ये 2 पॉइंट एक्सक्लूड करने हैं, ये दोनों पॉइंट हमको एक्सक्लूड करने हैं। तो थोड़ा सोच के देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं जैसे कि यहाँ हुआ था कि इस E1 के लोकस में 2 पॉइंट एक्सक्लूडेड थे, इसकी वजह से भी कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों पॉइंट्स यूज में आ रहे हों। ये हमें क्लोजली ऑब्जर्व करना है। 4/5, 7/5 और यहाँ है 1,1, ये 3 पॉइंट फिक्स हैं। -2, 7, इन तीनों की लोकेशन आप एक बार देखिए, क्योंकि हमें E1 के अंदर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट चूज करने थे। यहाँ ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, बस इन दोनों पॉइंट को छोड़ना था। तो ऑब्जर्व कीजिएगा,
इस डायग्राम को मैं यहाँ बनाता हूँ। ये था अपने पास ओपन सर्कल, ये P है और ये Q है। इट इज -2,7 और ये है 2,-5। ठीक है, यहाँ अपने पास एक पॉइंट है 1,1 और ये डेटा है 4/7। इसने सेटिस्फाई कर दिया है, इसलिए प्रॉब्लम है। जैसे पिछले वालों को इसने भी सेटिस्फाई कर दिया था, हम चेक करना चाहते हैं जेन्युइन पॉइंट है या नहीं। ये जो पॉइंट है 4/7 और 1/1, इसका स्लोप क्या है? अगर हम इसकी बात करें 4/5 7/7 वाला और 1/1 वाले का स्लोप क्या है? 7/5 -1, 4/5 -1, ये -2 इसका स्लोप आता है। ओके, और इन दोनों का स्लोप क्या है? -2,7 और 1/1। 7 - 1 दिस डेटा, दिस कम्स इन 6, दिस इज -3। हो गई गड़बड़? मिल गया गड़बड़? क्या गड़बड़ है? दोनों के स्लोप सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट आपके पास दिख रहा है 4/5 7/5, ये तीनों कोलिनियर है। These all three are collinear। ये जो यहाँ लिखा गया है ये यहाँ भी होगा 4/5 और 7/5, और ये तीनों अगर कोलिनियर है और 1,1 से पास होता है, एम मिड पॉइंट अगर 4/5 7/5 है, तो हमें क्या करना था? E1 के ऊपर 2 पॉइंट चूज करने थे। 4/5 7/5 अगर मिड पॉइंट आया है तो उसका एक पॉइंट ये चूज कर लिया गया है और दूसरा पॉइंट यहाँ कहीं होगा। उन दोनों का मिड पॉइंट ये है। मिड पॉइंट का लोकस था E2, और हमें पता है कि E1 के लोकस में से 2 पॉइंट एक्सक्लूडेड थे। P और Q नहीं ले सकते थे, ये वाला और ये वाला नहीं ले सकते। अगर हमने ये पॉइंट चूज किया तो इसका एक एंड P बन जाएगा। तो वी कैनॉट दिस, सो 4/5 7/5 does not lie on in E2 because ये मिड पॉइंट बन रहा है आपके बाय दिस वन एंड ऑफ कॉर्ड इज P पॉइंट -2,7, और ये इसका आंसर नहीं होना चाहिए। बट -2,7 से P और M सुप्रीम पोज हो जाते हैं, तो वो तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, तो दिस विल नॉट लाई। ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन। बात आई आपको समझे प्रॉब्लम क्या है? E1 पूरा का पूरा लोकस हमने यहाँ बना दिया है, जो बन रही थी बात। रेडिकल एक्सिस था, ये दोनों बाइसेक्ट करेगा, और ये सर्कल पर इस पॉइंट से 2 टेंजेंट है, दोनों इक्वल थे, दोनों इक्वल हैं। ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, यहाँ से लोकस आ गया निकल के, तो तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। ए इज द सरकम सेंटर ऑफ PQM। PQM का ए सरकम सेंटर है, तो फिर ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल दिख ही रही है। ये डायमीटर बन जाएगा, इसका मिड पॉइंट है, और यहाँ पर एंगल है 90। इस पर 2 पॉइंट्स को हमने चेक किया, ए और डी पर। डी तो चेक सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए वो हमारा आंसर बन गया। डज नॉट लिखा हुआ है, ये सेटिस्फाई करता है। पर -2,7 तो P की लोकेशन है, तो फिर M P की जगह अगर जा रहा है तो M वो पॉइंट है जहां पर ये सर्कल फर्स्ट सर्कल को टच करता है। तो अगर ये सर्कल यहां भी टच करेगा, और ये तो लाइन के ऊपर भी है, तो एक ही लाइन पर एक सर्कल 2 बार कैसे टच कर सकता है? एक ही लाइन को एक सर्कल 2 बार अलग अलग कैसे टच करेगा? और यहाँ पर ये सर्कल की रेडियस भी 0 हो जाएगी। इस केस में P और M अगर मैच कर गया, दिस विल बिकम अ पॉइंट सर्कल। सो दिस केस इज ओमिटेड, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब E1 पूरा लोकस बनेगा, A1, 0 इस सर्कल का सेंटर है, पूरा सर्कल बनेगा, बस 2 पॉइंट हमें छोड़ने पड़ेंगे। कौन कौन से? P और Q। फिर इसके मिड पॉइंट का लोकस पूछा गया कि इस सर्कल पे 2 पॉइंट चूज किए जाते हैं, उसके मिड पॉइंट का लोकस निकालिए, और वो एक कोड, स्पेशल कोड है जो 1,1 से भी पास होती है। सेंटर पता है AB, और ये लाइन पता है, प्रोडक्ट M1 M2 -1 करके लोकस निकल गया। ठीक है, लोकस पे हमें सेटिस्फाई करना था। 1/2,1 इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये तो आंसर नहीं हुआ। 4/5 7/5 सेटिस्फाई कर जाता है, सेटिस्फाई कर जाता है, वहाँ लिखा है डज नॉट। तो बस गलती ये हो जाती है कि नॉट लिखा हुआ है तो हम सोचते हैं कि ये ऑप्शन नहीं आएगा, पर यहीं पर प्रॉब्लम है। सेटिस्फाई किया तो होना चाहिए, पर प्रॉब्लम ये है कि 1,1 4/5 7/5 -2,7 ये कोलिनियर है। तीनों के दोनों के स्लोप निकाल के देखिए,
और E1 के लोकस के अंदर ये दोनों पॉइंट एक्सक्लूडेड थे, दोनों पॉइंट एक्सक्लूडेड थे, बाकी पूरा E1 का लोकस है, तो फिर इस वाले लोकस को हमें मना करना पड़ेगा। फाइनल आंसर इज बी डी। टॉप क्लास क्वेश्चन। और आपको कुछ रिव्यूज हो बताइएगा। ये एडवांस 2018 पेपर 2 सर्कल पैराबोला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एमसीक्यू पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। चलिए डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट का रिस्पॉन्स कैसा रहा पहले वो देख लेते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स को कैसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगती है, क्या सॉल्वेबल लगती है, नहीं सॉल्वेबल। तो देखिए 21% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पूरे मार्क्स लेकर आए हैं, वहीं 16% ऐसे हैं जिन्होंने पार्शली मार्क्स लेकर आए हैं। 38% के आसपास मार्क्स आए। 33,000 स्टूडेंट्स को मिला है +4। पार्शल मार्किंग वाले भी काफ़ी हैं, 25,000 हैं। वहीं गलत करने वाले भी -2 वाले भी हैं, 0 वाले भी हैं। कोशिश यही है यहाँ से यहाँ पहुँचे, +1 से +4 आए। एक भी ऑप्शन गलत मार्क ना करें जिससे कि -2 की मार्किंग ना बन जाए। ऑप्शंस अगर हम देखें तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो एक ही ऑप्शन सही होगा जब, और यहाँ भी एक ही ऑप्शन होगा। तो रिलेटिवली एमसीक्यू में ये प्रोफाइल आसान कंसिडर की जाती है कि जब दो ऑप्शन में सेम डेटा पूछा हो तो फिर सॉल्व भी एक ही करना होता है और एक ही सही होता है। यहाँ भी सेम डेटा पूछा है और सॉल्व भी एक ही करना है, ये ईजियर प्रोफाइल है। मतलब एमसीक्यू में ऐसी भी प्रोफाइल होती है कि ए बी सी डी चारों के अंदर 4 अलग बातें पूछी जाती हैं। एक तो वहाँ टाइम लगता है और फिर वहाँ ज़्यादा चांसेस होते हैं गलत करने के। तो दिस वन इज कंसिडर्ड एज ईजियर एमसीक्यू, जिसमें सेम प्रोफाइल पर दो ऑप्शन आपस में क्रॉस हो रहे हैं। सो लेट्स डिस्कस क्या बात हो रही है। दे आर 2 स्ट्रेट लाइन्स ईच ऑफ विच इज टेंजेंट टू बोथ द सर्कल एंड द पैराबोला। पैराबोला और सर्कल की टेंजेंट है 2 लाइन्स और ये इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट Q। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, प्रोबेबिलिटी है, एओडी है, जो भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ताकि ये वन लाइन बाय लाइन हम इन सबको डीकोड कर सकें। देखो ये कॉमन टेंजेंट है, दोनों की टेंजेंट है। तो सबसे पहले हम पैराबोला की टेंजेंट की बात करते हैं। y = 4ax है, इसकी टेंजेंट होती है y = mx + a/m। यहाँ हमारे पास a का वैल्यू 1 है। अब यही आपके पास एक सर्कल और है, x² + y² = 1/2। सर्कल का सेंटर है अपने पास 0,0 और रेडियस है 1/√2। तो इसी इक्वेशन को थोड़ा हम शक्ल सुधारो अभियान कर लेते हैं। दिस इज व्हाट द टेंजेंट इज। अब अगर ये सर्कल की भी अगर टेंजेंट है तो फिर क्या हुआ होगा कि सेंटर से परपेंडिकुलर p = रेडियस r होना चाहिए। 0, 0 से परपेंडिकुलर x का कोफिशिएंट आता है m² + 1। द रेडियस इज 1/√2। यहाँ 1 रहेगा, आपके पास यहाँ m है, ये डेटा है m² + 1, इट इज 1/√2। ये बनेगा m² प्लस आता है m², यहाँ आता है 2। डेटा है m² + 2 एंड इट इज m² - 1। फैक्टराइज कर दिया तो देखिए m² + 2 ये वाला डेटा तो आपके पास 0 होगा नहीं। यहाँ से आपके पास m का वैल्यू है +-1 जनरेट होता है। +-1 से मेरे पास 2 टेंजेंट बनती है। एक टेंजेंट बनती है y = x + 1 और एक टेंजेंट बनता है y = -x - 1। ये दोनों मिलते हैं पॉइंट Q पर, जिसके कोऑर्डिनेट है -1,0। अब हो क्या रहा है वो आगे पढ़िए। पहले तो इसका डायग्राम आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। एक सर्कल है और एक पैराबोला है, इनकी दोनों की एक कॉमन टेंजेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और एक नहीं 2 कॉमन टेंजेंट्स आई हैं। ठीक है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप देखें तो नेगेटिव x एक्सिस पर आया है इस साइड। दिस इज द Q पॉइंट -1,0। ठीक है, ये पैराबोला यहाँ भी ये टच करता है, यहाँ भी टच करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, कंसिडर द एलिप्स हुज सेंटर इज एट ओरिजिन एंड हुज सेमी मेजर एक्सिस इज OQ। ओके, ये सेमी मेजर एक्सिस है, OQ इज सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस, द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b।
2b की वैल्यू √2 आ रही है, यानी b की वैल्यू आपके पास है 1/√2 आपके पास रहेगा। और जो OQ का लेंथ है दैट इज 2a, देखिए सेमी मेजर एक्सिस, इज इट सेमी मेजर एक्सिस, तो ये आपके पास से 1 है। तो इलिप्स क्लियर हो गया, इलिप्स क्या है, क्योंकि सेंटर यही है ओरिजिन, तो a ज्यादा है, सेमी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ बोला है। इक्वेशन विल कम एज x² by 1 y² by 1/2 is equal to 1. This is what we are getting. x² by 1 plus y² by 1/2 is equal to 1. ये डेटा हम यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। इलिप्स आ चुका है, अब आगे क्या पूछा जा रहा है हमसे, इसकी एक्सेंट्रिसिटी निकालिए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालिए, ये तो बन जाएंगी। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपके पास √1 माइनस b² by a², b की वैल्यू 1/√2 है तो 1/2 बन जाएगा, 1/√2 एक्सेंट्रिसिटी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 2b² by a आता है, b² आपके पास से 1/2 है, a का वैल्यू 1 है, लेंथ इज 1, a इज करेक्ट। 1/√2 एक्सेंट्रिसिटी है और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज ऑल्सो 1, ये गलत है। आगे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स एंड दीज टू लाइंस। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स एंड दीज टू लाइंस, x = ½ एंड x = 1। सो लेट्स प्लॉट इट। एलिप्स की इक्वेशन जो अपने पास है x² + y² ½ 1 1। ये है Q पॉइंट था, ये लाइन है आपके पास है x = 1 और यहाँ लाइन रहेगी आपके पास है x = 1/√2, ठीक है। इन दोनों में हम मार्क कर चुके हैं कि ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ अब हम चलते हैं एलिप्स बिटवीन द लाइन x = 1/√2 1/1। एलिप्स और इन दोनों बीच का रीजन ये रीजन है, ये डेटा है। कैसे निकाले इस एरिया को आप बताइए। ये जो ऊपर वाला सेगमेंट है इसको हम बना सकते हैं, जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम y² की बात करें तो ये आपके पास से बनेगा 1/2 1 - x², ठीक है। 1 - x², 2 से डिवाइड कर दिया। पॉजिटिव वाला डेटा अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये 1/√2 है और ये अंडर रूट के अंदर 1 - x² है। सो द रिक्वायर्ड एरिया (1/√2 से 1 आपके पास लिखा गया है, इट इज 1/√2 एंड 1, 1/√2 से 1 ट्वाइस कर देंगे ऊपर वाला पोर्शन जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, दिस रीजन, तो ये आपके पास आएगा 1/√2 √1 - x² dx, ठीक है। ये ऊपर वाला सेगमेंट आ जाएगा दिस, नीचे वाला भी इसी का डबल होगा तो ट्वाइस कर दिया। √2 से यहाँ पर एक कैंसिल है, डेटा बनेगा आपके पास है x/2 सेम आता है, a²/2 साइन इनवर्स x आता है, 1/√2 से 1 आप 1 रखोगे 0 है, यहाँ पर आपके पास से π/4 आएगा, 1/√2 1/2 एंड π/2 जितना बनेगा डेटा। और ये डेटा आपके पास है 1/2√2 1/√2 -1/2 π/4। आराम से पूरे डेटा को बनाया, समझ लेते हैं, उसके बाद इसके आंसर पे मार्क करें। कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें इस बात का। ये π/4 है, ये π/8 है, अपने पास π/8 आ जाएगा, यहाँ से 1/4 भी आता है, तो वी कैन राइट दिस एज π - 2/8 आएगा, मल्टीप्लाई √2 से लिखा गया है, इट इज π - 2/4√2 इज द फाइनल आंसर। दिस इज वी आर मार्किंग एज C, D इसका आंसर नहीं होगा। AC को हम इसके अंदर मार्क कर देंगे, फाइनल आंसर AC, ठीक है। एरिया कंप्यूटेशन कर दिया, तो कॉनिक सेक्शन के साथ साथ क्या क्या इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है देखिए आप, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और फिर आते आते एरिया इंटीग्रेशन, एरिया भी निकलवा दिया, एरिया अंडर द कर्व। इसको कहते हैं बढ़िया से एक मल्टी स्टारर मूवी जिसके अंदर 3-4 हीरोज हैं। इलिप्स के बारे में ऑप्शंस बनाए गए, कॉमन टेंजेंट, सर्कल और पैराबोला की पूछी गई,
लास्ट में आते आते कैलकुलस जो इंटीग्रल पार्ट है उसको कंप्यूटेशन को इन्वॉल्व कर लिया। तो जिसमें एक भी चैप्टर में अगर आपको दर्द है, इलिप्स जैसे नहीं पढ़ा तो सवाल नहीं कर सकते, सर्कल छोड़ के गए हो तो नहीं कर सकते, इलिप्स पैराबोला छूटा हुआ तो नहीं कर सकते, एरिया अगर छूटा हुआ है तो आप ऊपर वाले दोनों ऑप्शन के बाद आगे नहीं बढ़ सकते, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, 1 नंबर मिल जाएगा, मिलने थे 4, ठीक है, और एक भी ऑप्शन गलत बन गया -2। कीप प्रैक्टिसिंग। एक सवाल पूछना है, आपको क्या लगता है जेईई एडवांस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे होते हैं, उसमें से कितने ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कॉनिक सेक्शन की तैयारी करने जाते हैं? क्या लगता है, एक वाइल्ड गेस आप लगाना चाहें? कॉनिक सेक्शन में इलिप्स आता है, पैराबोला, हाइपरबोला, इनकी जब बातें होती हैं, बेटा ये बहुत बड़ा नंबर है जो इस चैप्टर को छोड़ के नहीं जाता। जो भी एडवांस का सिंसियर स्टूडेंट होगा उसकी टेस्टिमनी मैं आपको देता हूँ। 2018 पेपर 2 के अंदर कॉनिक सेक्शन के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया जिसके अंदर आपको हाइपरबोला नजर आ रहा है, जिसके वर्टिसेस की बात कर रहे हैं ना, कॉन्जुगेट एक्सिस, एक्सेंट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, और आप सोच कर चौंक जाएंगे 46% स्टूडेंट ने तो इस क्वेश्चन के अंदर मार्क्स दिए हैं। तो इस चैप्टर की तैयारी करने वाले तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा ही रहे होंगे, मतलब आधी से ज़्यादा क्राउड कॉनिक सेक्शन पढ़ के जाता है। और देखिए 72,000 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इसके अंदर +3 मार्क्स सिक्योर किए, और वहीं पर गलत करने वाले 34,000 भी जो -1 लेकर गए होंगे, नहीं अटेम्प्ट करने वाले हैं 0। जिस कैटेगरी के अंदर ये पूछा गया है वो है मैच द कॉलम मिक्स्ड विद SCQ। मैच द कॉलम मैचिंग कीजिएगा, और ये SCQ फॉर्मेट में ऑप्शंस दिए जाएंगे जो कि इजीली क्रैक हो जाते हैं, जल्दी इसमें श्योरिटी भी रहती है कि हाँ मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ABCD में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। प्रॉब्लम तो जब आती है जब न्यूमेरिक रेस्पॉन्स रहता है। तो चलिए कॉनिक सेक्शन का एक क्वेश्चन जो इतना बेहतरीन है कि ऑलमोस्ट आधे स्टूडेंट्स ने जेईई एडवांस की फाइनल एग्जाम के दिन इसको बना दिया, और ये सबसे ईजीएस्ट फॉर्मेट होता है मैच द कॉलम सॉल्व करना, SCQ में अगर दे रखा। सबसे पहले इस सेक्शन पे जाके पेपर सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पहुंचते हैं, इलिप्स की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर, हाइपरबोला की बात करते हैं, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज 1, where a is greater than b हमें दिया गया है, is an hyperbola in xy plane with conjugate axis LM, subtends angle 60 degree at one of the vertices n। हाइपरबोला का डायग्राम बनाइए, बहुत तगड़ी तगड़ी बातें यहाँ पूछी जा रही है। ये हो गया है कॉन्जुगेट एक्सिस, स्टैंडर्ड डायग्राम है, L है यहाँ पर, यहाँ M है, ये है इसका वर्टेक्स, ये यहाँ पर कितना एंगल बनाते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस देखिएगा, 60 डिग्री बोल रहे हैं। जो कॉन्जुगेट एक्सिस है इस वाले इक्वेशन के हिसाब से इससे कोऑर्डिनेट आपके 0,b 0,- आता, दिस एंगल इज टोटल एंगल इज 60, ये एंगल आपका 30 बनेगा, और ये वाला एंगल भी आपके पास है 30 बनेगा। एन के कोऑर्डिनेट ही 1,0 होता है, ये वर्टेक्स है। तो अगर मैं यहाँ पर tan 30 लिखना चाहूँ तो मुझे पता है कि ये क्या होगा, OL अपॉन ON। OL है B, ये है A, डेटा है 1/√3। सबसे पहले जो एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला वो बना देते हैं, 1 + b² a², ये फॉर्मूला होता है। ये डेटा मेरे पास से 1/3 आएगा, 4/3 से मैं इसको 2/√3 निकाल दूंगा, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस की बात हमसे की जा रही है, ये बताइए लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस होता है 2b। सोचेंगे कैसे इसको बनाया जाए। दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल LMNB 4√3, देखिए LMN का एरिया दिया हुआ है, LMN ट्राइंगल LMN, बताइए क्या बनेगा इसका एरिया। हाफ बेस और ये परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसको, तो बनेगा हाफ LM और दिस परपेंडिकुलर इज ON। ये डेटा हमारे पास 4√3 गिवन है। LM कितनी लेंथ होगी, ये B है, ये -b है, इट इज 2b। ON इज A एंड इट इज 4√3। और यहां से आप लिख सकते हो, थोड़ा ध्यान देंगे अगर, तो A को मैं लिख सकता हूं √3 टाइम्स B, ठीक, 2 से 2 चला जाएगा, ये B आता है। यहां पर मैं √3 टाइम्स B को 4√3 लिख रहा हूं। A और B पहले पॉजिटिव कंसीडर किए गए हैं, लिखा हुआ है A एंड B बोथ आर पॉजिटिव, तो B का वैल्यू 2 आ गया है। तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस आप यहां से कितना 4 लिख सकते हैं। तो देखिए लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज 4, ये जाके कनेक्ट होगा 4 से, तो P 4 से कनेक्ट होगा, 3 ऑप्शन में दिया गया है, या D वाला ऑप्शन गलत है बस।
एक्सेंट्रिसिटी हम पहले निकाल चुके हैं, 2/√3। 2/√3 ये 3 से जाके कनेक्ट होगा, तो ये 3 से कनेक्ट होगा। क्वेश्चन सॉल्व। ये रहा, Q जाके कनेक्ट हुआ 3 से, तो 2 जाके 3 से कनेक्ट होता है, तो ये गलत हो गया आपके पास से, ये गलत हो गया, B इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि क्वेश्चन सब सॉल्व निकल के आ चुके हैं। यहाँ A आ चुका है, यहाँ पर A का वैल्यू 2√3 है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बाकी R और S को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बिना ही आंसर आ गया। तो मैंने बोला ना, पूरे JEE एडवांस में सबसे आसान फॉर्मेट होता है कौन सा, जब मैच द कॉलम SCQ में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले एडवांस का फॉर्मेट देखिए और सबसे पहले हर सब्जेक्ट के अंदर इनको सॉल्व कीजिए। हाईली स्कोरेबल टॉपिक ये होते हैं। आगे चलिए, अब इसको हम तो क्या, हमारा टॉप चैप्टर तो अभी नहीं हुआ, हमारा एग्जाम तो नहीं हुआ, तो हम तो लर्निंग के हिसाब से सारा सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे टाइम पे हो सकता है कॉम्बिनेशन कुछ और बन जाए। ठीक है, तो अब इसके बिना जो हम दूसरा बनाने जा रहे हैं उसको मैं दूसरे कलर से लिखूंगा, ताकि भाई क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ये लीजिए, R ऑप्शन तो और आसान है, तो ये आपके पास है 2A ही बनेगा। A आपके पास कितना, 2√3। एक्सेंट्रिसिटी हम निकाल चुके हैं, ये 2/√3 आता है। ये डेटा आपको निकालने को बोला है, वी आर गेटिंग दिस एज एन 8। 8 आपके पास है 1 से कनेक्ट होगा, इजी बिल्कुल 1 से ही कनेक्ट हो रहा है। आगे चलते हैं, S लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये डेटा बनता है 2B²/A। B का डेटा हमने निकाला 2 आया था, तो ये बन गया 4। A का डेटा है 2√3, सो द आंसर इज 4/√3। पर ये आधा आधा एक एक मिनट जो हम बचाते हैं ना, ये कई सवालों में हमें आंसर तक पहुंचा देता है। S की वैल्यू 2 है। इजी क्वेश्चन देखा हमने, 46% स्टूडेंट्स ने इसके अंदर मार्क्स सिक्योर किए। तो डरिए मत, ये चैप्टर ऐसा जिससे बच्चे थोड़े खौफ खाते हैं, कॉनिक सेक्शन। देखिए सवाल कैसा पूछा गया है, और आपने ऐसा चैप्टर तैयार कर लिया जो अब बहुत डिफिकल्ट आपको लगता है एक जनरल स्टूडेंट को, लेकिन आपने बहुत मेहनत की उसके ऊपर, और उसके ऊपर ऐसा सवाल आ गया डिफिकल्ट को आपसे भी नहीं बना। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर चैप्टर को एक मीडियम लेवल तक जरूर प्रिपेयर करके जाइए, तभी बात बनेगी। ठीक है, ये एडवांस 2017 पेपर 1 का पहला सवाल पूछा गया है कॉनिक सेक्शन के ऊपर। टेंजेंट की बात की जा रही है, लाइन इसकी टेंजेंट है, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस इसके अंदर करेक्ट हैं। क्या इस टाइम के स्टूडेंट्स का इसका रिस्पॉन्स रहा था, आइए देखते हैं कि इजी था, डिफिकल्ट था, क्या रिस्पॉन्स था। तो आप देखेंगे 25% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इसके को सही सॉल्व किया था, और पार्शली सॉल्व करने वाले भी 14% के आसपास थे। तो टोटल मिला के 39 या 40% के आसपास ये डेटा जाता है। दैट्स फेयरली ए गुड नंबर, मतलब सवाल जो है वो आसान है। यानी +4 वाले स्टूडेंट आपके पास है 40,000 के आसपास है, 13,000 और 10,000 आपके पास और मार्क्स वाले भी हैं। गलत करने वाले 25,000 है, इनको -2 मिला होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें ना कैन नॉट बी वाली बात पूछी जा रही है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन, जो कि एक सिंपल क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। क्या रिक्वायरमेंट है ये देखें। इफ दिस लाइन इज अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला, then which one of the following cannot be the side of right angle triangle। ठीक है, इस लाइन को हम लिख सकते हैं y = 2x + 1। ऐसा करने से हमें पता चला m की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 1 होती है। हाइपरबोला के केस में टेंजेंसी की कंडीशन आपके पास से आती है। अगर कोई लाइन हाइपरबोला की टेंजेंट है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, c² = a² m² - b²। डेटा हम यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए आप, a² तो a² ही है, लेकिन यहाँ b² की वैल्यू 16 है, c यहाँ पर 1 है, ये आपके पास है a² है, m का वैल्यू 2 है, तो ये बनेगा डेटा 4, और ये यहाँ से 16 आता है। सो द रिजल्ट इज 4a² = 17। ये नंबर आपके पास से बनता है, मतलब a² की वैल्यू है 17/4। ठीक, पूछा जा रहा है कैन नॉट बी, ऐसे कौन से ऑप्शन है जो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस वैलिड होगा। तो आप अगर a का डेटा देखें तो a आपके पास से √17/2 बनता है। ठीक है, √17/2, √17 मतलब √16 होता तो 4 आता,
4 से थोड़ा सा ज़्यादा है, और 2 से अगर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे तो फिर आपके पास से जो डेटा बनने वाला है वो 2 के आसपास आएगा। इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2 ऐसा नंबर होगा। तो यहाँ जब पाइथागोरस लगेगा, ये नंबर 2 पॉइंट समथिंग है, पाइथागोरस ये कहता है जो ग्रेटेस्ट साइड है वो यहाँ आ जाएगी 4a, यहाँ पर 1, तो ये बनेगा 4 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1। सो a स्क्वायर की वैल्यू 15 आती है। ये बात तो गलत है, a स्क्वायर तो 17/4 है। यहाँ भी देखिए ये 2 पॉइंट समथिंग है, जब राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो ग्रेटेस्ट तो 4 है इसके हिसाब से, तो 16 की वैल्यू आपके पास है a स्क्वायर प्लस 4 आता है, a स्क्वायर का वैल्यू 12 है। ये भी डेटा हमारे पास से गलत है। 2a है, यहाँ 8 सबसे ग्रेटेस्ट होगा क्योंकि 2 की वैल्यू, a की वैल्यू तो 2 पॉइंट समथिंग है, सो ग्रेटेस्ट इज 8। पाइथागोरस अगर लगेगा तो ऐसे ही लगेगा, 2a एंड 1 है, ये बनेगा 4a स्क्वायर प्लस 1, वी आर हैविंग 64। a स्क्वायर की वैल्यू 63/4, ये भी a का वैल्यू गलत है। यहाँ पहुँचते हैं, a का वैल्यू 2.1 है, तो यानी यहाँ पर ग्रेटेस्ट साइड कौन सा होगा, दिस इज द ग्रेटेस्ट साइड। ये 4 है, ये 1 है, 4a स्क्वायर प्लस 16 प्लस 1, वी आर हैविंग a स्क्वायर है 17/4। यस, सो D इज करेक्ट। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो नहीं मार्क, जो गलत है वो है A B C। A B C हम गलत मार्क करेंगे, वी नीड टू मार्क कैन नॉट, तो यहाँ पर मार्क करेंगे A B C को मार्क कर देंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो जो ग्रेटेस्ट साइड होगा वही हाइपोटेनस बन सकती है। तो एक ही वैल्यू का हमें आइडिया था कि तो कितना होगा, उस हिसाब से हमने बनाकर देख लिया। डुएबल क्वेश्चन है और हमने देखा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर मार्क्स भी सिक्योर किए हैं। तो ये हटा दीजिए कि जैसे कॉनिक सेक्शन टॉपिक आपने सोचा, तो ये अपने दिमाग से बात को हटा दीजिए कि जो ऐसे टॉपिक है कॉनिक सेक्शन जो आपके 11th के टॉपिक्स हैं उस पर बहुत डिफिकल्ट सवाल ही आते हैं, बिल्कुल नहीं आते। इस बात की टेस्टिमनी, हाथ कंगन को आरसी क्या, सीधा सीधा हम इस बात से, तो ऐसे दिमाग में बातें ना बैठाएं कि प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट है उसमें तो डिफिकल्टी सवाल आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चैप्टर एक ऐसा भी हो उस पर किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेरी एडवाइस आपको यही है कि हर चैप्टर को एक मीडियम लेवल तक जरूर सीखिए। ये एडवांस 2017 पेपर 1 के ऊपर एक क्वेश्चन कॉनिक सेक्शन पैराबोला के ऊपर पूछा गया है, एमसीक्यू कैटेगरी के अंदर पूछा गया है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट का रेस्पॉन्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या था। यहाँ पर हम देख सकते हैं 31.23 स्टूडेंट ऐसे थे परसेंटेज वाइज जिन्होंने इसको गलत मार्क किया, यानी 50,000 के आसपास स्टूडेंट -2 लेकर गए। वहीं 68,000 के आसपास स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इसके अंदर 0 मार्क्स लिया है, और सही मार्क्स लेने वाले 40,000 है +4। परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो देख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हर साल ऊपर नीचे होते रहेंगे, परसेंटेज पूरा क्राइटेरिया समझा देता है। 25% स्टूडेंट्स ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही कर दिया था। द सिक्योर +4 इन दिस। जेई मेंस, जेई एडवांस डिफरेंस एक ही है। जेई मेंस में एससीक्यू पूछे जाते हैं, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स। एडवांस में एक तो पेपर कोड पता नहीं होता है, दूसरा जो स्टूडेंट एमसीक्यू के अंदर एक्सपर्ट है वो एडवांस के अंदर खूब सारे मार्क्स लेकर आता है, बिकॉज इज ऑल अबाउट आपकी जर्नी -2 से +4 की तरफ। तो हर सवाल 6 मार्क्स का डिफरेंस लेकर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस सवाल के अंदर क्या पूछा गया था। इफ अ कोड विच इज नॉट अ टेंजेंट ऑफ पैराबोला हैज इक्वेशन 2x + y is equal to p and the midpoint h, k, then which one of the following options are possible for p, h and k? एक पैराबोला है, बनाया हमने पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला है। यहाँ पर आपने एक कोड आके कट करा, इसने 2x + y is equal to p है, इसका मिड पॉइंट है h, k, ये है h, k। ठीक है, और इसकी इक्वेशन हमें पता है, इसकी इक्वेशन है 2x + y is equal to p। तो सबसे पहले कोड की इक्वेशन हमें पता है कि ये है 2x + y is equal to p। कंडीशन नंबर 1, लेट द मिड पॉइंट इज h, k। अब देखो ये मिड पॉइंट है, तो अगर हमें कोड का मिड पॉइंट पता हो तो इक्वेशन ऑफ कोड कैसे निकल के आती है, जिसका मिडिल पॉइंट गिवन हो, t = s1 से बनकर आता है। पैराबोला हमारे पास y² = 16x है, तो t हम लिखेंगे y के आधा करेंगे 8 आएगा x + h, और आपके पास लिखा है s1, वो बनेगा आपके पास से k² - 16h।
ठीक है, एच और केसेस को सेटिस्फाई कर दिया। दिस इज द इक्वेशन। सिंप्लीफाई करते हैं, -8x प्लस के वाई, सामने आपके पास है के स्क्वायर, -8h यहाँ से और बैलेंस हो जाएगा। कंडीशन नंबर 2। ठीक है, तो एक ही लाइन की दो इक्वेशन नहीं हो सकती। t = s1 से भी यही डेटा निकाला है और इसकी इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता है। तो अगर एक लाइन की दो इक्वेशन दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई और कांस्टेंट के टर्म्स जो हैं उनके कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल हो सकते हैं। ये डेटा लिखा गया है, तो वी आर कंपेयरिंग 1 and 2। तो यहाँ पर इक्वेट नहीं करते हैं, रेशियो लिया जाता है। तब आप इसको देखेंगे तो आपके पास इसका कोफिशिएंट है -8 है, एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर k आता है, यहाँ से 1 बनेगा, यह k² -8 डिवाइडेड बाय p। यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास डेटा बना k का वैल्यू -4। चेक करिए, -4, k की वैल्यू -3 दोनों ऑप्शन रिजेक्टेड है। -4 दोनों के अंदर दिख रहा है। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। यहाँ से डेटा और बनाइए, तो यहाँ से k आया है pk = k² -8h। k का वैल्यू पता है -4p और ये बनेगा 16 -8h। सिंप्लीफाई कीजिए, 16 -8h प्लस 4p = 0। 4 आता है, 2h आता है और p आता है, 4 से डिवाइड कर दिया। ये रिलेशन हमारे पास से फुलफिल होता है। दैट 2h = p + 4 आपके पास से रिजल्ट है। मैच करिए कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है, क्योंकि हमारे पास इसका कोई यूनिक आंसर नहीं आने वाला। p की वैल्यू -2 रखी अगर हमने, तो h की वैल्यू 2 आएगी। p की वैल्यू -2 रखते हैं, इफ p का वैल्यू -2 है तो मेरे पास से h का वैल्यू 1 आता है। इस वजह से ऑप्शन ए गलत हो गया, h की वैल्यू 2 आ रही है। p की वैल्यू हमने यहाँ पर 2 रखा, इफ p = 2, p अगर आपने 2 रखा तो 2h का वैल्यू 6 आता है, h का वैल्यू 3 बन जाएगा और k हम पहले ही मान के चल रहे हैं। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारे पास से करेक्ट आता है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होने चाहिए, पर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है सी जो इसका करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। ये भी एक आसान कैटेगरी का ही सवाल है, मिड पॉइंट से t = s1 से कंपेयर करके क्वेश्चन बनाना। वो इतना ज़्यादा कोई फेमस क्वेश्चन नहीं कि आपने पैराबोला को बुलाया हो और आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल पूछ लें। तो डरे नहीं, कॉनिक सेक्शन के साथ फेयरली सिंपल क्वेश्चन इस पेपर के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, जे एडवांस 2017 पेपर 1 सर्कल के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन, जो न्यूमेरिक रेस्पॉन्स की में पूछा गया था, जिसमें हमें जिस सेक्शन के अंदर पूछा गया वो हम देखें। सिंगल डिजिट में इसके आंसर्स आते थे 0 से लेके 9 के बीच में। सही करने पर +3 है और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं थी। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें जो सर्कल के ऊपर बेस्ड है, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स अगर हम देखें कि आंसर 0 से 9 के बीच में आएगा, तो तुक्का लगाने पर सही होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/10। ठीक है, तो रॉन्ग रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं 70% के आसपास का रॉन्ग रिस्पॉन्स है। 26 ने इसके अंदर स्कोर किया है, मतलब कि इसे गुड क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक ठाक एवरेज लेवल का क्वेश्चन है। इनको मिला +3। अटेम्प्ट करना नहीं करना दोनों ही केसेस में 0 मार्क्स है। अगर आपने गलत आंसर दिया और अटेम्प्ट नहीं किया 0 मार्क्स है, सही किया है तब आपको +3 मिलेगा। सो लेट्स सी क्या इस सर्कल के क्वेश्चन में पूछा गया है। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ p फॉर दिस सर्कल एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स। एक सर्कल है और एक हमारे पास है 3 कॉमन पॉइंट्स की हम बात बनाना चाहते हैं। जैसे सोचिए अगर एक सर्कल हमें दे रखा है और अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से बात करें, एक जनरल मैंने इस वाले केस की बात करता हूं तो आप देख सकते हो 4 बार ये कट करता है। तो हमसे क्वेश्चन क्या चाहता है कि p की वैल्यूज निकालिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कैन हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स। कौन कौन? सर्कल एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस वाले केस में आपके पास से 4 बन रहे हैं। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है कि जब 3 बने? आइए डिस्कस करते हैं। ऐसा हो सकता है कि पहला केस कि ये अगर ओरिजिन से पास हो जाए, अगर ये ओरिजिन से पास हो जाएगा केस नंबर 1, तो देखिए एक बार यहां बनेगा,
एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। अब ओरिजिन को अगर ये पास करता है, केस नंबर 1, हम सिचुएशन 1 की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ओरिजिन से सेटिस्फाई करवा देंगे। ओरिजिन लाइज ऑन इट, इक्वेशन से सेटिस्फाई कर दो, तो 0 + 0 - p = 0। मेरे पास p की वैल्यू ही 0 आ जाती है। सर्कल की इक्वेशन है x² + y² 2x + 4y = 0। थोड़ा वेरीफाई कर लें क्या ये फिजिबल है। x + 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ से y + 2 का भी होल स्क्वायर है, 5 हमारे पास आता है। सेंटर इसका बनेगा -1, -2 पर। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री ऐसी है, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट से होकर जाएगा सर्कल और बात बन जाएगी, ऐसा होगा। ठीक है, यस, 3 पॉइंट्स पर बात बनेगा। तो यस, p = 0 आपके पास से एक्सेप्टेड है इस केस के लिए, दिस इज एक्सेप्टेड। केस नंबर 2 क्या हो सकता है? केस नंबर 2 ये है, क्योंकि हमें सेंटर पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में ही इसका रहने वाला है। दूसरा केस ये हो सकता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहे और एक्स एक्सिस को टच कर दे। सोचिएगा, एक्स एक्सिस को टच कर दे और यहां कट करके चला जाए, ये पॉसिबिलिटी है। केस नंबर 3 क्या हो सकता है? केस नंबर 3 ये हो सकता है कि ये वाई एक्सिस को टच करता हो और एक्स एक्सिस को कट करके चला जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। जब ये एक्स एक्सिस को टच करेगा तो ध्यान रखिएगा g² = c आएगा और f² - c आपका पॉजिटिव आना चाहिए। ये दो कॉन्सेप्ट बनने चाहिए। इस वाले केस में y एक्सिस को टच करता है तो f² = c बनना चाहिए और g² - c पॉजिटिव होना चाहिए। सर ये कौन से कॉन्सेप्ट की बात चल रही है, आइए समझाते। कोई भी सर्कल एक्स एक्सिस पर अगर कट करता है तो उसका एक्स एक्सिस पर जो लेंथ आता है इंटरसेप्ट का, वो 2g² - c बनता है। वहीं जो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट की लेंथ होती है वो होता है 2f² - c। जब ये टच करेगा तो इंटरसेप्ट की लेंथ 0 हो जाएगी। जैसे अभी जो यहाँ पर ये सेगमेंट है, ये एक्स एक्सिस वाला है lx, और जो y वाला है दिस इज ly, दिस इज ly। जब ये टच करेगा, इसीलिए मैंने x वाले को 0 कर दिया, g² = c। आप इस इक्वेशन को इत्मीनान के साथ देखिए और बनाइए मुझे। g का वैल्यू कितना है? x के कोफिशिएंट का हाफ 1, कांस्टेंट टर्म c कितना बनेगा? -p। मेरे पास ये डेटा बना, p का वैल्यू -1 आता है। अब हम f² की बात करेंगे तो देखिएगा f की वैल्यू आएगी आपके पास से, यहां से हम देखें तो g1 है, f2 है और c का वैल्यू -p है। तो ये डेटा आपके पास से 4 है, ये आया है +p, ये आना चाहिए। तो 4 - 1 ये आता है 3 पॉजिटिव, चलेगा। ये सिचुएशन पॉसिबल है कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, y को कट कर रहा है, सो वी आर हैविंग p = -1 एक्सेप्टेबल। अब थर्ड बात करते हैं। थर्ड में क्या है? y एक्सिस को टच कर रहा हो तो y इंटरसेप्ट 0 हो जाए, f² = c। तो आप देखिएगा यहाँ से f का वैल्यू 4, c का वैल्यू -5, p का वैल्यू आया -4। चेक करिए g कितना है? g का वैल्यू है 1, ठीक। c हमें लिखना है, c आपके पास से बना है p, c का वैल्यू -p है, -- बन जाएगा। ये पॉजिटिव आना चाहिए लेकिन गड़बड़ हो रहा है, ये वाली बात पॉसिबल नहीं है। p -3 0 से ग्रेटर नहीं हो सकता, दिस केस इज रिजेक्टेड। तो फाइनली क्या बातें एक्सेप्टेड हुई हमारे पास? p = 0 और p = -1, दे आर 2 वैल्यूज जो p रख सकता है, जिससे इनके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस और सर्कल के बीच में सिर्फ 3 पॉइंट्स कॉमन होंगे। तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ p and the circle has exactly 3 common points, so we are going to mark 2 as the final answer. Understood? इस क्वेश्चन को समझा, उसी के अकॉर्डिंग इसको अंजाम तक पहुंचा दिया। डुएबल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो है ही नहीं, आसान सवाल है। चलिए डिस्कस करते हैं JEE एडवांस 2017 पेपर 1 के अंदर मैच द कॉलम सेक्शन, जहां पर एक साथ 3 सवाल पूछे गए थे, 49, 50 एंड 51।
जहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर ये पूरा बेस्ड है, जिसमें कॉलम 1 के अंदर कॉनिक की इक्वेशन गिवन थी, उनकी इक्वेशंस गिवन है। सेकंड कॉलम के अंदर टेंजेंट्स की इक्वेशन गिवन है और थर्ड के अंदर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है। जब ये क्वेश्चन जिस मार्किंग स्कीम के साथ पूछा गया है, यहाँ पे इनकी मैचिंग बनाई गई है, ठीक है, 3 क्वेश्चंस के अंदर, और वहाँ पर सही करने पर +3 है और गलत करने पर -1 की पेनल्टी थी। तो एक तरीके से कॉम्प्रीहेंशन है, तीनों एक साथ मैच करके सवाल पूछेंगे, पर है यहाँ पर मैचिंग और पूछा गया है SCQ में। गलत करने पर -1 की पेनल्टी भी है। सही करने पर आप देखिए, क्योंकि SCQ फॉर्मेट है तो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है। आप देखिए 50-50% के आसपास क्वेश्चन सही किए हैं। मैंने हमेशा आपके बात एडवाइस की है कि अगर मैच द कॉलम SCQ में पूछा है तो वो पूरे पेपर का सबसे आसान सेक्शन होता है। सबसे पहले वही ट्राई करना है तीनों सब्जेक्ट्स में जहाँ पर भी दिया हुआ है। सबसे पहले SCQ के पहले भी मैच द कॉलम को मैच करना है, ठीक है। वो आपको यहाँ दिख रहा है, मोर देन 50% करेक्ट रेस्पॉन्स आ रहा है। 84,000 ने फर्स्ट, 89,000, 72,000, इन सब ने +3 मार्क्स सिक्योर किए। गलत करने वाले भी अपने पास रहेंगे, वो तो हमेशा हर जगह हर टाइप का स्टूडेंट होता है। वहीं पर नहीं अटेम्प्ट करने वाले भी हैं। ये जनरली वो हैं जो हो सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़कर गए हो, नंबर 1, या उनके पास टाइम नहीं बचा हो। और जब टाइम कम बचता है एग्जाम के अंदर तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में हम दिमाग जल्दी में नहीं कर पाते। देयर इट रिक्वायर्स टाइम, ठीक है। तो टाइम का गेम बिल्कुल है, ताकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता भी है, अगर टाइम कम है तो नहीं बना पाएंगे। चलिए एक एक करके सिक्वेंशियली अगर हम देखें तो ये जो पहला वाला कॉन्सेप्ट है ये सर्कल है। तो अगर मैं लिखूं कि अगर सर्कल की इक्वेशन x² + y² = a² होता है, तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट से मैं तो हमेशा स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूं कि वो टेंजेंट, नॉर्मल, इन सब की इक्वेशंस को मैच करके रखें। आप खुद पहचानिए इनमें से कौन सा वाला इक्वेशन इसका होगा। अगर आपको याद है, सेकंड वाला इक्वेशन इसी का होता है, y = mx + a टाइम्स √m² + 1। ये इसकी टेंजेंट की इक्वेशन होती है। जहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर हम लिखना चाहें तो Q इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ma/√1 + m², a/√m² + 1। तो मैं थोड़ा अटैच कर देता हूँ। फर्स्ट इज गेटिंग कनेक्टेड विथ सेकेंड, और ये कनेक्टेड है Q से। ये तीनों एक साथ है, I, सेकेंड एंड Q। इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन है कि कर्व अगर 1 हो तो सेकेंड वाला उसके पास टेंजेंट होगा और Q उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप चाहो तो इसको मैच करा के देख सकते हो। यहाँ रख दीजिए x की जगह, -am² बन जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे y भी इतना लिखा हुआ है। आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास सेम डेटा निकल के आता है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की हम बात करते हैं। पहला वाला तो क्लियर था। सेकंड वाली इक्वेशन जो है अपने पास, वो है अपने पास है इलिप्स की इक्वेशन। इलिप्स की इक्वेशन अगर x² / a², y² / b² = 1 हो, तो पहला बात तो इसके अंदर टेंजेंट की इक्वेशन y = mx। पहली बात देखिए, प्लस वाला लिखा है या माइनस वाला लिखा है, प्लस वाला लिखें। ये बनता है आपके पास से a² m² + b² होता है, और जिस जगह पर इसका जो पॉइंट होता है वो बनता है -a² m/c, ये डेटा, प्लस b²/c रहता है। दिस इज द डेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वहीं अगर मैं इसी की करस्पॉन्डिंग हाइपरबोला की भी बात करूं, यही हाइपरबोला भी लिख लेते हैं। ये मैं आपको एक तरीके से ये समझ लीजिए थ्योरी का रिवीजन करवा रहा हूं। इन सब वीडियो सीरीज का मतलब यही कि थ्योरी भी आपकी रिवाइज हो जाए। x² / a² -y² / b² = 1। तो टेंजेंट अगर आप लिखेंगे तो y = m है, प्लस रहेगा आपके पास से, यहाँ पर बस b² की जगह -b² डेटा बनता है, और जिस पॉइंट पर ये बात करने वाले हैं वो पॉइंट सेम ही रहेगा, a² m रहेगा √a² m² -b² एंड प्लस आपके पास से b² √a² m² -b²। लेकिन जो कंडीशन हमें यहाँ पर इलिप्स की गिवन है वो थोड़ा हमें डिकोड करना होगा। ये है इलिप्स, तो जो गिवन इलिप्स है उसको थोड़ा देखिए। गिवन इलिप्स के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन तो x² / a² एंड y² / 1 है। बेसिकली b² 1 है। कितना वैल्यू 1 है? b² 1 है।
तो ये इक्वेशन आपकी मॉडिफाई हो जाती है टेंजेंट की, y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1, और इसके साथ जो पॉइंट आपके पास आएगा वो है ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर भी आपके पास प्लस 1 रहेगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1। मैच कीजिए ये डेटा और यहाँ माइनस और प्लस वाला डेटा। तो आइए देखिए, ढूंढिए ये किसके साथ मैच हो रहा है, ये इसके साथ मैच होता है, ठीक है। ये सेकंड इसके साथ है, बी स्क्वायर प्लस में रहता है, और यहाँ से डेटा हमारे पास ये वाला बनेगा आर। ये तीनों एक साथ है। बिल्कुल, अगर कहीं पर भी हमारे लिए एलिप्स की बात होगी तो एलिप्स के लिए कोड बनेगा सेकंड, फोर्थ एंड आर। सर्कल के लिए बात होगी तो फर्स्ट, सेकंड एंड क्यू। तो इसके लिए हम कोड लिख सकते हैं कि इसके लिए बनेगा सेकंड, फोर्थ एंड आर। वहीं हाइपरबोला में अगर हम इक्वेशन देखें, दिस इज द हाइपरबोला। हमारे पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 1 इज इक्वल टू 1, बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है। डिवाइड कीजिए तो ये दोनों इक्वेशंस अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो जाएंगे। मैं तो हमेशा एडवाइस करता हूं आप नॉर्मल की इक्वेशन भी याद रखिए, है ना। ए स्क्वायर, क्योंकि टाइम बहुत बड़ा गेम है, टाइम बचाते हुए हमें चलना है। यहाँ पर बी स्क्वायर 1 है, ये अंडर रूट आपके पास है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसका इनका भी मैपिंग बना लीजिए, इनका मैपिंग क्या बनता है उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे बात करेंगे। इनका मैपिंग हम रेड कलर में बना देते हैं, हाइपरबोला का। हाइपरबोला दिस, ये यहाँ सेकंड पे जाएगा, और ये माइनस वाला है, माइनस वाला यहाँ है, या इधर बन जाएगा एस, ठीक है। और एक बचा हुआ है ये पैराबोला, अपने पास बचा हुआ है पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसके लिए आपको टेंजेंट अगर पता हो तो पैराबोला के लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम ये होती है। दिस इज द टेंजेंट फॉर दिस वन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, और ये इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं। तो पैराबोला के लिए अगर कभी कुछ पूछा जाएगा तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ पर रहेगा थर्ड, फिर ये कनेक्ट होगा फर्स्ट के साथ, और ये कनेक्ट होगा पी के साथ, ठीक। तो क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं मैं एक बार इन सबको लिखना चाहता हूं। फर्स्ट मैच होता है सेकंड के साथ, वो मैच होता है क्यू के साथ, ठीक है। और देख लीजिए सेकंड वाला, देख लीजिए सेकंड है अपने पास एलिप्स, सेकंड है, फोर्थ है और आर है। सेकंड, फोर्थ एंड आर। थर्ड पैराबोला, थर्ड, फर्स्ट, पी, थर्ड, फर्स्ट, पी, ठीक। और चलिए हाइपरबोला, फोर्थ, थर्ड, एस, फोर्थ, थर्ड एंड एस, ये लिखा हमने एस। बन गए चारों कॉम्बिनेशन। क्लियर कट रखिए कि ये सर्कल के लिए है, ये आपके पास है एलिप्स के लिए है। सेकंड वाला कौन है, एलिप्स है। थर्ड वाला हमारे पास पैराबोला है, एंड द लास्ट वन इज हाइपरबोला। अंडरस्टूड, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन वाइज हम सॉल्व करते हैं। ये अब तक जो इन्फॉर्मेशन हम टेंजेंट की जानते हैं उससे बस मैचिंग करके रख लिया है। ए इक्वल टू √2 होने पर टेंजेंट इज ड्रॉन टू द सुटेबल कॉनिक इन कॉलम 1 एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट -1, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन। आप पहले इसको देख लीजिए, फर्स्ट किसके साथ कनेक्ट हो सकता है, सेकंड और क्यू के साथ, इसका तो चांस ही नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, क्यू, इसका चांस बन सकता है। सेकंड किसके साथ कनेक्ट हो सकता है, सेकंड, फोर्थ एंड आर। थर्ड आईपी, हाँ इनका चांस है। सेकंड, फोर्थ एंड आर के साथ होगा, चांस बनता है तो बी और डी का बनता है। बी और डी में क्या बात हो रहा है, पैराबोला या एलिप्स की बात हो रही है, ठीक है। -1, 1 की हम यहाँ पर बात बनाते हैं तो देखो क्या कहानी, इसके हिसाब से हम ए की वैल्यू √2 लेते हैं। ये जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है,
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। -1,1 √2 के हिसाब से अगर हम देखें तो मेरे पास इक्वेशन ही ये बनती है x² + y² इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 2। सेकेंड वाली इक्वेशन मेरे पास है x² + 2y² इज इक्वल टू 2। थर्ड वाली इक्वेशन y² इज इक्वल टू 4√2 टाइम्स x, और थर्ड वाली इक्वेशन है एक की वैल्यू √2 अगर है इट इज 2y² इज इक्वल टू 2। आप खुद देखिए -1,1 किसको सेटिस्फाई कर रहा है? -1,1 इसको सेटिस्फाई करता है, यस -1,1 इसको सेटिस्फाई करता है क्या? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, नहीं करता है। -1,1 इसको सेटिस्फाई करता है क्या? नहीं करता। यहाँ से 1 = 4√2 आ जाएगा। यहाँ 1 - 2 इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई नहीं करता। सिर्फ एक ही सिचुएशन है कि अगर ऐसा कुछ भी पॉसिबल होगा तो वो सिर्फ सर्कल के लिए पॉसिबल है। सर्कल के लिए पॉसिबल है तो सर्कल के लिए कॉम्बिनेशन क्या है? फर्स्ट सेकंड एंड क्यू। फर्स्ट सेकंड एंड क्यू, बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। कुछ किया ही नहीं, बस देख लिया पॉइंट ये किसको सेटिस्फाई करता है। बस अगर आपको फॉर्मूले याद है टेंजेंट्स के तो आप इस सवाल को बना देंगे आपके याद। इसीलिए आपने देखा कंट्रीब्यूशन 50% से ज़्यादा बच्चे इस सवाल को कर दिए थे। आगे पहुँचते हैं, इसमें जो 50 पूछा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि भाई टेंजेंट इज सूटेबल टू कॉलम 1, y = x + 8 आपके पास लिखा गया है। इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 8,16। 8,16 दोनों कोऑर्डिनेट कैसे हैं देखिए आप ध्यान से, पॉजिटिव है। पॉइंट आपके पास से 8,16 है, दोनों पॉजिटिव हैं, और y = x + 8 आपके पास लिखा गया है, यानी इसका स्लोप 1 है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, पॉइंट कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। m पॉजिटिव है, m अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, इसका चांस नहीं है। दिस कैन नॉट बी द केस। यहाँ m पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव आ रही है, ये वाला भी चांस नहीं है। आगे चलिए, m पॉजिटिव है आपके पास से, और यहाँ पर जो डेटा है a के बारे में देखो, इन दोनों के साइन अपोजिट होंगे, ये वाला भी चांस नहीं है। चांस सिर्फ एक ही का बचता है, कुछ किया ही नहीं हमने, सिर्फ पॉइंट के कोऑर्डिनेट और स्लोप के हिसाब से डिसाइड कर दिया कि ये तीनों तो फिजिबल ही नहीं है, सिर्फ P का चांस बनता है। और P किसके साथ मैच होता है वो अभी अभी हमने टेबल देखा था। P किसके साथ मैच होगा लास्ट वाले केस में? P पैराबोला के साथ मैच होगा, थर्ड I एंड P। तो जो चांस यहाँ पर बनता है वो बनता है पैराबोला। लेट डिस्कस, जिसके लिए कॉम्बिनेशन थर्ड है, I है और P है। हमें ओनली करेक्ट पूछा थर्ड I P, C इज करेक्ट। ये सारे आपके पास कॉम्बिनेशंस नहीं है। R नो चांस, Q नो चांस, Q नो चांस। थर्ड सही हो गया। फिर भी आप चाहते हैं तो मैं वेरीफाई करके आपको बता देता हूँ। अगर थर्ड I P है तो हम पैराबोला के लिए बात कर रहे हैं, y² इज इक्वल टू 4ax है। आप यहाँ पर 8,16 से सेटिस्फाई कर दीजिए। ये 256 आता है, 4 आता है, a आता है, 8 बनता है। यहाँ से आप 32 से इसको डिवाइड कर देंगे, 8 से कैंसिल कीजिए 3 टाइम्स, और 2 आता है, 8 आता है। a की वैल्यू 8 है। टेंजेंट आती है y = mx + a/m। वी नो द वैल्यू ऑफ m इज 1, a की वैल्यू 8 है, यस y = x + 8। ठीक है, बन गई कहाँ? वैसे हमने देख लिया था तीनों तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जहाँ पर हमने 49th को सॉल्व कर दिया है कि आंसर आया है हमारे पास से इसका B, और इस वाले का आंसर आ रहा है हमारे पास से C। लेट्स मूव टू द लास्ट वन। इस वाले में हमें क्या सॉल्व करना देखिए। पॉइंट ऑफ सूटेबल कॉनिक हमारे पास से √3,½ आ रहा है, दोनों पॉजिटिव है। फिर से डिकोड करिए इसको, √3, 1/2। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड की रिक्वायरमेंट यहाँ पर ज़्यादा है, और हमारे पास m देखिए √3x + 2y इज इक्वल टू 4 है। स्लोप मुझे यहाँ पर नेगेटिव नज़र आता है, स्लोप नेगेटिव है, लेकिन पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कहाँ पॉसिबल है आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट आएगा, m नेगेटिव है। यहाँ देखिए दोनों ++ लिखे गए हैं, बट m नेगेटिव है, इसका चांस नहीं है। a का जो भी साइन रहेगा दोनों जगह सेम है, लेकिन m नेगेटिव है तो इनका साइन सेम नहीं रहेगा। m² तो पॉजिटिव रहेगा। सो दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव, पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पे आइए आप सेकंड वाले Q के लिए डिस्कस करते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, और यहाँ देखिए m अपने पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव आपके पास पॉजिटिव है। इसके ऊपर हमें डाउट है कि ये हो सकता है।
यहाँ देखिएगा m नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव आपके पास से पॉजिटिव हो सकता है, इसके ऊपर भी चांस है। यहाँ आते हैं, इसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, देख लीजिए y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, ये नहीं है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, ये भी चांस नहीं है। दो बातें आ सकती हैं, ये किसकी इक्वेशन है और ये किसकी इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन है, ये इलिप्स की इक्वेशन है। दो बातें, या तो सर्कल है या फिर इलिप्स है। सर्कल और इलिप्स के लिए क्या कॉम्बिनेशन है आप देखिए, सर्कल और इलिप्स के लिए क्या कंडीशन है आप देख लीजिए। सर्कल और इलिप्स के लिए ये रहा, फर्स्ट आई, फर्स्ट सेकंड एंड क्यू एंड सेकंड फोर्थ एंड आर। आइए, जो कॉम्बिनेशन हमारे पास है सर्कल एंड इलिप्स। सर्कल का कॉम्बिनेशन बताइए, फर्स्ट सर्कल किससे कनेक्ट होता है, सेकंड से, और इसके लिए कौन सा कोऑर्डिनेट है, क्यू। और इलिप्स के लिए क्या कहानी है, इलिप्स में आपके पास है सेकंड, इलिप्स के लिए इक्वेशन आती है आपके पास से, दिस इज इलिप्स के बाद कंडीशन ये बनता है फोर्थ, और इसके अकॉर्डिंग पॉइंट आपके पास आता है आर। ढूंढ लीजिए, हमें क्या पूछा, ओनली करेक्ट, क्या इनमें से कोई डायरेक्टली बात बनती है। फोर्थ चांस ही नहीं, फोर्थ का तो चांस ही नहीं, हाइपरबोला कोई चांस नहीं है। सेकंड, हाँ इलिप्स का चांस बनता है सेकंड, लेकिन सेकंड इसके साथ चांस नहीं बनाता है, कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी जो कॉम्बिनेशन हमने पहले फॉर्मूले बनाए हैं, हाइपरबोला के लिए क्या वो प्रॉब्लम है कि इसका y कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव ही आएगा, और हमें दिया है 1/2 पॉजिटिव है, तो फोर्थ का तो चांस खत्म। आपके पास सेकंड के चांसेस की बात कर रहे हैं, खुद ही डिसाइड कर दिया कि सर्कल के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, बात बन रही है सिर्फ एलिप्स के लिए, सेकंड यानी एलिप्स के लिए, और इसका कॉम्बिनेशन फोर्थ और आर के साथ आता है डी। सॉल्व भी नहीं किया, क्या डेटा पूछा पर आंसर निकाल दिया। फिर भी आप चाहोगे तो मैं आपको जस्टिफाई करके बता दूंगा कि क्या डेटा बनता है। हम बात करने वाले हैं एलिप्स वाले केस के अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसे सेटिस्फाई कीजिए, 3 बनता है, ए स्क्वायर बाई 4 है, यहाँ भी ए स्क्वायर आता है, 3a स्क्वायर बाय 4 इज 3, ए का वैल्यू 2 आया अपने पास, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास टेंजेंट लिखी गई है, टेंजेंट किस फॉर्मेट में होनी चाहिए वो देख लीजिए आप, y इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1। एम हमें पता है कितना है, -√3/2, ए हमें पता है 4 आएगा, m हमें पता है 3/4 आएगा, 1 आएगा, एंड दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। सेम रिजल्ट आपके पास से बन रहा है, 2 बन जाएगा, सेम रिजल्ट, समझिए। तो कुछ कॉम्बिनेशन पहले से फिक्स कर रखे थे, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है। फोर्थ का चांस नहीं है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ रहा है, तो कितना आसान था इन तीनों को सॉल्व करना। मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई, क्योंकि मैच द कॉलम और एससीक्यू के साथ मिक्सिंग है, दिस इज द इजीएस्ट कॉम्बिनेशन आस्क्ड इन जेईई एडवांस, ठीक है। तो यहाँ पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मिक्स करके सवाल बनाया था, तो डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि फॉर्मेट ऐसा था जिसके अंदर मैच द कॉलम, आस्क्ड इन कॉम्प्रीहेंशन, दे बोथ आर मिक्स्ड, आंसर आ रहे हैं एससीक्यू के अंदर। बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बना सकते थे अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आता, एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते, -2 की पेनल्टी होती वहाँ पर, या फिर न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में अगर पूछा जाए जहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक बातें पूछी जा रही है। तो जो मैं आपकी इसकी लर्निंग ये है, आपने अभी देखा कि हमारे पास एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, सबकी टेंजेंट्स की इक्वेशंस, उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मैं तो ये कहूँगा नॉर्मल के लिए भी सेम चीज़ हमारी टिप्स पर होनी चाहिए, देन वी विल बी एबल टू फिगर इट आउट, फटाफट से आंसर्स क्या बनते हैं। कीप लर्निंग।